ये बहुत ही मेन चीज़ क्या कहते हो, ये इनका टर्निंग पॉइंट। अब 10th स्टैंडर्ड सेकेंड पीयू के जो स्टूडेंट्स हैं, अब ये मोमेंट तुम्हारा कल डिसाइड करता, तुम्हें क्या बनते हैं आगे करने का, ये मोमेंट डिसाइड करता, ये तुम्हारा टर्निंग पॉइंट। बहुत ही सब बोलते हैं 10th टर्निंग पॉइंट बोलते हैं, पीयू टर्निंग पॉइंट बोलते हैं, कितने टर्निंग पॉइंट हैं इनको को। क्यों कहते हो, ज़िंदगी छोटी नहीं है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, हर मोमेंट में तुम्हारा एक टर्निंग पॉइंट आते जाता। 10th स्टैंडर्ड में बहुत ही सबको पढ़ रही हमें, लेकिन आगे क्या बनना मालूम नहीं, क्या करना मालूम नहीं। 10th स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, 10th स्टैंडर्ड के बाद कितने के ऑप्शंस हैं, ITI है, PUC करने का है, बाद डिप्लोमा है, उसके बाद PU। 10th में क्यों टर्निंग पॉइंट बोलती हैं, तो 10th में तुम्हें मार्क्स अच्छा आए तो अच्छी कॉलेज को जाती, कॉलेज में ग्रेडिंग सिस्टम कर डालती, A1 सेक्शन, A2 सेक्शन, 95% एंड अबो A1 सेक्शन, 90s में हिंस वाले A2 सेक्शन, ऐसा सेक्शंस आती। वो सेक्शन में तुम वो माहौल तुम ना बने के बाद तुम्हें क्या बनना करने का वहाँ डिसाइड होता। उसके बाद सेकेंड पीयू में परसेंटेज अच्छा है तो फिर वहाँ इंजीनियर होती, तुम्हें डॉक्टर्स होती, नहीं तो फिर डिप्लोमा करती, नहीं तो फार्मेसी, नर्सिंग, वो कंप्लीट तुम्हारा लाइफ का टर्निंग पॉइंट। फिर उसके बाद मेडिकल करती, उसके बाद फिर टर्निंग पॉइंट, जॉब को जमती, हर मोमेंट में टर्निंग पॉइंट आता। ये बहुत ही मेन टर्निंग पॉइंट पीयू का। मेन हमारे इंडियन में लिटरेसी रेट, ये कौन सी भी एक कम्युनिटी नहीं तो एक सोसाइटी का स्टैंडर्ड टूल कैसा है, उसका वो कम्युनिटी का डेवलपमेंट कैसा है, हमें डिसाइडिंग फैक्टर लिटरेसी रेट। लिटरेसी बोले तो और क्या भी नहीं, लेमन टर्म्स में लिटरेसी बोले तो कौन सा भी एक इंसान 7 साल के उम्र से बढ़को है, सो इंसान कौन सी भी एक लैंग्वेज में लिखना पढ़ना आना, ये इंसान को हमें लिटरेट बोलते हैं। हमारे इंडिया का लिटरेसी रेट 74% है, उसका मतलब 100 आदमियों में 70 पर 4 इंसान लिटरेट का, तो कौन सी भी एक लैंग्वेज में पढ़ना लिखना आता। वो हमारे कर्नाटका का लिटरेसी रेट 75% है। वो माइनॉरिटीज़ को आए तो माइनॉरिटीज़ को तो सिर्फ मुस्लिम्स नहीं आते, जैन्स, क्रिश्चियंस, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी और मुस्लिम्स आते हैं, 6 कैस्ट आते हैं। उसमें जैन्स का परसेंटेज लिटरेसी रेट 95% है, मतलब 94.88, अराउंड 95% है। जिसम इलिटरेट्स ही 90 पर 5 जिसम लिटरेट हैं। वो मुस्लिम को आए तो 68%, मतलब 60 पर 8 इसम उतना लिटरेट ही, अभी 30 पर 2 इसम इलिटरेट ही। तो यहाँ जो डिस्पैरिटी कहती हुई देखो, एक तरफ एक कौम में सिर्फ 5 इसम इलिटरेट ही और एक कौम में 30 पर 2 इसम इलिटरेट ही। तो गवर्नमेंट भी क्या कर सकता, कितना हद तक को ऊपर ला सकती। और हमारे में क्या हो गया, एक माइंडसेट हो गया, मुस्लिम को बोले तो पंचर के दुकान कौन, मुस्लिम कर रही है, वेल्डिंग कौन कर रही है, मुस्लिम कर रही है, चाय के दुकान कौन ही, वो कर रही है। वो फेस से ये 10 ईयर्स में बहुत ज़्यादा बदलावट आते गए, लिटरेसी रेट बढ़ता गया, सबके दिमाग में आए, ओ इनो पढ़ रही हमें भी पढ़ेंगे, इनो पढ़ रही हमें भी पढ़ेंगे, इनो कौन से की काम को गए हमारे बच्चे भी जान दे, आता गया। ऑल ऑफ ए सडन क्या होगा, एक हुकूमत से ऑर्डर पास हुआ, हिजाब बैन होगा पूरे घर में, हिजाब सिर्पों से नहीं दिमागों को पड़गा सबके हुआ। अब मुझे गुस्सा है, मैं गुस्सा होगा, मैं खाना छोड़ी तो किसका नुकसान होता, लॉ ऑफ द लैंड सबको इक्वल, वो बात डिसीजन होता। लेकिन हिजाब बैन को बोल कर नहीं, मैं स्कूल को भेजता नहीं, पढ़ाई कराते नहीं, हमें घर में रख लेती। इस वजह से एक बैकू बच्ची की ज़िंदगी कैसी होते जा रही है, तो एक बैकू बच्ची पैदा होते ही एक उम्र को आए तक भी बाप के ऊपर डिपेंड, हर चीज़ में बाप रहना साथ में। उसके बाद शादी होती, शादी हुए सोच उनके शौहर के ऊपर डिपेंड। हर बैकू बच्ची 1 रुपया होना का तो भी शौहर के सामने हाथ जोड़ना, जो इसे होना उसे होना, उन्हें 100 हिसाब पूछता, इसे कई को कल दिया था ना, परसों दिया था ना, और हाँ उनके सास का परमिशन लेना, ये लेना। उसके बाद उम्र होती है, फिर बेटे के ऊपर डिपेंड का, तो फिनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है। एक बैकू बच्ची एम्पावर होना का तो उसे फिनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरत रहती है, वो इंडिपेंडेंस नहीं है। मैं कहाँ वर्क करता हूँ, चित्रदुर्गा, सिरा, कोरटगेरे, वो हर तरफ जब भी 10th एग्ज़ाम PUC एग्ज़ाम आता, टीचर्स हमको बुला को एक मीटिंग करती, मीटिंग करे जब मैं ऑब्जर्व करता हूँ, सो मैक्सिमम ड्रॉप आउट्स हमारे आदमियाँ हैं, बहुत ज़्यादा बैकू बच्चे कि वो कई को ड्रॉप आउट्स का, तो उनको जाको पूछा तो बोलती, अयो स्कूल को जाती है कान तो क्या तो भी हुएंगी को, अयो इज्जत गई तो तुम्हें आती क्या, खाली ये मेंटालिटी है। एग्जाम्पल, एक लाइव एग्जाम्पल देती हूँ। सिरा में मैं जाको जब पोस्टिंग हुआ तब
10th के एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने अब 1 महीना था, तब मैं 1 मई को थी उर्दू स्कूल के मीटिंग में। कौन सी कहते कि बच्चे एब्सेंट थे, उनके हराम को गए काउंसलिंग करे, बहुत ही सब आगे। लेकिन एक बच्ची को उनके टीचर बोले, मैडम बहुत अच्छा पढ़ती लेकिन इसे स्कूल को भेज रहे नहीं, शादी करना को ही कहते हैं को बोले। बच्ची को बातचीत करने नहीं दे रहे, नहीं मैडम अच्छा रिश्ता आया छोड़ो, अयो पढ़ को क्या करने छोड़ो, वैसा बोल करे। हमें कहते एटलीस्ट 10 PU तो पढ़ो बा, उसके बाद क्या तो एक ज़िंदगी होती है। खाली अच्छा रिश्ता को उसके ऊपर डिपेंड कहीं को कर रही हैं, तुम्हारे छोकरी कुछ एक काबिल बनाओ, कहता उन्होंने नहीं सुने। वो हुआ, वो मैटर वहाँ क्लोज हुआ। अब रिसेंट मैं कोर्टगेरे को आए के बाद क्या हुआ, वो छोकरी को दोटसागेरे को कोर्टगेरे में है, वो वहाँ को शादी कर को दी। वो छोकरा कोसे कि इसमें ड्राइवर क्या की है सब काम, वो छोकरा क्या करे, छोकरी को हैरासमेंट, फिजिकल हैरासमेंट करना, पूरा हैरासमेंट कर को छोड़ को, घर को छोड़ को 2-2 दिन चले जाना, वैसा करे। उन्होंने जाकर पुलिस को कंप्लेंट करे तो तुम ना पॉक्सो केस होता। 18 साल से छोटी उम्र की बच्ची को करे तो उल्टा केस पड़ता। 18 साल के छोटी से बच्ची को करे तो शादी हुएस वाले, शादी करेस वाले, निकाह पढ़ाएस वाले, पकाती खाना खाएस वाले, पूरे भी जेल के अंदर जाती। वो हो जाकर उन्होंने मेरे पास आए, मैडम का को उनको देखे सच मैं बोल सकती थी, बहुत कुछ बोलना मेरे दिल में आया। नहीं बाबा, उस दिन हमें तो तक बोले जैसा बोले, तुम्हें समझ रहे थे ताज ये हालत आती थी क्या, लेकिन उनकी हालत ऐसी होगी है, हाथा पावा जोड़ रही, मैडम क्या तो भी कर को बच्ची को एक करो। ये जो भी प्रोग्राम्स देखती, वो प्रोग्राम्स में यूजुअली कौन पाथ फाइंडर्स रहती, कौन ऑलरेडी अचीवर्स रहती, उनको हमें बुला कर ऑनररी करती। लेकिन इस बार 10th स्टैंडर्ड और 2nd PUC के बच्चे कौन 75% एंड अबव को ही उनको कर रही। ये बहुत ही मेन चीज़ क्या का, तो ये इनका टर्निंग पॉइंट। अब 10th स्टैंडर्ड 2nd PU के जो स्टूडेंट्स ही, अब ये मोमेंट तुम्हारा कल डिसाइड करता, तुम्हें क्या बनती है आगे करने का, ये मोमेंट डिसाइड करता है। ये तुम्हारा टर्निंग पॉइंट। बहुत ही सब बोलती हैं 10th टर्निंग पॉइंट बोलती हैं, PU टर्निंग पॉइंट बोलती हैं, कितने टर्निंग पॉइंट हैं इनको। क्यों कहते ज़िंदगी छोटी नहीं है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है। हर मोमेंट में तुम्हारा एक टर्निंग पॉइंट आते ही जाता। 10th स्टैंडर्ड में बहुत ही सबको पढ़ रही हमें, लेकिन आगे क्या बनना मालूम नहीं, क्या करना मालूम नहीं। 10th स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, 10th स्टैंडर्ड के बाद कितने के ऑप्शंस ही, ITI है, PUC करने का है, बाद डिप्लोमा है, उसके बाद PU। 10th में क्यों टर्निंग पॉइंट बोलती का, तो 10th में तुम्हें मार्क्स अच्छा आए तो अच्छी कॉलेज को जाती। कॉलेज में ग्रेडिंग सिस्टम कर डालती, A1 सेक्शन, A2 सेक्शन, 95% एंड अबव A1 सेक्शन, 90s में हिंस वाले A2 सेक्शन, ऐसा सेक्शंस आती। वो सेक्शन में तुम वो माहौल तुम ना बने के बाद तुम्हें क्या बनना करने का वहाँ डिसाइड होता। उसके बाद 2nd PU में परसेंटेज अच्छा है तो फिर वहाँ इंजीनियर होती, तुम्हें डॉक्टर्स होती, नहीं तो फिर डिप्लोमा करती, नहीं तो फार्मेसी, नर्सिंग, वो कंप्लीट तुम्हारा लाइफ का टर्निंग पॉइंट। फिर उसके बाद मेडिकल करती, उसके बाद फिर टर्निंग पॉइंट जॉब को जमती। हर मोमेंट में टर्निंग पॉइंट आता। ये बहुत ही मेन टर्निंग पॉइंट PU का। मेन हमारे इंडियन में लिटरेसी रेट, ये कौन से भी एक कम्युनिटी नहीं तो एक सोसाइटी का स्टैंडर्ड टूल कैसा है, उसका वो कम्युनिटी का डेवलपमेंट कैसा है, हमें डिसाइडिंग फैक्टर लिटरेसी रेट। लिटरेसी बोले तो और क्या भी नहीं, लेमन टर्म्स में लिटरेसी बोले तो कौन सा भी एक इंसान 7 साल के उम्र से बढ़ को है सो इंसान कौन सी भी एक लैंग्वेज में लिखना पढ़ना आना, ये इंसान को हमें लिटरेट बोलते हैं। हमारे इंडिया का लिटरेसी रेट 74% है। उसका मतलब 100 आदमियों में 70 पर 4 इंसान लिटरेट का, तो कौन सी भी एक लैंग्वेज में पढ़ना लिखना आता। वो हमारे कर्नाटका का लिटरेसी रेट 75% है। वो माइनॉरिटीज़ को आए तो माइनॉरिटीज़ को तो सिर्फ मुस्लिम्स नहीं आते, जैन्स, क्रिश्चियंस, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी और मुस्लिम्स आते हैं, 6 कैस्ट आते हैं। उसमें जैन्स का परसेंटेज लिटरेसी रेट 95% है, मतलब 94.88, अराउंड 95% है। 5 इसम इलिटरेट्स ही, 90 पर 5 इसम लिटरेट ही। वो मुस्लिम को आए तो 68%, मतलब 60 पर 8 इसम उतना लिटरेट ही, अभी 30 पर 2 इसम इलिटरेट ही। तो यहाँ जो डिस्पैरिटी कहती हुई देखो, एक तरफ एक कौम में सिर्फ 5 इसम इलिटरेट ही और एक कौम में 30 पर 2 इसम इलिटरेट ही। तो गवर्नमेंट भी क्या कर सकता, कितना हद तक को ऊपर ला सकती।
और हमारे में क्या हो गया, एक माइंडसेट हो गया, मुस्लिम को बोले तो पंचर के दुकान कौन मुस्लिम कर रही है, वेल्डिंग कौन मुस्लिम कर रही है, चाय के दुकान कौन ही वो कर रही है। वो फेस से ये 10 ईयर्स में बहुत लिटरेसी रेट बढ़ता गया। सब में भी पढ़ेंगे, इन्हों कौन से की काम को गए, फिर सडन ऑर्डर पास, हिजाब बैन होगा पूरे घर में। हिजाब सिर्फों से नहीं दिमागों को पड़गा सबके। गुस्सा तो किसका नुकसान हो, लॉ ऑफ द लैंड सबको इक्वल, वो बात डिसीजन होता। लेकिन हिजाब बैन को बोल कर नहीं मैं स्कूल हमें घर बैकू बच्ची की ज़िंदगी कैसी होते जा रही है। तो एक बैकू बच्ची पैदा होते ही एक उम्र को आए तक भी बाप के ऊपर डिपेंड, हर चीज़ में बाप 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 रहना साथ में। उसके बाद शादी होती, शादी हुए सोच उनके शौहर के ऊपर डिपेंड। हर बैकू बच्ची 1 रुपया होना का तो भी शौहर के सामने हाथ जोड़ना, जो ऐसे होना उसे होना, उन्हें सौ हिसाब पूछता, इसे कई को कल दिया था ना, परसों दिया था ना, और हाँ उनके सास का परमिशन लेना, ये लेना। उसके बाद उम्र होती है फिर बेटे के ऊपर डिपेंड का, तो फिनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है। एक बैकू बच्ची एम्पावर होना का तो उसे फिनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरत रहती है, वो इंडिपेंडेंस नहीं है। मैं कहाँ वर्क कर कहूँ, चित्रदुर्गा, सिरा, कोरटगेरे, वो हर तरफ जब भी 10th एग्ज़ाम PUC एग्ज़ाम आता, टीचर्स हमको बुला को एक मीटिंग करती, मीटिंग करे जब मैं ऑब्जर्व कर कहूँ सो मैक्सिमम ड्रॉप आउट्स हमारे आदमियाँ हैं, बहुत ज़्यादा बैकू बच्चे कि वो कई को ड्रॉप आउट्स का तो उनको जाको पूछा तो बोलती अयो स्कूल को जाती है कान तो क्या तो भी हुएंगी को, अयो इज्जत गई तो तुम्हें आती क्या, खाली ये मेंटालिटी है। एग्जाम्पल, एक लाइव एग्जाम्पल दे चूँ, सिरा में मैं जाको जब वो पोस्टिंग हुआ तब 10th के एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने अब 1 महीना था, तब उर्दू स्कूल में मैं एक मीटिंग लेको थी। उर्दू स्कूल के मीटिंग में एक कौन से कहते कि बच्चे एब्सेंट थे, उनके घरों को गए काउंसलिंग करे, बहुत ही सब आगे। लेकिन एक बच्ची को उनके टीचर बोले मैडम बहुत अच्छा पढ़ती लेकिन इसे स्कूल को भेज रहे हैं, शादी करना को कहीं कहते हैं को बोले, बच्ची को बातें करने नहीं दे रहे, नहीं मैडम अच्छा रिश्ता आया छोड़ो, अयो पढ़ को क्या करने का है उन्हें छोड़ो, वैसा बोल को शादी करे। हमें कितना की बोले एटलीस्ट 10th PU तो पढ़ाओ बा, उसके बाद क्या तो एक ज़िंदगी होती है, खाली अच्छा रिश्ता को उसके ऊपर डिपेंड कहीं को कर रही, तुम्हारे छोकरी कुछ एक काबिल बनाओ, कहता उन्होंने नहीं सुने। वो हुआ, वो मैटर वहाँ क्लोज हुआ। अब रिसेंट मैं कोरटगेरे को आए के बाद क्या हुआ, वो छोकरी को दोटसागेरे को कोरटगेरे में है, वो वहाँ को शादी कर को दी। वो छोकरा कोसे कि इसमें ड्राइवर क्या की है सब काम, वो छोकरा क्या करे, छोकरी को हैरासमेंट, फिजिकल हैरासमेंट करना, पूरा हैरासमेंट कर को छोड़ को घर को छोड़ को 2-2 दिन चले जाना, वैसा करे। उन्होंने जाकर पुलिस को कंप्लेंट करे तो तुम ना पॉक्सो केस होता, 18 साल से छोटी उम्र की बच्ची को करे तो उल्टा केस पड़ता, 18 साल के छोटी से बच्ची को करे तो शादी हुएस वाले, शादी करेस वाले, निकाह पढ़ाएस वाले, पकाती खाना खाएस वाले, पूरे भी जेल के अंदर जाती। वो हो जाकर उन्होंने मेरे पास आए मैडम का को, उनको देखे सच मैं बोल सकती थी, बहुत कुछ बोलना मेरे दिल में आया नहीं बा। उस दिन हमें तो तक बोले जैसा बोले तुम्हें समझा रहता था आज ये हालत आती थी क्या, लेकिन उनकी हालत ऐसी हो गई है, हाथा पावा जोड़ रही, मैडम क्या तो भी कर को बच्ची को एक करो। एक लाइव एग्जाम्पल, ये कैसा एग्जाम्पल है, ऐसे कितने हज़ारों के एग्जाम्पल हैं। तो हमें एजुकेशन से दूर भाग रही ना को, हमें एजुकेशन से क्या हो सकता आगे, वो कोई भी माइंड में हमारा आराश नहीं। हमें क्या करती है, हमेशा हुकूमत को उन्होंने क्या करी, हमारे खिलाफ है, गवर्नमेंट हमारे खिलाफ है, OBC 27% हमने रिजर्वेशन है, वो यूटिलाइज कर लियो। 100 आदमियों में खाली 21 आदमी हमारा मीम है, 100 कौन भी नहीं छे, 90 पर 9 सब नहीं है, वैसा कहीं को सोचते 90 पर 9 आदमी के बराबर हमारा एक आदमी है को कहीं को नहीं सोचते। ये बॉटल है, ये बॉटल में आधा पानी सर को है, हमें क्या सोच रही, अयो आधा पानी आधा बॉटल खाली है सोच रही नहा को, आधा बॉटल भर को है को की नहीं सोच रहे। हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देख रहे, क्या नेगेटिव है देख रही। एक मैं यहाँ का एक एग्जाम्पल दे चूँ, अकरम सर के बारे में हम बोलने की बात नहीं, उन्होंने कौन सा ख़ानदान को ही, उनके फादर क्या थे, उनके मदर क्या थे, वो किसे भी हमने मालूम नहीं, बहुत ही सबको नहीं मालूम। सिर्फ मालूम है सो क्या कहता, उन्होंने एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, ग्रेट सिविल सर्वेंट, बहुत ही अच्छे इंसान को बोले, क्यों कहते जहाँ उन्होंने काम कर को ही माइनॉरिटीज़ में डायरेक्टर हो को थे,
कितने आदमियों को माइनॉरिटीज़ का तो क्या मालूम नहीं था। हमें स्कूल में पढ़ते वक्त ये एक स्कॉलरशिप होना का तो पूरा महीना फिरना था। किसे तो एक किस्म ब्रोकर को लगाते थे, आया क्या, पूरे आदमी वैसा चे, आया क्या भैया स्कॉलर। ये बॉटल है, ये बॉटल में आधा पानी सर को है, हमें क्या सोच रही, अयो आधा पानी, आधा बॉटल खाली है सोच रही नहा को, आधा बॉटल भर को है को की नहीं सोच रहे। हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देख रहे, क्या नेगेटिव है देख रही। एक मैं यहाँ का चेक एग्जाम्पल दे चूँ, अकरम सर के बारे में हम बोलने की बात नहीं, उन्होंने कौन सा ख़ानदान को ही, उनके फादर क्या थे, उनके मदर क्या थे, वो किसे भी हमने मालूम नहीं, बहुत ही सबको नहीं मालूम। सिर्फ मालूम है सो क्या कहता, उन्होंने एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, ग्रेट सिविल सर्वेंट, बहुत ही अच्छे इंसान को बोले। क्यों कहता जहाँ उन्होंने काम कर को ही माइनॉरिटीज़ में डायरेक्टर हो को थे। कितने आदमियों को माइनॉरिटीज़ का तो क्या मालूम नहीं था। हमें स्कूल में पढ़ते वक्त ये एक स्कॉलरशिप होना का तो पूरा महीना फिरना था। किसे तो एक किस्म ब्रोकर को लगाते थे, आया क्या, पूरे आदमी वैसा चे, आया क्या भैया स्कॉलरशिप आया क्या, ये महीना आया क्या, नहीं और महीना आता कहते, और महीना आता कहते, खाली वैसा था। अकरम पाशा सर वो सिस्टम में आपको ऐसा एक सिस्टम बनाए कि कंप्लीट ऑनलाइन करे। बच्चा स्कूल जमे जब से 10th स्टैंडर्ड तक प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, 10th के बाद पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, फी रीएम्बर्समेंट, मेरिट कम मेंस, उसके बाद फॉरेन में पढ़ने वाले को ओवरसीज स्कॉलरशिप्स, हर स्कॉलरशिप तुम्हारे मोबाइल में मैसेज आता तुम्हारा स्कॉलरशिप आया। 13 to 14 लाख स्टूडेंट्स हमको स्कॉलरशिप को है माशाल्लाह। ये बहुत ही बड़ा एक लैंडमार्क उन्होंने क्रिएट करे। उसके बाद मुरारजी देसाई स्कूल्स हमारे एक सिस्टम में क्यों हो गया का तो गवर्नमेंट स्कूल्स का तो माइंड में आ जाता, गवर्नमेंट स्कूल, एक गवर्नमेंट स्कूल का क्या भी होता नहीं। टीचर्स खाली दरमे को आती हैं, आपको 2 घंटा बैठती हैं, घर को जाती हैं, स्टूडेंट्स का क्या भी ख्याल रखते नहीं। वैसा हमारे दिमाग में आ गया। जैसा अरविंद केजरीवाल दिल्ली में मॉडल स्कूल्स कैसा बनाए, वैसा अकरम सर हम यहाँ मुरारजी देसाई स्कूल्स बनाए। मैं मजाक नहीं कर रही, जब भी मैं सिरा में जाकर हूँ बहुत सारे रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं अलग अलग, लेकिन मुरारजी देसाई स्कूल एक ऐसा मॉडल बना को ही वो स्कूल में, वो हॉस्टल में जमने के वास्ते अब क्यों खोड़ते, सीटा उतना आसानी से नहीं मिलते। क्यों कहते तो एजुकेशन सिस्टम, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट वो कॉलेज, वो स्कूल्स में टीचर्स हम बनने कहते कि नसीब वाले को बोलती हैं। क्यों कहते उनको उतना हाई फाई वांच रेसिडेंशियल स्कूल वाले को वांच उनको घर कर को दी टीचर्स को फुल हाई फाई उनको इंफ्रास्ट्रक्चर, बच्चों को पढ़ाई में ई क्लासेस, पूरा हर चीज़ एक सिस्टम ऐसा बना कोई आगे वो कौन आको कुछ बना सकती नहीं, वो हमने तो मालूम नहीं। ऐसा इन्हों जहाँ जहाँ वर्क करी, सिर्फ वर्क कर को नहीं, हर तरफ इनका नाम का झंडा गाड़ को आको ही, वैसा माशाल्लाह काम कर को। आज का ये जो प्रोग्राम है बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम है। क्यों हमें जो भी प्रोग्राम्स देखती वो प्रोग्राम्स में यूजुअली कौन पाथ फाइंडर्स रहती, कौन ऑलरेडी अचीवर्स रहती, उनको हमें बुला कर ऑनररी करती। लेकिन इस बार 10th स्टैंडर्ड और 2nd PUC के बच्चे कौन 75% एंड अबव को ही उनको कर रही। ये बहुत ही मेन चीज़ क्या का तो ये इनका टर्निंग पॉइंट। अब 10th स्टैंडर्ड 2nd PU के जो स्टूडेंट्स हैं, अब ये मोमेंट तुम्हारा कल डिसाइड करता, तुम्हें क्या बनती है आगे करने का, ये मोमेंट डिसाइड करता, ये तुम्हारा टर्निंग पॉइंट। बहुत ही सब बोलती हैं 10th टर्निंग पॉइंट बोलती हैं, PU टर्निंग पॉइंट बोलती हैं, कितने टर्निंग पॉइंट हैं इनको। क्यों कहता ज़िंदगी छोटी नहीं है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, हर मोमेंट में तुम्हारा एक टर्निंग पॉइंट आते जाता। 10th स्टैंडर्ड में बहुत ही सबको पढ़ रही हमें, लेकिन आगे क्या बनना मालूम नहीं, क्या करना मालूम नहीं। 10th स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, 10th स्टैंडर्ड के बाद कितने के ऑप्शंस हैं, ITI है, PUC करने का है, बाद डिप्लोमा है, उसके बाद PU। 10th में क्यों टर्निंग पॉइंट बोलती हैं तो 10th में तुम्हें मार्क्स अच्छा आए तो अच्छी कॉलेज पहुँच जाती। कॉलेज में ग्रेडिंग सिस्टम कर डालती, A1 सेक्शन, A2 सेक्शन, 95% एंड अबव A1 सेक्शन, 90s में हिंस वाले A2 सेक्शन, ऐसा सेक्शंस आती। वो सेक्शन में तुम वो माहौल तुम्हारा बने के बाद तुम्हें क्या बनना करने का वहाँ डिसाइड होता। उसके बाद 2nd PU में परसेंटेज अच्छा है तो फिर वहाँ इंजीनियर होती, तुम्हें डॉक्टर्स होती, नहीं तो फिर डिप्लोमा करती, नहीं तो फार्मेसी, नर्सिंग, वो कंप्लीट तुम्हारा लाइफ का टर्निंग पॉइंट। फिर उसके बाद मेडिकल करती, उसके बाद फिर टर्निंग पॉइंट जॉब को जमती, हर मोमेंट में टर्निंग पॉइंट आता। ये बहुत ही मेन टर्निंग पॉइंट PU का।
मेन हमारे इंडियन में लिटरेसी रेट, ये कौन से भी एक कम्युनिटी नहीं तो एक सोसाइटी का स्टैंडर्ड टूल कैसा है, उसका वो कम्युनिटी का डेवलपमेंट कैसा है, हमें डिसाइडिंग फैक्टर लिटरेसी रेट। लिटरेसी बोले तो और क्या भी नहीं, लेमन टर्म्स में लिटरेसी बोले तो कौन सा भी एक इंसान 7 साल के उम्र से बढ़को है, सो इंसान कौन सी भी एक लैंग्वेज में लिखना पढ़ना आना, ये इंसान को हमें लिटरेट बोलते हैं। हमारे इंडिया का लिटरेसी रेट 74% है, उसका मतलब 100 आदमियों में 70 पर 4 इंसान लिटरेट का, तो कौन सी भी एक लैंग्वेज में पढ़ना लिखना आता। वो हमारे कर्नाटका का लिटरेसी रेट 75% है। वो माइनॉरिटीज़ को आए तो माइनॉरिटीज़ को तो सिर्फ मुस्लिम्स नहीं आते, जैन्स, क्रिश्चियंस, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी और मुस्लिम्स आते हैं, 6 कैस्ट आते हैं। उसमें जैन्स का परसेंटेज लिटरेसी रेट 95% है, मतलब 94.88, अराउंड 95% है। हम इलिटरेट्स ही 90 पर 5 हम लिटरेट हैं। वो मुस्लिम को आए तो 68%, मतलब 60 पर 8 हम उतना लिटरेट ही, अभी 30 पर 2 हम इलिटरेट ही। तो यहाँ जो डिस्पैरिटी कहती हुई देखो, एक तरफ एक कौम में सिर्फ 5 हम इलिटरेट ही और एक कौम में 30 पर 2 हम इलिटरेट ही। तो गवर्नमेंट भी क्या कर सकता, कितना हद तक को ऊपर ला सकती। और हमारे में क्या हो गया, एक माइंडसेट हो गया, मुस्लिम को बोले तो पंचर के दुकान कौन, मुस्लिम कर रही है, वेल्डिंग कौन कर रही है, मुस्लिम कर रही है, चाय के दुकान कौन ही, वो कर रही है। वो फेस से ये 10 ईयर्स में बहुत ज़्यादा बदलावट आते गए, लिटरेसी रेट बढ़ता गया, सबके दिमाग में आए, इनो पढ़ रही हमें भी पढ़ेंगे, इनो पढ़ रही हमें भी पढ़ेंगे, इनो कौन से की काम को गए हमारे बच्चे भी जानते, आता गया। ऑल ऑफ ए सडन क्या होगा, एक हुकूमत से ऑर्डर पास हुआ, हिजाब बैन होगा पूरे घर में, हिजाब सिरपों से नहीं दिमागों को पड़गा सबके हुआ। अब मुझे गुस्सा है, मैं गुस्सा होको मैं खाना छोड़ी तो किसका नुकसान होता, लॉ ऑफ द लैंड सबको इक्वल, वो बात डिसीजन होता। लेकिन हिजाब बैन को बोल कर नहीं, मैं स्कूल को भेजता नहीं, पढ़ाई कराते नहीं, हमें घर में रख लेती। इस वजह से एक बैकू बच्ची की ज़िंदगी कैसी होते जा रही है, तो एक बैकू बच्ची पैदा होते ही एक उम्र को आए तक भी बाप के ऊपर डिपेंड, हर चीज़ में बाप 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 रहना साथ में। उसके बाद शादी होती, शादी हुई है सोच उनके शौहर के ऊपर डिपेंड। हर बैकू बच्ची 1 रुपया होना का तो भी शौहर के सामने हाथ जोड़ना, जो इसे होना उसे होना, उन्हें सौ हिसाब पूछता, इसे कहीं को कल दिया था ना, परसों दिया था ना, और हाँ उनके सास का परमिशन लेना, ये लेना। उसके बाद उम्र होती है, फिर बेटे के ऊपर डिपेंड का, तो फिनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है। एक बैकू बच्ची एम्पावर होना का तो उसे फिनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरत रहती है, वो इंडिपेंडेंस नहीं है। मैं कहाँ वर्क कर कहूँ, चित्रदुर्गा, सिरा, कोरटगेरे, वो हर तरफ जब भी 10th एग्ज़ाम PUC एग्ज़ाम आता, टीचर्स हमको बुला को एक मीटिंग करती, मीटिंग करे जब मैं ऑब्जर्व कर कहूँ सो मैक्सिमम ड्रॉप आउट्स हमारे आदमियाँ हैं, बहुत ज़्यादा बैकू बच्चे कि वो कई को ड्रॉप आउट्स का तो उनको जाको पूछा तो बोलती, अयो स्कूल को जाती है कान तो क्या तो भी हुएंगी को, अयो इज्जत गई तो तुम्हें आती क्या, खाली ये मेंटालिटी है। एग्जाम्पल, एक लाइव एग्जाम्पल देती हूँ। सिरा में मैं जाको जब वो पोस्टिंग हुआ तब 10th के एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने अब 1 महीना था, तब उर्दू स्कूल में मैं एक मीटिंग लेको थी। उर्दू स्कूल के मीटिंग में एक कौन से कि कहते कि बच्चे एब्सेंट थे, उनके घरों को गए काउंसलिंग करे, बहुत ही सब आगे। लेकिन एक बच्ची को उनके टीचर बोले, मैडम बहुत अच्छा पढ़ती लेकिन इसे स्कूल को भेज रहे हैं, शादी करना को ही कहते हैं को बोले। बच्ची को बातचीत करने नहीं दे रहे, नहीं मैडम अच्छा रिश्ता आया छोड़ो, अयो पढ़ को क्या करने का है उन्हें छोड़ो, वैसा बोल को शादी करे। हमें कितना की बोले एटलीस्ट 10th PU तो पढ़ो बा, उसके बाद क्या तो एक ज़िंदगी होती है, खाली अच्छा रिश्ता को उसके ऊपर डिपेंड कहीं को कर रही है, तुम्हारे छोकरी कुछ एक काबिल बनाओ, कहता उन्होंने नहीं सुने। वो हुआ, वो मैटर वहाँ क्लोज हुआ। अब रिसेंट मैं कोरटगेरे को आए के बाद क्या हुआ, वो छोकरी को दोटसागेरे को कोरटगेरे में है, वो वहाँ को शादी कर को दी। वो छोकरा को से कि इसमें ड्राइवर क्या की है सब काम, वो छोकरा क्या करे, छोकरी को हैरासमेंट, फिजिकल हैरासमेंट करना, पूरा हैरासमेंट कर को छोड़ को घर को छोड़ को 2-2 दिन चले जाना, वैसा करे। उन्होंने जाकर पुलिस को कंप्लेंट करे तो तुम ना पॉक्सो केस होता, 18 साल से छोटी उम्र की बच्ची को करे तो उल्टा केस पड़ता, 18 साल के छोटी से बच्ची को करे तो शादी हुएस वाले, शादी करेस वाले, निकाह पढ़ाएस वाले, पकाती खाना खाएस वाले, पूरे को भी पूरे भी जेल के अंदर जाती। वो हो जाकर उन्होंने मेरे पास आए मैडम को, उनको देखे सोचे मैं बोल सकती थी, बहुत कुछ बोलना मेरे दिल में आया,
नहीं बाबा उस दिन हमें तोते बोले जैसा बोले तुम्हें समझा रहता था, आज ये हालत आती थी क्या। लेकिन उनकी हालत ऐसी होगी है, हाथा पावा जोड़ रही, मैडम क्या तो भी कर को बच्ची को एक करो। एक लाइव एग्जाम्पल, एक ऐसा एग्जाम्पल, ऐसे कितने हज़ारों के एग्जाम्पल हैं। तो हमें एजुकेशन से दूर भाग रही ना को, हमें एजुकेशन से क्या हो सकता आगे वो कोई भी माइंड में हमारा आराश नहीं। हमें क्या करती है, हमेशा हुकूमत को उन्होंने क्या करें, हमारे खिलाफ है, गवर्नमेंट हमारे खिलाफ है, OBC 27% हमने रिजर्वेशन है वो यूटिलाइज कर लियो। 100 आदमी में खाली एक ही आदमी हमारा मीम है, 100 कौन भी नहीं छे, 90 पर 9 सब नहीं है। वैसा कई को सोचते 90 पर 9 आदमी के बराबर हमारा एक आदमी है को कई को नहीं सोचते। ये बॉटल है, ये बॉटल में आधा पानी सरको है, हमें क्या सोच रही, अयो आधा पानी आधा बॉटल खाली है सोच रही नहा को, आधा बॉटल भर को है को की नहीं सोच रहे। हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देख रहे, क्या नेगेटिव है देख रही। एक मैं यहाँ का चेक एग्जाम्पल दे चूँ, अकरम सर के बारे में हम बोलने की बात नहीं, उन्होंने कौन सा ख़ानदान आको ही, उनके फादर क्या थे, उनके मदर क्या थे, वो किसे भी हमने मालूम नहीं, बहुत ही सबको नहीं मालूम। सिर्फ मालूम है सो क्या कहता, उन्होंने एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, ग्रेट सिविल सर्वेंट, बहुत ही अच्छे इंसान को बोले। क्यों कहते जहाँ उन्होंने काम कर को ही माइनॉरिटीज़ में डायरेक्टर हो को थे, कितने की आदमियों को माइनॉरिटीज़ का तो क्या मालूम नहीं था। हमें स्कूल में पढ़ते वक्त एक स्कॉलरशिप होना का तो पूरा महीना फिरना था, किसी तो एक किस्म ब्रोकर को लगाते थे, आया क्या पूरे आदमी वैसा चे, आया क्या भैया स्कॉलर। ये बॉटल है, ये बॉटल में आधा पानी सरको है, हमें क्या सोच रही, अयो आधा बॉटल खाली है सोच रही नहा को, आधा बॉटल भर को है को की नहीं सोच रहे। हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देख रहे, क्या नेगेटिव है देख रही। एक मैं यहाँ का चेक एग्जाम्पल दे चूँ, अकरम सर के बारे में हम बोलने की बात नहीं, उन्होंने कौन सा ख़ानदान आको ही, उनके फादर क्या थे, उनके मदर क्या थे, वो किसे भी हमने मालूम नहीं, बहुत ही सबको नहीं मालूम। सिर्फ मालूम है सो क्या कहता, उन्होंने एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, ग्रेट सिविल सर्वेंट, बहुत ही अच्छे इंसान को बोले। क्यों कहते जहाँ उन्होंने काम कर को ही माइनॉरिटीज़ में डायरेक्टर हो को थे, कितने की आदमियों को माइनॉरिटीज़ का तो क्या मालूम नहीं था। हमें स्कूल में पढ़ते वक्त एक स्कॉलरशिप होना का तो पूरा महीना फिरना था, किसी तो एक किस्म ब्रोकर को लगाते थे, आया क्या पूरे आदमी वैसा चे, आया क्या भैया स्कॉलरशिप आया क्या, ये महीना आया क्या, नहीं और महीना आता कहते, और महीना आता कहते, खाली वैसा था। अकरम पाशा सर वो सिस्टम में आपको ऐसा एक सिस्टम बनाए कि कंप्लीट ऑनलाइन करे। बच्चा स्कूल जमे जब से 10th स्टैंडर्ड तक प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, 10th के बाद पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, फी रीएम्बर्समेंट, मेरिट कम मेंस, उसके बाद फॉरेन में पढ़ने वाले को ओवरसीज स्कॉलरशिप्स, हर स्कॉलरशिप तुम्हारे मोबाइल में मैसेज आता तुम्हारा स्कॉलरशिप आया। 13 to 14 लाख स्टूडेंट्स हमको स्कॉलरशिप को है माशाल्लाह। ये बहुत ही बड़ा एक लैंडमार्क उन्होंने क्रिएट करे। उसके बाद मुरारजी देसाई स्कूल्स हमारे एक सिस्टम में क्यों हो गया है तो गवर्नमेंट स्कूल्स का तो माइंड में आ जाता, गवर्नमेंट स्कूल का क्या भी होता नहीं, टीचर्स खाली दरमे को आती हैं, आपको 2 घंटा बैठती हैं, घर को जाती हैं, स्टूडेंट्स का क्या भी ख्याल रखते नहीं। वैसा हमारे दिमाग में आ गया। जैसा अरविंद केजरीवाल दिल्ली में मॉडल स्कूल्स कैसा बनाए, वैसा अकरम सर हम यहाँ मुरारजी देसाई स्कूल्स बनाए। मैं मजाक नहीं कर रही, जब भी मैं सिरा में जाकर हूँ बहुत सारे रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं अलग अलग, लेकिन मुरारजी देसाई स्कूल एक ऐसा मॉडल बना को ही वो स्कूल में वो हॉस्टल में जमने के वास्ते अब क्यों खोड़ते, सीटा उतना आसानी से नहीं मिलते। क्यों कहते एजुकेशन सिस्टम वो इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट वो कॉलेज वो स्कूल्स में टीचर्स हम बनने कहते कि नसीब वाले को बोलती, क्यों कहते उनको उतना हाई फाई वांच रेजिडेंशियल स्कूल वाले को वांच उनको घर कर को दी टीचर्स को फुल हाई फाई उनको इंफ्रास्ट्रक्चर, बच्चों को पढ़ाई में ई क्लासेस पूरा हर चीज़ एक सिस्टम ऐसा बना कोई आगे वो कौन आको कुछ बना सकती नहीं, वो हमने तो मालूम नहीं। ऐसा इन्हों जहाँ जहाँ वर्क करी सिर्फ वर्क कर को नहीं, हर तरफ इनका नाम का झंडा गाड़ को आको ही वैसा माशाल्लाह काम कर को। आज का ये जो प्रोग्राम है ये बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम है। क्यों हमें जो भी प्रोग्राम्स देखते हैं वो प्रोग्राम्स में यूजुअली कौन पाथ फाइंडर्स रहते हैं, कौन ऑलरेडी अचीवर्स रहते हैं, उनको हमें बुला को ऑनररी करते हैं। लेकिन इस बार 10th स्टैंडर्ड और 2nd PUC के बच्चे कौन 75% एंड अबव को ही उनको कर रही, ये बहुत ही
मेन चीज़ क्या का तो ये इनका टर्निंग पॉइंट। अब 10th स्टैंडर्ड सेकेंड पीयू के जो स्टूडेंट्स हैं, अब ये मोमेंट तुम्हारा कल डिसाइड करता, तुम्हें क्या बनती है आगे करने का, ये मोमेंट डिसाइड करता, ये तुम्हारा टर्निंग पॉइंट। बहुत ही सब बोलती हैं 10th टर्निंग पॉइंट बोलती हैं, पीयू टर्निंग पॉइंट बोलती हैं, कितने टर्निंग पॉइंट हैं इनको। क्यों कहते हैं ज़िंदगी छोटी नहीं है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, हर मोमेंट में तुम्हारा एक टर्निंग पॉइंट आते ही जाता। 10th स्टैंडर्ड में बहुत ही सबको पढ़ रही हमें, लेकिन आगे क्या बनना मालूम नहीं, क्या करना मालूम नहीं। 10th स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, 10th स्टैंडर्ड के बाद कितने के ऑप्शंस ही, ITI है, PUC करने का है, बाद डिप्लोमा है, उसके बाद PU। 10th में क्यों टर्निंग पॉइंट बोलती हैं तो 10th में तुम्हें मार्क्स अच्छा आए तो अच्छी कॉलेज को जाती, कॉलेज में ग्रेडिंग सिस्टम कर डालती, A1 सेक्शन, A2 सेक्शन, 95% एंड अबव A1 सेक्शन, 90s में हिंस वाले A2 सेक्शन, ऐसा सेक्शंस आती। वो सेक्शन में तुम वो माहौल तुम ना बने के बाद तुम्हें क्या बनना करने का वहाँ डिसाइड होता। उसके बाद सेकेंड पीयू में परसेंटेज अच्छा है तो फिर वहाँ इंजीनियर होती, तुम्हें डॉक्टर्स होती, नहीं तो फिर डिप्लोमा करती, नहीं तो फार्मेसी, नर्सिंग, वो कंप्लीट तुम्हारा लाइफ का टर्निंग पॉइंट। फिर उसके बाद मेडिकल करती, उसके बाद फिर टर्निंग पॉइंट जॉब को जमती, हर मोमेंट में टर्निंग पॉइंट आता। ये बहुत ही मेन टर्निंग पॉइंट पीयू का। मेन हमारे इंडियन में लिटरेसी रेट, ये कौन से भी एक कम्युनिटी नहीं तो एक सोसाइटी का स्टैंडर्ड टूल कैसा है, उसका वो कम्युनिटी का डेवलपमेंट कैसा है, हमें डिसाइडिंग फैक्टर लिटरेसी रेट। लिटरेसी बोले तो और क्या भी नहीं, लेमन टर्म्स में लिटरेसी बोले तो कौन सा भी एक इंसान 7 साल के उम्र से बढ़को है सो इंसान कौन सी भी एक लैंग्वेज में लिखना पढ़ना आना, ये इंसान को हमें लिटरेट बोलते हैं। हमारे इंडिया का लिटरेसी रेट 74% है, उसका मतलब 100 आदमियों में 70 पर 4 इंसान लिटरेट का तो कौन सी भी एक लैंग्वेज में पढ़ना लिखना आता। वो हमारे कर्नाटका का लिटरेसी रेट 75% है। वो माइनॉरिटीज़ को आए तो माइनॉरिटीज़ का तो सिर्फ मुस्लिम्स नहीं आते, जैन्स, क्रिश्चियंस, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी और मुस्लिम्स आते हैं, 6 कैस्ट आते हैं। उसमें जैन्स का परसेंटेज लिटरेसी रेट 95% है, मतलब 94.88 अराउंड 95% है। हम इलिटरेट्स ही 90 पर 5 हम लिटरेट हैं। वो मुस्लिम को आए तो 68%, मतलब 60 पर 8 इसम उतना लिटरेट ही, अभी 30 पर 2 इसम इलिटरेट ही। तो यहाँ डिस्पैरिटी कहती हुई देखो, एक तरफ एक कौम में सिर्फ 5 इसम इलिटरेट ही और एक कौम में 30 पर 2 इसम इलिटरेट ही। तो गवर्नमेंट भी क्या कर सकता, कितना हद तक को ऊपर ला सकती। और हमारे में क्या हो गया, एक माइंडसेट हो गया, मुस्लिम को बोले तो पंचर के दुकान कौन मुस्लिम कर रही है, वेल्डिंग कौन कर रही है मुस्लिम कर रही है, चाय के दुकान कौन ही वो कर रही। वो फेस से ये 10 ईयर्स में बहुत ज़्यादा बदलावट आते गए, लिटरेसी रेट बढ़ता गया, सबके दिमाग में आए, ओ इनो पढ़ रही हमें भी पढ़ेंगे, इनो पढ़ रही हमें भी पढ़ेंगे, इनो कौन से की काम को गए हमारे बच्चे भी जानते, आता गया। ऑल ऑफ ए सडन क्या होगा, एक हुकूमत से ऑर्डर पास हुआ, हिजाब बैन होगा पूरे घर में, हिजाब सिरपों से नहीं दिमागों को पड़गा सबके हुआ। अब मुझे गुस्सा है, मैं गुस्सा होको मैं खाना छोड़ी तो किसका नुकसान होता, लॉ ऑफ द लैंड सबको इक्वल, वो बात डिसीजन होता। लेकिन हिजाब बैन को बोल को नहीं, मैं स्कूल को भेजता नहीं, पढ़ाई कराते नहीं, हमें घर में रख लेती। इस वजह से एक बैकू बच्ची की ज़िंदगी कैसी होते जा रही है, तो एक बैकू बच्ची पैदा होते ही एक उम्र को आए तक भी बाप के ऊपर डिपेंड, हर चीज़ में बाप रहना साथ में। उसके बाद शादी होती, शादी हुई है सोच उनके शौहर के ऊपर डिपेंड। हर बैकू बच्ची 1 रुपया होना का तो भी शौहर के सामने हाथ जोड़ना, जो इसे होना उसे होना, उन्हें 100 हिसाब पूछता, इसे कई को कल दिया था ना, परसों दिया था ना, और हाँ उनके सास का परमिशन लेना, ये लेना। उसके बाद उम्र होती है फिर बेटे के ऊपर डिपेंड का, तो फिनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है। एक बैकू बच्ची एम्पावर होना का तो उसे फिनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरत रहती है, वो इंडिपेंडेंस नहीं है। मैं कहाँ वर्क करता हूँ, चित्रदुर्गा, सिरा, कोरटगेरे, वो हर तरफ जब भी 10th एग्ज़ाम PUC एग्ज़ाम आता, टीचर्स हमको बुला को एक मीटिंग करती, मीटिंग करे जब मैं ऑब्जर्व करता हूँ सो मैक्सिमम ड्रॉप आउट्स हमारे आदमियाँ हैं, बहुत ज़्यादा बैकू बच्चे कि वो कई को ड्रॉप आउट्स का तो उनको जाको पूछा तो बोलती, अयो स्कूल को जाती है कान तो क्या तो भी हुएंगी को, अयो इज्जत गई तो तुम्हें आती क्या, खाली ये मेंटालिटी है। एग्जाम्पल, एक लाइव एग्जाम्पल देती हूँ। सिरा में मैं जाको जब पोस्टिंग हुआ तब 10th के एग्ज़ाम स्टार्ट होने अब 1 महीना था,
तब उर्दू स्कूल में मैं एक मीटिंग लेको थी। उर्दू स्कूल के मीटिंग में एक कौन सी कहते कि बच्चे एब्सेंट थे, उनके घरों को गए काउंसलिंग करे, बहुत ही सब आगे। लेकिन एक बच्ची को उनके टीचर बोले, मैडम बहुत अच्छा पढ़ती लेकिन इसे स्कूल को भेज रहे हैं, शादी करना को ही कहते हैं को बोले। बच्ची को बातचीत करने नहीं दे रहे, नहीं मैडम अच्छा रिश्ता आया, छोड़ो, अयो पढ़ को क्या करने का है, उन्हें छोड़ो, वैसा बोल को शादी करे। हमें कितना की बोले एटलीस्ट 10th PU तो पढ़ो बा, उसके बाद क्या तो एक ज़िंदगी होती है, खाली अच्छा रिश्ता को उसके ऊपर डिपेंड कहीं को कर रही हैं, तुम्हारे छोकरी कुछ एक काबिल बनाओ, कहता उन्होंने नहीं सुने। वो हुआ, वो मैटर वहाँ क्लोज हुआ। अब रिसेंट मैं कोर्टगेरे को आए के बाद क्या हुआ, वो छोकरी को दोटसागेरे को कोर्टगेरे में है, वो वहाँ को शादी कर को दी। वो छोकरा कोसे कि इसमें ड्राइवर क्या की है सो काम, वो छोकरा क्या करे, छोकरी को हैरासमेंट, फिजिकल हैरासमेंट करना, पूरा हैरासमेंट कर को छोड़ को, घर को छोड़ को 2-2 दिन चले जाना, वैसा करे। उन्होंने जाकर पुलिस को कंप्लेंट करे तो तुम ना पॉक्सो केस होता, 18 साल से छोटी उम्र की बच्ची को करे तो उल्टा केस पड़ता, 18 साल के छोटी से बच्ची को करे तो शादी हुएस वाले, शादी करेस वाले, निकाह पढ़ाएस वाले, पकाती खाना खाएस वाले, पूरे भी जेल के अंदर जाती। वो हो जाकर उन्होंने मेरे पास आए, मैडम का को उनको देखे सोचे, मैं बोल सकती थी, बहुत कुछ बोलना मेरे दिल में आया, नहीं बा उस दिन हमें तोते बोले जैसे बोले, तुम्हें समझ रहे थे तो आज ये हालत आती थी क्या। लेकिन उनकी हालत ऐसी हो गई है, हाथा पावा जोड़ रही, मैडम क्या तो भी कर को बच्ची को एक करो। एक लाइव एग्जाम्पल, एक ऐसा एग्जाम्पल, ऐसे कितने हज़ारों के एग्जाम्पल हैं। तो हमें एजुकेशन से दूर भाग रही ना को, हमें एजुकेशन से क्या हो सकता आगे, वो कोई भी माइंड में हमारा आराश नहीं। हमें क्या करती है, हमेशा हुकूमत को उन्होंने क्या करें, हमारे खिलाफ है, गवर्नमेंट हमारे खिलाफ है, OBC 27% हमने रिजर्वेशन है, वो यूटिलाइज कर लियो। 100 आदमी में खाली 21 आदमी हमारा मीम है, 100 कौन भी नहीं छे, 90 पर 9 सब नहीं है, वैसा कहीं को सोचते 90 पर 9 आदमी के बराबर हमारा एक आदमी है को कहीं को नहीं सोचते। ये बॉटल है, ये बॉटल में आधा पानी सरको है, हमें क्या सोच रही, अयो आधा पानी, आधा बॉटल खाली है सोच रही नहा को, आधा बॉटल भर को है को की नहीं सोच रहे। हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देख रहे, क्या नेगेटिव है देख रही। एक मैं यहाँ का एक एग्जांपल दे चूँ, अकरम सर के बारे में हम बोलने की बात नहीं, उन्होंने कौन सा ख़ानदान को ही, उनके फादर क्या थे, उनके मदर क्या थे, वो किसे भी हमने मालूम नहीं, बहुत ही सबको नहीं मालूम। सिर्फ मालूम है सो क्या कहता, उन्होंने एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, ग्रेट सिविल सर्वेंट, बहुत ही अच्छे इंसान को बोले। क्यों कहता, जहाँ उन्होंने काम कर को ही माइनॉरिटीज़ में डायरेक्टर हो को थे, कितने की आदमियों को माइनॉरिटीज़ का तो क्या मालूम नहीं था। हमें स्कूल में पढ़ते वक्त एक स्कॉलरशिप होना का तो पूरा महीना फिरना था, किसे तो एक किस्म ब्रोकर को लगाते थे, आया क्या, पूरे आदमी वैसा चे, आया क्या भैया स्कॉलर। ये बॉटल है, ये बॉटल में आधा पानी सरको है, हमें क्या सोच रही, अयो आधा पानी, आधा बॉटल खाली है सोच रही नहा को, आधा बॉटल भर को है को की नहीं सोच रहे। हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देख रहे, क्या नेगेटिव है देख रही। एक मैं यहाँ का एक एग्जांपल दे चूँ, अकरम सर के बारे में हम बोलने की बात नहीं, उन्होंने कौन सा ख़ानदान को ही, उनके फादर क्या थे, उनके मदर क्या थे, वो किसे भी हमने मालूम नहीं, बहुत ही सबको नहीं मालूम। सिर्फ मालूम है सो क्या कहता, उन्होंने एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, ग्रेट सिविल सर्वेंट, बहुत ही अच्छे इंसान को बोले। क्यों कहता, जहाँ उन्होंने काम कर को ही माइनॉरिटीज़ में डायरेक्टर हो को थे, कितने की आदमियों को माइनॉरिटीज़ का तो क्या मालूम नहीं था। हमें स्कूल में पढ़ते वक्त एक स्कॉलरशिप होना का तो पूरा महीना फिरना था, किसे तो एक किस्म ब्रोकर को लगाते थे, आया क्या, पूरे आदमी वैसा चे, आया क्या भैया स्कॉलरशिप आया क्या, ये महीना आया क्या, नहीं और महीना आता कहते, और महीना आता कहते, खाली वैसा था। अकरम पाशा सर वो सिस्टम में आपको ऐसा एक सिस्टम बनाए कि कंप्लीट ऑनलाइन करे, बच्चा स्कूल जमे जब से 10th स्टैंडर्ड तक प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, 10th के बाद पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, फी रीएम्बर्समेंट, मेरिट कम मेंस, उसके बाद फॉरेन में पढ़ने वाले को ओवरसीज स्कॉलरशिप्स, हर स्कॉलरशिप तुम्हारे मोबाइल में मैसेज आता, तुम्हारा स्कॉलरशिप आया। 13 to 14 लाख स्टूडेंट्स हमको स्कॉलरशिप को है, माशाल्लाह। ये बहुत ही बड़ा एक लैंडमार्क उन्होंने क्रिएट करे। उसके बाद मुरारजी देसाई स्कूल्स हमारे एक सिस्टम में क्यों हो गया तो गवर्नमेंट स्कूल्स का तो माइंड में आ जाता, गवर्नमेंट स्कूल का क्या भी होता नहीं, टीचर्स खाली धरने को आते हैं, यहाँ पर 2 घंटा बैठती हैं, घर को जाती हैं, स्टूडेंट्स का क्या भी ख्याल रखते नहीं।
वैसा हमारे दिमाग में आ गया। जैसा अरविंद केजरीवाल दिल्ली में मॉडल स्कूल्स कैसा बनाए, वैसा अकरम सर हम यहाँ मोरारजी देसाई स्कूल्स बनाए। मैं मजाक नहीं कर रही, जब भी मैं सिरा में जाकर हूँ बहुत सारे रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं अलग अलग, लेकिन मोरारजी देसाई स्कूल या एक ऐसा मॉडल बना को ही वो स्कूल में वो हॉस्टल में जमने के वास्ते अब क्यों खोड़ते, सीटा उतना आसानी से नहीं मिलते। क्यों कहते एजुकेशन सिस्टम, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट वो कॉलेज वो स्कूल्स में टीचर्स हम बनने कहते कि नसीब वाले को बोलती, क्यों कहते उनको उतना हाई फाई वहाँ रेसिडेंशियल स्कूल वाले को वहाँ उनको घर कर को दी टीचर्स को फुल हाई फाई उनको इंफ्रास्ट्रक्चर, बच्चों को पढ़ाई में ई क्लासेस पूरा हर चीज़ एक सिस्टम ऐसा बना, कोई आगे वो कौन आको कुछ बना सकती नहीं वो हमने तो मालूम नहीं। ऐसा इन्हों जहाँ जहाँ वर्क करी सिर्फ वर्क कर को नहीं, हर तरफ इनका नाम का झंडा गाड़ को आको ही वैसा माशाल्लाह काम कर को। आज का ये जो प्रोग्राम है ये बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम है, क्योंकि हमें जो भी प्रोग्राम्स देखती वो प्रोग्राम्स में यूजुअली कौन पाथ फाइंडर्स रहती, कौन ऑलरेडी अचीवर्स रहती, उनको हमें बुला कर ऑनररी करती। लेकिन इस बार 10th स्टैंडर्ड और 2nd PUC के बच्चे कौन कौन 75% एंड अबव को ही उनको कर रही। ये बहुत ही मेन चीज़ क्या कहते हो, ये इनका टर्निंग पॉइंट। अब 10th स्टैंडर्ड 2nd PU के जो स्टूडेंट्स हैं, अब ये मोमेंट तुम्हारा कल डिसाइड करता, तुम्हें क्या बनती है आगे करने का, ये मोमेंट डिसाइड करता, ये तुम्हारा टर्निंग पॉइंट। बहुत ही सब बोलते हैं 10th टर्निंग पॉइंट बोलती हैं, PU टर्निंग पॉइंट बोलती हैं, कितने टर्निंग पॉइंट हैं इनको। क्यों कहते हैं ज़िंदगी छोटी नहीं है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, हर मोमेंट में तुम्हारा एक टर्निंग पॉइंट आते ही जाता। 10th स्टैंडर्ड में बहुत ही सबको पढ़ रही हमें, लेकिन आगे क्या बनना मालूम नहीं, क्या करना मालूम नहीं। 10th स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, 10th स्टैंडर्ड के बाद कितने के ऑप्शंस हैं, ITI है, PUC करने का है, बाद डिप्लोमा है, उसके बाद PU। 10th में क्यों टर्निंग पॉइंट बोलती हैं तो 10th में तुम्हें मार्क्स अच्छा आए तो अच्छी कॉलेज को जाती, कॉलेज में ग्रेडिंग सिस्टम कर डालती, A1 सेक्शन, A2 सेक्शन, 95% एंड अबव A1 सेक्शन, 90s में हिंस वाले A2 सेक्शन, ऐसा सेक्शंस आती। वो सेक्शन में तुम वो माहौल तुम ना बने के बाद तुम्हें क्या बनना करने का वहाँ डिसाइड होता। उसके बाद 2nd PU में परसेंटेज अच्छा है तो फिर वहाँ इंजीनियर होती, तुम्हें डॉक्टर्स होती, नहीं तो फिर डिप्लोमा करती, नहीं तो फार्मेसी, नर्सिंग, वो कंप्लीट तुम्हारा लाइफ का टर्निंग पॉइंट। फिर उसके बाद मेडिकल करती, उसके बाद फिर टर्निंग पॉइंट जॉब को जमती, हर मोमेंट में टर्निंग पॉइंट आता। ये बहुत ही मेन टर्निंग पॉइंट PU का। मेन हमारे इंडियन में लिटरेसी रेट, ये कौन सी भी एक कम्युनिटी नहीं तो एक सोसाइटी का स्टैंडर्ड टूल कैसा है, उसका वो कम्युनिटी का डेवलपमेंट कैसा है, हमें डिसाइडिंग फैक्टर लिटरेसी रेट। लिटरेसी बोले तो और क्या भी नहीं, लेमन टर्म्स में लिटरेसी बोले तो कौन सा भी एक इंसान 7 साल के उम्र से बढ़को है सो इंसान कौन सी भी एक लैंग्वेज में लिखना पढ़ना आना, ये इंसान को हमें लिटरेट बोलते हैं। हमारे इंडिया का लिटरेसी रेट 74% है, उसका मतलब 100 आदमियों में 70 पर 4 इंसान लिटरेट का तो कौन सी भी एक लैंग्वेज में पढ़ना लिखना आता। वो हमारे कर्नाटका का लिटरेसी रेट 75% है। वो माइनॉरिटीज़ को आए तो माइनॉरिटीज़ का तो सिर्फ मुस्लिम्स नहीं आते, जैन्स, क्रिश्चियंस, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी और मुस्लिम्स आते हैं, 6 कैस्ट आते हैं। उसमें जैन्स का परसेंटेज लिटरेसी रेट 95% है, मतलब 94.88 अराउंड 95% है। जिसम इलिटरेट्स ही 90 पर 5 जिसम लिटरेट हैं। वो मुस्लिम को आए तो 68%, मतलब 60 पर 8 इसम उतना लिटरेट ही, अभी 30 पर 2 इसम इलिटरेट ही। तो यहाँ डिस्पैरिटी कहती हुई देखो, एक तरफ एक कौम में सिर्फ 5 इसम इलिटरेट ही और एक कौम में 30 पर 2 इसम इलिटरेट ही। तो गवर्नमेंट भी क्या कर सकता, कितना हद तक को ऊपर ला सकती। और हमारे में क्या हो गया, एक माइंडसेट हो गया, मुस्लिम को बोले तो पंचर के दुकान कौन मुस्लिम कर रही है, वेल्डिंग कौन कर रही है मुस्लिम कर रही है, चाय के दुकान कौन ही वो कर रही। वो फेज से ये 10 ईयर्स में बहुत ज़्यादा बदलावट आते गए, लिटरेसी रेट बढ़ता गया, सबके दिमाग में आए ओ इनो पढ़ रही हमें भी पढ़ेंगे, इनो पढ़ रही हमें भी पढ़ेंगे, इनो कौन से की काम को गए हमारे बच्चे भी जानते, आता गया। ऑल ऑफ ए सडन क्या होगा, एक हुकूमत से ऑर्डर पास हुआ, हिजाब बैन होगा पूरे घर में, हिजाब सिरपों से नहीं दिमागों को पड़गा सबके हुआ। अब मुझे गुस्सा है, मैं गुस्सा होगा, मैं खाना छोड़ी तो किसका नुकसान होता,
लॉ ऑफ द लैंड सबको इक्वल, वो बात डिसीजन होता। लेकिन हिजाब बैन को बोल कर नहीं, मैं स्कूल को भेजता नहीं, पढ़ाई कराते नहीं, हमें घर में रख लेती। इस वजह से एक बैकू बच्ची की ज़िंदगी कैसी होते जा रही है। तो एक बैकू बच्ची पैदा होते ही एक उम्र को आए तक भी बाप के ऊपर डिपेंड, हर चीज़ में बाप 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 रहना साथ में। उसके बाद शादी होती, शादी हुई है सोच उनके शौहर के ऊपर डिपेंड। हर बैकू बच्ची 1 रुपया होना का तो भी शौहर के सामने हाथ जोड़ना, जो इसे होना उसे होना, उन्हें 100 हिसाब पूछता, इसे कई को कल दिया था ना, परसों दिया था ना, और हाँ उनके सास का परमिशन लेना, ये लेना। उसके बाद उम्र होती है फिर बेटे के ऊपर डिपेंड का, तो फिनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है। एक बैकू बच्ची एम्पावर होना का तो उसे फिनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरत रहती है, वो इंडिपेंडेंस नहीं है। मैं कहाँ वर्क करता हूँ, चित्रदुर्गा, सिरा, कोरटगेरे, वो हर तरफ जब भी 10th एग्ज़ाम PUC एग्ज़ाम आता, टीचर्स हमको बुला को एक मीटिंग करती, मीटिंग करे जब मैं ऑब्जर्व करता हूँ सो मैक्सिमम ड्रॉप आउट्स हमारे आदमियाँ हैं, बहुत ज़्यादा बैकू बच्चे कि वो कई को ड्रॉप आउट्स का, तो उनको जाको पूछा तो बोलती अयो स्कूल को जाती है कान तो क्या तो भी हुएंगी को, अयो इज्जत गई तो तुम्हें आती क्या, खाली ये मेंटालिटी है। एग्जाम्पल, एक लाइव एग्जाम्पल देती हूँ। सिरा में मैं जाको जब पोस्टिंग हुआ तब 10th के एग्ज़ाम स्टार्ट होने अब 1 महीना था, तब उर्दू स्कूल में मैं एक मीटिंग लेको थी। उर्दू स्कूल के मीटिंग में एक कौन सी की कहते कि बच्चे एब्सेंट थे, उनके घरों को गए काउंसलिंग करे, बहुत ही सब आगे। लेकिन एक बच्ची को उनके टीचर बोले मैडम बहुत अच्छा पढ़ती, लेकिन इसे स्कूल को भेज रहे हैं, शादी करना को ही कहते हैं को बोले। बच्ची को बातचीत करने नहीं दे रहे, नहीं मैडम अच्छा रिश्ता आया छोड़ो, अयो पढ़ को क्या करने का है उन्हें छोड़ो, वैसा बोल को शादी करे। हमें कितना की बोले एटलीस्ट 10th PU तो पढ़ो बा, उसके बाद क्या तो एक ज़िंदगी होती है। खाली अच्छा रिश्ता को उसके ऊपर डिपेंड कहीं को कर रही हैं, तुम्हारे छोकरी कुछ एक काबिल बनाओ कहता उन्होंने नहीं सुने। वो हुआ, वो मैटर वहाँ क्लोज हुआ। अब रिसेंट मैं कोरटगेरे को आए के बाद क्या हुआ, वो छोकरी को दोटसागेरे को कोरटगेरे में है, वो वहाँ को शादी कर को दी। वो छोकरा कोसे की इसमें ड्राइवर क्या की है सब काम, वो छोकरा क्या करे, छोकरी को हैरेसमेंट, फिजिकल हैरेसमेंट करना, पूरा हैरेसमेंट कर को छोड़ को घर को छोड़ को 2-2 दिन चले जाना, वैसा करे। उन्होंने जाको पुलिस को कंप्लेंट करे तो तुम ना पोक्सो केस होता, 18 साल से छोटी उम्र की बच्ची को करे तो उल्टा केस पड़ता, 18 साल के छोटी से बच्ची को करे तो शादी हुएस वाले, शादी करेस वाले, निकाह पढ़ाएस वाले, पकाती खाना खाएस वाले, पूरे भी जेल के अंदर जाती। वो हो जाकर उन्होंने मेरे पास आए मैडम को, उनको देखे सच मैं बोल सकती थी, बहुत कुछ बोलना मेरे दिल में आया नहीं बाबा, उस दिन हमें तो तक बोले जैसा बोले तुम्हें समझ रहे थे ताज ये हालत आती थी क्या, लेकिन उनकी हालत ऐसी होगी है, हाथा पावा जोड़ रही, मैडम क्या तो भी कर को बच्ची को एक करो। एक लाइव एग्जाम्पल, ये कैसा एग्जाम्पल, ऐसे कितने हज़ारों के एग्जाम्पल हैं। तो हमें एजुकेशन से दूर भाग रही ना को, हमें एजुकेशन से क्या हो सकता आगे, वो कोई भी माइंड में हमारा आराश नहीं। हमें क्या करती है, हमेशा हुकूमत को उन्होंने क्या करें, हमारे खिलाफ है, गवर्नमेंट हमारे खिलाफ है, OBC 27% हमने रिजर्वेशन है, वो यूटिलाइज कर लियो। 100 आदमियों में खाली एक ही आदमी हमारा मीम है, 100 कौन भी नहीं छे, 90 पर 9 सब नहीं है, वैसा कई को सोचते 90 पर 9 आदमी के बराबर हमारा एक आदमी है को कई को नहीं सोचते। ये बॉटल है, ये बॉटल में आधा पानी सर को है, हमें क्या सोच रही, अयो आधा पानी आधा बॉटल खाली है सोच रही नहा को, आधा बॉटल भर को है को की नहीं सोच रहे। हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देख रहे, क्या नेगेटिव है देख रही। एक मैं यहाँ का चेक एग्जाम्पल दे चूँ, अकरम सर के बारे में हम बोलने की बात नहीं, उन्होंने कौन सा ख़ानदान को ही, उनके फादर क्या थे, उनके मदर क्या थे, वो किसे भी हमने मालूम नहीं, बहुत ही सबको नहीं मालूम। सिर्फ मालूम है सो क्या कहता, उन्होंने एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, ग्रेट सिविल सर्वेंट, बहुत ही अच्छे इंसान को बोले। क्यों कहते जहाँ उन्होंने काम कर को ही माइनॉरिटीज़ में डायरेक्टर हो को थे, कितने की आदमियों को माइनॉरिटीज़ का तो क्या मालूम नहीं था। हमें स्कूल में पढ़ते वक्त ये स्कॉलरशिप होना का तो पूरा महीना फिरना था, किसे तो एक किस्म ब्रोकर को लगाते थे, आया क्या पूरे आदमी वैसा चे, आया क्या भैया स्कॉलर। ये बॉटल है, ये बॉटल में आधा पानी सर को है, हमें क्या सोच रही, अयो आधा पानी आधा बॉटल खाली है सोच रही नहा को, आधा बॉटल भर को है को की नहीं सोच रहे। हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देख रहे, क्या नेगेटिव है देख रही। एक मैं यहाँ का चेक एग्जाम्पल दे चूँ, अकरम सर के बारे में हम बोलने की बात नहीं,
कौन सा ख़ानदान आको ही, उनके फादर क्या थे, उनके मदर क्या थे, वो किसे भी हमने मालूम नहीं, बहुत ही सबको नहीं मालूम। सिर्फ मालूम है सो क्या कहता, उन्होंने एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, ग्रेट सिविल सर्वेंट, बहुत ही अच्छे इंसान को बोले। क्यों कहते जहाँ जहाँ उन्होंने काम कर को ही माइनॉरिटीज़ में डायरेक्टर हो को थे, कितने की आदमियों को माइनॉरिटीज़ का तो क्या मालूम नहीं था। हमें स्कूल में पढ़ते वक्त एक स्कॉलरशिप होना का तो पूरा महीना फिरना था। किसे तो एक किस्म ब्रोकर को लगाते थे, आया क्या, पूरे आदमी वैसा आया क्या भैया स्कॉलरशिप आया क्या, ये महीना आया क्या, नहीं और महीना आता कहते, और महीना आता कहते, खाली वैसा था। अकरम पाशा सर वो सिस्टम में आपको ऐसा एक सिस्टम बनाए कि कंप्लीट ऑनलाइन करे। बच्चा स्कूल जमे जब से 10th स्टैंडर्ड तक प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, 10th के बाद पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, फी रीएम्बर्समेंट, मेरिट कम मेंस, उसके बाद फॉरेन में पढ़ने वाले को ओवरसीज स्कॉलरशिप्स, हर स्कॉलरशिप तुम्हारे मोबाइल में मैसेज आता तुम्हारा स्कॉलरशिप आया। 13 to 14 लाख स्टूडेंट्स हमको स्कॉलरशिप को है माशाल्लाह। ये बहुत ही बड़ा एक लैंडमार्क उन्होंने क्रिएट करे। उसके बाद मुरारजी देसाई स्कूल्स हमारे एक सिस्टम में क्यों हो गया का तो गवर्नमेंट स्कूल्स का तो माइंड में आ जाता, गवर्नमेंट स्कूल, ये गवर्नमेंट स्कूल का क्या भी होता नहीं, टीचर्स खाली दरमे को आती हैं, आपको 2 घंटा बैठती हैं, घर को जाती हैं, स्टूडेंट्स का क्या भी ख्याल रखते नहीं। वैसा हमारे दिमाग में आ गया। जैसा अरविंद केजरीवाल दिल्ली में मॉडल स्कूल्स कैसा बनाए, वैसा अकरम सर हम यहाँ मुरारजी देसाई स्कूल्स बनाए। मैं मजाक नहीं कर रही, जब भी मैं सिरा में जाकर हूँ बहुत सारे रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं अलग अलग, लेकिन मुरारजी देसाई स्कूल या एक ऐसा मॉडल बना को ही वो स्कूल में, वो हॉस्टल में जमने के वास्ते अब क्यों खोड़ते, सीटा उतना आसानी से नहीं मिलते। क्यों कहते एजुकेशन सिस्टम, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट वो कॉलेज, वो स्कूल्स में टीचर्स हम बनने कहते कि नसीब वाले को बोलती, क्यों कहते उनको उतना हाई फाई वांच रेजिडेंशियल स्कूल वाले को वांच उनको घर कर को दी टीचर्स को फुल हाई फाई उनको इंफ्रास्ट्रक्चर, बच्चों को पढ़ाई में ई क्लासेस, पूरा हर चीज़ एक सिस्टम ऐसा बना कोई आगे वो कौन आको कुछ बना सकती नहीं, वो हमने तो मालूम नहीं। ऐसा इन्हों जहाँ जहाँ वर्क करी, सिर्फ वर्क कर को नहीं, हर तरफ इनका नाम का झंडा गाड़ को आको ही, वैसा माशाल्लाह काम कर को। आज का ये जो प्रोग्राम है ये बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम है। क्यों हमें जो भी प्रोग्राम्स देखती हैं वो प्रोग्राम्स में यूजुअली कौन पाथ फाइंडर्स रहती हैं, कौन ऑलरेडी अचीवर्स रहती हैं, उनको हमें बुला को ऑनररी करती हैं। लेकिन इस बार 10th स्टैंडर्ड और 2nd PUC के बच्चे कौन 75% एंड अबव को ही उनको कर रही। ये बहुत ही मेन चीज़ क्या कहते हो, ये इनका टर्निंग पॉइंट। अब 10th स्टैंडर्ड 2nd PU के जो स्टूडेंट्स हैं, अब ये मोमेंट तुम्हारा कल डिसाइड करता, तुम्हें क्या बनती है आगे करने का, ये मोमेंट डिसाइड करता, ये तुम्हारा टर्निंग पॉइंट। बहुत ही सब बोलती हैं 10th टर्निंग पॉइंट बोलती हैं, PU टर्निंग पॉइंट बोलती हैं, कितने टर्निंग पॉइंट हैं इनको। क्यों कहते हैं ज़िंदगी छोटी नहीं है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, हर मोमेंट में तुम्हारा एक टर्निंग पॉइंट आते ही जाता। 10th स्टैंडर्ड में बहुत ही सबको पढ़ रही हमें, लेकिन आगे क्या बनना मालूम नहीं, क्या करना मालूम नहीं। 10th स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, 10th स्टैंडर्ड के बाद कितने के ऑप्शंस हैं, ITI है, PUC करने का है, पर डिप्लोमा है, उसके बाद PU। 10th में क्यों टर्निंग पॉइंट बोलती हैं तो 10th में तुम्हें मार्क्स अच्छा आए तो अच्छी कॉलेज को जाती, कॉलेज में ग्रेडिंग सिस्टम कर डालती, A1 सेक्शन, A2 सेक्शन, 95% एंड अबव A1 सेक्शन, 90s में हिंस वाले A2 सेक्शन, ऐसा सेक्शंस आती। वो सेक्शन में तुम वो माहौल तुम ना बने के बाद तुम्हें क्या बनना करने का वहाँ डिसाइड होता। उसके बाद 2nd PU में परसेंटेज अच्छा है तो फिर वहाँ इंजीनियर होती, तुम्हें डॉक्टर्स होती, नहीं तो फिर डिप्लोमा करती, नहीं तो फार्मेसी, नर्सिंग, वो कंप्लीट तुम्हारा लाइफ का टर्निंग पॉइंट। फिर उसके बाद मेडिकल करती, उसके बाद फिर टर्निंग पॉइंट जॉब को जमती, हर मोमेंट में टर्निंग पॉइंट आता। ये बहुत ही मेन टर्निंग पॉइंट PU का। मेन हमारे इंडियन में लिटरेसी रेट, ये कौन सी भी एक कम्युनिटी नहीं तो एक सोसाइटी का स्टैंडर्ड टूल कैसा है, उसका वो कम्युनिटी का डेवलपमेंट कैसा है, हमें डिसाइडिंग फैक्टर लिटरेसी रेट। लिटरेसी बोले तो और क्या भी नहीं, लेमन टर्म्स में लिटरेसी बोले तो कौन सा भी एक इंसान 7 साल के उम्र से बढ़को है सो इंसान कौन सी भी एक लैंग्वेज में लिखना पढ़ना आना, ये इंसान को हमें लिटरेट बोलते हैं। हमारे इंडिया का लिटरेसी रेट 74% है, उसका मतलब 100 आदमियों में 70 पर 4 इंसान लिटरेट का तो कौन सी भी एक लैंग्वेज में पढ़ना लिखना आता।
वो हमारे कर्नाटका का लिटरेसी रेट 75% है। वो माइनॉरिटीज़ को आए तो माइनॉरिटीज़ का तो सिर्फ मुस्लिम्स नहीं आते, जैन्स, क्रिश्चियंस, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी और मुस्लिम्स आते हैं, 6 कैस्ट आते हैं। उसमें जैन्स का परसेंटेज लिटरेसी रेट 95% है, मतलब 94.88, अराउंड 95% है। हम इलिटरेट्स ही 90 पर 5 हम लिटरेट हैं। वो मुस्लिम को आए तो 68%, मतलब 60 पर 8 इसम उतना लिटरेट ही, अभी 30 पर 2 इसम इलिटरेट ही। तो यहाँ जो डिस्पैरिटी कहती हुई देखो, एक तरफ एक कौम में सिर्फ 5 इसम इलिटरेट ही और एक कौम में 30 पर 2 इसम इलिटरेट ही। तो गवर्नमेंट भी क्या कर सकता, कितना हद तक को ऊपर ला सकती। और हमारे में क्या हो गया, एक माइंडसेट हो गया, मुस्लिम को बोले तो पंचर के दुकान कौन, मुस्लिम कर रही है, वेल्डिंग कौन कर रही है, मुस्लिम कर रही है, चाय के दुकान कौन ही, वो कर रही। वो फेस से ये 10 ईयर्स में बहुत ज़्यादा बदलावट आते गए, लिटरेसी रेट बढ़ता गया। सबके दिमाग में आए, ओ इनो पढ़ रही हमें भी पढ़ेंगे, इनो पढ़ रही हमें भी पढ़ेंगे, इनो कौन से की काम को गए हमारे बच्चे भी जानते, आता गया। ऑल ऑफ ए सडन क्या होगा, एक हुकूमत से ऑर्डर पास हुआ, हिजाब बैन होगा पूरे घर में, हिजाब सिरपों से नहीं दिमागों को पड़ गया सबके हुआ। अब मुझे गुस्सा है, मैं गुस्सा होकर मैं खाना छोड़ी तो किसका नुकसान होता, लॉ ऑफ द लैंड सबको इक्वल, वो बहुत डिसीजन होता। लेकिन हिजाब बैन को बोल कर नहीं, मैं स्कूल को भेजता नहीं, पढ़ाई कराते नहीं, हमें घर में रख लेती। इस वजह से एक बैकू बच्ची की ज़िंदगी कैसी होते जा रही है, तो एक बैकू बच्ची पैदा होते ही एक उम्र को आए तक भी बाप के ऊपर डिपेंड, हर चीज़ में बाप 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 रहना साथ में। उसके बाद शादी होती, शादी हुई सोच उनके शौहर के ऊपर डिपेंड। हर बैकू बच्ची 1 रुपया होना का तो भी शौहर के सामने हाथ जोड़ना, जो इसे होना उसे होना, उन्हें 100 हिसाब पूछता, इसे कई को कल दिया था ना, परसों दिया था ना, और हाँ उनके सास का परमिशन लेना, ये लेना। उसके बाद उम्र होती है, फिर बेटे के ऊपर डिपेंड का, तो फिनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है। एक बैकू बच्ची एम्पावर होना का तो उसे फिनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरत रहती है, वो इंडिपेंडेंस नहीं है। मैं कहाँ वर्क कर कहूँ, चित्रदुर्गा, सिरा, कोरटगेरे, वो हर तरफ जब भी 10th एग्ज़ाम, PUC एग्ज़ाम आता, टीचर्स हमको बुला को एक मीटिंग करती, मीटिंग करे जब मैं ऑब्जर्व कर कहूँ सो मैक्सिमम ड्रॉप आउट्स हमारे आदमियाँ ही बहुत ज़्यादा बैकू बच्चे कि वो कई को ड्रॉप आउट्स का, तो उनको जाको पूछा तो बोलती, अयो स्कूल को जाती है कान तो क्या तो भी हुएंगी को, अयो इज्जत गई तो तुम्हें आती क्या, खाली ये मेंटालिटी है। एग्जाम्पल, एक लाइव एग्जाम्पल दे चूँ, सिरा में मैं जाको जब पोस्टिंग हुआ तब 10th के एग्ज़ाम स्टार्ट होने अब 1 महीना था, तब उर्दू स्कूल में मैं एक मीटिंग लेको थी। उर्दू स्कूल के मीटिंग में एक कौन सी की कहते कि बच्चे एब्सेंट थे, उनके घरों को गए काउंसलिंग करे, बहुत ही सब आगे। लेकिन एक बच्ची को उनके टीचर बोले, मैडम बहुत अच्छा पढ़ती लेकिन इसे स्कूल को भेज रहे हैं, शादी करना को ही कहते हैं को बोले, बच्ची को बातचीत करने नहीं दे रहे, नहीं मैडम अच्छा रिश्ता आया छोड़ो, अयो पढ़ को क्या करने का है उन्हें छोड़ो, वैसा बोल को शादी करे। हमें कितना की बोले एटलीस्ट 10th PU तो पढ़ाओ बा, उसके बाद क्या तो एक ज़िंदगी होती है, खाली अच्छा रिश्ता को उसके ऊपर डिपेंड कहीं को कर रही, तुम्हारे छोकरी कुछ एक काबिल बनाओ, कहता उन्होंने नहीं सुने। वो हुआ, वो मैटर वहाँ क्लोज हुआ। अब रिसेंट मैं कोरटगेरे को आए के बाद क्या हुआ, वो छोकरी को दोटसागेरे को कोरटगेरे में है, वो वहाँ को शादी कर को दी। वो छोकरा कोसे की इसमें ड्राइवर क्या की है सब काम, वो छोकरा क्या करे, छोकरी को हैरेसमेंट, फिजिकल हैरेसमेंट करना, पूरा हैरेसमेंट कर को छोड़ को घर को छोड़ को 2-2 दिन चले जाना, वैसा करे। उन्होंने जाकर पुलिस को कंप्लेंट करे तो तुम ना पॉक्सो केस होता, 18 साल से छोटी उम्र की बच्ची को करे तो उल्टा केस पड़ता, 18 साल के छोटी से बच्ची को करे तो शादी हुएस वाले, शादी करेस वाले, निकाह पढ़ाएस वाले, पकाती खाना खाएस वाले, पूरे को भी पूरे भी जेल के अंदर जाती। वो हो जाकर उन्होंने मेरे पास आए मैडम को, उनको देखे सच मैं बोल सकती थी, बहुत कुछ बोलना मेरे दिल में आया नहीं बा। उस दिन हमें तोते बोले जैसे बोले, तुम्हें समझ रहे थे ताजी ये हालत आती थी क्या, लेकिन उनकी हालत ऐसी हो गई है, हाथा पावन जोड़ रही, मैडम क्या तो भी कर को बच्ची को एक करो। एक लाइव एग्जाम्पल, ये कैसा एग्जाम्पल, ऐसे कितने हज़ारों के एग्जाम्पल ही। तो हमें एजुकेशन से दूर भाग रही ना को, हमें एजुकेशन से क्या हो सकता आगे, वो कोई भी माइंड में हमारा आराश नहीं। हमें क्या करती है, हमेशा हुकूमत को उन्होंने क्या करी, हमारे खिलाफ है, गवर्नमेंट हमारे खिलाफ है, OBC 27% हमने रिजर्वेशन है, वो यूटिलाइज कर लियो। 100 आदमियों में खाली 1 ही आदमी हमारा मीम है, 100 कौन भी नहीं छे, 90 पर 9 सब नहीं है।
वैसा कई को सोचते हैं 90 पर 9 आदमी के बराबर हमारा एक आदमी है को कई को नहीं सोचते। ये बॉटल है, ये बॉटल में आधा पानी सर को है, हमें क्या सोच रहे हैं, अयो आधा पानी आधा बॉटल खाली है सोच रही नहा को, आधा बॉटल भर को है को की नहीं सोच रहे। हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देख रहे, क्या नेगेटिव है देख रही। एक मैं यहाँ का एक एग्जाम्पल दे चूँ, अकरम सर के बारे में हम बोलने की बात नहीं, उन्होंने कौन सा ख़ानदान आको ही, उनके फादर क्या थे, उनके मदर क्या थे, वो किसे भी हमने मालूम नहीं, बहुत ही सबको नहीं मालूम। सिर्फ मालूम है सो क्या कहता, उन्होंने एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, ग्रेट सिविल सर्वेंट, बहुत ही अच्छे इंसान को बोले। क्यों कहता जहाँ जहाँ उन्होंने काम कर को ही माइनॉरिटीज़ में डायरेक्टर हो को थे, कितने की आदमियों को माइनॉरिटीज़ का तो क्या मालूम नहीं था। हमें स्कूल में पढ़ते वक्त एक स्कॉलरशिप होना का तो पूरा महीना फिरना था, किसे तो एक किस्म ब्रोकर को लगाते थे, आया क्या पूरे आदमी वैसा चे, आया क्या भैया स्कॉलर। ये बॉटल है, ये बॉटल में आधा पानी सर को है, हमें क्या सोच रही, अयो आधा बॉटल खाली है सोच रही नहा को, आधा बॉटल भर को है को की नहीं सोच रहे। हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देख रहे, क्या नेगेटिव है देख रही। एक मैं यहाँ का एक एग्जाम्पल दे चूँ, अकरम सर के बारे में हम बोलने की बात नहीं, उन्होंने कौन सा ख़ानदान आको ही, उनके फादर क्या थे, उनके मदर क्या थे, वो किसे भी हमने मालूम नहीं, बहुत ही सबको नहीं मालूम। सिर्फ मालूम है सो क्या कहता, उन्होंने एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, ग्रेट सिविल सर्वेंट, बहुत ही अच्छे इंसान को बोले। क्यों कहता जहाँ जहाँ उन्होंने काम कर को ही माइनॉरिटीज़ में डायरेक्टर हो को थे, कितने की आदमियों को माइनॉरिटीज़ का तो क्या मालूम नहीं था। हमें स्कूल में पढ़ते वक्त एक स्कॉलरशिप होना का तो पूरा महीना फिरना था, किसे तो एक किस्म ब्रोकर को लगाते थे, आया क्या पूरे आदमी वैसा चे, आया क्या भैया स्कॉलरशिप आया क्या, ये महीना आया क्या, नहीं और महीना आता कहते खाली वैसा था। अकरम पाशा सर वो सिस्टम में आपको ऐसा एक सिस्टम बनाए कि कंप्लीट ऑनलाइन करे। बच्चा स्कूल जमे जब से 10th स्टैंडर्ड तक प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, 10th के बाद पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, फी रीएम्बर्समेंट, मेरिट कम मेंस, उसके बाद फॉरेन में पढ़ने वाले को ओवरसीज स्कॉलरशिप्स, हर स्कॉलरशिप तुम्हारे मोबाइल में मैसेज आता तुम्हारा स्कॉलरशिप आया। 13 to 14 लाख स्टूडेंट्स हमको स्कॉलरशिप को है माशाल्लाह। ये बहुत ही बड़ा एक लैंडमार्क उन्होंने क्रिएट करे। उसके बाद मुरारजी देसाई स्कूल्स हमारे एक सिस्टम में क्यों हो गया तो गवर्नमेंट स्कूल्स का तो माइंड में आ जाता, गवर्नमेंट स्कूल, ये गवर्नमेंट स्कूल का क्या भी होता नहीं, टीचर्स खाली दरमे को आते हैं, आपको 2 घंटा बैठती हैं, घर को जाते हैं, स्टूडेंट्स का क्या भी ख्याल रखते नहीं। वैसा हमारे दिमाग में आ गया। जैसा अरविंद केजरीवाल दिल्ली में मॉडल स्कूल्स कैसा बनाए, वैसा अकरम सर हम यहाँ मुरारजी देसाई स्कूल्स बनाए। मैं मजाक नहीं कर रही, जब भी मैं सिरा में जाता हूँ बहुत सारे रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं अलग अलग, लेकिन मुरारजी देसाई स्कूल या एक ऐसा मॉडल बना को ही वो स्कूल में वो हॉस्टल में जमने के वास्ते अब क्यों खोड़ते, सीटा होता आसानी से नहीं मिलते। क्यों कहते एजुकेशन सिस्टम, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट वो कॉलेज वो स्कूल्स में टीचर्स हम बनने कहते कि नसीब वाले को बोलते हैं। क्यों कहते उनको उतना हाई फाई वांच रेसिडेंशियल स्कूल वाले को वांच उनको घर कर को दी, टीचर्स हमको फुल हाई फाई उनको इंफ्रास्ट्रक्चर, बच्चों को पढ़ाई में ई क्लासेस, पूरा हर चीज़ एक सिस्टम ऐसा बना कोई आगे वो कौन आको कुछ बना सकती नहीं, वो हमने तो मालूम नहीं। ऐसा इन्हों जहाँ जहाँ वर्क करी, सिर्फ वर्क कर को नहीं, हर तरफ इनका नाम का झंडा गाड़ को आको ही, वैसा माशाल्लाह काम कर को। आज का ये जो प्रोग्राम है बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम है। क्यों हमें जो भी प्रोग्राम्स देखती हैं वो प्रोग्राम्स में यूजुअली कौन पाथ फाइंडर्स रहती हैं, कौन ऑलरेडी अचीवर्स रहती हैं, उनको हमें बुला को ऑनररी करते हैं। लेकिन इस बार 10th स्टैंडर्ड और 2nd PUC के बच्चे कौन 75% एंड अबव को ही उनको कर रही। ये बहुत ही मेन चीज़ क्या कहते हो, ये इनका टर्निंग पॉइंट। अब 10th स्टैंडर्ड 2nd PU के जो स्टूडेंट्स हैं, अब ये मोमेंट तुम्हारा कल डिसाइड करता, तुम्हें क्या बनते हैं आगे करने का, ये मोमेंट डिसाइड करता, ये तुम्हारा टर्निंग पॉइंट। बहुत ही सब बोलते हैं 10th टर्निंग पॉइंट बोलते हैं, PU टर्निंग पॉइंट बोलते हैं, कितने टर्निंग पॉइंट हैं इनको। क्यों कहते ज़िंदगी छोटी नहीं है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, हर मोमेंट में तुम्हारा एक टर्निंग पॉइंट आते ही जाता। 10th स्टैंडर्ड में बहुत ही सबको पढ़ रही हमें, लेकिन आगे क्या बनना मालूम नहीं, क्या करना मालूम नहीं। 10th स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, 10th स्टैंडर्ड के बाद कितने के ऑप्शंस हैं, ITI है, PUC करने का है, बाद डिप्लोमा है, उसके बाद PU।
टेंथ में क्यों टर्निंग पॉइंट बोलती का तो टेंथ में तुम्हें मार्क्स अच्छा आए तो अच्छी कॉलेज पहुँच जाती। कॉलेज में ग्रेडिंग सिस्टम कर डालती, A1 सेक्शन, A2 सेक्शन, 95% एंड अबो A1 सेक्शन, 90s में हिंस वाले A2 सेक्शन, ऐसा सेक्शंस आती। वो सेक्शन में तुम वो माहौल तुम ना बने के बाद तुम्हें क्या बनना करने का वहाँ डिसाइड होता। उसके बाद सेकेंड पी यू में परसेंटेज अच्छा है तो फिर वहाँ इंजीनियर होती, तुम्हें डॉक्टर्स होती, नहीं तो फिर डिप्लोमा करती, नहीं तो फार्मेसी, नर्सिंग, वो कंप्लीट तुम्हारा लाइफ का टर्निंग पॉइंट। फिर उसके बाद मेडिकल करती, उसके बाद फिर टर्निंग पॉइंट जॉब को जमती। हर मोमेंट में टर्निंग पॉइंट आता। ये बहुत ही मेन टर्निंग पॉइंट पीयू का। मेन हमारे इंडियन में लिटरेसी रेट, ये कौन सी भी एक कम्युनिटी नहीं तो एक सोसाइटी का स्टैंडर्ड टूल कैसा है, उसका वो कम्युनिटी का डेवलपमेंट कैसा है, हमें डिसाइडिंग फैक्टर लिटरेसी रेट। लिटरेसी बोले तो और क्या भी नहीं, लेमन टर्म्स में लिटरेसी बोले तो कौन सा भी एक इंसान 7 साल के उम्र से बढ़को है सो इंसान कौन सी भी एक लैंग्वेज में लिखना पढ़ना आना, ये इंसान को हमें लिटरेट बोलते हैं। हमारे इंडिया का लिटरेसी रेट 74% है। उसका मतलब 100 आदमियों में 70 पर 4 इंसान लिटरेट का तो कौन सी भी एक लैंग्वेज में पढ़ना लिखना आता। वो हमारे कर्नाटका का लिटरेसी रेट 75% है। वो माइनॉरिटीज़ को आए तो माइनॉरिटीज़ का तो सिर्फ मुस्लिम्स नहीं आते, जैन्स, क्रिश्चियंस, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी और मुस्लिम्स आते हैं, 6 कैस्ट आते हैं। उसमें जैन्स का परसेंटेज लिटरेसी रेट 95% है, मतलब 94.88 अराउंड 95% है। जिसम इलिटरेट्स ही 90 पर 5 जिसम लिटरेट ही। वो मुस्लिम को आए तो 68%, मतलब 60 पर 8 इसम उतना लिटरेट ही, अभी 30 पर 2 इसम इलिटरेट ही। तो यहाँ जो डिस्पैरिटी कहती हुई देखो, एक तरफ एक कौम में सिर्फ 5 इसम इलिटरेट ही और एक कौम में 30 पर 2 इसम इलिटरेट ही। तो गवर्नमेंट भी क्या कर सकता, कितना हद तक को ऊपर ला सकती। और हमारे में क्या हो गया, एक माइंडसेट हो गया, मुस्लिम को बोले तो पंचर के दुकान कौन मुस्लिम कर रही, वेल्डिंग कौन कर रही मुस्लिम कर रही, चाय के दुकान कौन ही वो कर रही। वो फेस से ये 10 ईयर्स में बहुत ज़्यादा बदलावट आते गए, लिटरेसी रेट बढ़ता गया। सबके दिमाग में आए, ओ इनो पढ़ रही हमें भी पढ़ेंगे, इनो पढ़ रही हमें भी पढ़ेंगे, इनो कौन से की काम को गए हमारे बच्चे भी जानते, आता गया। ऑल ऑफ ए सडन क्या होगा, एक हुकूमत से ऑर्डर पास हुआ, हिजाब बैन होगा पूरे घर में। हिजाब सिरपों से नहीं दिमागों को पड़गा सबके हुआ। अब मुझे गुस्सा है, मैं गुस्सा होगा, मैं खाना छोड़ी तो किसका नुकसान होता। लॉ ऑफ द लैंड सबको इक्वल, वो बात डिसीजन होता। लेकिन हिजाब बैन को बोल कर नहीं, मैं स्कूल को भेजता नहीं, पढ़ाई कराते नहीं, हमें घर में रख लेती। इस वजह से एक बैकू बच्ची की ज़िंदगी कैसी होते जा रही है। तो एक बैकू बच्ची पैदा होते ही एक उम्र को आए तक भी बाप के ऊपर डिपेंड, हर चीज़ में बाप 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 रहना साथ में। उसके बाद शादी होती, शादी हुई है सोच उनके शौहर के ऊपर डिपेंड। हर बैकू बच्ची 1 रुपया होना का तभी शौहर के सामने हाथ जोड़ना, जो इसे होना उसे होना, उन्हें 100 हिसाब पूछता, इसे कई को कल दिया था ना, परसों दिया था ना, और हाँ उनके सास का परमिशन लेना, ये लेना। उसके बाद उम्र होती है फिर बेटे के ऊपर डिपेंड का, तो फिनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है। एक बैकू बच्ची एम्पावर होना का तो उसे फिनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरत रहती है, वो इंडिपेंडेंस नहीं है। मैं कहाँ वर्क करता हूँ, चित्रदुर्गा, सिरा, कोरटगेरे, वो हर तरफ जब भी 10th एग्ज़ाम PUC एग्ज़ाम आता, टीचर्स हमको बुला को एक मीटिंग करती। मीटिंग करे जब मैं ऑब्जर्व करता हूँ सो मैक्सिमम ड्रॉप आउट्स हमारे आदमियाँ हैं, बहुत ज़्यादा बैकू बच्चे कि वो कई को ड्रॉप आउट्स का तो उनको जाको पूछा तो बोलती अयो स्कूल को जाती है कान तो क्या तो भी हुएंगी को अयो इज्जत गई तो तुम्हें आती क्या। खाली ये मेंटालिटी है। एग्जाम्पल, एक लाइव एग्जाम्पल देती हूँ। सिरा में मैं जाको जब पोस्टिंग हुआ तब 10th के एग्ज़ाम स्टार्ट होने अब 1 महीना था। तब उर्दू स्कूल में मैं एक मीटिंग लेको थी। उर्दू स्कूल के मीटिंग में एक कौन से कहते कि बच्चे एब्सेंट थे, उनके घरों को गए काउंसलिंग करे, बहुत ही सब आगे। लेकिन एक बच्ची को उनके टीचर बोले मैडम बहुत अच्छा पढ़ती लेकिन इसे स्कूल को भेज रहे हैं, शादी करना को कहीं कहते हैं को बोले। बच्ची को बातचीत करने नहीं दे रहे, नहीं मैडम अच्छा रिश्ता आया छोड़ो, अयो पढ़ को क्या करने का है उन्हें छोड़ो, वैसा बोल को शादी करे। हमें कितना की बोले एटलीस्ट 10th PU तो पढ़ाओ बा, उसके बाद क्या तो एक ज़िंदगी होती है। खाली अच्छा रिश्ता को उसके ऊपर डिपेंड कहीं को कर रही हैं, तुम्हारे छोकरी कुछ एक काबिल बनाओ कहता उन्होंने नहीं सुने। वो हुआ, वो मैटर वहाँ क्लोज हुआ। अब रिसेंट मैं कोरटगेरे को आए के बाद क्या हुआ,
वो छोकरी को दोटसागेरे को कोर्टगेरे में है, वो वहाँ को शादी कर को दी। वो छोकरा कोसे की इसमें ड्राइवर क्या की है सब काम। वो छोकरा क्या करे, छोकरी को हैरेसमेंट, फिजिकल हैरेसमेंट करना, पूरा हैरेसमेंट कर को छोड़ को घर को छोड़ को 2-2 दिन चले जाना, वैसा करे। उन्होंने जाकर पुलिस को कंप्लेंट करे तो तुम ना पॉक्सो केस होता। 18 साल से छोटी उम्र की बच्ची को करे तो उल्टा केस पड़ता। 18 साल के छोटी से बच्ची को करे तो शादी हुएस वाले, शादी करेस वाले, निकाह पढ़ाएस वाले, पकाती खाना खाएस वाले पूरे भी जेल के अंदर जाती। वो हो जाकर उन्होंने मेरे पास आए मैडम को, उनको देखे सोचे मैं बोल सकती थी, बहुत कुछ बोलना मेरे दिल में आया। नहीं बा उस दिन हमें तोते बोले जैसा बोले, तुम्हें समझ रहे थे ताज ये हालत आती थी क्या, लेकिन उनकी हालत ऐसी हो गई है, हाथा पावा जोड़ रही। मैडम क्या तो भी कर को बच्ची को एक करो। एक लाइव एग्जाम्पल, ये कैसा एग्जाम्पल, ऐसे कितने हज़ारों के एग्जाम्पल हैं। तो हमें एजुकेशन से दूर भाग रही ना को, हमें एजुकेशन से क्या हो सकता आगे, वो कोई भी माइंड में हमारा आराश नहीं। हमें क्या करती है, हमेशा हुकूमत को उन्होंने क्या करी, हमारे खिलाफ है, गवर्नमेंट हमारे खिलाफ है, OBC 27% हमने रिजर्वेशन है, वो यूटिलाइज कर लियो। 100 आदमी में खाली 21 आदमी हमारा मीम है, 100 कौन भी नहीं छे, 90 पर 9 सब नहीं है। वैसा कहीं को सोचते 90 पर 9 आदमी के बराबर हमारा एक आदमी है को कहीं को नहीं सोचते। ये बॉटल है, ये बॉटल में आधा पानी सरको है, हमें क्या सोच रही, अयो आधा पानी आधा बॉटल खाली है सोच रही नहा को, आधा बॉटल भर को है को की नहीं सोच रहे। हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देख रहे, क्या नेगेटिव है देख रही। एक मैं यहाँ का एक एग्जाम्पल दे चूँ, अकरम सर के बारे में हम बोलने की बात नहीं, उन्होंने कौन सा ख़ानदान आको ही, उनके फादर क्या थे, उनके मदर क्या थे, वो किसे भी हमने मालूम नहीं, बहुत ही सबको नहीं मालूम। सिर्फ मालूम है सो क्या कहता, उन्होंने एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, ग्रेट सिविल सर्वेंट, बहुत ही अच्छे इंसान को बोले। क्यों कहते जहाँ उन्होंने काम कर को ही माइनॉरिटीज़ में डायरेक्टर हो को थे, कितने की आदमियों को माइनॉरिटीज़ का तो क्या मालूम नहीं था। हमें स्कूल में पढ़ते वक्त एक स्कॉलरशिप होना का तो पूरा महीना फिरना था। किसे तो एक किस्म ब्रोकर को लगाते थे, आया क्या, पूरे आदमी वैसा आया क्या भैया स्कॉलर। ये बॉटल है, ये बॉटल में आधा पानी सरको है, हमें क्या सोच रही, अयो आधा बॉटल खाली है सोच रही नहा को, आधा बॉटल भर को है को की नहीं सोच रहे। हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देख रहे, क्या नेगेटिव है देख रही। एक मैं यहाँ का एक एग्जाम्पल दे चूँ, अकरम सर के बारे में हम बोलने की बात नहीं, उन्होंने कौन सा ख़ानदान आको ही, उनके फादर क्या थे, उनके मदर क्या थे, वो किसे भी हमने मालूम नहीं, बहुत ही सबको नहीं मालूम। सिर्फ मालूम है सो क्या कहता, उन्होंने एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, ग्रेट सिविल सर्वेंट, बहुत ही अच्छे इंसान को बोले। क्यों कहते जहाँ उन्होंने काम कर को ही माइनॉरिटीज़ में डायरेक्टर हो को थे, कितने की आदमियों को माइनॉरिटीज़ का तो क्या मालूम नहीं था। हमें स्कूल में पढ़ते वक्त एक स्कॉलरशिप होना का तो पूरा महीना फिरना था। किसे तो एक किस्म ब्रोकर को लगाते थे, आया क्या, पूरे आदमी वैसा आया क्या भैया स्कॉलरशिप आया क्या, ये महीना आया क्या, नहीं और महीना आता कहते खाली वैसा था। अकरम पाशा सर वो सिस्टम में आपको ऐसा एक सिस्टम बनाए कि कंप्लीट ऑनलाइन करे। बच्चा स्कूल जमे जब से 10th स्टैंडर्ड तक प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, 10th के बाद पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, फी रीएम्बर्समेंट, मेरिट कम मेंस, उसके बाद फॉरेन में पढ़ने वाले को ओवरसीज स्कॉलरशिप्स, हर स्कॉलरशिप तुम्हारे मोबाइल में मैसेज आता तुम्हारा स्कॉलरशिप आया। 13 to 14 लाख स्टूडेंट्स हमको स्कॉलरशिप को है माशाल्लाह। ये बहुत ही बड़ा एक लैंडमार्क उन्होंने क्रिएट करे। उसके बाद मुरारजी देसाई स्कूल्स हमारे एक सिस्टम में क्यों हो गया तो गवर्नमेंट स्कूल्स का तो माइंड में आ जाता, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल का क्या भी होता नहीं, टीचर्स खाली धरने को आती हैं, आपको 2 घंटा बैठती हैं, घर को जाती हैं, स्टूडेंट्स का क्या भी ख्याल रखते नहीं। वैसा हमारे दिमाग में आ गया। जैसा अरविंद केजरीवाल दिल्ली में मॉडल स्कूल्स कैसा बनाए, वैसा अकरम सर हम यहाँ मुरारजी देसाई स्कूल्स बनाए। मैं मजाक नहीं कर रही, जब भी मैं सिरा में जाकर हूँ बहुत सारे रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं अलग अलग, लेकिन मुरारजी देसाई स्कूल या एक ऐसा मॉडल बना को ही वो स्कूल में वो हॉस्टल में जमने के वास्ते अब क्यों खोड़ते, सीटा उतना आसानी से नहीं मिलते। क्यों कहते एजुकेशन सिस्टम, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट वो कॉलेज, वो स्कूल्स में टीचर्स हम बनने कहते कि नसीब वाले को बोलते हैं। क्यों कहते उनको उतना हाई फाई वहाँ रेसिडेंशियल स्कूल वाले को वहाँ उनको घर कर को दी टीचर्स हमको
फुल हाई फाई उनको इंफ्रास्ट्रक्चर, बच्चों को पढ़ाई में ई क्लासेस, पूरा हर चीज़ एक सिस्टम ऐसा बना, कोई आगे वो कौन आको कुछ बना सकती नहीं, वो हमने तो मालूम नहीं। ऐसा इन्हों जहाँ जहाँ वर्क करी, सिर्फ वर्क कर को नहीं, हर तरफ इनका नाम का झंडा गाड़ को आको ही, वैसा माशाल्लाह काम कर को। आज का ये जो प्रोग्राम है ये बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम है, क्यों? हमें जो भी प्रोग्राम्स देखती वो प्रोग्राम्स में यूजुअली कौन पाथ फाइंडर्स रहती, कौन ऑलरेडी अचीवर्स रहती, उनको हमें बुला को ऑनररी करती। लेकिन इस बार 10th स्टैंडर्ड और सेकेंड PUC के बच्चे कौन कौन 75% एंड अबव को ही उनको कर रही। ये बहुत ही मेन चीज़ क्या कहते तो ये इनका टर्निंग पॉइंट। अब 10th स्टैंडर्ड सेकेंड PU के जो स्टूडेंट्स ही, अब ये मोमेंट तुम्हारा कल डिसाइड करता, तुम्हें क्या बनती आगे करने का, ये मोमेंट डिसाइड करता, ये तुम्हारा टर्निंग पॉइंट। बहुत ही सब बोलती हैं 10th टर्निंग पॉइंट बोलती हैं, PU टर्निंग पॉइंट बोलती हैं, कितने टर्निंग पॉइंट हैं इनको, क्यों कहते ज़िंदगी छोटी नहीं है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, हर मोमेंट में तुम्हारा एक टर्निंग पॉइंट आते ही जाता। 10th स्टैंडर्ड में बहुत ही सबको पढ़ रही हमें, लेकिन आगे क्या बनना मालूम नहीं, क्या करना मालूम नहीं। 10th स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, 10th स्टैंडर्ड के बाद कितने के ऑप्शंस ही, ITI है, PUC करने का है, बाद डिप्लोमा है, उसके बाद PU। 10th में क्यों टर्निंग पॉइंट बोलती हैं तो 10th में तुम्हें मार्क्स अच्छा आए तो अच्छी कॉलेज पहुँच जाती, कॉलेज में ग्रेडिंग सिस्टम कर डालती, A1 सेक्शन, A2 सेक्शन, 95% एंड अबव A1 सेक्शन, 90s में हिंस वाले A2 सेक्शन, ऐसा सेक्शंस आती। वो सेक्शन में तुम वो माहौल तुम्हारा बने के बाद तुम्हें क्या बनना करने का वहाँ डिसाइड होता। उसके बाद सेकेंड PU में परसेंटेज अच्छा है तो फिर वहाँ इंजीनियर होती, तुम्हें डॉक्टर्स होती, नहीं तो फिर डिप्लोमा करती, नहीं तो फार्मेसी, नर्सिंग, वो कंप्लीट तुम्हारा लाइफ का टर्निंग पॉइंट। फिर उसके बाद मेडिकल करती, उसके बाद फिर टर्निंग पॉइंट जॉब को जमती, हर मोमेंट में टर्निंग पॉइंट आता। ये बहुत ही मेन टर्निंग पॉइंट PU का। मेन हमारे इंडियन में लिटरेसी रेट, ये कौन से भी एक कम्युनिटी नहीं तो एक सोसाइटी का स्टैंडर्ड टूल कैसा है, उसका वो कम्युनिटी का डेवलपमेंट कैसा है, हमें डिसाइडिंग फैक्टर लिटरेसी रेट। लिटरेसी बोले तो और क्या भी नहीं, लेमन टर्म्स में लिटरेसी बोले तो कौन सा भी एक इंसान 7 साल के उम्र से बढ़को है सो इंसान कौन सी भी एक लैंग्वेज में लिखना पढ़ना आना, ये इंसान को हमें लिटरेट बोलते हैं। हमारे इंडिया का लिटरेसी रेट 74% है, उसका मतलब 100 आदमियों में 70 पर 4 इंसान लिटरेट का तो कौन सी भी एक लैंग्वेज में पढ़ना लिखना आता। वो हमारे कर्नाटका का लिटरेसी रेट 75% है। वो माइनॉरिटीज़ को आए तो माइनॉरिटीज़ का तो सिर्फ मुस्लिम्स नहीं आते, जैन्स, क्रिश्चियंस, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी और मुस्लिम्स आते हैं, 6 कैस्ट आते हैं। उसमें जैन्स का परसेंटेज लिटरेसी रेट 95% है, मतलब 94.88, अराउंड 95% है। जिसम इलिटरेट्स ही 90 पर 5 जिसम लिटरेट ही। वो मुस्लिम को आए तो 68%, मतलब 60 पर 8 इसम उतना लिटरेट ही, अभी 30 पर 2 इसम इलिटरेट ही। तो यहाँ जो डिस्पैरिटी कहती हुई देखो, एक तरफ एक कौम में सिर्फ 5 इसम इलिटरेट ही और एक कौम में 30 पर 2 इसम इलिटरेट ही। तो गवर्नमेंट भी क्या कर सकता, कितना हद तक को ऊपर ला सकती। और हमारे में क्या हो गया, एक माइंडसेट हो गया, मुस्लिम को बोले तो पंचर के दुकान कौन मुस्लिम कर रही, वेल्डिंग कौन कर रही मुस्लिम कर रही, चाय के दुकान कौन ही वो कर रही। वो फेस से ये 10 ईयर्स में बहुत ज़्यादा बदलावट आते गए, लिटरेसी रेट बढ़ता गया, सबके दिमाग में आए ओ इनो पढ़ रही हमें भी पढ़ेंगे, इनो पढ़ रही हमें भी पढ़ेंगे, इनो कौन से की काम को गए हमारे बच्चे भी जानते, आता गया। ऑल ऑफ ए सडन क्या होगा, एक हुकूमत से ऑर्डर पास हुआ, हिजाब बैन होगा पूरे घर में, हिजाब सिरपों से नहीं दिमागों को पड़गा सबके हुआ। अब मुझे गुस्सा है, मैं गुस्सा हो को मैं खाना छोड़ी तो किसका नुकसान होता, लॉ ऑफ द लैंड सबको इक्वल, वो बात डिसीजन होता। लेकिन हिजाब बैन को बोल कर नहीं मैं स्कूल को भेजता नहीं, पढ़ाई कराते नहीं, हमें घर में रख लेती। इस वजह से एक बैकू बच्ची की ज़िंदगी कैसी होते जा रही है, तो एक बैकू बच्ची पैदा होते ही एक उम्र को आए तक भी बाप के ऊपर डिपेंड, हर चीज़ में बाप रहना साथ में। उसके बाद शादी होती, शादी हुई है सोच उनके शौहर के ऊपर डिपेंड। हर बैकू बच्ची 1 रुपया होना का तभी शौहर के सामने हाथ जोड़ना, जो इसे होना उसे होना, उन्हें सब हिसाब पूछता, इसे कई को कल दिया था ना, परसों दिया था ना, और हाँ उनके सास का परमिशन लेना, ये लेना। उसके बाद उम्र होती है फिर बेटे के ऊपर डिपेंड का, तो फिनेंशियल इंडिपेंडेंसी नहीं है।
एक भाई को बच्ची एम्पावर होना का तो उसे फिनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरत रहती है, वो इंडिपेंडेंस इसने है। मैं कहाँ वर्क करता हूँ, चित्रदुर्गा, सिरा, कोरटगेरे, वो हर तरफ जब भी 10th एग्ज़ाम PUC एग्ज़ाम आता, टीचर्स हमको बुला को एक मीटिंग करती, मीटिंग करे जब मैं ऑब्जर्व करता हूँ उनसे मैक्सिमम ड्रॉप आउट्स हमारे आदमियाँ हैं, बहुत ज़्यादा भाई को बच्चे कि वो कई को ड्रॉप आउट्स का तो उनको जाको पूछा तो बोलती अयो स्कूल को जाती है कान तो क्या तो भी हुएंगी को अयो इज्जत गई तो तुम्हें आती क्या, खाली ये मेंटालिटी है। एग्जाम्पल एक लाइव एग्जाम्पल देती हूँ, सिरा में मैं जाको जब पोस्टिंग हुआ तब 10th के एग्ज़ाम स्टार्ट होने अब 1 महीना था, तब उर्दू स्कूल में मैं एक मीटिंग लेको थी। उर्दू स्कूल के मीटिंग में एक कौन सी कहते कि बच्चे एब्सेंट थे, उनके घरों को गए काउंसलिंग करे, बहुत ही सब आगे, लेकिन एक बच्ची को उनके टीचर बोले मैडम बहुत अच्छा पढ़ती लेकिन इसे स्कूल को भेज रहे हैं, शादी करना को कहीं कहते हैं को बोले, बच्ची को बातचीत करने नहीं दे रहे, नहीं मैडम अच्छा रिश्ता आया छोड़ो, अयो पढ़ को क्या करने का है उन्हें छोड़ो, वैसा बोल को शादी करे। हमें कितना की बोले एटलीस्ट 10th PU तो पढ़ाओ बा, उसके बाद क्या तो एक ज़िंदगी होती है, खाली अच्छा रिश्ता को उसके ऊपर डिपेंड कहीं को कर रही, तुम्हारे छोकरी कुछ एक काबिल बनाओ, कहता उन्होंने नहीं सुने। वो हुआ, वो मैटर वहाँ क्लोज हुआ। अब रिसेंट मैं कोरटगेरे को आए के बाद क्या हुआ, वो छोकरी को दोटसागेरे को कोरटगेरे में है, वो वहाँ को शादी कर को दी। वो छोकरा कोसे कि इसमें ड्राइवर क्या की है सब काम, वो छोकरा क्या करे, छोकरी को हैरेसमेंट, फिजिकल हैरेसमेंट करना, पूरा हैरेसमेंट कर को छोड़ को घर को छोड़ को 2-2 दिन चले जाना, वैसा करे। उन्होंने जाको पुलिस को कंप्लेंट करे तो तुम ना पॉक्सो केस होता, 18 साल से छोटी उम्र की बच्ची को करे तो उल्टा केस पड़ता, 18 साल के छोटी से बच्ची को करे तो शादी हुएस वाले, शादी करेस वाले, निकाह पढ़ाएस वाले, पकाती खाना खाएस वाले, पूरे भी जेल के अंदर जाती। वो हो जाकर उन्होंने मेरे पास आए मैडम का को, उनको देखे सोचे मैं बोल सकती थी, बहुत कुछ बोलना मेरे दिल में आया, नहीं बा उस दिन हमें तो तक बोले जैसे बोले तुम्हें समझा रहता था आज ये हालत आती थी क्या, लेकिन उनकी हालत ऐसी हो गई है, हाथा पावा जोड़ रही, मैडम क्या तो भी कर को बच्ची को एक करो। एक लाइव एग्जाम्पल, ये कैसा एग्जाम्पल है, ऐसे कितने हज़ारों के एग्जाम्पल हैं। तो हमें एजुकेशन से दूर भाग रही ना को, हमें एजुकेशन से क्या हो सकता आगे, वो कोई भी माइंड में हमारा आराश नहीं। हमें क्या करती है, हमेशा हुकूमत को उन्होंने क्या करी, हमारे खिलाफ है, गवर्नमेंट हमारे खिलाफ है, OBC 27% हमने रिजर्वेशन है, वो यूटिलाइज कर लियो। 100 आदमी में खाली एक ही आदमी हमारा मीम है, 100 कौन भी नहीं छे, 90 पर 9 सब नहीं है, वैसा कहीं को सोचते 90 पर 9 आदमी के बराबर हमारा एक आदमी है को कहीं को नहीं सोचते। ये बॉटल है, ये बॉटल में आधा पानी सरको है, हमें क्या सोच रही, अयो आधा पानी आधा बॉटल खाली है सोच रही नहा को, आधा बॉटल भर को है को की नहीं सोच रहे। हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देख रहे, क्या नेगेटिव है देख रही। एक मैं यहाँ का एक एग्जाम्पल दे चूँ, अकरम सर के बारे में हम बोलने की बात नहीं, उन्होंने कौन सा ख़ानदान आको ही, उनके फादर क्या थे, उनके मदर क्या थे, वो किसे भी हमने मालूम नहीं, बहुत ही सबको नहीं मालूम। सिर्फ मालूम है सो क्या कहता, उन्होंने एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, ग्रेट सिविल सर्वेंट, बहुत ही अच्छे इंसान को बोले, क्यों कहता जहाँ उन्होंने काम कर को ही माइनॉरिटीज़ में डायरेक्टर हो को थे, कितने की आदमियों को माइनॉरिटीज़ का तो क्या मालूम नहीं था। हमें स्कूल में पढ़ते वक्त ये एक स्कॉलरशिप होना का तो पूरा महीना फिरना था, किसे तो एक किस्म ब्रोकर को लगाते थे, आया क्या पूरे आदमी वैसा आया क्या भैया स्कॉलर। ये बॉटल है, ये बॉटल में आधा पानी सरको है, हमें क्या सोच रही, अयो आधा बॉटल खाली है सोच रही नहा को, आधा बॉटल भर को है को की नहीं सोच रहे। हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देख रहे, क्या नेगेटिव है देख रही। एक मैं यहाँ का एक एग्जाम्पल दे चूँ, अकरम सर के बारे में हम बोलने की बात नहीं, उन्होंने कौन सा ख़ानदान आको ही, उनके फादर क्या थे, उनके मदर क्या थे, वो किसे भी हमने मालूम नहीं, बहुत ही सबको नहीं मालूम। सिर्फ मालूम है सो क्या कहता, उन्होंने एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, ग्रेट सिविल सर्वेंट, बहुत ही अच्छे इंसान को बोले, क्यों कहता जहाँ उन्होंने काम कर को ही माइनॉरिटीज़ में डायरेक्टर हो को थे, कितने की आदमियों को माइनॉरिटीज़ का तो क्या मालूम नहीं था। हमें स्कूल में पढ़ते वक्त ये एक स्कॉलरशिप होना का तो पूरा महीना फिरना था, किसे तो एक किस्म ब्रोकर को लगाते थे, आया क्या पूरे आदमी वैसा आया क्या भैया स्कॉलरशिप आया क्या, ये महीना आया क्या, नहीं और महीना आता कहते खाली वैसा था। अकरम पाशा सर वो सिस्टम में आपको ऐसा एक सिस्टम बनाए कि कंप्लीट ऑनलाइन करे,
बच्चा स्कूल जमे जब से 10th स्टैंडर्ड तक प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, 10th के बाद पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, फी रीएम्बर्समेंट, मेरिट कम मेंस, उसके बाद फॉरेन में पढ़ने वाले को ओवरसीज स्कॉलरशिप्स, हर स्कॉलरशिप तुम्हारे मोबाइल में मैसेज आता तुम्हारा स्कॉलरशिप आया। 13 to 14 लाख स्टूडेंट्स हमको स्कॉलरशिप को है माशाल्लाह। ये बहुत ही बड़ा एक लैंडमार्क उन्होंने क्रिएट करे। उसके बाद मुरारजी देसाई स्कूल्स हमारे एक सिस्टम में क्यों हो गया तो गवर्नमेंट स्कूल्स का तो माइंड में आ जाता गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल का क्या भी होता नहीं, टीचर्स खाली धरने को आती हैं, आपको 2 घंटा बैठती हैं, घर को जाती हैं, स्टूडेंट्स का क्या भी ख्याल रखते नहीं। वैसा हमारे दिमाग में आ गया। जैसा अरविंद केजरीवाल दिल्ली में मॉडल स्कूल्स कैसा बनाए, वैसा अकरम सर हम यहाँ मुरारजी देसाई स्कूल्स बनाए। मैं मजाक नहीं कर रही, जब भी मैं सिरा में जाकर हूँ बहुत सारे रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं अलग अलग, लेकिन मुरारजी देसाई स्कूल या एक ऐसा मॉडल बना को ही वो स्कूल में वो हॉस्टल में जमने के वास्ते अब क्यों खोड़ते, सीटा उतना आसानी से नहीं मिलते क्यों कहते एजुकेशन सिस्टम, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट वो कॉलेज वो स्कूल्स में टीचर्स हम बनने कहते कि नसीब वाले को बोलते हैं क्यों कहते उनको उतना हाईफाई हांच रेसिडेंशियल स्कूल वाले को हांच उनको घर कर को दी टीचर्स हमको फुल हाईफाई उनको इंफ्रास्ट्रक्चर, बच्चों को पढ़ाई में ई क्लासेस पूरा हर चीज़ एक सिस्टम ऐसा बना कोई आगे वो कौन आको कुछ बना सकती नहीं वो हमने तो मालूम नहीं। ऐसा इन्हों जहाँ जहाँ वर्क करी सिर्फ वर्क कर को नहीं, हर तरफ इनका नाम का झंडा गाड़ को आको ही वैसा माशाल्लाह काम कर को। आज का ये जो प्रोग्राम है ये बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम है क्यों हमें जो भी प्रोग्राम्स देखती वो प्रोग्राम्स में यूजुअली कौन पाथ फाइंडर्स रहती, कौन ऑलरेडी अचीवर्स रहती, उनको हमें बुला कर ऑनररी करती। लेकिन इस बार 10th स्टैंडर्ड और 2nd PUC के बच्चे कौन कौन 75% एंड अबव को ही उनको कर रही। ये बहुत ही मेन चीज़ क्या कहते हो ये इनका टर्निंग पॉइंट। अब 10th स्टैंडर्ड 2nd PU के जो स्टूडेंट्स हैं अब ये मोमेंट तुम्हारा कल डिसाइड करता, तुम्हें क्या बनती है आगे करने का ये मोमेंट डिसाइड करता, ये तुम्हारा टर्निंग पॉइंट। बहुत ही सब बोलते हैं 10th टर्निंग पॉइंट बोलती हैं, PU टर्निंग पॉइंट बोलती हैं, कितने टर्निंग पॉइंट हैं इनको क्यों कहते ज़िंदगी छोटी नहीं है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, हर मोमेंट में तुम्हारा एक टर्निंग पॉइंट आते जाता। 10th स्टैंडर्ड में बहुत ही सबको पढ़ रही हमें, लेकिन आगे क्या बनना मालूम नहीं, क्या करना मालूम नहीं। 10th स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, 10th स्टैंडर्ड के बाद कितने के ऑप्शंस हैं, ITI है, PUC करने का है, बाद डिप्लोमा है, उसके बाद PU। 10th में क्यों टर्निंग पॉइंट बोलती हैं तो 10th में तुम्हें मार्क्स अच्छा आए तो अच्छी कॉलेज पहुँच जाती, कॉलेज में ग्रेडिंग सिस्टम कर डालती, A1 सेक्शन, A2 सेक्शन, 95% एंड अबव A1 सेक्शन, 90s में हिंस वाले A2 सेक्शन, ऐसा सेक्शंस आती। वो सेक्शन में तुम वो माहौल तुम्हारा बने के बाद तुम्हें क्या बनना करने का वहाँ डिसाइड होता। उसके बाद 2nd PU में परसेंटेज अच्छा है तो फिर वहाँ इंजीनियर होती, तुम्हें डॉक्टर्स होती, नहीं तो फिर डिप्लोमा करती, नहीं तो फार्मेसी, नर्सिंग, वो कंप्लीट तुम्हारा लाइफ का टर्निंग पॉइंट। फिर उसके बाद मेडिकल करती, उसके बाद फिर टर्निंग पॉइंट जॉब को जमती हैं, हर मोमेंट में टर्निंग पॉइंट आता। ये बहुत ही मेन टर्निंग पॉइंट PU का। मेन हमारे इंडियन में लिटरेसी रेट ये कौन से भी एक कम्युनिटी नहीं तो एक सोसाइटी का स्टैंडर्ड टूल कैसा है, उसका वो कम्युनिटी का डेवलपमेंट कैसा है, हमें डिसाइडिंग फैक्टर लिटरेसी रेट। लिटरेसी बोले तो और क्या भी नहीं, लेमन टर्म्स में लिटरेसी बोले तो कौन सा भी एक इंसान 7 साल के उम्र से बढ़को है सो इंसान कौन सी भी एक लैंग्वेज में लिखना पढ़ना आना, ये इंसान को हमें लिटरेट बोलते हैं। हमारे इंडिया का लिटरेसी रेट 74% है, उसका मतलब 100 आदमियों में 70 पर 4 इंसान लिटरेट का तो कौन सी भी एक लैंग्वेज में पढ़ना लिखना आता। वो हमारे कर्नाटका का लिटरेसी रेट 75% है। वो माइनॉरिटीज़ को आए तो माइनॉरिटीज़ को तो सिर्फ मुस्लिम्स नहीं आते, जैन्स, क्रिश्चियंस, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी और मुस्लिम्स आते हैं, 6 कैस्ट आते हैं। उसमें जैन्स का परसेंटेज लिटरेसी रेट 95% है, मतलब 94.88 अराउंड 95% है। 5 इसम इलिटरेट्स ही, 90 पर 5 इसम लिटरेट हैं। वो मुस्लिम को आए तो 68%, मतलब 60 पर 8 इसम उतना लिटरेट ही, अभी 30 पर 2 इसम इलिटरेट ही। तो यहाँ जो डिस्पैरिटी कहती हुई देखो, एक तरफ एक कौम में सिर्फ 5 इसम इलिटरेट ही और एक कौम में 30 पर 2 इसम इलिटरेट ही। तो गवर्नमेंट भी क्या कर सकता, कितना हद तक को ऊपर ला सकती।
और हमारे में क्या हो गया, एक माइंडसेट हो गया, मुस्लिम को बोले तो पंचर के दुकान कौन, मुस्लिम कर रही है, वेल्डिंग कौन कर रही है, मुस्लिम कर रही है, चाय के दुकान कौन ही, वो कर रही। वो फेज से ये 10 ईयर्स में बहुत ज़्यादा बदलावट आते गए, लिटरेसी रेट बढ़ता गया, सबके दिमाग में आए, ओ इनो पढ़ रही हमें भी पढ़ेंगे, इनो पढ़ रही हमें भी पढ़ेंगे, इनो कौन से की काम को गए हमारे बच्चे भी जानते, आता गया। ऑल ऑफ ए सडन क्या होगा, एक हुकूमत से ऑर्डर पास हुआ, हिजाब बैन होगा पूरे घर में, हिजाब सिरपों से नहीं दिमागों को पड़गा सबके हुआ। अब मुझे गुस्सा है, मैं गुस्सा हो को मैं खाना छोड़ी तो किसका नुकसान होता, लॉ ऑफ द लैंड सबको इक्वल, वो बात डिसीजन होता। लेकिन हिजाब बैन को बोल कर नहीं, मैं स्कूल को भेजता नहीं, पढ़ाई कराते नहीं, हमें घर में रख लेती। इस वजह से एक बैकू बच्ची की ज़िंदगी कैसी होते जा रही है, तो एक बैकू बच्ची पैदा होते ही एक उम्र को आए तक भी बाप के ऊपर डिपेंड, हर चीज़ में बाप 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 रहना साथ में। उसके बाद शादी होती, शादी हुए सोच उनके शौहर के ऊपर डिपेंड, हर बैकू बच्ची 1 रुपया होना का तो भी शौहर के सामने हाथ जोड़ना, जो ऐसे होना उससे होना, उन्हें सौ हिसाब पूछता, इसे कई को कल दिया था ना, परसों दिया था ना, और हाँ उनके सास का परमिशन लेना, ये लेना। उसके बाद उम्र होती है, फिर बेटे के ऊपर डिपेंड का, तो फिनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है। एक बैकू बच्ची एम्पावर होना का तो उसे फिनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरत रहती है, वो इंडिपेंडेंस नहीं है। मैं कहाँ वर्क करता हूँ, चित्रदुर्गा, सिरा, कोरटगेरे, वो हर तरफ जब भी 10th एग्ज़ाम PUC एग्ज़ाम आता, टीचर्स हमको बुला को एक मीटिंग करती, मीटिंग करे जब मैं ऑब्जर्व करता हूँ सो मैक्सिमम ड्रॉप आउट्स हमारे आदमियाँ हैं, बहुत ज़्यादा बैकू बच्चे कि वो कई को ड्रॉप आउट्स का तो उनको जाको पूछा तो बोलती अयो स्कूल को जाती है कान तो क्या तो भी हुएंगी को अयो इज्जत गई तो तुम्हें आती क्या, खाली ये मेंटालिटी है। एग्जाम्पल, एक लाइव एग्जाम्पल देती हूँ। सिरा में मैं जाको जब वो पोस्टिंग हुआ तब 10th के एग्ज़ाम स्टार्ट होने अब 1 महीना था, तब उर्दू स्कूल में मैं एक मीटिंग लेको थी। उर्दू स्कूल के मीटिंग में एक कौन से कहते कि बच्चे एब्सेंट थे, उनके घरों को गए काउंसलिंग करे, बहुत ही सब आगे। लेकिन एक बच्ची को उनके टीचर बोले मैडम बहुत अच्छा पढ़ती, लेकिन इसे स्कूल को भेज रहे हैं, शादी करना को कहीं कहते हैं को बोले, बच्ची को बातचीत करने नहीं दे रहे, नहीं मैडम अच्छा रिश्ता आया छोड़ो, अयो पढ़ को क्या करने का है उन्हें छोड़ो, वैसा बोल को शादी करें। हमें कितना की बोले एटलीस्ट 10th PU तो पढ़ो बा, उसके बाद क्या तो एक ज़िंदगी होती है, खाली अच्छा रिश्ता को उसके ऊपर डिपेंड कहीं को कर रही है, तुम्हारे छोकरी कुछ एक काबिल बनाओ कहता उन्होंने नहीं सुने। वो हुआ, वो मैटर वहाँ क्लोज हुआ। अब रिसेंट में कोरटगेरे को आए के बाद क्या हुआ, वो छोकरी को दोटसागेरे को कोरटगेरे में है, वो वहाँ को शादी कर को दी। वो छोकरा कोसे की इसमें ड्राइवर क्या की है सब काम, वो छोकरा क्या करे, छोकरी को हैरासमेंट, फिजिकल हैरासमेंट करना, पूरा हैरासमेंट कर को छोड़ को घर को छोड़ को 2-2 दिन चले जाना, वैसा करे। उन्होंने जाको पुलिस को कंप्लेंट करे तो तुमना पॉक्सो केस होता, 18 साल से छोटी उम्र की बच्ची को करे तो उल्टा केस पड़ता, 18 साल के छोटी से बच्ची को करे तो शादी हुएस वाले, शादी करेस वाले, निकाह पढ़ाएस वाले, पकाती खाना खाएस वाले, पूरे को भी पूरे भी जेल के अंदर जाती। वो हो जाकर उन्होंने मेरे पास आए मैडम को, उनको देखे सोचे मैं बोल सकती थी, बहुत कुछ बोलना मेरे दिल में आया नहीं बा, उस दिन हमें तो तक बोले जैसा बोले तुम्हें समझ रहे थे ताज ये हालत आती थी क्या, लेकिन उनकी हालत ऐसी होगी है, हाथा पावा जोड़ रही, मैडम क्या तो भी कर को बच्ची को एक करो। एक लाइव एग्जाम्पल, ये कैसा एग्जाम्पल, ऐसे कितने हज़ारों के एग्जाम्पल हैं। तो हमें एजुकेशन से दूर भाग रही ना को, हमें एजुकेशन से क्या हो सकता आगे, वो कोई भी माइंड में हमारा आराश नहीं। हमें क्या करती है, हमेशा हुकूमत को उन्होंने क्या करें, हमारे खिलाफ है, गवर्नमेंट हमारे खिलाफ है, OBC 27% हमने रिजर्वेशन है, वो यूटिलाइज कर लियो। 100 आदमियों में खाली 21 आदमी हमारा मीम है, 100 कौन भी नहीं छे, 90 पर 9 सब नहीं है, वैसा कहीं को सोचते 90 पर 9 आदमी के बराबर हमारा 1 आदमी है को कहीं को नहीं सोचते। ये बॉटल है, ये बॉटल में आधा पानी सर को है, हमें क्या सोच रही, अयो आधा पानी आधा बॉटल खाली है सोच रही नहा को, आधा बॉटल भर को है को की नहीं सोच रहे। हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देख रहे, क्या नेगेटिव है देख रही। एक मैं यहाँ का चेक एग्जाम्पल दे चूँ, अकरम सर के बारे में हम बोलने की बात नहीं, उन्होंने कौन सा ख़ानदान को ही, उनके फादर क्या थे, उनके मदर क्या थे, वो किसे भी हमने मालूम नहीं, बहुत ही सबको नहीं मालूम। सिर्फ मालूम है सो क्या कहता, उन्होंने एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, ग्रेट सिविल सर्वेंट, बहुत ही अच्छे इंसान को बोले। क्यों कहते जहाँ उन्होंने काम कर को ही माइनॉरिटीज़ में डायरेक्टर हो को थे,
कितने की आदमियों को माइनॉरिटीज़ का तो क्या मालूम नहीं था। हमें स्कूल में पढ़ते वक्त एक स्कॉलरशिप होना का तो पूरा महीना फिरना था। किसे तो एक किस्म ब्रोकर को लगाते थे, आया क्या पूरे आदमी वैसा च आया क्या भैया स्कॉलर। ये बॉटल है, ये बॉटल में आधा पानी सर को है। हमें क्या सोच रही, अयो आधा पानी आधा बॉटल खाली है सोच रही नहा को, आधा बॉटल भर को है को की नहीं सोच रहे। हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देख रहे, क्या नेगेटिव है देख रही। एक मैं यहाँ का एक एग्जाम्पल दे चूँ, अकरम सर के बारे में हम बोलने की बात नहीं। उन्होंने कौन सा ख़ानदान आको ही, उनके फादर क्या थे, उनके मदर क्या थे, वो किसे भी हमने मालूम नहीं, बहुत ही सबको नहीं मालूम। सिर्फ मालूम है सो क्या कहता, उन्होंने एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, ग्रेट सिविल सर्वेंट, बहुत ही अच्छा इंसान को बोले। क्यों कहता जहाँ उन्होंने काम कर को ही माइनॉरिटीज़ में डायरेक्टर हो को थे। कितने की आदमियों को माइनॉरिटीज़ का तो क्या मालूम नहीं था। हमें स्कूल में पढ़ते वक्त एक स्कॉलरशिप होना का तो पूरा महीना फिरना था। किसे तो एक किस्म ब्रोकर को लगाते थे, आया क्या पूरे आदमी वैसा च आया क्या भैया स्कॉलरशिप आया क्या, ये महीना आया क्या, नहीं और महीना आता कहते खाली वैसा था। अकरम पाशा सर वो सिस्टम में आपको ऐसा एक सिस्टम बनाए कि कंप्लीट ऑनलाइन करे। बच्चा स्कूल जमे जब से 10th स्टैंडर्ड तक प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, 10th के बाद पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, फी रीएम्बर्समेंट, मेरिट कम मेंस, उसके बाद फॉरेन में पढ़ने वाले को ओवरसीज स्कॉलरशिप्स। हर स्कॉलरशिप तुम्हारे मोबाइल में मैसेज आता तुम्हारा स्कॉलरशिप आया। 13 to 14 लाख स्टूडेंट्स हमको स्कॉलरशिप को है माशाल्लाह। ये बहुत ही बड़ा एक लैंडमार्क उन्होंने क्रिएट करे। उसके बाद मुरारजी देसाई स्कूल्स हमारे एक सिस्टम में क्यों हो गया है तो गवर्नमेंट स्कूल्स का तो माइंड में आ जाता। गवर्नमेंट स्कूल का क्या भी होता नहीं। टीचर्स खाली धरने को आती हैं, आपको 2 घंटा बैठती हैं, घर को जाती हैं। स्टूडेंट्स का क्या भी ख्याल रखते नहीं। वैसा हमारे दिमाग में आ गया। जैसा अरविंद केजरीवाल दिल्ली में मॉडल स्कूल्स कैसा बनाए, वैसा अकरम सर हम यहाँ मुरारजी देसाई स्कूल्स बनाए। मैं मजाक नहीं कर रही, जब भी मैं सिरा में जाकर हूँ बहुत सारे रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं अलग अलग, लेकिन मुरारजी देसाई स्कूल एक ऐसा मॉडल बना को ही वो स्कूल में वो हॉस्टल में जमने के वास्ते अब क्यों खोड़ते, सीटा उतना आसानी से नहीं मिलते। क्यों कहते तो एजुकेशन सिस्टम, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट वो कॉलेज वो स्कूल्स में टीचर्स हम बनने कहते कि नसीब वाले को बोलती हैं। क्यों कहते उनको उतना हाई फाई वांच रेसिडेंशियल स्कूल वाले को वांच उनको घर कर को दी टीचर्स को फुल हाई फाई उनको इंफ्रास्ट्रक्चर, बच्चों को पढ़ाई में ई क्लासेस पूरा हर चीज़ एक सिस्टम ऐसा बना कोई आगे वो कौन आको कुछ बना सकती नहीं, वो हमने तो मालूम नहीं। ऐसा इन्हों जहाँ वर्क करी सिर्फ वर्क कर को नहीं, हर तरफ इनका नाम का झंडा गाड़ को आको ही वैसा माशाल्लाह काम कर को। आज का ये जो प्रोग्राम है ये बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम है। क्यों हमें जो भी प्रोग्राम्स देखती हैं वो प्रोग्राम्स में यूजुअली कौन पाथ फाइंडर्स रहती हैं, कौन ऑलरेडी अचीवर्स रहती हैं, उनको हमें बुला को ऑनररी करती हैं। लेकिन इस बार 10th स्टैंडर्ड और 2nd PUC के बच्चे कौन 75% एंड अबव को ही उनको कर रही। ये बहुत ही मेन चीज़ क्या कहते हो, ये इनका टर्निंग पॉइंट। अब 10th स्टैंडर्ड 2nd PU के जो स्टूडेंट्स हैं, अब ये मोमेंट तुम्हारा कल डिसाइड करता, तुम्हें क्या बनते हैं आगे करने का, ये मोमेंट डिसाइड करता। ये तुम्हारा टर्निंग पॉइंट। बहुत ही सब बोलते हैं 10th टर्निंग पॉइंट बोलते हैं, PU टर्निंग पॉइंट बोलते हैं, कितने टर्निंग पॉइंट हैं इनको। क्यों कहता तो ज़िंदगी छोटी नहीं है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है। हर मोमेंट में तुम्हारा एक टर्निंग पॉइंट आते जाता। 10th स्टैंडर्ड में बहुत ही सबको पढ़ रही हमें, लेकिन आगे क्या बनना मालूम नहीं, क्या करना मालूम नहीं। 10th स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, 10th स्टैंडर्ड के बाद कितने के ऑप्शंस हैं, ITI है, PUC करने का है, बाद डिप्लोमा है, उसके बाद PU। 10th में क्यों टर्निंग पॉइंट बोलती हैं तो 10th में तुम्हें मार्क्स अच्छा आए तो अच्छी कॉलेज को जाती। कॉलेज में ग्रेडिंग सिस्टम कर डालती हैं, A1 सेक्शन, A2 सेक्शन, 95% एंड अबव A1 सेक्शन, 90s में हिंस वाले A2 सेक्शन, ऐसा सेक्शंस आती। वो सेक्शन में तुम वो माहौल तुम ना बने के बाद तुम्हें क्या बनना करने का वहाँ डिसाइड होता। उसके बाद 2nd PU में परसेंटेज अच्छा है तो फिर वहाँ इंजीनियर होती, तुम्हें डॉक्टर्स होती, नहीं तो फिर डिप्लोमा करती, नहीं तो फार्मेसी, नर्सिंग, वो कंप्लीट तुम्हारा लाइफ का टर्निंग पॉइंट। फिर उसके बाद मेडिकल करती, उसके बाद फिर टर्निंग पॉइंट जॉब को जमती। हर मोमेंट में टर्निंग पॉइंट आता। ये बहुत ही मेन टर्निंग पॉइंट PU का। मेन
हमारे इंडियन में लिटरेसी रेट, ये कौन सी भी एक कम्युनिटी नहीं तो एक सोसाइटी का स्टैंडर्ड टूल कैसा है, उसका वो कम्युनिटी का डेवलपमेंट कैसा है, हमें डिसाइडिंग फैक्टर लिटरेसी रेट। लिटरेसी बोले तो और क्या भी नहीं, लेमन टर्म्स में लिटरेसी बोले तो कौन सा भी एक इंसान 7 साल के उम्र से बढ़को है सो इंसान कौन सी भी एक लैंग्वेज में लिखना पढ़ना आना, ये इंसान को हमें लिटरेट बोलते हैं। हमारे इंडिया का लिटरेसी रेट 74% है। उसका मतलब 100 आदमियों में 70 पर 4 इंसान लिटरेट का तो कौन सी भी एक लैंग्वेज में पढ़ना लिखना आता। वो हमारे कर्नाटका का लिटरेसी रेट 75% है। वो माइनॉरिटीज़ को आए तो माइनॉरिटीज़ का तो सिर्फ मुस्लिम्स नहीं आते, जैन्स, क्रिश्चियंस, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी और मुस्लिम्स आते हैं, 6 कैस्ट आते हैं। उसमें जैन्स का परसेंटेज लिटरेसी रेट 95% है, मतलब 94.88 अराउंड 95% है। जिसम इलिटरेट्स ही 90 पर 5 जिसम लिटरेट हैं। वो मुस्लिम को आए तो 68%, मतलब 60 पर 8 इसम उतना लिटरेट ही, अभी 30 पर 2 इसम इलिटरेट ही। तो यहाँ जो डिस्पैरिटी कहती हुई देखो, एक तरफ एक कौम में सिर्फ 5 इसम इलिटरेट ही और एक कौम में 30 पर 2 इसम इलिटरेट ही। तो गवर्नमेंट भी क्या कर सकता, कितना हद तक को ऊपर ला सकती। और हमारे में क्या हो गया, एक माइंडसेट हो गया, मुस्लिम को बोले तो पंचर के दुकान कौन, मुस्लिम कर रही है, वेल्डिंग कौन कर रही है, मुस्लिम कर रही है, चाय के दुकान कौन ही, वो कर रही। वो फेस से ये 10 ईयर्स में बहुत ज़्यादा बदलावट आते गए, लिटरेसी रेट बढ़ता गया। सबके दिमाग में आए, ओ इनो पढ़ रही हमें भी पढ़ेंगे, इनो पढ़ रही हमें भी पढ़ेंगे, इनो कौन से की काम को गए हमारे बच्चे भी जानते, आता गया। ऑल ऑफ ए सडन क्या होगा, एक हुकूमत से ऑर्डर पास हुआ, हिजाब बैन होगा पूरे घर में, हिजाब सिर्फों से नहीं दिमागों को पड़गा सबके हुआ। अब मुझे गुस्सा है, मैं गुस्सा होगा, मैं खाना छोड़ी तो किसका नुकसान होता, लॉ ऑफ द लैंड सबको इक्वल, वो बहुत डिसीजन होता। लेकिन हिजाब बैन को बोल कर नहीं, मैं स्कूल को भेजता नहीं, पढ़ाई कराते नहीं, हमें घर में रख लेती। इस वजह से एक बैकू बच्ची की ज़िंदगी कैसी होते जा रही है, तो एक बैकू बच्ची पैदा होते ही एक उम्र को आए तक भी बाप के ऊपर डिपेंड, हर चीज़ में बाप 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 रहना साथ में। उसके बाद शादी होती, शादी हुई सोच उनके शौहर के ऊपर डिपेंड। हर बैकू बच्ची 1 रुपया होना का तो भी शौहर के सामने हाथ जोड़ना, जो इसे होना उसे होना, उन्हें 100 हिसाब पूछता, इसे कई को कल दिया था ना, परसों दिया था ना, और हाँ उनके सास का परमिशन लेना, ये लेना। उसके बाद उम्र होती है, फिर बेटे के ऊपर डिपेंड का तो फिनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है। एक बैकू बच्ची एम्पावर होना का तो उसे फिनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरत रहती है, वो इंडिपेंडेंस नहीं है। मैं कहाँ वर्क कर कहूँ, चित्रदुर्गा, सिरा, कोरटगेरे, वो हर तरफ जब भी 10th एग्ज़ाम PUC एग्ज़ाम आता, टीचर्स हमको बुला को एक मीटिंग करती, मीटिंग करे जब मैं ऑब्जर्व कर कहूँ सो मैक्सिमम ड्रॉप आउट्स हमारे आदमियाँ ही बहुत ज़्यादा बैकू बच्चे कि वो कई को ड्रॉप आउट्स का तो उनको जाको पूछा तो बोलती, अयो स्कूल को जाती है कान तो क्या तो भी हुएंगी को, अयो इज्जत गई तो तुम्हें आती क्या, खाली ये मेंटालिटी है। एग्जाम्पल, एक लाइव एग्जाम्पल दे चूँ, सिरा में मैं जाको जब पोस्टिंग हुआ तब 10th के एग्ज़ाम स्टार्ट होने अब 1 महीना था, तब उर्दू स्कूल में मैं एक मीटिंग लेको थी। उर्दू स्कूल के मीटिंग में एक कौन सी की कहते कि बच्चे एब्सेंट थे, उनके घरों को गए काउंसलिंग करे, बहुत ही सब आगे। लेकिन एक बच्ची को उनके टीचर बोले, मैडम बहुत अच्छा पढ़ती लेकिन इसे स्कूल को भेज रहे हैं, शादी करना को ही कहते हैं को बोले, बच्ची को बातचीत करने नहीं दे रहे, नहीं मैडम अच्छा रिश्ता आया छोड़ो, अयो पढ़ को क्या करने का है उन्हें छोड़ो, वैसा बोल को शादी करे। हमें कितना की बोले एटलीस्ट 10th PU तो पढ़ो बा, उसके बाद क्या तो एक ज़िंदगी होती है, खाली अच्छा रिश्ता को उसके ऊपर डिपेंड कहीं को कर रही हैं, तुम्हारे छोकरी कुछ एक काबिल बनाओ कहता उन्होंने नहीं सुने। वो हुआ, वो मैटर वहाँ क्लोज हुआ। अब रिसेंट मैं कोरटगेरे को आए के बाद क्या हुआ, वो छोकरी को दोटसागेरे को कोरटगेरे में है, वो वहाँ को शादी कर को दी। वो छोकरा कोसे की इसमें ड्राइवर क्या की है सब काम, वो छोकरा क्या करे, छोकरी को हैरासमेंट, फिजिकल हैरासमेंट करना, पूरा हैरासमेंट कर को छोड़ को घर को छोड़ को 2-2 दिन चले जाना, वैसा करे। उन्होंने जाकर पुलिस को कंप्लेंट करे तो तुम ना पॉक्सो केस होता, 18 साल से छोटी उम्र की बच्ची को करे तो उल्टा केस पड़ता, 18 साल के छोटी से बच्ची को करे तो शादी हुएस वाले, शादी करेस वाले, निकाह पढ़ाएस वाले, पकाती खाना खाएस वाले, पूरे को भी पूरे भी जेल के अंदर जाती। वो हो जाकर उन्होंने मेरे पास आए मैडम का को, उनको देखे सच मैं बोल सकती थी, बहुत कुछ बोलना मेरे दिल में आया,
नहीं बा, उस दिन हमें तोते बोले जैसा बोले तुम्हें समझ रहे थे तो आज ये हालत आती थी क्या। लेकिन उनकी हालत ऐसी होगी है, हाथा पावा जोड़ रही, मैडम क्या तो भी कर को बच्ची को एक करो। एक लाइव एग्जाम्पल, ये कैसा एग्जाम्पल, ऐसे कितने हज़ारों के एग्जाम्पल हैं। तो हमें एजुकेशन से दूर भाग रही ना को, हमें एजुकेशन से क्या हो सकता आगे वो कोई भी माइंड में हमारा आराश नहीं। हमें क्या करती है, हमेशा हुकूमत को उन्होंने क्या करी, हमारे खिलाफ है, गवर्नमेंट हमारे खिलाफ है, OBC 27% हमने रिजर्वेशन है वो यूटिलाइज कर लियो। 100 आदमी में खाली एक ही आदमी हमारा मीम है, सो कौन भी नहीं छे, 90 पर 9 सब नहीं है। वैसा कई को सोचते 90 पर 9 आदमी के बराबर हमारा एक आदमी है को कई को नहीं सोचते। ये बॉटल है, ये बॉटल में आधा पानी सर को है, हमें क्या सोच रही, अयो आधा पानी आधा बॉटल खाली है सोच रही नहा को, आधा बॉटल भर को है को की नहीं सोच रहे। हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देख रहे, क्या नेगेटिव है देख रही। एक मैं यहाँ का चेक एग्जाम्पल दे चूँ, अकरम सर के बारे में हम बोलने की बात नहीं, उन्होंने कौन सा ख़ानदान को ही, उनके फादर क्या थे, उनके मदर क्या थे, वो किसे भी हमने मालूम नहीं, बहुत ही सबको नहीं मालूम। सिर्फ मालूम है सो क्या कहता, उन्होंने एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, ग्रेट सिविल सर्वेंट, बहुत ही अच्छे इंसान को बोले। क्यों कहते जहाँ उन्होंने काम कर को ही माइनॉरिटीज़ में डायरेक्टर हो को थे, कितने की आदमियों को माइनॉरिटीज़ का तो क्या मालूम नहीं था। हमें स्कूल में पढ़ते वक्त ये स्कॉलरशिप होना का तो पूरा महीना फिरना था, किसे तो एक किस्म ब्रोकर को लगाते थे, आया क्या पूरे आदमी वैसा चे, आया क्या भैया स्कॉलर। ये बॉटल है, ये बॉटल में आधा पानी सर को है, हमें क्या सोच रही, अयो आधा बॉटल खाली है सोच रही नहा को, आधा बॉटल भर को है को की नहीं सोच रहे। हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देख रहे, क्या नेगेटिव है देख रही। एक मैं यहाँ का चेक एग्जाम्पल दे चूँ, अकरम सर के बारे में हम बोलने की बात नहीं, उन्होंने कौन सा ख़ानदान को ही, उनके फादर क्या थे, उनके मदर क्या थे, वो किसे भी हमने मालूम नहीं, बहुत ही सबको नहीं मालूम। सिर्फ मालूम है सो क्या कहता, उन्होंने एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, ग्रेट सिविल सर्वेंट, बहुत ही अच्छे इंसान को बोले। क्यों कहते जहाँ उन्होंने काम कर को ही माइनॉरिटीज़ में डायरेक्टर हो को थे, कितने की आदमियों को माइनॉरिटीज़ का तो क्या मालूम नहीं था। हमें स्कूल में पढ़ते वक्त ये स्कॉलरशिप होना का तो पूरा महीना फिरना था, किसे तो एक किस्म ब्रोकर को लगाते थे, आया क्या पूरे आदमी वैसा चे, आया क्या भैया स्कॉलरशिप आया क्या, ये महीना आया क्या, नहीं और महीना आता कहते खाली वैसा था। अकरम पाशा सर वो सिस्टम में आपको ऐसा एक सिस्टम बनाए कि कंप्लीट ऑनलाइन करे। बच्चा स्कूल जमे जब से 10th स्टैंडर्ड तक प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, 10th के बाद पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, फी रीएम्बर्समेंट, मेरिट कम मेंस, उसके बाद फॉरेन में पढ़ने वाले को ओवरसीज स्कॉलरशिप्स, हर स्कॉलरशिप तुम्हारे मोबाइल में मैसेज आता तुम्हारा स्कॉलरशिप आया। 13 to 14 लाख स्टूडेंट्स हमको स्कॉलरशिप को है माशाल्लाह। ये बहुत ही बड़ा एक लैंडमार्क उन्होंने क्रिएट करे। उसके बाद मुरारजी देसाई स्कूल्स हमारे एक सिस्टम में क्यों हो गया है तो गवर्नमेंट स्कूल्स का तो माइंड में आ जाता, गवर्नमेंट स्कूल का क्या भी होता नहीं, टीचर्स खाली दरमे को आती हैं, आपको 2 घंटा बैठती हैं, घर को जाती हैं, स्टूडेंट्स का क्या भी ख्याल रखते नहीं। वैसा हमारे दिमाग में आ गया। जैसा अरविंद केजरीवाल दिल्ली में मॉडल स्कूल्स कैसा बनाए, वैसा अकरम सर हम यहाँ मुरारजी देसाई स्कूल्स बनाए। मैं मजाक नहीं कर रही, जब भी मैं सिरा में जाकर हूँ बहुत सारे रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं अलग अलग, लेकिन मुरारजी देसाई स्कूल एक ऐसा मॉडल बना को ही वो स्कूल में वो हॉस्टल में जमने के वास्ते अब क्यों खोड़ते, सीटा उतना आसानी से नहीं मिलते। क्यों कहते एजुकेशन सिस्टम, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट वो कॉलेज वो स्कूल्स में टीचर्स हम बनने कहते कि नसीब वाले को बोलती हैं। क्यों कहते उनको उतना हाई फाई हांच रेसिडेंशियल स्कूल वाले को हांच उनको घर कर को दी टीचर्स को फुल हाई फाई उनको इंफ्रास्ट्रक्चर, बच्चों को पढ़ाई में ई क्लासेस पूरा हर चीज़ एक सिस्टम ऐसा बना कोई आगे वो कौन आको कुछ बना सकती नहीं, वो हमने तो मालूम है। ऐसा इन्हों जहाँ वर्क करी सिर्फ वर्क कर को नहीं, हर तरफ इनका नाम का झंडा गाड़ को आको ही, वैसा माशाल्लाह काम कर को। आज का ये जो प्रोग्राम है ये बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम है। क्यों हमें जो भी प्रोग्राम्स देखती हैं वो प्रोग्राम्स में यूजुअली कौन पाथ फाइंडर्स रहती हैं, कौन ऑलरेडी अचीवर्स रहती हैं, उनको हमें बुला को ऑनररी करती हैं। लेकिन इस बार 10th स्टैंडर्ड और 2nd PUC के बच्चे कौन 75% एंड अबव को ही उनको कर रही। ये बहुत ही
मेन चीज़ क्या का तो ये इनका टर्निंग पॉइंट। अब 10th स्टैंडर्ड सेकेंड पीयू के जो स्टूडेंट्स हैं, अब ये मोमेंट तुम्हारा कल डिसाइड करता, तुम्हें क्या बनती है आगे करने का, ये मोमेंट डिसाइड करता, ये तुम्हारा टर्निंग पॉइंट। बहुत ही सब बोलती हैं 10th टर्निंग पॉइंट बोलती हैं, पीयू टर्निंग पॉइंट बोलती हैं, कितने टर्निंग पॉइंट हैं इनको। क्यों कहते हैं ज़िंदगी छोटी नहीं है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, हर मोमेंट में तुम्हारा एक टर्निंग पॉइंट आते जाता। 10th स्टैंडर्ड में बहुत ही सबको पढ़ रही हमें, लेकिन आगे क्या बनना मालूम नहीं, क्या करना मालूम नहीं। 10th स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, 10th स्टैंडर्ड के बाद कितने के ऑप्शंस हैं, ITI है, PUC करने का है, बाद डिप्लोमा है, उसके बाद PU। 10th में क्यों टर्निंग पॉइंट बोलती हैं तो 10th में तुम्हें मार्क्स अच्छा आए तो अच्छी कॉलेज को जाती, कॉलेज में ग्रेडिंग सिस्टम कर डालती, A1 सेक्शन, A2 सेक्शन, 95% एंड अबो A1 सेक्शन, 90s में हिंस वाले A2 सेक्शन, ऐसा सेक्शंस आती। वो सेक्शन में तुम वो माहौल तुम ना बने के बाद तुम्हें क्या बनना करने का वहाँ डिसाइड होता। उसके बाद सेकेंड पीयू में परसेंटेज अच्छा है तो फिर वहाँ इंजीनियर होती, तुम्हें डॉक्टर्स होती, नहीं तो फिर डिप्लोमा करती, नहीं तो फार्मेसी, नर्सिंग, वो कंप्लीट तुम्हारा लाइफ का टर्निंग पॉइंट। फिर उसके बाद मेडिकल करती, उसके बाद फिर टर्निंग पॉइंट जॉब को जमती, हर मोमेंट में टर्निंग पॉइंट आता। ये बहुत ही मेन टर्निंग पॉइंट पीयू का। मेन हमारे इंडियन में लिटरेसी रेट, ये कौन सी भी एक कम्युनिटी नहीं तो एक सोसाइटी का स्टैंडर्ड टूल कैसा है, उसका वो कम्युनिटी का डेवलपमेंट कैसा है, हमें डिसाइडिंग फैक्टर लिटरेसी रेट। लिटरेसी बोले तो और क्या भी नहीं, लेमन टर्म्स में लिटरेसी बोले तो कौन सा भी एक इंसान 7 साल के उम्र से बढ़को है सो इंसान कौन सी भी एक लैंग्वेज में लिखना पढ़ना आना, ये इंसान को हमें लिटरेट बोलते हैं। हमारे इंडिया का लिटरेसी रेट 74% है, उसका मतलब 100 आदमियों में 70 पर 4 इंसान लिटरेट का तो कौन सी भी एक लैंग्वेज में पढ़ना लिखना आता। वो हमारे कर्नाटका का लिटरेसी रेट 75% है। वो माइनॉरिटीज़ को आए तो माइनॉरिटीज़ का तो सिर्फ मुस्लिम्स नहीं आते, जैन्स, क्रिश्चियंस, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी और मुस्लिम्स आते हैं, 6 कैस्ट आते हैं। उसमें जैन्स का परसेंटेज लिटरेसी रेट 95% है, मतलब 94.88 अराउंड 95% है। जिसम इलिटरेट्स ही 90 पर 5 जिसम लिटरेट हैं। वो मुस्लिम को आए तो 68%, मतलब 60 पर 8 इसम उतच लिटरेट ही, अभी 30 पर 2 इसम इलिटरेट ही। तो यहाँ जो डिस्पैरिटी कहती हुई देखो, एक तरफ एक कौम में सिर्फ 5 इसम इलिटरेट ही और एक कौम में 30 पर 2 इसम इलिटरेट ही। तो गवर्नमेंट भी क्या कर सकता, कितना हद तक को ऊपर ला सकती। और हमारे में क्या हो गया, एक माइंडसेट हो गया, मुस्लिम को बोले तो पंचर के दुकान कौन, मुस्लिम कर रही है, वेल्डिंग कौन कर रही है, मुस्लिम कर रही है, चाय के दुकान कौन ही, वो कर रही। वो फेस से ये 10 ईयर्स में बहुत ज़्यादा बदलावट आते गए, लिटरेसी रेट बढ़ता गया, सबके दिमाग में आए, ओ इनो पढ़ रही हमें भी पढ़ेंगे, इनो पढ़ रही हमें भी पढ़ेंगे, इनो कौन से की काम को गए हमारे बच्चे भी जानते, आता गया। ऑल ऑफ ए सडन क्या होगा, एक हुकूमत से ऑर्डर पास हुआ, हिजाब बैन होगा पूरे घर में, हिजाब सिर्फों से नहीं दिमागों को पड़गा सबके हुआ। अब मुझे गुस्सा है, मैं गुस्सा होगा, मैं खाना छोड़ी तो किसका नुकसान होता, लॉ ऑफ द लैंड सबको इक्वल, वो बहुत डिसीजन होता। लेकिन हिजाब बैन को बोल कर नहीं, मैं स्कूल को भेजता नहीं, पढ़ाई कराते नहीं, हमें घर में रख लेती। इस वजह से एक बैकू बच्ची की ज़िंदगी कैसी होते जा रही है, तो एक बैकू बच्ची पैदा होते ही एक उम्र को आए तक भी बाप के ऊपर डिपेंड, हर चीज़ में बाप रहना साथ में। उसके बाद शादी होती, शादी हुई सोच उनके शौहर के ऊपर डिपेंड। हर बैकू बच्ची 1 रुपया होना का तो भी शौहर के सामने हाथ जोड़ना, जो इसे होना उसे होना, उन्हें 100 हिसाब पूछता, इसे कई को कल दिया था ना, परसों दिया था ना, और हाँ उनके सास का परमिशन लेना, ये लेना। उसके बाद उम्र होती है, फिर बेटे के ऊपर डिपेंड का तो फिनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है। एक बैकू बच्ची एम्पावर होना का तो उसे फिनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरत रहती है, वो इंडिपेंडेंस नहीं है। मैं कहाँ वर्क कर कहूँ, चित्रदुर्गा, सिरा, कोरटगेरे, वो हर तरफ जब भी 10th एग्ज़ाम PUC एग्ज़ाम आता, टीचर्स हमको बुला को एक मीटिंग करती, मीटिंग करे जब मैं ऑब्जर्व कर कहूँ सो मैक्सिमम ड्रॉप आउट्स हमारे आदमियाँ हैं, बहुत ज़्यादा बैकू बच्चे कि वो कई को ड्रॉप आउट्स का तो उनको जाको पूछा तो बोलती, अयो स्कूल को जाती है कान तो क्या तो भी हुएंगी को, अयो इज्जत गई तो तुम्हें आती क्या, खाली ये मेंटालिटी है। एग्जाम्पल, एक लाइव एग्जाम्पल देती हूँ। सिरा में मैं जाको जब पोस्टिंग हुआ तब 10th के एग्ज़ाम स्टार्ट होने अब 1 महीना था,
तब उर्दू स्कूल में मैं एक मीटिंग लेको थी। उर्दू स्कूल के मीटिंग में एक कौन सी कहते कि बच्चे एब्सेंट थे, उनके घरों को गए काउंसलिंग करे, बहुत ही सब आगे। लेकिन एक बच्ची को उनके टीचर बोले, मैडम बहुत अच्छा पढ़ती लेकिन इसे स्कूल को भेज रहे नहीं, शादी करना को ही कहते हैं को बोले। बच्ची को बातचीत करने नहीं दे रहे, नहीं मैडम अच्छा रिश्ता आया छोड़ो, अयो पढ़ को क्या करने का है उन्हें छोड़ो, वैसा बोल को शादी करे। हमें कितना की बोले एटलीस्ट 10th PU तो पढ़ो बा, उसके बाद क्या तो एक ज़िंदगी होती है। हाँ, खाली अच्छा रिश्ता को उसके ऊपर डिपेंड कहीं को कर रही हैं, तुम्हारे छोकरी कुछ एक काबिल बनाओ, कहता उन्होंने नहीं सुने। वो हुआ, वो मैटर वहाँ क्लोज हुआ। अब रिसेंट मैं कोर्टगेरे को आए के बाद क्या हुआ, वो छोकरी को दोटसागेरे को कोर्टगेरे में है, वो वहाँ को शादी कर को दी। वो छोकरा कोसे की इसमें ड्राइवर क्या की है सब काम, वो छोकरा क्या करे, छोकरी को हैरेसमेंट, फिजिकल हैरेसमेंट करना, पूरा हैरेसमेंट कर को छोड़ को घर को छोड़ को 2-2 दिन चले जाना, वैसा करे। उन्होंने जाकर पुलिस को कंप्लेंट करे तो तुम ना पॉक्सो केस होता, 18 साल से छोटी उम्र की बच्ची को करे तो उल्टा केस पड़ता। 18 साल के छोटी से बच्ची को करे तो शादी हुएस वाले, शादी करेस वाले, निकाह पढ़ाएस वाले, पकाती खाना खाएस वाले, पूरे भी जेल के अंदर जाती। वो हो जाकर उन्होंने मेरे पास आए मैडम का को, उनको देखे सच मैं बोल सकती थी, बहुत कुछ बोलना मेरे दिल में आया। नहीं बा, उस दिन हमें तोते बोले जैसा बोले, तुम्हें समझ रहे थे ताज ये हालत आती थी क्या, लेकिन उनकी हालत ऐसी होगी है, हाथा पावा जोड़ रही, मैडम क्या तो भी कर को बच्ची को एक करो। एक लाइव एग्जाम्पल, ये कैसा एग्जाम्पल, ऐसे कितने हज़ारों के एग्जाम्पल हैं। तो हमें एजुकेशन से दूर भाग रही ना को, हमें एजुकेशन से क्या हो सकता आगे, वो कोई भी माइंड में हमारा आराश नहीं। हमें क्या करती है, हमेशा हुकूमत को उन्होंने क्या करी, हमारे खिलाफ है, गवर्नमेंट हमारे खिलाफ है, OBC 27% हमने रिजर्वेशन है, वो यूटिलाइज कर लियो। 100 आदमी में खाली 21 आदमी हमारा मीम है, 100 कौन भी नहीं छे, 90 पर 9 सब नहीं है, वैसा कहीं को सोचते। 90 पर 9 आदमी के बराबर हमारा एक आदमी है को कहीं को नहीं सोचते। ये बॉटल है, ये बॉटल में आधा पानी सर को है, हमें क्या सोच रही, अयो आधा पानी आधा बॉटल खाली है सोच रही नहा को, आधा बॉटल भर को है को की नहीं सोच रहे। हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देख रहे, क्या नेगेटिव है देख रही। एक मैं यहाँ का चेक एग्जाम्पल दे चूँ, अकरम सर के बारे में हम बोलने की बात नहीं, उन्होंने कौन सा ख़ानदान को ही, उनके फादर क्या थे, उनके मदर क्या थे, वो किसे भी हमने मालूम नहीं, बहुत ही सबको नहीं मालूम। सिर्फ मालूम है सो क्या कहता, उन्होंने एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, ग्रेट सिविल सर्वेंट, बहुत ही अच्छे इंसान को बोले। क्यों कहते जहाँ उन्होंने काम कर को ही माइनॉरिटीज़ में डायरेक्टर हो को थे, कितने की आदमियों को माइनॉरिटीज़ का तो क्या मालूम नहीं था। हमें स्कूल में पढ़ते वक्त ये एक स्कॉलरशिप होना का तो पूरा महीना फिरना था, किसे तो एक किस्म ब्रोकर को लगाते थे, आया क्या पूरे आदमी वैसा च आया क्या भैया स्कॉलर। ये बॉटल है, ये बॉटल में आधा पानी सर को है, हमें क्या सोच रही, अयो आधा बॉटल खाली है सोच रही नहा को, आधा बॉटल भर को है को की नहीं सोच रहे। हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देख रहे, क्या नेगेटिव है देख रही। एक मैं यहाँ का चेक एग्जाम्पल दे चूँ, अकरम सर के बारे में हम बोलने की बात नहीं, उन्होंने कौन सा ख़ानदान को ही, उनके फादर क्या थे, उनके मदर क्या थे, वो किसे भी हमने मालूम नहीं, बहुत ही सबको नहीं मालूम। सिर्फ मालूम है सो क्या कहता, उन्होंने एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, ग्रेट सिविल सर्वेंट, बहुत ही अच्छे इंसान को बोले। क्यों कहते जहाँ उन्होंने काम कर को ही माइनॉरिटीज़ में डायरेक्टर हो को थे, कितने की आदमियों को माइनॉरिटीज़ का तो क्या मालूम नहीं था। हमें स्कूल में पढ़ते वक्त ये एक स्कॉलरशिप होना का तो पूरा महीना फिरना था, किसे तो एक किस्म ब्रोकर को लगाते थे, आया क्या पूरे आदमी वैसा च आया क्या भैया स्कॉलरशिप आया क्या, ये महीना आया क्या, नहीं और महीना आता कहते खाली वैसा था। अकरम पाशा सर वो सिस्टम में आपको ऐसा एक सिस्टम बनाए कि कंप्लीट ऑनलाइन करे, बच्चा स्कूल जमे जब से 10th स्टैंडर्ड तक प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, 10th के बाद पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, फी रीएम्बर्समेंट, मेरिट कम मेंस, उसके बाद फॉरेन में पढ़ने वाले को ओवरसीज स्कॉलरशिप्स, हर स्कॉलरशिप तुम्हारे मोबाइल में मैसेज आता तुम्हारा स्कॉलरशिप आया। 13 to 14 लाख स्टूडेंट्स हमको स्कॉलरशिप को है माशाल्लाह, ये बहुत ही बड़ा एक लैंडमार्क उन्होंने क्रिएट करे। उसके बाद मुरारजी देसाई स्कूल्स हमारे एक सिस्टम में क्यों हो गया तो गवर्नमेंट स्कूल्स का तो माइंड में आ जाता, गवर्नमेंट स्कूल का क्या भी होता नहीं, टीचर्स खाली धरने को आते हैं, आपको 2 घंटा बैठती हैं घर को जाती हैं, स्टूडेंट्स का क्या भी ख्याल रखते नहीं।
वैसा हमारे दिमाग में आ गया। जैसा अरविंद केजरीवाल दिल्ली में मॉडल स्कूल्स कैसा बनाए, वैसा अकरम सर हम यहाँ मोरारजी देसाई स्कूल्स बनाए। मैं मजाक नहीं कर रही, जब भी मैं सिरा में जाकर हूँ बहुत सारे रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं अलग अलग, लेकिन मोरारजी देसाई स्कूल एक ऐसा मॉडल बना को ही वो स्कूल में वो हॉस्टल में जमने के वास्ते अब क्यों खोड़ते, सीटा उतना आसानी से नहीं मिलते। क्यों कहते एजुकेशन सिस्टम, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट वो कॉलेज वो स्कूल्स में टीचर्स हम बनने कहते कि नसीब वाले को बोलती, क्यों कहते उनको उतना हाई फाई वांच रेसिडेंशियल स्कूल वाले को वांच उनको घर कर को दी टीचर्स हमको फुल हाई फाई उनको इंफ्रास्ट्रक्चर, बच्चों को पढ़ाई में ई क्लासेस पूरा हर चीज़ एक सिस्टम ऐसा बना, कोई आगे वो कौन आको कुछ बना सकती नहीं वो हमने तो मालूम नहीं। ऐसा इन्हों जहाँ जहाँ वर्क करी सिर्फ वर्क कर को नहीं, हर तरफ इनका नाम का झंडा गाड़ को आको ही वैसा माशाल्लाह काम कर को। आज का ये जो प्रोग्राम है ये बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम, क्यों हमें जो भी प्रोग्राम्स देखती वो प्रोग्राम्स में यूजुअली कौन पाथ फाइंडर्स रहती, कौन ऑलरेडी अचीवर्स रहती, उनको हमें बुला को ऑनररी करती। लेकिन इस बार 10th स्टैंडर्ड और 2nd PUC के बच्चे कौन कौन 75% एंड अबव को ही उनको कर रही। ये बहुत ही मेन चीज़ क्या कहते हो, ये इनका टर्निंग पॉइंट। अब 10th स्टैंडर्ड 2nd PU के जो स्टूडेंट्स हैं, अब ये मोमेंट तुम्हारा कल डिसाइड करता, तुम्हें क्या बनती है आगे करने का, ये मोमेंट डिसाइड करता, ये तुम्हारा टर्निंग पॉइंट। बहुत ही सब बोलते हैं 10th टर्निंग पॉइंट बोलती हैं, PU टर्निंग पॉइंट बोलती हैं, कितने टर्निंग पॉइंट हैं इनको। क्यों कहते हो ज़िंदगी छोटी नहीं है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, हर मोमेंट में तुम्हारा एक टर्निंग पॉइंट आते जाता। 10th स्टैंडर्ड में बहुत ही सबको पढ़ रही हमें, लेकिन आगे क्या बनना मालूम नहीं, क्या करना मालूम नहीं। 10th स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, 10th स्टैंडर्ड के बाद कितने के ऑप्शंस ही, ITI है, PUC करने का है, पर डिप्लोमा है, उसके बाद PU। 10th में क्यों टर्निंग पॉइंट बोलती हैं तो 10th में तुम्हें मार्क्स अच्छा आए तो अच्छी कॉलेज को जाती, कॉलेज में ग्रेडिंग सिस्टम कर डालती, A1 सेक्शन, A2 सेक्शन, 95% एंड अबव A1 सेक्शन, 90s में हिंस वाले A2 सेक्शन, ऐसा सेक्शंस आती। वो सेक्शन में तुम वो माहौल तुम ना बने के बाद तुम्हें क्या बनना करने का वहाँ डिसाइड होता। उसके बाद 2nd PU में परसेंटेज अच्छा है तो फिर वहाँ इंजीनियर होती, तुम्हें डॉक्टर्स होती, नहीं तो फिर डिप्लोमा करती, नहीं तो फार्मेसी, नर्सिंग, वो कंप्लीट तुम्हारा लाइफ का टर्निंग पॉइंट। फिर उसके बाद मेडिकल करती, उसके बाद फिर टर्निंग पॉइंट जॉब को जमती, हर मोमेंट में टर्निंग पॉइंट आता। ये बहुत ही मेन टर्निंग पॉइंट PU का। मेन हमारे इंडियन में लिटरेसी रेट, ये कौन से भी एक कम्युनिटी नहीं तो एक सोसाइटी का स्टैंडर्ड टूल कैसा है, उसका वो कम्युनिटी का डेवलपमेंट कैसा है, हमें डिसाइडिंग फैक्टर लिटरेसी रेट। लिटरेसी बोले तो और क्या भी नहीं, लेमन टर्म्स में लिटरेसी बोले तो कौन सा भी एक इंसान 7 साल के उम्र से बढ़को है सो इंसान कौन सी भी एक लैंग्वेज में लिखना पढ़ना आना, ये इंसान को हमें लिटरेट बोलते हैं। हमारे इंडिया का लिटरेसी रेट 74% है, उसका मतलब 100 आदमियों में 70 पर 4 इंसान लिटरेट का तो कौन सी भी एक लैंग्वेज में पढ़ना लिखना आता। वो हमारे कर्नाटका का लिटरेसी रेट 75% है। वो माइनॉरिटीज़ को आए तो माइनॉरिटीज़ का तो सिर्फ मुस्लिम्स नहीं आते, जैन्स, क्रिश्चियंस, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी और मुस्लिम्स आते हैं, 6 कैस्ट आते हैं। उसमें जैन्स का परसेंटेज लिटरेसी रेट 95% है, मतलब 94.88 अराउंड 95% है। जिसम इलिटरेट्स ही 90 पर 5 जिसम लिटरेट हैं। वो मुस्लिम को आए तो 68%, मतलब 60 पर 8 इसम उतना लिटरेट ही, अभी 30 पर 2 इसम इलिटरेट ही। तो यहाँ डिस्पैरिटी कहती हुई देखो, एक तरफ एक कौम में सिर्फ 5 इसम इलिटरेट ही और एक कौम में 30 पर 2 इसम इलिटरेट ही। तो गवर्नमेंट भी क्या कर सकता, कितना हद तक को ऊपर ला सकती। और हमारे में क्या हो गया, एक माइंडसेट हो गया, मुस्लिम को बोले तो पंचर के दुकान कौन मुस्लिम कर रही है, वेल्डिंग कौन कर रही है मुस्लिम कर रही है, चाय के दुकान कौन ही वो कर रही। वो फेस से ये 10 ईयर्स में बहुत ज़्यादा बदलावट आते गए, लिटरेसी रेट बढ़ता गया, सबके दिमाग में आए हो इनो पढ़ रही हमें भी पढ़ेंगे, इनो पढ़ रही हमें भी पढ़ेंगे, इनो कौन से की काम को गए हमारे बच्चे भी जानते, आता गया। ऑल ऑफ ए सडन क्या होगा, एक हुकूमत से ऑर्डर पास हुआ, हिजाब बैन होगा पूरे घर में, हिजाब सिरपों से नहीं दिमागों को पड़गा सबके हुआ। अब मुझे गुस्सा है, मैं गुस्सा हो को मैं खाना छोड़ी तो किसका नुकसान होता,
लॉ ऑफ द लैंड सबको इक्वल, वो बात डिसीजन होता। लेकिन हिजाब बैन को बोल कर नहीं, मैं स्कूल को भेजता नहीं, पढ़ाई कराते नहीं, हमें घर में रख लेती। इस वजह से एक बैकू बच्ची की ज़िंदगी कैसी होते जा रही है तो एक बैकू बच्ची पैदा होते ही एक उम्र को आए तक भी बाप के ऊपर डिपेंड, हर चीज़ में बाप 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 रहना साथ में। उसके बाद शादी होती, शादी हुई है सोच उनके शौहर के ऊपर डिपेंड। हर बैकू बच्ची एक रुपया होना का तो भी शौहर के सामने हाथ जोड़ना, जो इसे होना उसे होना, उन्हें सब हिसाब पूछता, इसे कई को कल दिया था ना, परसों दिया था ना, और वहाँ उनके सास का परमिशन लेना, ये लेना। उसके बाद उम्र होती है फिर बेटे के ऊपर डिपेंड का, तो फिनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है। एक बैकू बच्ची एम्पावर होना का तो उसे फिनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरत रहती है, वो इंडिपेंडेंस नहीं है। मैं कहाँ वर्क करता हूँ, चित्रदुर्गा, सिरा, कोरटगेरे, वो हर तरफ जब भी 10th एग्ज़ाम PUC एग्ज़ाम आता, टीचर्स हमको बुला को एक मीटिंग करती, मीटिंग करे जब मैं ऑब्जर्व करता हूँ सो मैक्सिमम ड्रॉप आउट्स हमारे आदमियाँ हैं, बहुत ज़्यादा बैकू बच्चे कि वो कई को ड्रॉप आउट्स का तो उनको जाको पूछा तो बोलती अयो स्कूल को जाती है कान तो क्या तो भी हुएंगी को, अयो इज्जत गई तो तुम्हें आती क्या, खाली ये मेंटालिटी है। एग्जाम्पल, एक लाइव एग्जाम्पल देती हूँ। सिरा में मैं जाको जब पोस्टिंग हुआ तब 10th के एग्ज़ाम स्टार्ट होने अब 1 महीना था, तब उर्दू स्कूल में मैं एक मीटिंग लेको थी। उर्दू स्कूल के मीटिंग में एक कौन सी की कहते कि बच्चे एब्सेंट थे, उनके घरों को गए काउंसलिंग करे, बहुत ही सब आगे। लेकिन एक बच्ची को उनके टीचर बोले मैडम बहुत अच्छा पढ़ती, लेकिन इसे स्कूल को भेज रहे हैं, शादी करना को ही कहते हैं को बोले। बच्ची को बातचीत करने नहीं दे रहे, नहीं मैडम अच्छा रिश्ता आया छोड़ो, अयो पढ़ को क्या करने का है उन्हें छोड़ो, वैसा बोल को शादी करे। हमें कितना की बोले एटलीस्ट 10th PU तो पढ़ो बा, उसके बाद क्या तो एक ज़िंदगी होती है। खाली अच्छा रिश्ता को उसके ऊपर डिपेंड कहीं को कर रही, तुम्हारे छोकरी कुछ एक काबिल बनाओ कहता उन्होंने नहीं सुने। वो हुआ, वो मैटर वहाँ क्लोज हुआ। अब रिसेंट में कोरटगेरे को आए के बाद क्या हुआ, वो छोकरी को दोटसागेरे को कोरटगेरे में है, वो वहाँ को शादी कर को दी। वो छोकरा कोसे की इसमें ड्राइवर क्या की है सो काम, वो छोकरा क्या करे, छोकरी को हैरासमेंट, फिजिकल हैरासमेंट करना, पूरा हैरासमेंट कर को छोड़ को घर को छोड़ को 2-2 दिन चले जाना, वैसा करे। उन्होंने जाको पुलिस को कंप्लेंट करे तो तुमना पॉक्सो केस होता। 18 साल से छोटी उम्र की बच्ची को करे तो उल्टा केस पड़ता। 18 साल के छोटी से बच्ची को करे तो शादी हुएस वाले, शादी करेस वाले, निकाह पढ़ाएस वाले, पकाती खाना खाएस वाले, पूरे उनको भी पूरे भी जेल के अंदर जाती। वो हो जाकर उन्होंने मेरे पास आए मैडम को, उनको देखे सच मैं बोल सकती थी, बहुत कुछ बोलना मेरे दिल में आया नहीं बा। उस दिन हमें तोते बोले जैसा बोले, तुम्हें समझ रहे थे ताज ये हालत आती थी क्या, लेकिन उनकी हालत ऐसी होगी है, हाथा पावा जोड़ रही, मैडम क्या तो भी कर को बच्ची को एक करो। एक लाइव एग्जाम्पल, एक ऐसा एग्जाम्पल, ऐसे कितने हज़ारों के एग्जाम्पल हैं। तो हमें एजुकेशन से दूर भाग रही ना को, हमें एजुकेशन से क्या हो सकता आगे, वो कोई भी माइंड में हमारा आराश नहीं। हमें क्या करती है, हमेशा हुकूमत को उन्होंने क्या करें, हमारे खिलाफ है, गवर्नमेंट हमारे खिलाफ है, OBC 27% हमने रिजर्वेशन है, वो यूटिलाइज कर लियो। 100 आदमियों में खाली एक ही आदमी हमारा मीम है, सो कौन भी नहीं छे, 90 पर 9 सब नहीं है, वैसा कई को सोचते 90 पर 9 आदमी के बराबर हमारा एक आदमी है को कई को नहीं सोचते। ये बॉटल है, ये बॉटल में आधा पानी सर को है, हमें क्या सोच रही, अयो आधा पानी आधा बॉटल खाली है सोच रही नहा को, आधा बॉटल भर को है को की नहीं सोच रहे। हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देख रहे, क्या नेगेटिव है देख रही। एक मैं यहाँ का चेक एग्जाम्पल दे चूँ, अकरम सर के बारे में हम बोलने की बात नहीं, उन्होंने कौन सा ख़ानदान को ही, उनके फादर क्या थे, उनके मदर क्या थे, वो किसे भी हमने मालूम नहीं, बहुत ही सबको नहीं मालूम। सिर्फ मालूम है सो क्या कहता, उन्होंने एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, ग्रेट सिविल सर्वेंट, बहुत ही अच्छे इंसान को बोले। क्यों कहते जहाँ उन्होंने काम कर को ही माइनॉरिटीज़ में डायरेक्टर हो को थे, कितने की आदमियों को माइनॉरिटीज़ का तो क्या मालूम नहीं था। हमें स्कूल में पढ़ते वक्त ये स्कॉलरशिप होना का तो पूरा महीना फिरना था, किसे तो एक किस्म ब्रोकर को लगाते थे, आया क्या, पूरे आदमी वैसा चे, आया क्या भैया स्कॉलर। ये बॉटल है, ये बॉटल में आधा पानी सर को है, हमें क्या सोच रही, अयो आधा पानी आधा बॉटल खाली है सोच रही नहा को, आधा बॉटल भर को है को की नहीं सोच रहे। हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देख रहे, क्या नेगेटिव है देख रही। एक मैं यहाँ का चेक एग्जाम्पल दे चूँ, अकरम सर के बारे में हम बोलने की बात नहीं,
कौन सा ख़ानदान आको ही, उनके फादर क्या थे, उनके मदर क्या थे, वो किसे भी हमने मालूम नहीं, बहुत ही सबको नहीं मालूम। सिर्फ मालूम है सो क्या कहता, उन्होंने एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, ग्रेट सिविल सर्वेंट, बहुत ही अच्छे इंसान को बोले। क्यों कहते जहाँ जहाँ उन्होंने काम कर को ही माइनॉरिटीज़ में डायरेक्टर हो को थे, कितने की आदमियों को माइनॉरिटीज़ का तो क्या मालूम नहीं था। हमें स्कूल में पढ़ते वक्त ये एक स्कॉलरशिप होना का तो पूरा महीना फिरना था। किसे तो एक किस्म ब्रोकर को लगाते थे, आया क्या, पूरे आदमी वैसा है, आया क्या भैया स्कॉलरशिप आया क्या, ये महीना आया क्या, नहीं और महीना आता कहते, और महीना आता कहते, खाली वैसा था। अकरम पाशा सर वो सिस्टम में आपको ऐसा एक सिस्टम बनाए कि कंप्लीट ऑनलाइन करे। बच्चा स्कूल जमे जब से 10th स्टैंडर्ड तक प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, 10th के बाद पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, फी रीएम्बर्समेंट, मेरिट कम मेंस, उसके बाद फॉरेन में पढ़ने वाले को ओवरसीज स्कॉलरशिप्स, हर स्कॉलरशिप तुम्हारे मोबाइल में मैसेज आता तुम्हारा स्कॉलरशिप आया। 13 to 14 लाख स्टूडेंट्स हमको स्कॉलरशिप को है माशाल्लाह। ये बहुत ही बड़ा एक लैंडमार्क उन्होंने क्रिएट करे। उसके बाद मुरारजी देसाई स्कूल्स हमारे एक सिस्टम में क्यों हो गया तो गवर्नमेंट स्कूल्स का तो माइंड में आ जाता, गवर्नमेंट स्कूल, ये गवर्नमेंट स्कूल का क्या भी होता नहीं, टीचर्स खाली दरमे को आती हैं, आपको 2 घंटा बैठती हैं, घर को जाती हैं, स्टूडेंट्स का क्या भी ख्याल रखते नहीं। वैसा हमारे दिमाग में आ गया। जैसा अरविंद केजरीवाल दिल्ली में मॉडल स्कूल्स कैसा बनाए, वैसा अकरम सर हम यहाँ मुरारजी देसाई स्कूल्स बनाए। मैं मजाक नहीं कर रही, जब भी मैं सिरा में जाकर हूँ बहुत सारे रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं अलग अलग, लेकिन मुरारजी देसाई स्कूल एक ऐसा मॉडल बना को ही वो स्कूल में, वो हॉस्टल में जमने के वास्ते अब क्यों खोड़ते, सीटा उतना आसानी से नहीं मिलते। क्यों कहते एजुकेशन सिस्टम, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट वो कॉलेज, वो स्कूल्स में टीचर्स हम बनने कहते कि नसीब वाले को बोलती, क्यों कहते उनको उतना हाई फाई वांच रेसिडेंशियल स्कूल वाले को वांच उनको घर कर को दी, टीचर्स हमको फुल हाई फाई उनको इंफ्रास्ट्रक्चर, बच्चों को पढ़ाई में ई क्लासेस, पूरा हर चीज़ एक सिस्टम ऐसा बना, कोई आगे वो कौन आको कुछ बना सकती नहीं, वो हमने तो मालूम नहीं। ऐसा इन्हों जहाँ जहाँ वर्क करी, सिर्फ वर्क कर को नहीं, हर तरफ इनका नाम का झंडा गाड़ को आको ही, वैसा माशाल्लाह काम कर को। आज का ये जो प्रोग्राम है ये बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम है। क्यों हमें जो भी प्रोग्राम्स देखती हैं वो प्रोग्राम्स में यूजुअली कौन पाथ फाइंडर्स रहती हैं, कौन ऑलरेडी अचीवर्स रहती हैं, उनको हमें बुला कर ऑनररी करते हैं। लेकिन इस बार 10th स्टैंडर्ड और 2nd PUC के बच्चे कौन 75% एंड अबव को ही उनको कर रही। ये बहुत ही मेन चीज़ क्या कहते हो, ये इनका टर्निंग पॉइंट। अब 10th स्टैंडर्ड 2nd PU के जो स्टूडेंट्स हैं, अब ये मोमेंट तुम्हारा कल डिसाइड करता, तुम्हें क्या बनती है आगे करने का, ये मोमेंट डिसाइड करता, ये तुम्हारा टर्निंग पॉइंट। बहुत ही सब बोलते हैं 10th टर्निंग पॉइंट बोलती हैं, PU टर्निंग पॉइंट बोलती हैं, कितने टर्निंग पॉइंट हैं इनको। क्यों कहते हैं ज़िंदगी छोटी नहीं है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, हर मोमेंट में तुम्हारा एक टर्निंग पॉइंट आते ही जाता। 10th स्टैंडर्ड में बहुत ही सबको पढ़ रही हमें, लेकिन आगे क्या बनना मालूम नहीं, क्या करना मालूम नहीं। 10th स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, 10th स्टैंडर्ड के बाद कितने के ऑप्शंस हैं, ITI है, PUC करने का है, पर डिप्लोमा है, उसके बाद PU। 10th में क्यों टर्निंग पॉइंट बोलती हैं तो 10th में तुम्हें मार्क्स अच्छा आए तो अच्छी कॉलेज को जाती, कॉलेज में ग्रेडिंग सिस्टम कर डालती, A1 सेक्शन, A2 सेक्शन, 95% एंड अबव A1 सेक्शन, 90s में हिंस वाले A2 सेक्शन, ऐसा सेक्शंस आती। वो सेक्शन में तुम वो माहौल तुम ना बने के बाद तुम्हें क्या बनना करने का वहाँ डिसाइड होता। उसके बाद 2nd PU में परसेंटेज अच्छा है तो फिर वहाँ इंजीनियर होती, तुम्हें डॉक्टर्स होती, नहीं तो फिर डिप्लोमा करती, नहीं तो फार्मेसी, नर्सिंग, वो कंप्लीट तुम्हारा लाइफ का टर्निंग पॉइंट। फिर उसके बाद मेडिकल करती, उसके बाद फिर टर्निंग पॉइंट जॉब को जमती, हर मोमेंट में टर्निंग पॉइंट आता। ये बहुत ही मेन टर्निंग पॉइंट PU का। मेन हमारे इंडियन में लिटरेसी रेट, ये कौन सी भी एक कम्युनिटी नहीं तो एक सोसाइटी का स्टैंडर्ड टूल कैसा है, उसका वो कम्युनिटी का डेवलपमेंट कैसा है, हमें डिसाइडिंग फैक्टर लिटरेसी रेट। लिटरेसी बोले तो और क्या भी नहीं, लेमन टर्म्स में लिटरेसी बोले तो कौन सा भी एक इंसान 7 साल के उम्र से बढ़को है सो इंसान कौन सी भी एक लैंग्वेज में लिखना पढ़ना आना, ये इंसान को हमें लिटरेट बोलते हैं। हमारे इंडिया का लिटरेसी रेट 74% है, उसका मतलब 100 आदमियों में 70 पर 4 इंसान लिटरेट का तो कौन सी भी एक लैंग्वेज में पढ़ना लिखना आता।
वो हमारे कर्नाटका का लिटरेसी रेट 75% है। वो माइनॉरिटीज़ को आए तो माइनॉरिटीज़ का तो सिर्फ मुस्लिम्स नहीं आते, जैन्स, क्रिश्चियंस, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी और मुस्लिम्स आते हैं, 6 कैस्ट आते हैं। उसमें जैन्स का परसेंटेज लिटरेसी रेट 95% है, मतलब 94.88, अराउंड 95% है। हम इलिटरेट्स ही 90 पर 5 हम लिटरेट हैं। वो मुस्लिम को आए तो 68%, मतलब 60 पर 8 इसम उतना लिटरेट ही, अभी 30 पर 2 इसम इलिटरेट ही। तो यहाँ जो डिस्पैरिटी कहती हुई देखो, एक तरफ एक कौम में सिर्फ 5 इसम इलिटरेट ही और एक कौम में 30 पर 2 इसम इलिटरेट ही। तो गवर्नमेंट भी क्या कर सकता, कितना हद तक को ऊपर ला सकती। और हमारे में क्या हो गया, एक माइंडसेट हो गया, मुस्लिम को बोले तो पंचर के दुकाना कौन, मुस्लिम कर रही है, वेल्डिंग कौन कर रही है, मुस्लिम कर रही है, चाय के दुकाना कौन ही, वो कर रही। वो फेज से ये 10 ईयर्स में बहुत ज़्यादा बदलावट आते गए, लिटरेसी रेट बढ़ता गया, सबके दिमाग में आए, ओ इनो पढ़ रही हमें भी पढ़ेंगे, इनो पढ़ रही हमें भी पढ़ेंगे, इनो कौन से की काम को गए हमारे बच्चे भी जानते, आता गया। ऑल ऑफ ए सडन क्या होगा, एक हुकूमत से ऑर्डर पास हुआ, हिजाब बैन होगा पूरे घर में, हिजाब सिर्पों से नहीं दिमागों को पड़गा सबके हुआ। अब मुझे गुस्सा है, मैं गुस्सा होगा, मैं खाना छोड़ी तो किसका नुकसान होता, लॉ ऑफ द लैंड सबको इक्वल, वो बहुत डिसीजन होता। लेकिन हिजाब बैन को बोल कर नहीं, मैं स्कूल को भेजता नहीं, पढ़ाई कराते नहीं, हमें घर में रख लेती। इस वजह से एक बैकू बच्ची की ज़िंदगी कैसी होते जा रही है, तो एक बैकू बच्ची पैदा होते ही एक उम्र को आए तक भी बाप के ऊपर डिपेंड, हर चीज़ में बाप 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 रहना साथ में। उसके बाद शादी होती, शादी हुई है सोच उनके शौहर के ऊपर डिपेंड, हर बैकू बच्ची 1 रुपया होना का तो भी शौहर के सामने हाथ जोड़ना, जो इसे होना उसे होना, उन्हें सब हिसाब पूछता, इसे कई को कल दिया था ना, परसों दिया था ना, और वहाँ उनके सास का परमिशन लेना, ये लेना। उसके बाद उम्र होती है फिर बेटे के ऊपर डिपेंड का, तो फिनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है। एक बैकू बच्ची एम्पावर होना का तो उसे फिनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरत रहती है, वो इंडिपेंडेंस नहीं है। मैं कहाँ वर्क करता हूँ, चित्रदुर्गा, सिरा, कोरटगेरे, वो हर तरफ जब भी 10th एग्ज़ाम PUC एग्ज़ाम आता, टीचर्स हमको बुला को एक मीटिंग करती, मीटिंग करे जब मैं ऑब्जर्व करता हूँ, सो मैक्सिमम ड्रॉप आउट्स हमारे आदमियाँ हैं, बहुत ज़्यादा बैकू बच्चे कि वो कई को ड्रॉप आउट्स का, तो उनको जाको पूछा तो बोलती, अयो स्कूल को जाती है कान तो क्या तो भी हुएंगी को, अयो इज्जत गई तो तुम्हें आती क्या, खाली ये मेंटालिटी है। एग्जाम्पल, एक लाइव एग्जाम्पल देती हूँ, सिरा में मैं जाको जब पोस्टिंग हुआ तब 10th के एग्ज़ाम स्टार्ट होने अब 1 महीना था, तब उर्दू स्कूल में मैं एक मीटिंग लेको थी। उर्दू स्कूल के मीटिंग में एक कौन से की कहते कि बच्चे एब्सेंट थे, उनके घरों को गए काउंसलिंग करे, बहुत ही सब आगे। लेकिन एक बच्ची को उनके टीचर बोले, मैडम बहुत अच्छा पढ़ती लेकिन इसे स्कूल को भेज रहे हैं, शादी करना को ही कहते हैं को बोले, बच्ची को बातचीत करने नहीं दे रहे, नहीं मैडम अच्छा रिश्ता आया छोड़ो, अयो पढ़ को क्या करने का है उन्हें छोड़ो, वैसा बोल को शादी करे। हमें कितना की बोले एटलीस्ट 10th PU तो पढ़ो बा, उसके बाद क्या तो एक ज़िंदगी होती है, खाली अच्छा रिश्ता को उसके ऊपर डिपेंड कहीं को कर रही हैं, तुम्हारे छोकरी कुछ एक काबिल बनाओ, कहता उन्होंने नहीं सुने। वो हुआ, वो मैटर वहाँ क्लोज हुआ। अब रिसेंट मैं कोरटगेरे को आए के बाद क्या हुआ, वो छोकरी को दोटसागेरे को कोरटगेरे में है, वो वहाँ को शादी कर को दी। वो छोकरा कोसे की इसमें ड्राइवर क्या की है सो काम, वो छोकरा क्या करे, छोकरी को हैरासमेंट, फिजिकल हैरासमेंट करना, पूरा हैरासमेंट कर को छोड़ को, घर को छोड़ को 2-2 दिन चले जाना, वैसा करे। उन्होंने जाको पुलिस को कंप्लेंट करे तो तुम ना पॉक्सो केस होता, 18 साल से छोटी उम्र की बच्ची को करे तो उल्टा केस पड़ता, 18 साल के छोटी से बच्ची को करे तो शादी हुएस वाले, शादी करेस वाले, निकाह पढ़ाएस वाले, पकाती खाना खाएस वाले, पूरे को भी पूरे भी जेल के अंदर जाती। वो हो जाकर उन्होंने मेरे पास आए मैडम को, उनको देखे सच मैं बोल सकती थी, बहुत कुछ बोलना मेरे दिल में आया, नहीं बा उस दिन हमें तो तक बोले जैसा बोले तुम्हें समझा रहता था आज ये हालत आती थी क्या, लेकिन उनकी हालत ऐसी होगी है, हाथा पावा जोड़ रही, मैडम क्या तो भी कर को बच्ची को एक करो। एक लाइव एग्जाम्पल, ये कैसा एग्जाम्पल, ऐसे कितने हज़ारों के एग्जाम्पल हैं। तो हमें एजुकेशन से दूर भाग रही ना को, हमें एजुकेशन से क्या हो सकता आगे, वो कोई भी माइंड में हमारा आराश नहीं। हमें क्या करती है, हमेशा हुकूमत को उन्होंने क्या करें, हमारे खिलाफ है, गवर्नमेंट हमारे खिलाफ है, OBC 27% हमने रिजर्वेशन है, वो यूटिलाइज कर लियो। 100 आदमियों में खाली 1 ही आदमी हमारा मीम है, 100 कौन भी नहीं छे, 90 पर 9 सब नहीं है,
वैसा कई को सोचते हैं 90 पर 9 आदमी के बराबर हमारा एक आदमी है को कई को नहीं सोचते। ये बॉटल है, ये बॉटल में आधा पानी सर को है, हमें क्या सोच रही अयो आधा पानी आधा बॉटल खाली है सोच रही नहा को, आधा बॉटल भर को है को की नहीं सोच रहे। हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देख रहे, क्या नेगेटिव है देख रही। एक मैं यहाँ का एक एग्जाम्पल दे चूँ, अकरम सर के बारे में हम बोलने की बात नहीं, उन्होंने कौन सा ख़ानदान आको ही, उनके फादर क्या थे, उनके मदर क्या थे, वो किसे भी हमने मालूम नहीं, बहुत ही सबको नहीं मालूम। सिर्फ मालूम है सो क्या कहता, उन्होंने एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, ग्रेट सिविल सर्वेंट, बहुत ही अच्छे इंसान को बोले। क्यों कहते जहाँ उन्होंने काम कर को ही माइनॉरिटीज़ में डायरेक्टर हो को थे, कितने की आदमियों को माइनॉरिटीज़ का तो क्या मालूम नहीं था। हमें स्कूल में पढ़ते वक्त ये स्कॉलरशिप होना का तो पूरा महीना फिरना था, किसे तो एक किस्म ब्रोकर को लगाते थे, आया क्या पूरे आदमी वैसा चे, आया क्या भैया स्कॉलर। ये बॉटल है, ये बॉटल में आधा पानी सर को है, हमें क्या सोच रही अयो आधा बॉटल खाली है सोच रही नहा को, आधा बॉटल भर को है को की नहीं सोच रहे। हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देख रहे, क्या नेगेटिव है देख रही। एक मैं यहाँ का एक एग्जाम्पल दे चूँ, अकरम सर के बारे में हम बोलने की बात नहीं, उन्होंने कौन सा ख़ानदान आको ही, उनके फादर क्या थे, उनके मदर क्या थे, वो किसे भी हमने मालूम नहीं, बहुत ही सबको नहीं मालूम। सिर्फ मालूम है सो क्या कहता, उन्होंने एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, ग्रेट सिविल सर्वेंट, बहुत ही अच्छे इंसान को बोले। क्यों कहते जहाँ उन्होंने काम कर को ही माइनॉरिटीज़ में डायरेक्टर हो को थे, कितने की आदमियों को माइनॉरिटीज़ का तो क्या मालूम नहीं था। हमें स्कूल में पढ़ते वक्त ये स्कॉलरशिप होना का तो पूरा महीना फिरना था, किसे तो एक किस्म ब्रोकर को लगाते थे, आया क्या पूरे आदमी वैसा चे, आया क्या भैया स्कॉलरशिप आया क्या, ये महीना आया क्या, नहीं और महीना आता कहते खाली वैसा था। अकरम पाशा सर वो सिस्टम में आपको ऐसा एक सिस्टम बनाए कि कंप्लीट ऑनलाइन करे, बच्चा स्कूल जमे जब से 10th स्टैंडर्ड तक प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, 10th के बाद पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, फी रीएम्बर्समेंट, मेरिट कम मेंस, उसके बाद फॉरेन में पढ़ने वाले को ओवरसीज स्कॉलरशिप्स, हर स्कॉलरशिप तुम्हारे मोबाइल में मैसेज आता तुम्हारा स्कॉलरशिप आया। 13 to 14 लाख स्टूडेंट्स हमको स्कॉलरशिप को है माशाल्लाह। ये बहुत ही बड़ा एक लैंडमार्क उन्होंने क्रिएट करे। उसके बाद मुरारजी देसाई स्कूल्स हमारे एक सिस्टम में क्यों हो गया है तो गवर्नमेंट स्कूल्स का तो माइंड में आ जाता, गवर्नमेंट स्कूल, ये गवर्नमेंट स्कूल का क्या भी होता नहीं, टीचर्स खाली दरमे को आते हैं, आपको 2 घंटा बैठती हैं, घर को जाते हैं, स्टूडेंट्स का क्या भी ख्याल रखते नहीं। वैसा हमारे दिमाग में आ गया, जैसा अरविंद केजरीवाल दिल्ली में मॉडल स्कूल्स कैसा बनाए, वैसा अकरम सर हम यहाँ मुरारजी देसाई स्कूल्स बनाए। मैं मजाक नहीं कर रही, जब भी मैं सिरा में जाकर हूँ बहुत सारे रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं अलग अलग, लेकिन मुरारजी देसाई स्कूल एक ऐसा मॉडल बना को ही वो स्कूल में वो हॉस्टल में जमने के वास्ते अब क्यों खोड़ते, सीटा उतना आसानी से नहीं मिलते। क्यों कहते एजुकेशन सिस्टम, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट वो कॉलेज वो स्कूल्स में टीचर्स हम बनने कहते कि नसीब वाले को बोलती, क्यों कहते उनको उतना हाईफाई हांच रेसिडेंशियल स्कूल वाले को हांच उनको घर कर को दी, टीचर्स को फुल हाईफाई उनको इंफ्रास्ट्रक्चर, बच्चों को पढ़ाई में ई क्लासेस, पूरा हर चीज़ एक सिस्टम ऐसा बना कोई आगे वो कौन आको कुछ बना सकती नहीं, वो हमने तो मालूम नहीं। ऐसा इन्हों जहाँ वर्क करी, सिर्फ वर्क कर को नहीं, हर तरफ इनका नाम का झंडा गाड़ को आको ही, वैसा माशाल्लाह काम कर को। आज का ये जो प्रोग्राम है ये बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम है, क्यों हमें जो भी प्रोग्राम्स देखते हैं वो प्रोग्राम्स में यूजुअली कौन पाथ फाइंडर्स रहते हैं, कौन ऑलरेडी अचीवर्स रहते हैं, उनको हमें बुला को ऑनररी करते हैं। लेकिन इस बार 10th स्टैंडर्ड और 2nd PUC के बच्चे कौन 75% एंड अबव को ही उनको कर रही। ये बहुत ही मेन चीज़ क्या कहते हो, ये इनका टर्निंग पॉइंट। अब 10th स्टैंडर्ड 2nd PU के जो स्टूडेंट्स हैं, अब ये मोमेंट तुम्हारा कल डिसाइड करता, तुम्हें क्या बनते हैं आगे करने का, ये मोमेंट डिसाइड करता, ये तुम्हारा टर्निंग पॉइंट। बहुत ही सब बोलते हैं 10th टर्निंग पॉइंट बोलते हैं, PU टर्निंग पॉइंट बोलते हैं, कितने टर्निंग पॉइंट हैं इनको। क्यों कहते हैं ज़िंदगी छोटी नहीं है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, हर मोमेंट में तुम्हारा एक टर्निंग पॉइंट आते ही जाता। 10th स्टैंडर्ड में बहुत ही सबको पढ़ रही हमें, लेकिन आगे क्या बनना मालूम नहीं, क्या करना मालूम नहीं। 10th स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, 10th स्टैंडर्ड के बाद कितने के ऑप्शंस हैं, ITI है, PUC करने का है, बाद डिप्लोमा है, उसके बाद PU।
टेंथ में क्यों टर्निंग पॉइंट बोलती का तो टेंथ में तुम्हें मार्क्स अच्छा आए तो अच्छी कॉलेज को जाती, कॉलेज में ग्रेडिंग सिस्टम कर डालती, A1 सेक्शन, A2 सेक्शन, 95% एंड अबो A1 सेक्शन, 90s में हिंस वाले A2 सेक्शन, ऐसा सेक्शंस आती। वो सेक्शन में तुम वो माहौल तुम ना बने के बाद तुम्हें क्या बनना करने का वहाँ डिसाइड होता। उसके बाद सेकेंड पीयू में परसेंटेज अच्छा है तो फिर वहाँ इंजीनियर होती, तुम्हें डॉक्टर्स होती, नहीं तो फिर डिप्लोमा करती, नहीं तो फार्मेसी, नर्सिंग, वो कंप्लीट तुम्हारा लाइफ का टर्निंग पॉइंट। फिर उसके बाद मेडिकल करती, उसके बाद फिर टर्निंग पॉइंट जॉब को जमती, हर मोमेंट में टर्निंग पॉइंट आता। ये बहुत ही मेन टर्निंग पॉइंट पीयू का। मेन हमारे इंडियन में लिटरेसी रेट, ये कौन सी भी एक कम्युनिटी नहीं तो एक सोसाइटी का स्टैंडर्ड टूल कैसा है, उसका वो कम्युनिटी का डेवलपमेंट कैसा है, हमें डिसाइडिंग फैक्टर लिटरेसी रेट। लिटरेसी बोले तो और क्या भी नहीं, लेमन टर्म्स में लिटरेसी बोले तो कौन सा भी एक इंसान 7 साल के उम्र से बढ़को है सो इंसान कौन सी भी एक लैंग्वेज में लिखना पढ़ना आना, ये इंसान को हमें लिटरेट बोलते हैं। हमारे इंडिया का लिटरेसी रेट 74% है। उसका मतलब 100 आदमियों में 70 पर 4 इंसान लिटरेट का तो कौन सी भी एक लैंग्वेज में पढ़ना लिखना आता। वो हमारे कर्नाटका का लिटरेसी रेट 75% है। वो माइनॉरिटीज़ को आए तो माइनॉरिटीज़ का तो सिर्फ मुस्लिम्स नहीं आते, जैन्स, क्रिश्चियंस, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी और मुस्लिम्स आते हैं, 6 कैस्ट आते हैं। उसमें जैन्स का परसेंटेज लिटरेसी रेट 95% है, मतलब 94.88 अराउंड 95% है। हम इलिटरेट्स ही 90 पर 5 हम लिटरेट हैं। वो मुस्लिम को आए तो 68%, मतलब 60 पर 8 इसम उतना लिटरेट ही, अभी 30 पर 2 इसम इलिटरेट ही। तो यहाँ डिस्पैरिटी कहती हुई देखो, एक तरफ एक कौम में सिर्फ 5 इसम इलिटरेट ही और एक कौम में 30 पर 2 इसम इलिटरेट ही। तो गवर्नमेंट भी क्या कर सकता, कितना हद तक को ऊपर ला सकती। और हमारे में क्या हो गया, एक माइंडसेट हो गया, मुस्लिम को बोले तो पंचर के दुकान कौन, मुस्लिम कर रही है, वेल्डिंग कौन कर रही है, मुस्लिम कर रही है, चाय के दुकान कौन ही, वो कर रही। वो फेस से ये 10 ईयर्स में बहुत ज़्यादा बदलावट आते गए, लिटरेसी रेट बढ़ता गया। सबके दिमाग में आए, ओ इनो पढ़ रही हमें भी पढ़ेंगे, इनो पढ़ रही हमें भी पढ़ेंगे, इनो कौन से की काम को गए हमारे बच्चे भी जानते, आता गया। ऑल ऑफ ए सडन क्या होगा, एक हुकूमत से ऑर्डर पास हुआ, हिजाब बैन होगा पूरे घर में, हिजाब सिरपों से नहीं दिमाग को पड़गा सबके हुआ। अब मुझे गुस्सा है, मैं गुस्सा होको मैं खाना छोड़ी तो किसका नुकसान होता, लॉ ऑफ द लैंड सबको इक्वल, वो बात डिसीजन होता। लेकिन हिजाब बैन तो को बोल कर नहीं, मैं स्कूल को भेजता नहीं, पढ़ाई कराते नहीं, हमें घर में रख लेती। इस वजह से एक बैकू बच्ची की ज़िंदगी कैसी होते जा रही है, तो एक बैकू बच्ची पैदा होते ही एक उम्र को आए तक भी बाप के ऊपर डिपेंड, हर चीज़ में बाप रहना साथ में। उसके बाद शादी होती, शादी हुई है सो चुन के शौहर के ऊपर डिपेंड। हर बैकू बच्ची 1 रुपया होना का तो भी शौहर के सामने हाथ जोड़ना, जो इसे होना उसे होना, उन्हें 100 हिसाब पूछता, इसे कई को कल दिया था ना, परसों दिया था ना, और हाँ उनके सास का परमिशन लेना, ये लेना। उसके बाद उम्र होती है फिर बेटे के ऊपर डिपेंड का, तो फिनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है। एक बैकू बच्ची एम्पावर होना का तो उसे फिनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरत रहती है, वो इंडिपेंडेंस नहीं है। मैं कहाँ वर्क कर कहूँ, चित्रदुर्गा, सिरा, कोरटगेरे, वो हर तरफ जब भी 10th एग्ज़ाम PUC एग्ज़ाम आता, टीचर्स हमको बुला को एक मीटिंग करती, मीटिंग करे जब मैं ऑब्जर्व कर कहूँ सो मैक्सिमम ड्रॉप आउट्स हमारे आदमियाँ ही बहुत ज़्यादा बैकू बच्चे कि वो कई को ड्रॉप आउट्स का तो उनको जाको पूछा तो बोलती, अयो स्कूल को जाती है कान तो क्या तो भी हुएंगी को, अयो इज्जत गई तो तुम्हें आती क्या, खाली ये मेंटालिटी है। एग्जाम्पल, एक लाइव एग्जाम्पल दे चूँ, सिरा में मैं जाको जब पोस्टिंग हुआ तब 10th के एग्ज़ाम स्टार्ट होने अब 1 महीना था, तब उर्दू स्कूल में मैं एक मीटिंग लेको थी। उर्दू स्कूल के मीटिंग में एक कौन सी की कहते कि बच्चे एब्सेंट थे, उनके घरों को गए काउंसलिंग करे, बहुत ही सब आगे। लेकिन एक बच्ची को उनके टीचर बोले, मैडम बहुत अच्छा पढ़ती लेकिन इसे स्कूल को भेज रहे हैं, शादी करना को ही कहते हैं को बोले, बच्ची को बात करने नहीं दे रहे, नहीं मैडम अच्छा रिश्ता आया छोड़ो, अयो पढ़ को क्या करने का है उन्हें छोड़ो, वैसा बोल को शादी करे। हमें कितना की बोले एटलीस्ट 10th PU तो पढ़ो बा, उसके बाद क्या तो एक ज़िंदगी होती है। हाँ, खाली अच्छा रिश्ता को उसके ऊपर डिपेंड कहीं को कर रही हैं, तुम्हारे छोकरी कुछ एक काबिल बनाओ कहता उन्होंने नहीं सुने। वो हुआ, वो मैटर वहाँ क्लोज हुआ। अब रिसेंट मैं कोरटगेरे को आए के बाद क्या हुआ,
वो छोकरी को दोटसागेरे को कोर्टगेरे में है वो वहाँ को शादी कर को दी। वो छोकरा कोसे कि इसमें ड्राइवर क्या की है सब काम। वो छोकरा क्या करे, छोकरी को हैरासमेंट, फिजिकल हैरासमेंट करना, पूरा हैरासमेंट कर को छोड़ को घर को छोड़ को 2-2 दिन चले जाना, वैसा करे। उन्होंने जाकर पुलिस को कंप्लेंट करे तो तुम ना पॉक्सो केस होता। 18 साल से छोटी उम्र की बच्ची को करे तो उल्टा केस पड़ता। 18 साल के छोटी से बच्ची को करे तो शादी हुएस वाले, शादी करेस वाले, निकाह पढ़ाएस वाले, पकाती खाना खाएस वाले पूरे भी जेल के अंदर जाती। वो हो जाकर उन्होंने मेरे पास आए मैडम को, उनको देखे सच मैं बोल सकती थी, बहुत कुछ बोलना मेरे दिल में आया। नहीं बा, उस दिन हमें तोते बोले जैसा बोले, तुम्हें समझ रहे थे ताज ये हालत आती थी क्या, लेकिन उनकी हालत ऐसी हो गई है, हाथा पावा जोड़ रही। मैडम क्या तो भी कर को बच्ची को एक करो। एक लाइव एग्जाम्पल, एक ऐसा एग्जाम्पल, ऐसे कितने हज़ारों के एग्जाम्पल हैं। तो हमें एजुकेशन से दूर भाग रही ना को, हमें एजुकेशन से क्या हो सकता आगे, वो कोई भी माइंड में हमारा आराश नहीं। हमें क्या करती है, हमेशा हुकूमत को उन्होंने क्या करी, हमारे खिलाफ है, गवर्नमेंट हमारे खिलाफ है, OBC 27% हमने रिजर्वेशन है, वो यूटिलाइज कर लियो। 100 आदमी में खाली 21 आदमी हमारा मीम है, सो कौन भी नहीं छे, 90 पर 9 सब नहीं है। वैसा कई को सोचते 90 पर 9 आदमी के बराबर हमारा एक आदमी है को कई को नहीं सोचते। ये बॉटल है, ये बॉटल में आधा पानी सर को है, हमें क्या सोच रही, अयो आधा पानी आधा बॉटल खाली है सोच रही नहा को, आधा बॉटल भर को है को की नहीं सोच रहे। हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देख रहे, क्या नेगेटिव है देख रही। एक मैं यहाँ का एक एग्जाम्पल दे चूँ, अकरम सर के बारे में हम बोलने की बात नहीं, उन्होंने कौन सा ख़ानदान को ही, उनके फादर क्या थे, उनके मदर क्या थे, वो किसे भी हमने मालूम नहीं, बहुत ही सबको नहीं मालूम। सिर्फ मालूम है सो क्या कहता, उन्होंने एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, ग्रेट सिविल सर्वेंट, बहुत ही अच्छे इंसान को बोले। क्यों कहते जहाँ उन्होंने काम कर को ही माइनॉरिटीज़ में डायरेक्टर हो को थे, कितने की आदमियों को माइनॉरिटीज़ का तो क्या मालूम नहीं था। हमें स्कूल में पढ़ते वक्त एक स्कॉलरशिप होना का तो पूरा महीना फिरना था, किसे तो एक किस्म ब्रोकर को लगाते थे, आया क्या पूरे आदमी वैसा चे, आया क्या भैया स्कॉलर। ये बॉटल है, ये बॉटल में आधा पानी सर को है, हमें क्या सोच रही, अयो आधा बॉटल खाली है सोच रही नहा को, आधा बॉटल भर को है को की नहीं सोच रहे। हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देख रहे, क्या नेगेटिव है देख रही। एक मैं यहाँ का एक एग्जाम्पल दे चूँ, अकरम सर के बारे में हम बोलने की बात नहीं, उन्होंने कौन सा ख़ानदान को ही, उनके फादर क्या थे, उनके मदर क्या थे, वो किसे भी हमने मालूम नहीं, बहुत ही सबको नहीं मालूम। सिर्फ मालूम है सो क्या कहता, उन्होंने एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, ग्रेट सिविल सर्वेंट, बहुत ही अच्छे इंसान को बोले। क्यों कहते जहाँ उन्होंने काम कर को ही माइनॉरिटीज़ में डायरेक्टर हो को थे, कितने की आदमियों को माइनॉरिटीज़ का तो क्या मालूम नहीं था। हमें स्कूल में पढ़ते वक्त एक स्कॉलरशिप होना का तो पूरा महीना फिरना था, किसे तो एक किस्म ब्रोकर को लगाते थे, आया क्या पूरे आदमी वैसा चे, आया क्या भैया स्कॉलरशिप आया क्या, ये महीना आया क्या, नहीं और महीना आता कहते खाली वैसा था। अकरम पाशा सर वो सिस्टम में आपको ऐसा एक सिस्टम बनाए कि कंप्लीट ऑनलाइन करे। बच्चा स्कूल जमे जब से 10th स्टैंडर्ड तक प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, 10th के बाद पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, फी रीएम्बर्समेंट, मेरिट कम मेंस, उसके बाद फॉरेन में पढ़ने वाले को ओवरसीज स्कॉलरशिप्स, हर स्कॉलरशिप तुम्हारे मोबाइल में मैसेज आता तुम्हारा स्कॉलरशिप आया। 13 to 14 लाख स्टूडेंट्स हमको स्कॉलरशिप को है माशाल्लाह। ये बहुत ही बड़ा एक लैंडमार्क उन्होंने क्रिएट करे। उसके बाद मुरारजी देसाई स्कूल्स हमारे एक सिस्टम में क्यों हो गया तो गवर्नमेंट स्कूल्स का तो माइंड में आ जाता, गवर्नमेंट स्कूल का क्या भी होता नहीं, टीचर्स खाली धरने को आते हैं, आपको 2 घंटा बैठती हैं, घर को जाते हैं, स्टूडेंट्स का क्या भी ख्याल रखते नहीं। वैसा हमारे दिमाग में आ गया। जैसा अरविंद केजरीवाल दिल्ली में मॉडल स्कूल्स कैसा बनाए, वैसा अकरम सर हम यहाँ मुरारजी देसाई स्कूल्स बनाए। मैं मजाक नहीं कर रही, जब भी मैं सिरा में जाकर हूँ बहुत सारे रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं अलग अलग, लेकिन मुरारजी देसाई स्कूल एक ऐसा मॉडल बना को ही वो स्कूल में वो हॉस्टल में जमने के वास्ते अब क्यों खोड़ते, सीटा उतना आसानी से नहीं मिलते। क्यों कहते एजुकेशन सिस्टम, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट वो कॉलेज वो स्कूल्स में टीचर्स हम बनने कहते कि नसीब वाले को बोलती, क्यों कहते उनको उतना हाई फाई वहाँ रेसिडेंशियल स्कूल वाले को वहाँ उनको घर कर को दी टीचर्स हमको
फुल हाई फाई उनको इंफ्रास्ट्रक्चर, बच्चों को पढ़ाई में ई क्लासेस, पूरा हर चीज़ एक सिस्टम ऐसा बना, कोई आगे वो कौन आको कुछ बना सकती नहीं, वो हमने तो मालूम है। ऐसा इन्हों जहाँ जहाँ वर्क करी, सिर्फ वर्क कर को नहीं, हर तरफ इनका नाम का झंडा गाड़ को आको ही, वैसा माशाल्लाह काम कर को। आज का ये जो प्रोग्राम है ये बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम है, क्यों हमें जो भी प्रोग्राम्स देखती वो प्रोग्राम्स में यूजुअली कौन पाथ फाइंडर्स रहती, कौन ऑलरेडी अचीवर्स रहती, उनको हमें बुला को ऑनररी करती। लेकिन इस बार 10th स्टैंडर्ड और 2nd PUC के बच्चे कौन कौन 75% एंड अबव को ही उनको कर रही। ये बहुत ही मेन चीज़ क्या का, तो ये इनका टर्निंग पॉइंट। अब 10th स्टैंडर्ड 2nd PU के जो स्टूडेंट्स ही, अब ये मोमेंट तुम्हारा कल डिसाइड करता, तुम्हें क्या बनती है आगे करने का, ये मोमेंट डिसाइड करता, ये तुम्हारा टर्निंग पॉइंट। बहुत ही सब बोलती हैं 10th टर्निंग पॉइंट बोलती हैं, PU टर्निंग पॉइंट बोलती हैं, कितने टर्निंग पॉइंट हैं इनको, क्यों कहते हैं ज़िंदगी छोटी नहीं है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, हर मोमेंट में तुम्हारा एक टर्निंग पॉइंट आते ही जाता। 10th स्टैंडर्ड में बहुत ही सबको पढ़ रही हमें, लेकिन आगे क्या बनना मालूम नहीं, क्या करना मालूम नहीं। 10th स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, 10th स्टैंडर्ड के बाद कितने के ऑप्शंस ही, ITI है, PUC करने का है, पर डिप्लोमा है, उसके बाद PU। 10th में क्यों टर्निंग पॉइंट बोलती हैं, तो 10th में तुम्हें मार्क्स अच्छा आए तो अच्छी कॉलेज पहुँच जाती, कॉलेज में ग्रेडिंग सिस्टम कर डालती, A1 सेक्शन, A2 सेक्शन, 95% एंड अबव A1 सेक्शन, 90s में हिंस वाले A2 सेक्शन, ऐसा सेक्शंस आती। वो सेक्शन में तुम वो माहौल तुम ना बने के बाद तुम्हें क्या बनना करने का वहाँ डिसाइड होता। उसके बाद 2nd PU में परसेंटेज अच्छा है तो फिर वहाँ इंजीनियर होती, तुम्हें डॉक्टर्स होती, नहीं तो फिर डिप्लोमा करती, नहीं तो फार्मेसी, नर्सिंग, वो कंप्लीट तुम्हारा लाइफ का टर्निंग पॉइंट। फिर उसके बाद मेडिकल करती, उसके बाद फिर टर्निंग पॉइंट, जॉब को जमती, हर मोमेंट में टर्निंग पॉइंट आता। ये बहुत ही मेन टर्निंग पॉइंट PU का। मेन हमारे इंडियन में लिटरेसी रेट, ये कौन से भी एक कम्युनिटी नहीं तो एक सोसाइटी का स्टैंडर्ड टूल कैसा है, उसका वो कम्युनिटी का डेवलपमेंट कैसा है, हमें डिसाइडिंग फैक्टर लिटरेसी रेट। लिटरेसी बोले तो और क्या भी नहीं, लेमन टर्म्स में लिटरेसी बोले तो कौन सा भी एक इंसान 7 साल के उम्र से बढ़को है सो इंसान कौन सी भी एक लैंग्वेज में लिखना पढ़ना आना, ये इंसान को हमें लिटरेट बोलते हैं। हमारे इंडिया का लिटरेसी रेट 74% है, उसका मतलब 100 आदमियों में 70 पर 4 इंसान लिटरेट का, तो कौन सी भी एक लैंग्वेज में पढ़ना लिखना आता। वो हमारे कर्नाटका का लिटरेसी रेट 75% है। वो माइनॉरिटीज़ को आए तो माइनॉरिटीज़ को तो सिर्फ मुस्लिम्स नहीं आते, जैन्स, क्रिश्चियंस, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी और मुस्लिम्स आते हैं, 6 कैस्ट आते हैं। उसमें जैन्स का परसेंटेज लिटरेसी रेट 95% है, मतलब 94.88, अराउंड 95% है। जिसम इलिटरेट्स ही 90 पर 5 जिसम लिटरेट हैं। वो मुस्लिम को आए तो 68%, मतलब 60 पर 8 इसम उतना लिटरेट ही, अभी 30 पर 2 इसम इलिटरेट ही। तो यहाँ जो डिस्पैरिटी कहती हुई देखो, एक तरफ एक कौम में सिर्फ 5 इसम इलिटरेट ही और एक कौम में 30 पर 2 इसम इलिटरेट ही। तो गवर्नमेंट भी क्या कर सकता, कितना हद तक को ऊपर ला सकती। और हमारे में क्या हो गया, एक माइंडसेट हो गया, मुस्लिम को बोले तो पंचर के दुकान कौन मुस्लिम कर रही है, वेल्डिंग कौन कर रही है मुस्लिम कर रही है, चाय के दुकान कौन ही वो कर रही। वो फेज से ये 10 ईयर्स में बहुत ज़्यादा बदलावट आते गए, लिटरेसी रेट बढ़ता गया, सबके दिमाग में आए, ओ इनो पढ़ रही हमें भी पढ़ेंगे, इनो पढ़ रही हमें भी पढ़ेंगे, इनो कौन से की काम को गए हमारे बच्चे भी जानते, आता गया। ऑल ऑफ ए सडन क्या होगा, एक हुकूमत से ऑर्डर पास हुआ, हिजाब बैन होगा पूरे घर में, हिजाब सिरपों से नहीं दिमागों को पड़गा सबके हुआ। अब मुझे गुस्सा है, मैं गुस्सा होको मैं खाना छोड़ी तो किसका नुकसान होता, लॉ ऑफ द लैंड सबको इक्वल, वो बात डिसीजन होता। लेकिन हिजाब बैन को बोल कर नहीं, मैं स्कूल को भेजता नहीं, पढ़ाई कराते नहीं, हमें घर में रख लेती। इस वजह से एक बैकू बच्चे की ज़िंदगी कैसी होते जा रही है, तो एक बैकू बच्ची पैदा होते ही एक उम्र को आए तक भी बाप के ऊपर डिपेंड, हर चीज़ में बाप 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 रहना साथ में। उसके बाद शादी होती, शादी हुई है सोच उनके शौहर के ऊपर डिपेंड, हर बैकू बच्ची 1 रुपया होना का तो भी शौहर के सामने हाथ जोड़ना, जो इसे होना उसे होना, उन्हें 100 हिसाब पूछता, इसे कहीं को कल दिया था ना, परसों दिया था ना, और वहाँ उनके सास का परमिशन लेना, ये लेना। उसके बाद उम्र होती है फिर बेटे के ऊपर डिपेंड का, तो फिनेंशियल इंडिपेंडेंसी नहीं है।
एक भाई को बच्ची एम्पावर होना का तो उसे फिनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरत रहती है, वो इंडिपेंडेंस इसमें है। मैं कहाँ वर्क करता हूँ, चित्रदुर्गा, सिरा, कोरटगेरे, वो हर तरफ जब भी 10th एग्ज़ाम PUC एग्ज़ाम आता, टीचर्स हमको बुला को एक मीटिंग करती, मीटिंग करे जब मैं ऑब्जर्व करता हूँ सो मैक्सिमम ड्रॉप आउट्स हमारे आदमियाँ हैं, बहुत ज़्यादा भाई को बच्चे कि वो कई को ड्रॉप आउट्स का तो उनको जाको पूछा तो बोलती अयो स्कूल को जाती है कान तो क्या तो भी हुएंगी को अयो इज्जत गई तो तुम्हें आती क्या, खाली ये मेंटालिटी है। एग्जाम्पल, एक लाइव एग्जाम्पल देती हूँ। सिरा में मैं जाको जब पोस्टिंग हुआ तब 10th के एग्ज़ाम स्टार्ट होने अब 1 महीना था, तब उर्दू स्कूल में मैं एक मीटिंग लेको थी। उर्दू स्कूल के मीटिंग में एक कौन से कहते कि बच्चे एब्सेंट थे, उनके घरों को गए काउंसलिंग करे, बहुत ही सब आगे, लेकिन एक बच्ची को उनके टीचर बोले मैडम बहुत अच्छा पढ़ती लेकिन इसे स्कूल को भेज रहे हैं, शादी करना को ही कहते हैं को बोले, बच्ची को बातचीत करने नहीं दे रहे, नहीं मैडम अच्छा रिश्ता आया छोड़ो, अयो पढ़ को क्या करने का है उन्हें छोड़ो, वैसा बोल को शादी करें। हमें कितना की बोले एटलीस्ट 10th PU तो पढ़ो बा, उसके बाद क्या तो एक ज़िंदगी होती है, खाली अच्छा रिश्ता को उसके ऊपर डिपेंड कहीं को कर रही हैं, तुम्हारे छोकरी कुछ एक काबिल बनाओ, कहता उन्होंने नहीं सुने। वो हुआ, वो मैटर वहाँ क्लोज हुआ। अब रिसेंट मैं कोरटगेरे को आए के बाद क्या हुआ, वो छोकरी को दोटसागेरे को कोरटगेरे में है, वो वहाँ को शादी कर को दी। वो छोकरा कोसे की इसमें ड्राइवर क्या की है सब काम, वो छोकरा क्या करे, छोकरी को हैरासमेंट, फिजिकल हैरासमेंट करना, पूरा हैरासमेंट कर को छोड़ को घर को छोड़ को 2-2 दिन चले जाना, वैसा करे। उन्होंने जाको पुलिस को कंप्लेंट करे तो तुम ना पॉक्सो केस होता, 18 साल से छोटी उम्र की बच्ची को करे तो उल्टा केस पड़ता, 18 साल के छोटी से बच्ची को करे तो शादी हुएस वाले, शादी करेस वाले, निकाह पढ़ाएस वाले, पकाती खाना खाएस वाले, पूरे भी जेल के अंदर जाती। वो हो जाकर उन्होंने मेरे पास आए मैडम को, उनको देखे सच मैं बोल सकती थी, बहुत कुछ बोलना मेरे दिल में आया, नहीं बाबा उस दिन हमें तो तक बोले जैसा बोले तुम्हें समझा रहता था आज ये हालत आती थी क्या, लेकिन उनकी हालत ऐसी होगी है, हाथा पावा जोड़ रही, मैडम क्या तो भी कर को बच्ची को एक करो। एक लाइव एग्जाम्पल, ये कैसा एग्जाम्पल, ऐसे कितने हज़ारों के एग्जाम्पल हैं। तो हमें एजुकेशन से दूर भाग रही ना को, हमें एजुकेशन से क्या हो सकता आगे, वो कोई भी माइंड में हमारा आराश नहीं। हमें क्या करती है, हमेशा हुकूमत को उन्होंने क्या करें, हमारे खिलाफ है, गवर्नमेंट हमारे खिलाफ है, OBC 27% हमने रिजर्वेशन है, वो यूटिलाइज कर लियो। 100 आदमियों में खाली एक ही आदमी हमारा मीम है, 100 कौन भी नहीं छे, 90 पर 9 सब नहीं है, वैसा कहीं को सोचते 90 पर 9 आदमी के बराबर हमारा एक आदमी है को कहीं को नहीं सोचते। ये बॉटल है, ये बॉटल में आधा पानी सर को है, हमें क्या सोच रही, अयो आधा पानी आधा बॉटल खाली है सोच रही नहा को, आधा बॉटल भर को है को की नहीं सोच रहे। हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देख रहे, क्या नेगेटिव है देख रही। एक मैं यहाँ का चेक एग्जाम्पल दे चूँ, अकरम सर के बारे में हम बोलने की बात नहीं, उन्होंने कौन सा ख़ानदान को ही, उनके फादर क्या थे, उनके मदर क्या थे, वो किसे भी हमने मालूम नहीं, बहुत ही सबको नहीं मालूम। सिर्फ मालूम है सो क्या कहता, उन्होंने एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, ग्रेट सिविल सर्वेंट, बहुत ही अच्छे इंसान को बोले, क्यों कहते जहाँ उन्होंने काम कर को ही माइनॉरिटीज़ में डायरेक्टर हो को थे, कितने की आदमियों को माइनॉरिटीज़ का तो क्या मालूम नहीं था। हमें स्कूल में पढ़ते वक्त ये स्कॉलरशिप होना का तो पूरा महीना फिरना था, किसे तो एक किस्म ब्रोकर को लगाते थे, आया क्या पूरे आदमी वैसा चे, आया क्या भैया स्कॉलर। ये बॉटल है, ये बॉटल में आधा पानी सर को है, हमें क्या सोच रही, अयो आधा पानी आधा बॉटल खाली है सोच रही नहा को, आधा बॉटल भर को है को की नहीं सोच रहे। हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देख रहे, क्या नेगेटिव है देख रही। एक मैं यहाँ का चेक एग्जाम्पल दे चूँ, अकरम सर के बारे में हम बोलने की बात नहीं, उन्होंने कौन सा ख़ानदान को ही, उनके फादर क्या थे, उनके मदर क्या थे, वो किसे भी हमने मालूम नहीं, बहुत ही सबको नहीं मालूम। सिर्फ मालूम है सो क्या कहता, उन्होंने एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, ग्रेट सिविल सर्वेंट, बहुत ही अच्छे इंसान को बोले, क्यों कहता जहाँ उन्होंने काम कर को ही माइनॉरिटीज़ में डायरेक्टर हो को थे, कितने की आदमियों को माइनॉरिटीज़ का तो क्या मालूम नहीं था। हमें स्कूल में पढ़ते वक्त ये स्कॉलरशिप होना का तो पूरा महीना फिरना था, किसे तो एक किस्म ब्रोकर को लगाते थे, आया क्या पूरे आदमी वैसा चे, आया क्या भैया स्कॉलरशिप आया क्या, ये महीना आया क्या, नहीं और महीना आता कहते, खाली वैसा था। अकरम पाशा सर वो सिस्टम में आपको ऐसा एक सिस्टम बनाए कि कंप्लीट ऑनलाइन करे,
बच्चा स्कूल जमे जब से 10th स्टैंडर्ड तक प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, 10th के बाद पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, फी रीएम्बर्समेंट, मेरिट कम मेंस, उसके बाद फॉरेन में पढ़ने वाले को ओवरसीज स्कॉलरशिप्स, हर स्कॉलरशिप तुम्हारे मोबाइल में मैसेज आता तुम्हारा स्कॉलरशिप आया। 13 to 14 लाख स्टूडेंट्स हमको स्कॉलरशिप को है माशाल्लाह। ये बहुत ही बड़ा एक लैंडमार्क उन्होंने क्रिएट करे। उसके बाद मुरारजी देसाई स्कूल्स हमारे एक सिस्टम में क्यों हो गया है तो गवर्नमेंट स्कूल्स का तो माइंड में आ जाता, गवर्नमेंट स्कूल, एक गवर्नमेंट स्कूल का क्या भी होता नहीं, टीचर्स खाली धरने को आती हैं, आपको 2 घंटा बैठती हैं, घर को जाती हैं, स्टूडेंट्स का क्या भी ख्याल रखते नहीं, वैसा हमारे दिमाग में आ गया। जैसा अरविंद केजरीवाल दिल्ली में मॉडल स्कूल्स कैसा बनाए, वैसा अकरम सर हम यहाँ मुरारजी देसाई स्कूल्स बनाए। मैं मजाक नहीं कर रही, जब भी मैं सिरा में जाकर हूँ बहुत सारे रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं अलग अलग, लेकिन मुरारजी देसाई स्कूल एक ऐसा मॉडल बना को ही वो स्कूल में वो हॉस्टल में जमने के वास्ते अब क्यों खोड़ते, सीटा होता आसानी से नहीं मिलते क्यों? तो एजुकेशन सिस्टम, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट वो कॉलेज, वो स्कूल्स में टीचर्स हम बनने कहते कि नसीब वाले को बोलती हैं क्यों? तो उनको उतना हाई फाई वांच रेसिडेंशियल स्कूल वाले को वांच उनको घर कर को दी टीचर्स को फुल हाई फाई उनको इंफ्रास्ट्रक्चर, बच्चों को पढ़ाई में ई क्लासेस, पूरा हर चीज़ एक सिस्टम ऐसा बना कोई आगे वो कौन आको कुछ बना सकती नहीं, वो हमने तो मालूम नहीं। ऐसा इन्हों जहाँ जहाँ वर्क करी, सिर्फ वर्क कर को नहीं, हर तरफ इनका नाम का झंडा गाड़ को आको ही, वैसा माशाल्लाह काम कर को। आज का ये जो प्रोग्राम है बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम है क्यों? हमें जो भी प्रोग्राम्स देखती हैं वो प्रोग्राम्स में यूजुअली कौन पाथ फाइंडर्स रहते हैं, कौन ऑलरेडी अचीवर्स रहते हैं, उनको हमें बुला को ऑनररी करते हैं। लेकिन इस बार 10th स्टैंडर्ड और 2nd PUC के बच्चे कौन कौन 75% एंड अबव को ही उनको कर रही। ये बहुत ही मेन चीज़ क्या का तो ये इनका टर्निंग पॉइंट। अब 10th स्टैंडर्ड 2nd PU के जो स्टूडेंट्स हैं, अब ये मोमेंट तुम्हारा कल डिसाइड करता, तुम्हें क्या बनते हैं आगे करने का, ये मोमेंट डिसाइड करता, ये तुम्हारा टर्निंग पॉइंट। बहुत ही सब बोलते हैं 10th टर्निंग पॉइंट बोलते हैं, PU टर्निंग पॉइंट बोलते हैं, कितने टर्निंग पॉइंट हैं इनको क्यों? कहता ज़िंदगी छोटी नहीं है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, हर मोमेंट में तुम्हारा एक टर्निंग पॉइंट आते ही जाता। 10th स्टैंडर्ड में बहुत ही सबको पढ़ रही हमें, लेकिन आगे क्या बनना मालूम नहीं, क्या करना मालूम नहीं। 10th स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, 10th स्टैंडर्ड के बाद कितने के ऑप्शंस हैं, ITI है, PUC करने का है, बाद डिप्लोमा है, उसके बाद PU। 10th में क्यों टर्निंग पॉइंट बोलती हैं तो 10th में तुम्हें मार्क्स अच्छा आए तो अच्छी कॉलेज को जाती, कॉलेज में ग्रेडिंग सिस्टम कर डालती, A1 सेक्शन, A2 सेक्शन, 95% एंड अबव A1 सेक्शन, 90s में हिंस वाले A2 सेक्शन, ऐसा सेक्शंस आती। वो सेक्शन में तुम वो माहौल तुम ना बने के बाद तुम्हें क्या बनना करने का वहाँ डिसाइड होता। उसके बाद 2nd PU में परसेंटेज अच्छा है तो फिर वहाँ इंजीनियर होती, तुम्हें डॉक्टर्स होती, नहीं तो फिर डिप्लोमा करती, नहीं तो फार्मेसी, नर्सिंग, वो कंप्लीट तुम्हारा लाइफ का टर्निंग पॉइंट। फिर उसके बाद मेडिकल करती, उसके बाद फिर टर्निंग पॉइंट जॉब को जमती, हर मोमेंट में टर्निंग पॉइंट आता। ये बहुत ही मेन टर्निंग पॉइंट PU का। मेन हमारे इंडियन में लिटरेसी रेट, ये कौन सी भी एक कम्युनिटी नहीं तो एक सोसाइटी का स्टैंडर्ड टूल कैसा है, उसका वो कम्युनिटी का डेवलपमेंट कैसा है, हमें डिसाइडिंग फैक्टर लिटरेसी रेट। लिटरेसी बोले तो और क्या भी नहीं, लेमन टर्म्स में लिटरेसी बोले तो कौन सा भी एक इंसान 7 साल के उम्र से बढ़को है सो इंसान कौन सी भी एक लैंग्वेज में लिखना पढ़ना आना, ये इंसान को हमें लिटरेट बोलते हैं। हमारे इंडिया का लिटरेसी रेट 74% है, उसका मतलब 100 आदमियों में 70 पर 4 इंसान लिटरेट का तो कौन सी भी एक लैंग्वेज में पढ़ना लिखना आता। वो हमारे कर्नाटका का लिटरेसी रेट 75% है। वो माइनॉरिटीज़ को आए तो माइनॉरिटीज़ का तो सिर्फ मुस्लिम्स नहीं आते, जैन्स, क्रिश्चियंस, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी और मुस्लिम्स आते हैं, 6 कैस्ट आते हैं। उसमें जैन्स का परसेंटेज लिटरेसी रेट 95% है, मतलब 94.88 अराउंड 95% है। जिसम इलिटरेट्स ही 90 पर 5 जिसम लिटरेट ही। वो मुस्लिम को आए तो 68%, मतलब 60 पर 8 इसम उतना लिटरेट ही, अभी 30 पर 2 इसम इलिटरेट ही। तो यहाँ जो डिस्पैरिटी कहती हुई देखो, एक तरफ एक कौम में सिर्फ 5 इसम इलिटरेट ही और एक कौम में 30 पर 2 इसम इलिटरेट ही। तो गवर्नमेंट भी क्या कर सकता, कितना हद तक को ऊपर ला सकती।
और हमारे में क्या हो गया, एक माइंडसेट हो गया, मुस्लिम को बोले तो पंचर के दुकान कौन, मुस्लिम कर रही है, वेल्डिंग कौन कर रही है, मुस्लिम कर रही है, चाय के दुकान कौन ही, वो कर रही है। वो फेस से ये 10 ईयर्स में बहुत ज़्यादा बदलावट आते गए, लिटरेसी रेट बढ़ता गया, सबके दिमाग में आए, ओ इनो पढ़ रही हमें भी पढ़ेंगे, इनो पढ़ रही हमें भी पढ़ेंगे, इनो कौन से की काम को गए हमारे बच्चे भी जानते, आता गया। ऑल ऑफ ए सडन क्या होगा, एक हुकूमत से ऑर्डर पास हुआ, हिजाब बैन होगा पूरे घर में, हिजाब सिर्पों से नहीं दिमागों को पड़गा सबके हुआ। अब मुझे गुस्सा है, मैं गुस्सा होकर मैं खाना छोड़ी तो किसका नुकसान होता, लॉ ऑफ द लैंड सबको इक्वल, वो बात डिसीजन होता। लेकिन हिजाब बैन को बोल कर नहीं, मैं स्कूल को भेजता नहीं, पढ़ाई कराते नहीं, हमें घर में रख लेती। इस वजह से एक बैकू बच्ची की ज़िंदगी कैसी होते जा रही है, तो एक बैकू बच्ची पैदा होते ही एक उम्र को आए तक भी बाप के ऊपर डिपेंड, हर चीज़ में बाप 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 रहना साथ में। उसके बाद शादी होती, शादी हुई सोच उनके शौहर के ऊपर डिपेंड, हर बैकू बच्ची 1 रुपया होना का तो भी शौहर के सामने हाथ जोड़ना, जो इसे होना उसे होना, उन्हें सब हिसाब पूछता, इसे कहीं को कल दिया था ना, परसों दिया था ना, और हाँ उनके सास का परमिशन लेना, ये लेना। उसके बाद उम्र होती है, फिर बेटे के ऊपर डिपेंड का तो फिनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है। एक बैकू बच्ची एम्पावर होना का तो उसे फिनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरत रहती है, वो इंडिपेंडेंस नहीं है। मैं कहाँ वर्क करता हूँ, चित्रदुर्गा, सिरा, कोरटगेरे, वो हर तरफ जब भी 10th एग्ज़ाम PUC एग्ज़ाम आता, टीचर्स हमको बुला को एक मीटिंग करती, मीटिंग करे जब मैं ऑब्जर्व करता हूँ सो मैक्सिमम ड्रॉप आउट्स हमारे आदमियाँ हैं, बहुत ज़्यादा बैकू बच्चे कि वो कई को ड्रॉप आउट्स का तो उनको जाको पूछा तो बोलती, अयो स्कूल को जाती है कान तो क्या तो भी हुएंगी को, अयो इज्जत गई तो तुम्हें आती क्या, खाली ये मेंटालिटी है। एग्जाम्पल, एक लाइव एग्जाम्पल देती हूँ, सिरा में मैं जाको जब पोस्टिंग हुआ तब 10th के एग्ज़ाम स्टार्ट होने अब 1 महीना था, तब उर्दू स्कूल में मैं एक मीटिंग लेको थी। उर्दू स्कूल के मीटिंग में एक कौन सी की कहते कि बच्चे एब्सेंट थे, उनके घरों को गए काउंसलिंग करे, बहुत ही सब आगे। लेकिन एक बच्ची को उनके टीचर बोले, मैडम बहुत अच्छा पढ़ती लेकिन इसे स्कूल को भेज रहे हैं, शादी करना को ही कहते हैं को बोले, बच्ची को बात करने नहीं दे रहे, नहीं मैडम अच्छा रिश्ता आया छोड़ो, अयो पढ़ को क्या करने का है उन्हें छोड़ो, वैसा बोल को शादी करे। हमें कहता कि बोले एटलीस्ट 10th PU तो पढ़ो बा, उसके बाद क्या तो एक ज़िंदगी होती है, खाली अच्छा रिश्ता को उसके ऊपर डिपेंड कहीं को कर रही हैं, तुम्हारे छोकरी कुछ एक काबिल बनाओ, कहता उन्होंने नहीं सुने। वो हुआ, वो मैटर वहाँ क्लोज हुआ। अब रिसेंट मैं कोरटगेरे को आए के बाद क्या हुआ, वो छोकरी को दोटसागेरे को कोरटगेरे में है, वो वहाँ को शादी कर को दी। वो छोकरा कोसे की इसमें ड्राइवर क्या की है सब काम, वो छोकरा क्या करे, छोकरी को हैरासमेंट, फिजिकल हैरासमेंट करना, पूरा हैरासमेंट कर को छोड़ को घर को छोड़ को 2-2 दिन चले जाना, वैसा करे। उन्होंने जाकर पुलिस को कंप्लेंट करे तो तुम ना पॉक्सो केस होता, 18 साल से छोटी उम्र की बच्ची को करे तो उल्टा केस पड़ता, 18 साल के छोटी से बच्ची को करे तो शादी हुएस वाले, शादी करेस वाले, निकाह पढ़ाएस वाले, पकाती खाना खाएस वाले, पूरे को भी पूरे भी जेल के अंदर जाती। वो हो जाकर उन्होंने मेरे पास आए मैडम को, उनको देखे सच मैं बोल सकती थी, बहुत कुछ बोलना मेरे दिल में आया नहीं बा। उस दिन हमें तो तक बोले जैसा बोले तुम्हें समझ रहे थे ताज ये हालत आती थी क्या, लेकिन उनकी हालत ऐसी हो गई है, हाथा पावा जोड़ रही, मैडम क्या तो भी कर को बच्ची को एक करो। एक लाइव एग्जाम्पल, ये कैसा एग्जाम्पल, ऐसे कितने हज़ारों के एग्जाम्पल हैं। तो हमें एजुकेशन से दूर भाग रही ना को, हमें एजुकेशन से क्या हो सकता आगे, वो कोई भी माइंड में हमारा आराश नहीं। हमें क्या करती है, हमेशा हुकूमत को उन्होंने क्या करी, हमारे खिलाफ है, गवर्नमेंट हमारे खिलाफ है, OBC 27% हमने रिजर्वेशन है, वो यूटिलाइज कर लियो। 100 आदमियों में खाली एक ही आदमी हमारा मीम है, सो कौन भी नहीं छे, 90 पर 9 सब नहीं है, वैसा कहीं को सोचते 90 पर 9 आदमी के बराबर हमारा एक आदमी है को कहीं को नहीं सोचते। ये बॉटल है, ये बॉटल में आधा पानी सर को है, हमें क्या सोच रही, अयो आधा पानी आधा बॉटल खाली है सोच रही नहा को, आधा बॉटल भर को है को की नहीं सोच रहे। हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देख रहे, क्या नेगेटिव है देख रही। एक मैं यहाँ का एक एग्जाम्पल दे चूँ, अकरम सर के बारे में हम बोलने की बात नहीं, उन्होंने कौन सा ख़ानदान को ही, उनके फादर क्या थे, उनके मदर क्या थे, वो किसे भी हमने मालूम नहीं, बहुत ही सबको नहीं मालूम। सिर्फ मालूम है सो क्या कहता, उन्होंने एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, ग्रेट सिविल सर्वेंट, बहुत ही अच्छे इंसान को बोले, क्यों कहते जहाँ उन्होंने काम कर को ही माइनॉरिटीज़ में डायरेक्टर हो को थे,
कितने आदमियों को माइनॉरिटीज़ का तो क्या मालूम नहीं था। हमें स्कूल में पढ़ते वक्त ये एक स्कॉलरशिप होना का तो पूरा महीना फिरना था। किसे तो एक किस्म ब्रोकर को लगाते थे, आया क्या, पूरे आदमी वैसा चे, आया क्या भैया स्कॉलर। ये बॉटल है, ये बॉटल में आधा पानी सर को है। हमें क्या सोच रही, अयो आधा पानी, आधा बॉटल खाली है सोच रही नहा को, आधा बॉटल भर को है को की नहीं सोच रहे। हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देख रहे, क्या नेगेटिव है देख रही। एक मैं यहाँ का एक एग्जाम्पल दे चूँ, अकरम सर के बारे में हम बोलने की बात नहीं, उन्होंने कौन सा ख़ानदान को ही, उनके फादर क्या थे, उनके मदर क्या थे, वो किसे भी हमने मालूम नहीं, बहुत ही सबको नहीं मालूम। सिर्फ मालूम है सो क्या कहता, उन्होंने एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, ग्रेट सिविल सर्वेंट, बहुत ही अच्छे इंसान को बोले। क्यों कहते जहाँ उन्होंने काम कर को ही माइनॉरिटीज़ में डायरेक्टर हो को थे। कितने आदमियों को माइनॉरिटीज़ का तो क्या मालूम नहीं था। हमें स्कूल में पढ़ते वक्त ये एक स्कॉलरशिप होना का तो पूरा महीना फिरना था। किसे तो एक किस्म ब्रोकर को लगाते थे, आया क्या, पूरे आदमी वैसा चे, आया क्या भैया स्कॉलरशिप आया क्या, ये महीना आया क्या, नहीं और महीना आता कहते खाली वैसा था। अकरम पाशा सर वो सिस्टम में आपको ऐसा एक सिस्टम बनाए कि कंप्लीट ऑनलाइन करे। बच्चा स्कूल जमे जब से 10th स्टैंडर्ड तक प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, 10th के बाद पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, फी रीएम्बर्समेंट, मेरिट कम मेंस, उसके बाद फॉरेन में पढ़ने वाले को ओवरसीज स्कॉलरशिप्स, हर स्कॉलरशिप तुम्हारे मोबाइल में मैसेज आता तुम्हारा स्कॉलरशिप आया। 13 to 14 लाख स्टूडेंट्स हमको स्कॉलरशिप को है माशाल्लाह। ये बहुत ही बड़ा एक लैंडमार्क उन्होंने क्रिएट करे। उसके बाद मुरारजी देसाई स्कूल्स हमारे एक सिस्टम में क्यों हो गया तो गवर्नमेंट स्कूल्स का तो माइंड में आ जाता, गवर्नमेंट स्कूल, ये गवर्नमेंट स्कूल का क्या भी होता नहीं। टीचर्स खाली दरमे को आती हैं, आपको 2 घंटा बैठती हैं, घर को जाती हैं, स्टूडेंट्स का क्या भी ख्याल रखते नहीं। वैसा हमारे दिमाग में आ गया। जैसा अरविंद केजरीवाल दिल्ली में मॉडल स्कूल्स कैसा बनाए, वैसा अकरम सर हम यहाँ मुरारजी देसाई स्कूल्स बनाए। मैं मजाक नहीं कर रही, जब भी मैं सिरा में जाकर हूँ बहुत सारे रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं अलग अलग, लेकिन मुरारजी देसाई स्कूल या एक ऐसा मॉडल बना को ही वो स्कूल में, वो हॉस्टल में जमने के वास्ते अब क्यों खोड़ते, सीटा होता आसानी से नहीं मिलते। क्यों कहते एजुकेशन सिस्टम, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट वो कॉलेज, वो स्कूल्स में टीचर्स हम बनने कहते कि नसीब वाले को बोलती। क्यों कहते उनको उतना हाईफाई वांच रेसिडेंशियल स्कूल वाले को वांच उनको घर कर को दी, टीचर्स हमको फुल हाईफाई उनको इंफ्रास्ट्रक्चर, बच्चों को पढ़ाई में ई क्लासेस, पूरा हर चीज़ एक सिस्टम ऐसा बना कोई आगे वो कौन आको कुछ बना सकती नहीं, वो हमने तो मालूम नहीं। ऐसा इन्हों जहाँ वर्क करी, सिर्फ वर्क कर को नहीं, हर तरफ इनका नाम का झंडा गाड़ को आको ही, वैसा माशाल्लाह काम कर को। आज का ये जो प्रोग्राम है ये बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम है। क्यों हमें जो भी प्रोग्राम्स देखती हैं वो प्रोग्राम्स में यूजुअली कौन पाथ फाइंडर्स रहती, कौन ऑलरेडी अचीवर्स रहती, उनको हमें बुला कर ऑनररी करते। लेकिन इस बार 10th स्टैंडर्ड और 2nd PUC के बच्चे कौन 75% एंड अबव को ही उनको कर रही। ये बहुत ही मेन चीज़ क्या कहते हो, ये इनका टर्निंग पॉइंट। अब 10th स्टैंडर्ड 2nd PU के जो स्टूडेंट्स हैं, अब ये मोमेंट तुम्हारा कल डिसाइड करता, तुम्हें क्या बनते हैं आगे करने का, ये मोमेंट डिसाइड करता, ये तुम्हारा टर्निंग पॉइंट। बहुत ही सब बोलते हैं 10th टर्निंग पॉइंट बोलती हैं, PU टर्निंग पॉइंट बोलती हैं, कितने टर्निंग पॉइंट हैं इनको को। क्यों कहते ज़िंदगी छोटी नहीं है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, हर मोमेंट में तुम्हारा एक टर्निंग पॉइंट आते जाता। 10th स्टैंडर्ड में बहुत ही सबको पढ़ रही हमें, लेकिन आगे क्या बनना मालूम नहीं, क्या करना मालूम नहीं। 10th स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, 10th स्टैंडर्ड के बाद कितने के ऑप्शंस ही, ITI है, PUC करने का है, पर डिप्लोमा है, उसके बाद PU। 10th में क्यों टर्निंग पॉइंट बोलती हैं तो 10th में तुम्हें मार्क्स अच्छा आए तो अच्छी कॉलेज पहुँच जाती। कॉलेज में ग्रेडिंग सिस्टम कर डालती, A1 सेक्शन, A2 सेक्शन, 95% एंड अबव A1 सेक्शन, 90s में हिंस वाले A2 सेक्शन, ऐसा सेक्शंस आती। वो सेक्शन में तुम वो माहौल तुम ना बने के बाद तुम्हें क्या बनना करने का वहाँ डिसाइड होता। उसके बाद 2nd PU में परसेंटेज अच्छा है तो फिर वहाँ इंजीनियर होती, तुम्हें डॉक्टर्स होती, नहीं तो फिर डिप्लोमा करती, नहीं तो फार्मेसी, नर्सिंग, वो कंप्लीट तुम्हारा लाइफ का टर्निंग पॉइंट। फिर उसके बाद मेडिकल करती, उसके बाद फिर टर्निंग पॉइंट जॉब को जमती, हर मोमेंट में टर्निंग पॉइंट आता। ये बहुत ही मेन टर्निंग पॉइंट PU का।
मेन हमारे इंडियन में लिटरेसी रेट, ये कौन सी भी एक कम्युनिटी नहीं तो एक सोसाइटी का स्टैंडर्ड टूल कैसा है, उसका वो कम्युनिटी का डेवलपमेंट कैसा है, हमें डिसाइडिंग फैक्टर लिटरेसी रेट। लिटरेसी बोले तो और क्या भी नहीं, लेमन टर्म्स में लिटरेसी बोले तो कौन सा भी एक इंसान 7 साल के उम्र से बढ़को है सो इंसान कौन सी भी एक लैंग्वेज में लिखना पढ़ना आना, ये इंसान को हमें लिटरेट बोलते हैं। हमारे इंडिया का लिटरेसी रेट 74% है। उसका मतलब 100 आदमियों में 70 पर 4 इंसान लिटरेट का, तो कौन सी भी एक लैंग्वेज में पढ़ना लिखना आता। वो हमारे कर्नाटका का लिटरेसी रेट 75% है। वो माइनॉरिटीज़ को आए तो माइनॉरिटीज़ को तो सिर्फ मुस्लिम्स नहीं आते, जैन्स, क्रिश्चियंस, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी और मुस्लिम्स आते हैं, 6 कैस्ट आते हैं। उसमें जैन्स का परसेंटेज लिटरेसी रेट 95% है, मतलब 94.88 अराउंड 95% है। जिसम इलिटरेट्स ही 90 पर 5 जिसम लिटरेट ही। वो मुस्लिम को आए तो 68%, मतलब 60 पर 8 इसम उतना लिटरेट ही, अभी 30 पर 2 इसम इलिटरेट ही। तो यहाँ जो डिस्पैरिटी कहती हुई देखो, एक तरफ एक कौम में सिर्फ 5 इसम इलिटरेट ही और एक कौम में 30 पर 2 इसम इलिटरेट ही। तो गवर्नमेंट भी क्या कर सकता, कितना हद तक को ऊपर ला सकती। और हमारे में क्या हो गया, एक माइंडसेट हो गया, मुस्लिम को बोले तो पंचर के दुकान कौन, मुस्लिम कर रही, वेल्डिंग कौन कर रही, मुस्लिम कर रही, चाय के दुकान कौन ही, वो कर रही। वो फेस से ये 10 ईयर्स में बहुत ज़्यादा बदलावट आते गए, लिटरेसी रेट बढ़ता गया। सबके दिमाग में आए, ओ इनो पढ़ रही हमें भी पढ़ेंगे, इनो पढ़ रही हमें भी पढ़ेंगे, इनो कौन से की काम को गए हमारे बच्चे भी जानते, आता गया। ऑल ऑफ ए सडन क्या होगा, एक हुकूमत से ऑर्डर पास हुआ, हिजाब बैन होगा पूरे घर में। हिजाब सिरपों से नहीं दिमागों को पड़गा सबके हुआ। अब मुझे गुस्सा है, मैं गुस्सा होको मैं खाना छोड़ी तो किसका नुकसान होता, लॉ ऑफ द लैंड सबको इक्वल, वो बात डिसीजन होता। लेकिन हिजाब बैन को बोल कर नहीं, मैं स्कूल को भेजता नहीं, पढ़ाई कराते नहीं, हमें घर में रख लेती। इस वजह से एक बैकू बच्ची की ज़िंदगी कैसी होते जा रही है। तो एक बैकू बच्ची पैदा होते ही एक उम्र को आए तक भी बाप के ऊपर डिपेंड, हर चीज़ में बाप 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 रहना साथ में। उसके बाद शादी होती, शादी हुई है सोच उनके शौहर के ऊपर डिपेंड। हर बैकू बच्ची 1 रुपया होना का तभी शौहर के सामने हाथ जोड़ना, जो इसे होना उसे होना, उन्हें 100 हिसाब पूछता, इसे कई को कल दिया था ना, परसों दिया था ना, और वहाँ उनके सास का परमिशन लेना, ये लेना। उसके बाद उम्र होती है फिर बेटे के ऊपर डिपेंड का, तो फिनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है। एक बैकू बच्ची एम्पावर होना का तो उसे फिनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरत रहती है, वो इंडिपेंडेंस नहीं है। मैं कहाँ वर्क करता हूँ, चित्रदुर्गा, सिरा, कोरटगेरे, वो हर तरफ जब भी 10th एग्ज़ाम PUC एग्ज़ाम आता, टीचर्स हमको बुला को एक मीटिंग करती, मीटिंग करे जब मैं ऑब्जर्व करता हूँ सो मैक्सिमम ड्रॉप आउट्स हमारे आदमियाँ हैं, बहुत ज़्यादा बैकू बच्चे कि वो कई को ड्रॉप आउट्स का। तो उनको जाको पूछा तो बोलती, अयो स्कूल को जाती है कान तो क्या तो भी हुएंगी को, अयो इज्जत गई तो तुम्हें आती क्या, खाली ये मेंटालिटी है। एग्जाम्पल, एक लाइव एग्जाम्पल देती हूँ। सिरा में मैं जाको जब पोस्टिंग हुआ तब 10th के एग्ज़ाम स्टार्ट होने अब 1 महीना था, तब उर्दू स्कूल में मैं एक मीटिंग लेको थी। उर्दू स्कूल के मीटिंग में एक कौन से कहते कि बच्चे एब्सेंट थे, उनके घरों को गए काउंसलिंग करे, बहुत ही सब आगे। लेकिन एक बच्ची को उनके टीचर बोले, मैडम बहुत अच्छा पढ़ती लेकिन इसे स्कूल को भेज रहे हैं, शादी करना को ही कहते हैं को बोले। बच्ची को बातचीत करने नहीं दे रहे, नहीं मैडम अच्छा रिश्ता आया छोड़ो, अयो पढ़ को क्या करने का है उन्हें छोड़ो, वैसा बोल को शादी करे। हमें कितना की बोले एटलीस्ट 10th PU तो पढ़ो बा, उसके बाद क्या तो एक ज़िंदगी होती है। खाली अच्छा रिश्ता को उसके ऊपर डिपेंड कहीं को कर रही हैं, तुम्हारे छोकरी कुछ एक काबिल बनाओ, कहता उन्होंने नहीं सुने। वो हुआ, वो मैटर वहाँ क्लोज हुआ। अब रिसेंट मैं कोरटगेरे को आए के बाद क्या हुआ, वो छोकरी को दोटसागेरे को कोरटगेरे में है, वो वहाँ को शादी कर को दी। वो छोकरा कोसे की इसमें ड्राइवर क्या की है सो काम, वो छोकरा क्या करे, छोकरी को हैरासमेंट, फिजिकल हैरासमेंट करना, पूरा हैरासमेंट कर को छोड़ को घर को छोड़ को 2-2 दिन चले जाना, वैसा करे। उन्होंने जाकर पुलिस को कंप्लेंट करे तो तुम ना पॉक्सो केस होता। 18 साल से छोटी उम्र की बच्ची को करे तो उल्टा केस पड़ता। 18 साल के छोटी से बच्ची को करे तो शादी हुएस वाले, शादी करेस वाले, निकाह पढ़ाएस वाले, पकाती खाना खाएस वाले, पूरे भी जेल के अंदर जाती। वो हो जाकर उन्होंने मेरे पास आए, मैडम को उनको देखे सच मैं बोल सकती थी, बहुत कुछ बोलना मेरे दिल में आया,
नहीं बाबा उस दिन हमें तोते बोले जैसा बोले तुम्हें समझा रहता था आज ये हालत आती थी क्या, लेकिन उनकी हालत ऐसी हो गई है हाथा पावा जोड़ रही, मैडम क्या तो भी कर को बच्ची को एक करो। एक लाइव एग्जाम्पल, एक ऐसा एग्जाम्पल, ऐसे कितने हज़ारों के एग्जाम्पल हैं। तो हमें एजुकेशन से दूर भाग रही ना को, हमें एजुकेशन से क्या हो सकता आगे वो कोई भी माइंड में हमारा आराश नहीं। हमें क्या करती है हमेशा हुकूमत को उन्होंने क्या करें हमारे खिलाफ है, गवर्नमेंट हमारे खिलाफ है, OBC 27% हमने रिजर्वेशन है वो यूटिलाइज कर लियो। 100 आदमी में खाली एक ही आदमी हमारा मीम है, 100 कौन भी नहीं छे, 90 पर 9 सब नहीं है। वैसा कहीं को सोचते 90 पर 9 आदमी के बराबर हमारा एक आदमी है को कहीं को नहीं सोचते। ये बॉटल है, ये बॉटल में आधा पानी सरको है, हमें क्या सोच रही अयो आधा पानी आधा बॉटल खाली है सोच रही नहा को, आधा बॉटल भर को है को की नहीं सोच रहे। हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देख रहे, क्या नेगेटिव है देख रही। एक मैं यहाँ का चेक एक एग्जाम्पल दे चूँ, अकरम सर के बारे में हम बोलने की बात नहीं, उन्होंने कौन सा ख़ानदान आको ही, उनके फादर क्या थे, उनके मदर क्या थे, वो किसे भी हमने मालूम नहीं, बहुत ही सबको नहीं मालूम। सिर्फ मालूम है सो क्या कहता उन्होंने एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, ग्रेट सिविल सर्वेंट, बहुत ही अच्छे इंसान को बोले। क्यों कहते जहाँ उन्होंने काम कर को ही माइनॉरिटीज़ में डायरेक्टर हो को थे, कितने की आदमियों को माइनॉरिटीज़ का तो क्या मालूम नहीं था। हमें स्कूल में पढ़ते वक्त एक स्कॉलरशिप होना का तो पूरा महीना फिरना था, किसे तो एक किस्म ब्रोकर को लगाते थे, आया क्या पूरे आदमी वैसा चे आया क्या भैया स्कॉलर। ये बॉटल है, ये बॉटल में आधा पानी सरको है, हमें क्या सोच रही अयो आधा बॉटल खाली है सोच रही नहा को, आधा बॉटल भर को है को की नहीं सोच रहे। हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देख रहे, क्या नेगेटिव है देख रही। एक मैं यहाँ का चेक एक एग्जाम्पल दे चूँ, अकरम सर के बारे में हम बोलने की बात नहीं, उन्होंने कौन सा ख़ानदान आको ही, उनके फादर क्या थे, उनके मदर क्या थे, वो किसे भी हमने मालूम नहीं, बहुत ही सबको नहीं मालूम। सिर्फ मालूम है सो क्या कहता उन्होंने एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, ग्रेट सिविल सर्वेंट, बहुत ही अच्छे इंसान को बोले। क्यों कहते जहाँ उन्होंने काम कर को ही माइनॉरिटीज़ में डायरेक्टर हो को थे, कितने की आदमियों को माइनॉरिटीज़ का तो क्या मालूम नहीं था। हमें स्कूल में पढ़ते वक्त एक स्कॉलरशिप होना का तो पूरा महीना फिरना था, किसे तो एक किस्म ब्रोकर को लगाते थे, आया क्या पूरे आदमी वैसा चे आया क्या भैया स्कॉलरशिप आया क्या, ये महीना आया क्या, नहीं और महीना आता कहते खाली वैसा था। अकरम पाशा सर वो सिस्टम में आपको ऐसा एक सिस्टम बनाए कि कंप्लीट ऑनलाइन करे, बच्चा स्कूल जमे जब से 10th स्टैंडर्ड तक प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, 10th के बाद पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, फी रीएम्बर्समेंट, मेरिट कम मेंस, उसके बाद फॉरेन में पढ़ने वाले को ओवरसीज स्कॉलरशिप्स, हर स्कॉलरशिप तुम्हारे मोबाइल में मैसेज आता तुम्हारा स्कॉलरशिप आया। 13 to 14 लाख स्टूडेंट्स हमको स्कॉलरशिप को है माशाल्लाह, ये बहुत ही बड़ा एक लैंडमार्क उन्होंने क्रिएट करे। उसके बाद मुरारजी देसाई स्कूल्स हमारे एक सिस्टम में क्यों हो गया का तो गवर्नमेंट स्कूल्स का तो माइंड में आ जाता, गवर्नमेंट स्कूल का क्या भी होता नहीं, टीचर्स खाली धरने को आते हैं, आपको 2 घंटा बैठती हैं घर को जाती हैं, स्टूडेंट्स का क्या भी ख्याल रखते नहीं, वैसा हमारे दिमाग में आ गया। जैसा अरविंद केजरीवाल दिल्ली में मॉडल स्कूल्स कैसा बनाए, वैसा अकरम सर हम यहाँ मुरारजी देसाई स्कूल्स बनाए। मैं मजाक नहीं कर रही, जब भी मैं सिरा में जाकर हूँ बहुत सारे रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं अलग अलग, लेकिन मुरारजी देसाई स्कूल एक ऐसा मॉडल बना को ही वो स्कूल में वो हॉस्टल में जमने के वास्ते अब क्यों खोड़ते, सीटा उतना आसानी से नहीं मिलते। क्यों कहते तो एजुकेशन सिस्टम वो इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट वो कॉलेज वो स्कूल्स में टीचर्स हम बनने कहते कि नसीब वाले को बोलते हैं। क्यों कहते उनको उतना हाईफाई हांच रेसिडेंशियल स्कूल वाले को हांच उनको घर कर को दी टीचर्स को फुल हाईफाई उनको इंफ्रास्ट्रक्चर, बच्चों को पढ़ाई में ई क्लासेस पूरा हर चीज़ एक सिस्टम ऐसा बना कोई आगे वो कौन आको कुछ बना सकती नहीं, वो हमने तो मालूम नहीं। ऐसा इन्हों जहाँ वर्क करी सिर्फ वर्क कर को नहीं, हर तरफ इनका नाम का झंडा गाड़ को आको ही वैसा माशाल्लाह काम कर को। आज का ये जो प्रोग्राम है ये बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम है। क्यों हमें जो भी प्रोग्राम्स देखते हैं वो प्रोग्राम्स में यूजुअली कौन पाथ फाइंडर्स रहते हैं, कौन ऑलरेडी अचीवर्स रहते हैं, उनको हमें बुला कर ऑनररी करते हैं। लेकिन इस बार 10th स्टैंडर्ड और 2nd PUC के बच्चे कौन 75% एंड अबव को ही उनको कर रही, ये बहुत ही
मेन चीज़ क्या का तो ये इनका टर्निंग पॉइंट। अब 10th स्टैंडर्ड सेकेंड पीयू के जो स्टूडेंट्स हैं, अब ये मोमेंट तुम्हारा कल डिसाइड करता, तुम्हें क्या बनती है आगे करने का, ये मोमेंट डिसाइड करता, ये तुम्हारा टर्निंग पॉइंट। बहुत ही सब बोलती हैं 10th टर्निंग पॉइंट बोलती हैं, पीयू टर्निंग पॉइंट बोलती हैं, कितने टर्निंग पॉइंट हैं इनको। क्यों कहते ज़िंदगी छोटी नहीं है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, हर मोमेंट में तुम्हारा एक टर्निंग पॉइंट आते जाता। 10th स्टैंडर्ड में बहुत ही सबको पढ़ रही हमें, लेकिन आगे क्या बनना मालूम नहीं, क्या करना मालूम नहीं। 10th स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, 10th स्टैंडर्ड के बाद कितने के ऑप्शंस हैं, ITI है, PUC करने का है, पर डिप्लोमा है, उसके बाद PU। 10th में क्यों टर्निंग पॉइंट बोलती हैं तो 10th में तुम्हें मार्क्स अच्छा आए तो अच्छी कॉलेज पहुँच जाती। कॉलेज में ग्रेडिंग सिस्टम कर डालती, A1 सेक्शन, A2 सेक्शन, 95% एंड अबो A1 सेक्शन, 90s में हिंस वाले A2 सेक्शन, ऐसा सेक्शंस आती। वो सेक्शन में तुम वो माहौल तुम ना बने के बाद तुम्हें क्या बनना करने का वहाँ डिसाइड होता। उसके बाद सेकेंड पीयू में परसेंटेज अच्छा है तो फिर वहाँ इंजीनियर होती, तुम्हें डॉक्टर्स होती, नहीं तो फिर डिप्लोमा करती, नहीं तो फार्मेसी, नर्सिंग, वो कंप्लीट तुम्हारा लाइफ का टर्निंग पॉइंट। फिर उसके बाद मेडिकल करती, उसके बाद फिर टर्निंग पॉइंट जॉब को जमती, हर मोमेंट में टर्निंग पॉइंट आता। ये बहुत ही मेन टर्निंग पॉइंट पीयू का। मेन हमारे इंडियन में लिटरेसी रेट, ये कौन से भी एक कम्युनिटी नहीं तो एक सोसाइटी का स्टैंडर्ड टूल कैसा है, उसका वो कम्युनिटी का डेवलपमेंट कैसा है, हमें डिसाइडिंग फैक्टर लिटरेसी रेट। लिटरेसी बोले तो और क्या भी नहीं, लेमन टर्म्स में लिटरेसी बोले तो कौन सा भी एक इंसान 7 साल के उम्र से बढ़को है सो इंसान कौन सी भी एक लैंग्वेज में लिखना पढ़ना आना, ये इंसान को हमें लिटरेट बोलते हैं। हमारे इंडिया का लिटरेसी रेट 74% है, उसका मतलब 100 आदमियों में 70 पर 4 इंसान लिटरेट का तो कौन सी भी एक लैंग्वेज में पढ़ना लिखना आता। वो हमारे कर्नाटका का लिटरेसी रेट 75% है। वो माइनॉरिटीज़ को आए तो माइनॉरिटीज़ का तो सिर्फ मुस्लिम्स नहीं आते, जैन्स, क्रिश्चियंस, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी और मुस्लिम्स आते हैं, 6 कैस्ट आते हैं। उसमें जैन्स का परसेंटेज लिटरेसी रेट 95% है, मतलब 94.8 अराउंड 95% है। जिसम इलिटरेट्स ही 90 पर 5 जिसम लिटरेट ही। वो मुस्लिम को आए तो 68%, मतलब 60 पर 8 इसम उतना लिटरेट ही, अभी 30 पर 2 इसम इलिटरेट ही। तो यहाँ जो डिस्पैरिटी कहती हुई देखो, एक तरफ एक कौम में सिर्फ 5 इसम इलिटरेट ही और एक कौम में 30 पर 2 इसम इलिटरेट ही। तो गवर्नमेंट भी क्या कर सकता, कितना हद तक को ऊपर ला सकती। और हमारे में क्या हो गया, एक माइंडसेट हो गया, मुस्लिम को बोले तो पंचर के दुकान कौन, मुस्लिम कर रही है, वेल्डिंग कौन कर रही है, मुस्लिम कर रही है, चाय के दुकान कौन ही, वो कर रही है। वो फेस से ये 10 ईयर्स में बहुत ज़्यादा बदलावट आते गए, लिटरेसी रेट बढ़ता गया, सबके दिमाग में आए, ओ इनो पढ़ रही हमें भी पढ़ेंगे, इनो पढ़ रही हमें भी पढ़ेंगे, इनो कौन से की काम को गए हमारे बच्चे भी जानते, आता गया। ऑल ऑफ ए सडन क्या होगा, एक हुकूमत से ऑर्डर पास हुआ, हिजाब बैन होगा पूरे घर में, हिजाब सिरपों से नहीं दिमागों को पड़गा सबके हुआ। अब मुझे गुस्सा है, मैं गुस्सा होगा, मैं खाना छोड़ी तो किसका नुकसान होता, लॉ ऑफ द लैंड सबको इक्वल, वो बात डिसीजन होता। लेकिन हिजाब बैन तो बोल कर नहीं, मैं स्कूल को भेजता नहीं, पढ़ाई कराते नहीं, हमें घर में रख लेती। इस वजह से एक बैकू बच्ची की ज़िंदगी कैसी होते जा रही है, तो एक बैकू बच्ची पैदा होते ही एक उम्र को आए तक भी बाप के ऊपर डिपेंड, हर चीज़ में बाप रहना साथ में। उसके बाद शादी होती, शादी हुई सोच उनके शौहर के ऊपर डिपेंड। हर बैकू बच्ची 1 रुपया होना का तो भी शौहर के सामने हाथ जोड़ना, जो इसे होना उसे होना, उन्हें 100 हिसाब पूछता, इसे कई को कल दिया था ना, परसों दिया था ना, और हाँ उनके सास का परमिशन लेना, ये लेना। उसके बाद उम्र होती है, फिर बेटे के ऊपर डिपेंड का तो फिनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है। एक बैकू बच्ची एम्पावर होना का तो उसे फिनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरत रहती है, वो इंडिपेंडेंस नहीं है। मैं कहाँ वर्क करता हूँ, चित्रदुर्गा, सिरा, कोरटगेरे, वो हर तरफ जब भी 10th एग्ज़ाम PUC एग्ज़ाम आता, टीचर्स हमको बुला को एक मीटिंग करती, मीटिंग करे जब मैं ऑब्जर्व करता हूँ सो मैक्सिमम ड्रॉप आउट्स हमारे आदमियाँ हैं, बहुत ज़्यादा बैकू बच्चे कि वो कई को ड्रॉप आउट्स का तो उनको जाको पूछा तो बोलती, अयो स्कूल को जाती है कान तो क्या तो भी हुएंगी को, अयो इज्जत गई तो तुम्हें आती क्या, खाली ये मेंटालिटी है। एग्जाम्पल, एक लाइव एग्जाम्पल दे चूँ, सिरा में मैं जाको जब वो पोस्टिंग हुआ तब 10th के एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने अब 1 महीना था।
तब उर्दू स्कूल में मैं एक मीटिंग लेको थी। उर्दू स्कूल के मीटिंग में एक कौन सी कहते कि बच्चे एब्सेंट थे, उनके घरों को गए काउंसलिंग करे, बहुत ही सब आगे। लेकिन एक बच्ची को उनके टीचर बोले, मैडम बहुत अच्छा पढ़ती, लेकिन इसे स्कूल को भेज रहे हैं, शादी करना को कहीं कहते हैं को बोले। बच्ची को बातचीत करने नहीं दे रहे, नहीं मैडम अच्छा रिश्ता आया, छोड़ो, अयो पढ़ को क्या करने का है, उन्हें छोड़ो, वैसा बोल को शादी करे। हमें कितना की बोले एटलीस्ट 10th PU तो पढ़ो बा, उसके बाद क्या तो एक ज़िंदगी होती है। खाली अच्छा रिश्ता को उसके ऊपर डिपेंड कहीं को कर रही, तुम्हारे छोकरी कुछ एक काबिल बनाओ, कहता उन्होंने नहीं सुने। वो हुआ, वो मैटर वहाँ क्लोज हुआ। अब रिसेंट में कोर्टगेरे को आए के बाद क्या हुआ, वो छोकरी को दोटसागेरे को कोर्टगेरे में है, वो वहाँ को शादी कर को दी। वो छोकरा कोसे की इसमें ड्राइवर क्या की है सब काम, वो छोकरा क्या करे, छोकरी को हैरासमेंट, फिजिकल हैरासमेंट करना, पूरा हैरासमेंट कर को छोड़ को, घर को छोड़ को 2-2 दिन चले जाना, वैसा करे। उन्होंने जाकर पुलिस को कंप्लेंट करे तो तुम ना पॉक्सो केस होता, 18 साल से छोटी उम्र की बच्ची को करे तो उल्टा केस पड़ता। 18 साल के छोटी से बच्ची को करे तो शादी हुएस वाले, शादी करेस वाले, निकाह पढ़ाएस वाले, पकाती, खाना खाएस वाले, पूरे भी जेल के अंदर जाती। वो हो जाकर उन्होंने मेरे पास आए, मैडम को उनको देखे सच मैं बोल सकती थी, बहुत कुछ बोलना मेरे दिल में आया। नहीं बाबा, उस दिन हमें तो तक बोले जैसा बोले, तुम्हें समझ रहे थे ताज ये हालत आती थी क्या, लेकिन उनकी हालत ऐसी होगी है, हाथा पावा जोड़ रही, मैडम क्या तो भी कर को बच्ची को एक करो। एक लाइव एग्जाम्पल, ये कैसा एग्जाम्पल, ऐसे कितने हज़ारों के एग्जाम्पल हैं। तो हमें एजुकेशन से दूर भाग रही ना को, हमें एजुकेशन से क्या हो सकता आगे, वो कोई भी माइंड में हमारा आराश नहीं। हमें क्या करती है, हमेशा हुकूमत को उन्होंने क्या करें, हमारे खिलाफ है, गवर्नमेंट हमारे खिलाफ है, OBC 27% हमने रिजर्वेशन है, वो यूटिलाइज कर लियो। 100 आदमी में खाली एक ही आदमी हमारा मीम है, 100 कौन भी नहीं छे, 90 पर 9 सब नहीं है, वैसा कहीं को सोचते 90 पर 9 आदमी के बराबर हमारा एक आदमी है को कहीं को नहीं सोचते। ये बॉटल है, ये बॉटल में आधा पानी सर को है, हमें क्या सोच रही, अयो आधा पानी, आधा बॉटल खाली है सोच रही नहा को, आधा बॉटल भर को है को की नहीं सोच रहे। हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देख रहे, क्या नेगेटिव है देख रही। एक मैं यहाँ का चेक एग्जाम्पल दे चूँ, अकरम सर के बारे में हम बोलने की बात नहीं, उन्होंने कौन सा ख़ानदान को ही, उनके फादर क्या थे, उनके मदर क्या थे, वो किसे भी हमने मालूम नहीं, बहुत ही सबको नहीं मालूम। सिर्फ मालूम है सो क्या कहता, उन्होंने एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, ग्रेट सिविल सर्वेंट, बहुत ही अच्छे इंसान को बोले। क्यों कहता, जहाँ उन्होंने काम कर को ही माइनॉरिटीज़ में डायरेक्टर हो को थे, कितने की आदमियों को माइनॉरिटीज़ का तो क्या मालूम नहीं था। हमें स्कूल में पढ़ते वक्त ये स्कॉलरशिप होना का तो पूरा महीना फिरना था, किसे तो एक किस्म ब्रोकर को लगाते थे, आया क्या, पूरे आदमी वैसा चे, आया क्या भैया स्कॉलर। ये बॉटल है, ये बॉटल में आधा पानी सर को है, हमें क्या सोच रही, अयो आधा पानी, आधा बॉटल खाली है सोच रही नहा को, आधा बॉटल भर को है को की नहीं सोच रहे। हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देख रहे, क्या नेगेटिव है देख रही। एक मैं यहाँ का चेक एग्जाम्पल दे चूँ, अकरम सर के बारे में हम बोलने की बात नहीं, उन्होंने कौन सा ख़ानदान को ही, उनके फादर क्या थे, उनके मदर क्या थे, वो किसे भी हमने मालूम नहीं, बहुत ही सबको नहीं मालूम। सिर्फ मालूम है सो क्या कहता, उन्होंने एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, ग्रेट सिविल सर्वेंट, बहुत ही अच्छे इंसान को बोले। क्यों कहता, जहाँ उन्होंने काम कर को ही माइनॉरिटीज़ में डायरेक्टर हो को थे, कितने की आदमियों को माइनॉरिटीज़ का तो क्या मालूम नहीं था। हमें स्कूल में पढ़ते वक्त ये स्कॉलरशिप होना का तो पूरा महीना फिरना था, किसे तो एक किस्म ब्रोकर को लगाते थे, आया क्या, पूरे आदमी वैसा चे, आया क्या भैया स्कॉलरशिप आया क्या, ये महीना आया क्या, नहीं और महीना आता कहते, खाली वैसा था। अकरम पाशा सर वो सिस्टम में आपको ऐसा एक सिस्टम बनाए कि कंप्लीट ऑनलाइन करे, बच्चा स्कूल जमे जब से 10th स्टैंडर्ड तक प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, 10th के बाद पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, फी रीएम्बर्समेंट, मेरिट कम मेंस, उसके बाद फॉरेन में पढ़ने वाले को ओवरसीज स्कॉलरशिप्स, हर स्कॉलरशिप तुम्हारे मोबाइल में मैसेज आता, तुम्हारा स्कॉलरशिप आया। 13 to 14 लाख स्टूडेंट्स हमको स्कॉलरशिप को है, माशाल्लाह। ये बहुत ही बड़ा एक लैंडमार्क उन्होंने क्रिएट करे। उसके बाद मुरारजी देसाई स्कूल्स हमारे एक सिस्टम में क्यों हो गया का तो गवर्नमेंट स्कूल्स का तो माइंड में आ जाता, गवर्नमेंट स्कूल का क्या भी होता नहीं, टीचर्स खाली धरने को आती हैं, आपको 2 घंटा बैठती हैं, घर को जाती हैं, स्टूडेंट्स का क्या भी ख्याल रखते नहीं।
वैसा हमारे दिमाग में आ गया। जैसा अरविंद केजरीवाल दिल्ली में मॉडल स्कूल्स कैसा बनाए, वैसा अकरम सर हम यहाँ मोरारजी देसाई स्कूल्स बनाए। मैं मजाक नहीं कर रही, जब भी मैं सिरा में जाकर हूँ बहुत सारे रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं अलग अलग, लेकिन मोरारजी देसाई स्कूल एक ऐसा मॉडल बना को ही वो स्कूल में वो हॉस्टल में जमने के वास्ते अब क्यों खोड़ते, सीटा उतना आसानी से नहीं मिलते क्यों? तो एजुकेशन सिस्टम, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट वो कॉलेज वो स्कूल्स में टीचर्स हम बनने कहते कि नसीब वाले को बोलती क्यों कहते उनको उतना हाई फाई वहाँ रेसिडेंशियल स्कूल वाले को वहाँ उनको घर कर को दी टीचर्स को फुल हाई फाई उनको इंफ्रास्ट्रक्चर, बच्चों को पढ़ाई में ई क्लासेस पूरा हर चीज़ एक सिस्टम ऐसा बना कोई आगे वो कौन आको कुछ बना सकती नहीं, वो हमने तो मालूम नहीं। ऐसा इन्हों जहाँ जहाँ वर्क करी सिर्फ वर्क कर को नहीं, हर तरफ इनका नाम का झंडा गाड़ को आको ही वैसा माशाल्लाह काम कर को। आज ये जो प्रोग्राम करेंगे बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम, क्यों हमें जो भी प्रोग्राम्स देखती वो प्रोग्राम्स में यूजुअली कौन पाथ फाइंडर्स रहती, कौन ऑलरेडी अचीवर्स रहती, उनको हमें बुला को ऑनररी करती। लेकिन इस बार 10th स्टैंडर्ड और 2nd PUC के बच्चे कौन कौन 75% एंड अबव को ही उनको कर रही। ये बहुत ही मेन चीज़ क्या कहते हो, ये इनका टर्निंग पॉइंट। अब 10th स्टैंडर्ड 2nd PU के जो स्टूडेंट्स हैं, अब ये मोमेंट तुम्हारा कल डिसाइड करता, तुम्हें क्या बनती है आगे करने का, ये मोमेंट डिसाइड करता, ये तुम्हारा टर्निंग पॉइंट। बहुत ही सब बोलती हैं 10th टर्निंग पॉइंट बोलती हैं, PU टर्निंग पॉइंट बोलती हैं, कितने टर्निंग पॉइंट हैं इनको क्यों कहते हो? ज़िंदगी छोटी नहीं है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, हर मोमेंट में तुम्हारा एक टर्निंग पॉइंट आते ही जाता। 10th स्टैंडर्ड में बहुत ही सबको पढ़ रही हमें, लेकिन आगे क्या बनना मालूम नहीं, क्या करना मालूम नहीं। 10th स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, 10th स्टैंडर्ड के बाद कितने के ऑप्शंस हैं, ITI है, PUC करने का है, बाद डिप्लोमा है, उसके बाद PU। 10th में क्यों टर्निंग पॉइंट बोलती हैं तो 10th में तुम्हें मार्क्स अच्छा आए तो अच्छी कॉलेज को जाती, कॉलेज में ग्रेडिंग सिस्टम कर डालती, A1 सेक्शन, A2 सेक्शन, 95% एंड अबव A1 सेक्शन, 90s में हिंस वाले A2 सेक्शन, ऐसा सेक्शंस आती। वो सेक्शन में तुम वो माहौल तुम ना बने के बाद तुम्हें क्या बनना करने का वहाँ डिसाइड होता। उसके बाद 2nd PU में परसेंटेज अच्छा है तो फिर वहाँ इंजीनियर होती, तुम्हें डॉक्टर्स होती, नहीं तो फिर डिप्लोमा करती, नहीं तो फार्मेसी, नर्सिंग, वो कंप्लीट तुम्हारा लाइफ का टर्निंग पॉइंट। फिर उसके बाद मेडिकल करती, उसके बाद फिर टर्निंग पॉइंट जॉब को जमती, हर मोमेंट में टर्निंग पॉइंट आता। ये बहुत ही मेन टर्निंग पॉइंट PU का। मेन हमारे इंडियन में लिटरेसी रेट, ये कौन सी भी एक कम्युनिटी नहीं तो एक सोसाइटी का स्टैंडर्ड टूल कैसा है, उसका वो कम्युनिटी का डेवलपमेंट कैसा है, हमें डिसाइडिंग फैक्टर लिटरेसी रेट। लिटरेसी बोले तो और क्या भी नहीं, लेमन टर्म्स में लिटरेसी बोले तो कौन सा भी एक इंसान 7 साल के उम्र से बढ़को है सो इंसान कौन सी भी एक लैंग्वेज में लिखना पढ़ना आना, ये इंसान को हमें लिटरेट बोलते हैं। हमारे इंडिया का लिटरेसी रेट 74% है, उसका मतलब 100 आदमियों में 70 पर 4 इंसान लिटरेट का तो कौन सी भी एक लैंग्वेज में पढ़ना लिखना आता। वो हमारे कर्नाटका का लिटरेसी रेट 75% है। वो माइनॉरिटीज़ को आए तो माइनॉरिटीज़ को तो सिर्फ मुस्लिम्स नहीं आते, जैन्स, क्रिश्चियंस, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी और मुस्लिम्स आते हैं, 6 कैस्ट आते हैं। उसमें जैन्स का परसेंटेज लिटरेसी रेट 95% है, मतलब 94.88 अराउंड 95% है। जिसम इलिटरेट्स ही 90 पर 5 जिसम लिटरेट हैं। वो मुस्लिम को आए तो 68%, मतलब 60 पर 8 इसम उतना लिटरेट ही, अभी 30 पर 2 इसम इलिटरेट ही। तो यहाँ जो डिस्पैरिटी कहती हुई देखो, एक तरफ एक कौम में सिर्फ 5 इसम इलिटरेट ही और एक कौम में 30 पर 2 इसम इलिटरेट ही। तो गवर्नमेंट भी क्या कर सकता, कितना हद तक को ऊपर ला सकती। और हमारे में क्या हो गया, एक माइंडसेट हो गया, मुस्लिम को बोले तो पंचर के दुकान कौन, मुस्लिम कर रही है, वेल्डिंग कौन कर रही है, मुस्लिम कर रही है, चाय के दुकान कौन ही, वो कर रही है। वो फेस से ये 10 ईयर्स में बहुत ज़्यादा बदलावट आते गए, लिटरेसी रेट बढ़ता गया, सबके दिमाग में आए, ओ इनो पढ़ रही हमें भी पढ़ेंगे, इनो पढ़ रही हमें भी पढ़ेंगे, इनो कौन से की काम को गए हमारे बच्चे भी जानते, आता गया। ऑल ऑफ ए सडन क्या होगा, एक हुकूमत से ऑर्डर पास हुआ, हिजाब बैन होगा पूरे घर में, हिजाब सिर्फों से नहीं दिमागों को पड़गा सबके हुआ। अब मुझे गुस्सा है, मैं गुस्सा होकर मैं खाना छोड़ी तो किसका नुकसान होता,
लॉ ऑफ द लैंड सबको इक्वल, वो बात डिसीजन होता। लेकिन हिजाब बैन को बोल कर नहीं, मैं स्कूल को भेजता नहीं, पढ़ाई कराते नहीं, हमें घर में रख लेती। इस वजह से एक बैकू बच्ची की ज़िंदगी कैसी होते जा रही है। तो एक बैकू बच्ची पैदा होते ही एक उम्र को आए तक भी बाप के ऊपर डिपेंड, हर चीज़ में बाप 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 रहना साथ में। उसके बाद शादी होती, शादी हुई सोच उनके शौहर के ऊपर डिपेंड। हर बैकू बच्ची एक रुपया होना का तो भी शौहर के सामने हाथ जोड़ना, जो इसे होना उसे होना, उन्हें सब हिसाब पूछता, इसे कहीं को कल दिया था ना, परसों दिया था ना, और हाँ उनके सास का परमिशन लेना, ये लेना। उसके बाद उम्र होती है फिर बेटे के ऊपर डिपेंड का, तो फिनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है। एक बैकू बच्ची एम्पावर होना का तो उसे फिनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरत रहती है, वो इंडिपेंडेंस नहीं है। मैं कहाँ वर्क करता हूँ, चित्रदुर्गा, सिरा, कोरटगेरे, वो हर तरफ जब भी 10th एग्ज़ाम PUC एग्ज़ाम आता, टीचर्स हमको बुला को एक मीटिंग करती। मीटिंग करे जब मैं ऑब्जर्व करता हूँ उनको, मैक्सिमम ड्रॉप आउट्स हमारे आदमियाँ हैं, बहुत ज़्यादा बैकू बच्चे कि वो कई को ड्रॉप आउट्स का, तो उनको जाको पूछा तो बोलती अयो स्कूल को जाती है कान तो क्या तो भी हुएंगी को, अयो इज्जत गई तो तुम्हें आती क्या, खाली ये मेंटालिटी है। एग्जाम्पल, एक लाइव एग्जाम्पल दे चूँ, सिरा में मैं जाको जब पोस्टिंग हुआ तब 10th के एग्ज़ाम स्टार्ट होने अब 1 महीना था, तब उर्दू स्कूल में मैं एक मीटिंग लेको थी। उर्दू स्कूल के मीटिंग में एक कौन सी की कहते कि बच्चे एब्सेंट थे, उनके घरों को गए काउंसलिंग करे, बहुत ही सब आगे। लेकिन एक बच्ची को उनके टीचर बोले मैडम बहुत अच्छा पढ़ती, लेकिन इसे स्कूल को भेज रहे हैं, शादी करना को ही कहते हैं को बोले। बच्ची को बातचीत करने नहीं दे रहे, नहीं मैडम अच्छा रिश्ता आया छोड़ो, अयो पढ़ को क्या करने का है उन्हें छोड़ो, वैसा बोल को शादी करे। हमें कितना की बोले एटलीस्ट 10th PU तो पढ़ो बा, उसके बाद क्या तो एक ज़िंदगी होती है, खाली अच्छा रिश्ता को उसके ऊपर डिपेंड कहीं को कर रही हैं, तुम्हारे छोकरी कुछ एक काबिल बनाओ, कहता उन्होंने नहीं सुने। वो हुआ, वो मैटर वहाँ क्लोज हुआ। अब रिसेंट मैं कोरटगेरे को आए के बाद क्या हुआ, वो छोकरी को दोटसागेरे को कोरटगेरे में है, वो वहाँ को शादी कर को दी। वो छोकरा कोसे की इसमें ड्राइवर क्या की है सो काम, वो छोकरा क्या करे, छोकरी को हैरासमेंट, फिजिकल हैरासमेंट करना, पूरा हैरासमेंट कर को छोड़ को घर को छोड़ को 2-2 दिन चले जाना, वैसा करे। उन्होंने जाको पुलिस को कंप्लेंट करे तो तुम ना पॉक्सो केस होता, 18 साल से छोटी उम्र की बच्ची को करे तो उल्टा केस पड़ता, 18 साल के छोटी से बच्ची को करे तो शादी हुएस वाले, शादी करेस वाले, निकाह पढ़ाएस वाले, पकाती खाना खाएस वाले, पूरे भी जेल के अंदर जाती। वो हो जाकर उन्होंने मेरे पास आए मैडम को, उनको देखे सोचे मैं बोल सकती थी, बहुत कुछ बोलना मेरे दिल में आया, नहीं बा उस दिन हमें तोते बोले जैसा बोले, तुम्हें समझा रहता था आज ये हालत आती थी क्या, लेकिन उनकी हालत ऐसी हो गई है, हाथा पावा जोड़ रही, मैडम क्या तो भी कर को बच्ची को एक करो। एक लाइव एग्जाम्पल, एक ऐसा एग्जाम्पल, ऐसे कितने हज़ारों के एग्जाम्पल हैं। तो हमें एजुकेशन से दूर भाग रही ना को, हमें एजुकेशन से क्या हो सकता आगे, वो कोई भी माइंड में हमारा आराश नहीं। हमें क्या करती है, हमेशा हुकूमत को उन्होंने क्या करें, हमारे खिलाफ है, गवर्नमेंट हमारे खिलाफ है, OBC 27% हमने रिजर्वेशन है, वो यूटिलाइज कर लियो। 100 आदमियों में खाली 21 आदमी हमारा मीम है, 100 कौन भी नहीं छे, 90 पर 9 सब नहीं है, वैसा कहीं को सोचते 90 पर 9 आदमी के बराबर हमारा एक आदमी है को कहीं को नहीं सोचते। ये बॉटल है, ये बॉटल में आधा पानी सरको है, हमें क्या सोच रही, अयो आधा पानी आधा बॉटल खाली है सोच रही नहा को, आधा बॉटल भर को है को की नहीं सोच रहे। हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देख रहे, क्या नेगेटिव है देख रही। एक मैं यहाँ का एक एग्जाम्पल दे चूँ, अकरम सर के बारे में हम बोलने की बात नहीं, उन्होंने कौन सा ख़ानदान को ही, उनके फादर क्या थे, उनके मदर क्या थे, वो किसे भी हमने मालूम नहीं, बहुत ही सबको नहीं मालूम। सिर्फ मालूम है सो क्या कहता, उन्होंने एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, ग्रेट सिविल सर्वेंट, बहुत ही अच्छे इंसान को बोले। क्यों कहते जहाँ उन्होंने काम कर को ही माइनॉरिटीज़ में डायरेक्टर हो को थे, कितने की आदमियों को माइनॉरिटीज़ का तो क्या मालूम नहीं था। हमें स्कूल में पढ़ते वक्त एक स्कॉलरशिप होना का तो पूरा महीना फिरना था, किसे तो एक किस्म ब्रोकर को लगाते थे, आया क्या पूरे आदमी वैसा चे, आया क्या भैया स्कॉलर। ये बॉटल है, ये बॉटल में आधा पानी सरको है, हमें क्या सोच रही, अयो आधा पानी आधा बॉटल खाली है सोच रही नहा को, आधा बॉटल भर को है को की नहीं सोच रहे। हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देख रहे, क्या नेगेटिव है देख रही। एक मैं यहाँ का एक एग्जाम्पल दे चूँ, अकरम सर के बारे में हम बोलने की बात नहीं,
उन्होंने कौन सा ख़ानदान को ही, उनके फादर क्या थे, उनके मदर क्या थे, वो किसे भी हमने मालूम नहीं, बहुत ही सबको नहीं मालूम। सिर्फ मालूम है सो क्या कहता, उन्होंने एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, ग्रेट सिविल सर्वेंट, बहुत ही अच्छे इंसान को बोले। क्यों कहते जहाँ जहाँ उन्होंने काम कर को ही माइनॉरिटीज़ में डायरेक्टर हो को थे, कितने की आदमियों को माइनॉरिटीज़ का तो क्या मालूम नहीं था। हमें स्कूल में पढ़ते वक्त एक स्कॉलरशिप होना का तो पूरा महीना फिरना था। किसे तो एक किस्म ब्रोकर को लगाते थे, आया क्या, पूरे आदमी वैसा आया क्या भैया स्कॉलरशिप आया क्या, ये महीना आया क्या, नहीं और महीना आता कहते, और महीना आता कहते, खाली वैसा था। अकरम पाशा सर वो सिस्टम में आपको ऐसा एक सिस्टम बनाए कि कंप्लीट ऑनलाइन करे। बच्चा स्कूल जमे जब से 10th स्टैंडर्ड तक प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, 10th के बाद पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, फी रीएम्बर्समेंट, मेरिट कम मेंस, उसके बाद फॉरेन में पढ़ने वाले को ओवरसीज स्कॉलरशिप्स, हर स्कॉलरशिप तुम्हारे मोबाइल में मैसेज आता तुम्हारा स्कॉलरशिप आया। 13 to 14 लाख स्टूडेंट्स हमको स्कॉलरशिप को है माशाल्लाह। ये बहुत ही बड़ा एक लैंडमार्क उन्होंने क्रिएट करे। उसके बाद मुरारजी देसाई स्कूल्स हमारे एक सिस्टम में क्यों हो गया तो गवर्नमेंट स्कूल्स का तो माइंड में आ जाता, गवर्नमेंट स्कूल, एक गवर्नमेंट स्कूल का क्या भी होता नहीं। टीचर्स खाली धरने को आती हैं, आपको 2 घंटा बैठती हैं, घर को जाती हैं, स्टूडेंट्स का क्या भी ख्याल रखते नहीं। वैसा हमारे दिमाग में आ गया। जैसा अरविंद केजरीवाल दिल्ली में मॉडल स्कूल्स कैसा बनाए, वैसा अकरम सर हम यहाँ मुरारजी देसाई स्कूल्स बनाए। मैं मजाक नहीं कर रही, जब भी मैं सिरा में जाकर हूँ बहुत सारे रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं अलग अलग, लेकिन मुरारजी देसाई स्कूल या एक ऐसा मॉडल बना को ही वो स्कूल में, वो हॉस्टल में जमने के वास्ते अब क्यों खोड़ते, सीटा उतना आसानी से नहीं मिलते। क्यों कहते एजुकेशन सिस्टम, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट वो कॉलेज, वो स्कूल्स में टीचर्स हम बनने कहते कि नसीब वाले को बोलते हैं। क्यों कहते उनको उतना हाईफाई हांच रेसिडेंशियल स्कूल वाले को हांच उनको घर कर को दी, टीचर्स हमको फुल हाईफाई उनको इंफ्रास्ट्रक्चर, बच्चों को पढ़ाई में ई क्लासेस, पूरा हर चीज़ एक सिस्टम ऐसा बना कोई आगे वो कौन आको कुछ बना सकती नहीं, वो हमने तो मालूम नहीं। ऐसा इन्हों जहाँ जहाँ वर्क करी, सिर्फ वर्क कर को नहीं, हर तरफ इनका नाम का झंडा गाड़ को आको ही, वैसा माशाल्लाह काम कर को। आज का ये जो प्रोग्राम है ये बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम है। क्यों हमें जो भी प्रोग्राम्स देखती वो प्रोग्राम्स में यूजुअली कौन पाथ फाइंडर्स रहती, कौन ऑलरेडी अचीवर्स रहती, उनको हमें बुला कर ऑनररी करती। लेकिन इस बार 10th स्टैंडर्ड और 2nd PUC के बच्चे कौन कौन 75% एंड अबव को ही उनको कर रही। ये बहुत ही मेन चीज़ क्या कहते तो ये इनका टर्निंग पॉइंट। अब 10th स्टैंडर्ड 2nd PU के जो स्टूडेंट्स हैं, अब ये मोमेंट तुम्हारा कल डिसाइड करता, तुम्हें क्या बनती है आगे करने का, ये मोमेंट डिसाइड करता, ये तुम्हारा टर्निंग पॉइंट। बहुत ही सब बोलते हैं 10th टर्निंग पॉइंट बोलती हैं, PU टर्निंग पॉइंट बोलती हैं, कितने टर्निंग पॉइंट हैं इनको। क्यों कहते ज़िंदगी छोटी नहीं है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, हर मोमेंट में तुम्हारा एक टर्निंग पॉइंट आते ही जाता। 10th स्टैंडर्ड में बहुत ही सबको पढ़ रही हमें, लेकिन आगे क्या बनना मालूम नहीं, क्या करना मालूम नहीं। 10th स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, 10th स्टैंडर्ड के बाद कितने के ऑप्शंस हैं, ITI है, PUC करने का है, बाद डिप्लोमा है, उसके बाद PU। 10th में क्यों टर्निंग पॉइंट बोलती हैं तो 10th में तुम्हें मार्क्स अच्छा आए तो अच्छी कॉलेज को जाती, कॉलेज में ग्रेडिंग सिस्टम कर डालती, A1 सेक्शन, A2 सेक्शन, 95% एंड अबव A1 सेक्शन, 90s में हिंस वाले A2 सेक्शन, ऐसा सेक्शंस आती। वो सेक्शन में तुम वो माहौल तुम ना बने के बाद तुम्हें क्या बनना करने का वहाँ डिसाइड होता। उसके बाद 2nd PU में परसेंटेज अच्छा है तो फिर वहाँ इंजीनियर होती, तुम्हें डॉक्टर्स होती, नहीं तो फिर डिप्लोमा करती, नहीं तो फार्मेसी, नर्सिंग, वो कंप्लीट तुम्हारा लाइफ का टर्निंग पॉइंट। फिर उसके बाद मेडिकल करती हैं, उसके बाद फिर टर्निंग पॉइंट जॉब को जमती हैं, हर मोमेंट में टर्निंग पॉइंट आता। ये बहुत ही मेन टर्निंग पॉइंट PU का। मेन हमारे इंडियन में लिटरेसी रेट, ये कौन से भी एक कम्युनिटी नहीं तो एक सोसाइटी का स्टैंडर्ड टूल कैसा है, उसका वो कम्युनिटी का डेवलपमेंट कैसा है, हमें डिसाइडिंग फैक्टर लिटरेसी रेट। लिटरेसी बोले तो और क्या भी नहीं, लेमन टर्म्स में लिटरेसी बोले तो कौन सा भी एक इंसान 7 साल के उम्र से बढ़ को है सो इंसान कौन सी भी एक लैंग्वेज में लिखना पढ़ना आना, ये इंसान को हमें लिटरेट बोलते हैं। हमारे इंडिया का लिटरेसी रेट 74% है, उसका मतलब 100 आदमियों में 70 पर 4 इंसान लिटरेट का तो कौन सी भी एक लैंग्वेज में पढ़ना लिखना आता।
वो हमारे कर्नाटका का लिटरेसी रेट 75% है। वो माइनॉरिटीज़ को आए तो माइनॉरिटीज़ को तो सिर्फ मुस्लिम्स नहीं आते, जैन्स, क्रिश्चियंस, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी और मुस्लिम्स आते हैं, 6 कैस्ट आते हैं। उसमें जैन्स का परसेंटेज लिटरेसी रेट 95% है, मतलब 94.88, अराउंड 95% है। हम इलिटरेट्स ही 90 पर 5 हम लिटरेट हैं। वो मुस्लिम को आए तो 68%, मतलब 60 पर 8 इसम उतना लिटरेट ही, अभी 30 पर 2 इसम इलिटरेट ही। तो यहाँ जो डिस्पैरिटी कहती हुई देखो, एक तरफ एक कौम में सिर्फ 5 इसम इलिटरेट ही और एक कौम में 30 पर 2 इसम इलिटरेट ही। तो गवर्नमेंट भी क्या कर सकता, कितना हद तक को ऊपर ला सकती। और हमारे में क्या हो गया, एक माइंडसेट हो गया, मुस्लिम को बोले तो पंचर के दुकान कौन, मुस्लिम कर रही, वेल्डिंग कौन कर रही, मुस्लिम कर रही, चाय के दुकान कौन ही, वो कर रही। वो फेज से ये 10 ईयर्स में बहुत ज़्यादा बदलावट आते गए, लिटरेसी रेट बढ़ता गया, सबके दिमाग में आए, इनो पढ़ रही हमें भी पढ़ेंगे, इनो पढ़ रही हमें भी पढ़ेंगे, इनो कौन से की काम को गए हमारे बच्चे भी जानते, आता गया। ऑल ऑफ ए सडन क्या होगा, एक हुकूमत से ऑर्डर पास हुआ, हिजाब बैन होगा पूरे घर में, हिजाब सिरपों से नहीं दिमागों को पड़गा सबके हुआ। अब मुझे गुस्सा है, मैं गुस्सा हो मैं खाना छोड़ी तो किसका नुकसान होता, लॉ ऑफ द लैंड सबको इक्वल, वो बात डिसीजन होता। लेकिन हिजाब बैन को बोल कर नहीं, मैं स्कूल को भेजता नहीं, पढ़ाई कराते नहीं, हमें घर में रख लेती। इस वजह से एक बैकू बच्ची की ज़िंदगी कैसी होते जा रही है, तो एक बैकू बच्ची पैदा होते ही एक उम्र को आए तक भी बाप के ऊपर डिपेंड, हर चीज़ में बाप 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 रहना साथ में। उसके बाद शादी होती, शादी हुए सोच उनके शौहर के ऊपर डिपेंड। हर बैकू बच्ची 1 रुपया होना का कभी शौहर के सामने हाथ जोड़ना, जो ऐसे होना उससे होना, उन्हें सौ हिसाब पूछता, इसे कई को कल दिया था ना, परसों दिया था ना, और हाँ उनके सास का परमिशन लेना, ये लेना। उसके बाद उम्र होती है, फिर बेटे के ऊपर डिपेंड का, तो फिनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है। एक बैकू बच्ची एम्पावर होना का तो उसे फिनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरत रहती है, वो इंडिपेंडेंस नहीं है। मैं कहाँ वर्क करता हूँ, चित्रदुर्गा, सिरा, कोरटगेरे, वो हर तरफ जब भी 10th एग्ज़ाम, PUC एग्ज़ाम आता, टीचर्स हमको बुला को एक मीटिंग करती, मीटिंग करे जब मैं ऑब्जर्व करता हूँ उनसे, मैक्सिमम ड्रॉप आउट्स हमारे आदमियाँ हैं, बहुत ज़्यादा बैकू बच्चे कि वो कई को ड्रॉप आउट्स का तो उनको जाको पूछा तो बोलती, अयो स्कूल को जाती है कान तो क्या तो भी हुएंगी को, अयो इज्जत गई तो तुम्हें आती क्या, खाली ये मेंटालिटी है। एग्जाम्पल, एक लाइव एग्जाम्पल देती हूँ। सिरा में मैं जाको जब पोस्टिंग हुआ तब 10th के एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने अब 1 महीना था, तब उर्दू स्कूल में मैं एक मीटिंग लेको थी। उर्दू स्कूल के मीटिंग में एक कौन से कहते कि बच्चे एब्सेंट थे, उनके घरों को गए काउंसलिंग करे, बहुत ही सब आगे। लेकिन एक बच्ची को उनके टीचर बोले, मैडम बहुत अच्छा पढ़ती लेकिन इसे स्कूल को भेज रहे हैं, शादी करना को कहीं कहते हैं को बोले, बच्ची को बातचीत करने नहीं दे रहे, नहीं मैडम अच्छा रिश्ता आया छोड़ो, अयो पढ़ को क्या करने का है उन्हें छोड़ो, वैसा बोल को शादी करे। हमें कितना की बोले एटलीस्ट 10th PU तो पढ़ो बा, उसके बाद क्या तो एक ज़िंदगी होती है, खाली अच्छा रिश्ता को उसके ऊपर डिपेंड कहीं को कर रही हैं, तुम्हारे छोकरी कुछ एक काबिल बनाओ, कहता उन्होंने नहीं सुने। वो हुआ, वो मैटर वहाँ क्लोज हुआ। अब रिसेंट मैं कोरटगेरे को आए के बाद क्या हुआ, वो छोकरी को दोटसागेरे को कोरटगेरे में है, वो वहाँ को शादी कर को दी। वो छोकरा कोसे की इसमें ड्राइवर क्या की है सब काम, वो छोकरा क्या करे, छोकरी को हैरासमेंट, फिजिकल हैरासमेंट करना, पूरा हैरासमेंट कर को छोड़ को घर को छोड़ को 2-2 दिन चले जाना, वैसा करे। उन्होंने जाकर पुलिस को कंप्लेंट करे तो तुम ना पॉक्सो केस होता, 18 साल से छोटी उम्र की बच्ची को करे तो उल्टा केस पड़ता, 18 साल के छोटी से बच्ची को करे तो शादी हुए वाले, शादी करेस वाले, निकाह पढ़ाएस वाले, पकाती खाना खाएस वाले, पूरे को भी पूरे भी जेल के अंदर जाती। वो हो जाकर उन्होंने मेरे पास आए, मैडम का को उनको देखे सोच मैं बोल सकती थी, बहुत कुछ बोलना मेरे दिल में आया, नहीं बा उस दिन हमें तो तक बोले जैसा बोले, तुम्हें समझा रहता था आज ये हालत आती थी क्या, लेकिन उनकी हालत ऐसी होगी है, हाथा पावा जोड़ रही, मैडम क्या तो भी कर को बच्ची को एक करो। एक लाइव एग्जाम्पल, एक ऐसा एग्जाम्पल, ऐसे कितने हज़ारों के एग्जाम्पल हैं। तो हमें एजुकेशन से दूर भाग रही ना को, हमें एजुकेशन से क्या हो सकता आगे, वो कोई भी माइंड में हमारा आराश नहीं। हमें क्या करती है, हमेशा हुकूमत को उन्होंने क्या करें, हमारे खिलाफ है, गवर्नमेंट हमारे खिलाफ है, OBC 27% हमने रिजर्वेशन है, वो यूटिलाइज कर लियो। 100 आदमियों में खाली 21 आदमी हमारा मीम है, 100 कौन भी नहीं छे, 90 पर 9 सब नहीं है।
वैसा कई को सोचते 90 पर 9 आदमी के बराबर हमारा एक आदमी है को कई को नहीं सोचते। ये बॉटल है, ये बॉटल में आधा पानी सर को है, हमें क्या सोच रही अयो आधा पानी आधा बॉटल खाली है सोच रही नहा को, आधा बॉटल भर को है को की नहीं सोच रहे। हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देख रहे, क्या नेगेटिव है देख रही। एक मैं यहाँ का एक एग्जाम्पल दे चूँ, अकरम सर के बारे में हम बोलने की बात नहीं, उन्होंने कौन सा ख़ानदान को ही, उनके फादर क्या थे, उनके मदर क्या थे, वो किसे भी हमने मालूम नहीं, बहुत ही सबको नहीं मालूम। सिर्फ मालूम है सो क्या कहता, उन्होंने एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, ग्रेट सिविल सर्वेंट, बहुत ही अच्छे इंसान को बोले। क्यों कहते जहाँ उन्होंने काम कर को ही माइनॉरिटीज़ में डायरेक्टर हो को थे, कितने की आदमियों को माइनॉरिटीज़ का तो क्या मालूम नहीं था। हमें स्कूल में पढ़ते वक्त एक स्कॉलरशिप होना का तो पूरा महीना फिरना था, किसे तो एक किस्म ब्रोकर को लगाते थे, आया क्या पूरे आदमी वैसा चे आया क्या भैया स्कॉलर। ये बॉटल है, ये बॉटल में आधा पानी सर को है, हमें क्या सोच रही अयो आधा पानी आधा बॉटल खाली है सोच रही नहा को, आधा बॉटल भर को है को की नहीं सोच रहे। हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देख रहे, क्या नेगेटिव है देख रही। एक मैं यहाँ का एक एग्जाम्पल दे चूँ, अकरम सर के बारे में हम बोलने की बात नहीं, उन्होंने कौन सा ख़ानदान को ही, उनके फादर क्या थे, उनके मदर क्या थे, वो किसे भी हमने मालूम नहीं, बहुत ही सबको नहीं मालूम। सिर्फ मालूम है सो क्या कहता, उन्होंने एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, ग्रेट सिविल सर्वेंट, बहुत ही अच्छे इंसान को बोले। क्यों कहते जहाँ उन्होंने काम कर को ही माइनॉरिटीज़ में डायरेक्टर हो को थे, कितने की आदमियों को माइनॉरिटीज़ का तो क्या मालूम नहीं था। हमें स्कूल में पढ़ते वक्त एक स्कॉलरशिप होना का तो पूरा महीना फिरना था, किसे तो एक किस्म ब्रोकर को लगाते थे, आया क्या पूरे आदमी वैसा चे आया क्या भैया स्कॉलरशिप आया क्या, ये महीना आया क्या, नहीं और महीना आता कहते खाली वैसा था। अकरम पाशा सर वो सिस्टम में आपको ऐसा एक सिस्टम बनाए कि कंप्लीट ऑनलाइन करे। बच्चा स्कूल जमे जब से 10th स्टैंडर्ड तक प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, 10th के बाद पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, फी रीएम्बर्समेंट, मेरिट कम मेंस, उसके बाद फॉरेन में पढ़ने वाले को ओवरसीज स्कॉलरशिप्स, हर स्कॉलरशिप तुम्हारे मोबाइल में मैसेज आता तुम्हारा स्कॉलरशिप आया। 13 to 14 लाख स्टूडेंट्स हमको स्कॉलरशिप को है माशाल्लाह। ये बहुत ही बड़ा एक लैंडमार्क उन्होंने क्रिएट करे। उसके बाद मुरारजी देसाई स्कूल्स हमारे एक सिस्टम में क्यों हो गया का तो गवर्नमेंट स्कूल्स का तो माइंड में आ जाता, गवर्नमेंट स्कूल, एक गवर्नमेंट स्कूल का क्या भी होता नहीं, टीचर्स खाली धरने को आती हैं, आपको 2 घंटा बैठती हैं, घर को जाती हैं, स्टूडेंट्स का क्या भी ख्याल रखते नहीं। वैसा हमारे दिमाग में आ गया। जैसा अरविंद केजरीवाल दिल्ली में मॉडल स्कूल्स कैसा बनाए, वैसा अकरम सर हम यहाँ मुरारजी देसाई स्कूल्स बनाए। मैं मजाक नहीं कर रही, जब भी मैं सिरा में जाकर हूँ बहुत सारे रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं अलग अलग, लेकिन मुरारजी देसाई स्कूल एक ऐसा मॉडल बना को ही वो स्कूल में वो हॉस्टल में जमने के वास्ते अब क्यों खोड़ते, सीटा उतना आसानी से नहीं मिलते। क्यों कहते एजुकेशन सिस्टम, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट वो कॉलेज वो स्कूल्स में टीचर्स हम बनने कहते कि नसीब वाले को बोलती हैं। क्यों कहते उनको उतना हाई फाई हांच रेसिडेंशियल स्कूल वाले को हांच उनको घर कर को दी, टीचर्स को फुल हाई फाई उनको इंफ्रास्ट्रक्चर, बच्चों को पढ़ाई में ई क्लासेस, पूरा हर चीज़ एक सिस्टम ऐसा बना कोई आगे वो कौन आको कुछ बना सकती नहीं, वो हमने तो मालूम नहीं। ऐसा इन्हों जहाँ वर्क करी, सिर्फ वर्क कर को नहीं, हर तरफ इनका नाम का झंडा गाड़ को आको ही, वैसा माशाल्लाह काम कर को। आज का ये जो प्रोग्राम है ये बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम है। क्यों हमें जो भी प्रोग्राम्स देखती हैं वो प्रोग्राम्स में यूजुअली कौन पाथ फाइंडर्स रहती हैं, कौन ऑलरेडी अचीवर्स रहती हैं, उनको हमें बुला को ऑनररी करती हैं। लेकिन इस बार 10th स्टैंडर्ड और 2nd PUC के बच्चे कौन 75% एंड अबव को ही उनको कर रही। ये बहुत ही मेन चीज़ क्या कहते हो, ये इनका टर्निंग पॉइंट। अब 10th स्टैंडर्ड 2nd PU के जो स्टूडेंट्स हैं, अब ये मोमेंट तुम्हारा कल डिसाइड करता, तुम्हें क्या बनती है आगे करने का, ये मोमेंट डिसाइड करता, ये तुम्हारा टर्निंग पॉइंट। बहुत ही सब बोलती हैं 10th टर्निंग पॉइंट बोलती हैं, PU टर्निंग पॉइंट बोलती हैं, कितने टर्निंग पॉइंट हैं इनको। क्यों कहते ज़िंदगी छोटी नहीं है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, हर मोमेंट में तुम्हारा एक टर्निंग पॉइंट आते ही जाता। 10th स्टैंडर्ड में बहुत ही सबको पढ़ रही हमें, लेकिन आगे क्या बनना मालूम नहीं, क्या करना मालूम नहीं। 10th स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, 10th स्टैंडर्ड के बाद कितने के ऑप्शंस हैं, ITI है, PUC करने का है, बाद डिप्लोमा है, उसके बाद PU।
टेंथ में क्यों वो टर्निंग पॉइंट बोलती का तो टेंथ में तुम्हें मार्क्स अच्छा आए तो अच्छी कॉलेज को जाती, कॉलेज में ग्रेडिंग सिस्टम कर डालती, A1 सेक्शन, A2 सेक्शन, 95% एंड अबो A1 सेक्शन, 90s में हिंस वाले A2 सेक्शन, ऐसा सेक्शंस आती। वो सेक्शन में तुम वो माहौल तुम ना बने के बाद तुम्हें क्या बनना करने का वहाँ डिसाइड होता। उसके बाद सेकेंड पीयू में परसेंटेज अच्छा है तो फिर वहाँ इंजीनियर होती, तुम्हें डॉक्टर्स होती, नहीं तो फिर डिप्लोमा करती, नहीं तो फार्मेसी, नर्सिंग, वो कंप्लीट तुम्हारा लाइफ का टर्निंग पॉइंट। फिर उसके बाद मेडिकल करती, उसके बाद फिर टर्निंग पॉइंट जॉब को जमती, हर मोमेंट में टर्निंग पॉइंट आता। ये बहुत ही मेन टर्निंग पॉइंट पीयू का। मेन हमारे इंडियन में लिटरेसी रेट, ये कौन सी भी एक कम्युनिटी नहीं तो एक सोसाइटी का स्टैंडर्ड टूल कैसा है, उसका वो कम्युनिटी का डेवलपमेंट कैसा है, हमें डिसाइडिंग फैक्टर लिटरेसी रेट। लिटरेसी बोले तो और क्या भी नहीं, लेमन टर्म्स में लिटरेसी बोले तो कौन सा भी एक इंसान 7 साल के उम्र से बढ़को है सो इंसान कौन सी भी एक लैंग्वेज में लिखना पढ़ना आना, ये इंसान को हमें लिटरेट बोलते हैं। हमारे इंडिया का लिटरेसी रेट 74% है। उसका मतलब 100 आदमियों में 70 पर 4 इंसान लिटरेट का तो कौन सी भी एक लैंग्वेज में पढ़ना लिखना आता। वो हमारे कर्नाटका का लिटरेसी रेट 75% है। वो माइनॉरिटीज़ को आए तो माइनॉरिटीज़ का तो सिर्फ मुस्लिम्स नहीं आते, जैन्स, क्रिश्चियंस, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी और मुस्लिम्स आते हैं, 6 कैस्ट आते हैं। उसमें जैन्स का परसेंटेज लिटरेसी रेट 95% है, मतलब 94.88, अराउंड 95% है। जिसम इलिटरेट्स ही 90 पर 5 जिसम लिटरेट ही। वो मुस्लिम को आए तो 68%, मतलब 60 पर 8 इसम उतना लिटरेट ही, अभी 30 पर 2 इसम इलिटरेट ही। तो यहाँ जो डिस्पैरिटी कहती हुई देखो, एक तरफ एक कौम में सिर्फ 5 इसम इलिटरेट ही और एक कौम में 30 पर 2 इसम इलिटरेट ही। तो गवर्नमेंट भी क्या कर सकता, कितना हद तक को ऊपर ला सकती। और हमारे में क्या हो गया, एक माइंडसेट हो गया, मुस्लिम को बोले तो पंचर के दुकान कौन, मुस्लिम कर रही है, वेल्डिंग कौन कर रही है, मुस्लिम कर रही है, चाय के दुकान कौन ही, वो कर रही है। वो फेस से ये 10 ईयर्स में बहुत ज़्यादा बदलावट आते गए, लिटरेसी रेट बढ़ता गया। सबके दिमाग में आए, ओ इनो पढ़ रही हमें भी पढ़ेंगे, इनो पढ़ रही हमें भी पढ़ेंगे, इनो कौन से की काम को गए हमारे बच्चे भी जान दे, आता गया। ऑल ऑफ ए सडन क्या होगा, एक हुकूमत से ऑर्डर पास हुआ, हिजाब बैन होगा पूरे घर में। हिजाब सिर्फों से नहीं दिमागों को पड़गा सबके हुआ। अब मुझे गुस्सा है, मैं गुस्सा होगा, मैं खाना छोड़ी तो किसका नुकसान होता, लॉ ऑफ द लैंड सबको इक्वल, वो बात डिसीजन होता। लेकिन हिजाब बैन को बोल कर नहीं, मैं स्कूल को भेजता नहीं, पढ़ाई कराते नहीं, हमें घर में रख लेती। इस वजह से एक बैकू बच्ची की ज़िंदगी कैसी होते जा रही है। तो एक बैकू बच्ची पैदा होते ही एक उम्र को आए तक भी बाप के ऊपर डिपेंड, हर चीज़ में बाप रहना साथ में। उसके बाद शादी होती, शादी हुए सोच उनके शौहर के ऊपर डिपेंड। हर बैकू बच्ची 1 रुपया होना का तो भी शौहर के सामने हाथ जोड़ना, जो इसे होना उसे होना, उन्हें 100 हिसाब पूछता, इसे कई को कल दिया था ना, परसों दिया था ना, और हाँ उनके सास का परमिशन लेना, ये लेना। उसके बाद उम्र होती है, फिर बेटे के ऊपर डिपेंड का तो फिनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है। एक बैकू बच्ची एम्पावर होना का तो उसे फिनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरत रहती है, वो इंडिपेंडेंस नहीं है। मैं कहाँ वर्क कर कहूँ, चित्रदुर्गा, सिरा, कोरटगेरे, वो हर तरफ जब भी 10th एग्ज़ाम PUC एग्ज़ाम आता, टीचर्स हमको बुला को एक मीटिंग करती, मीटिंग करे जब मैं ऑब्जर्व कर कहूँ सो मैक्सिमम ड्रॉप आउट्स हमारे आदमियाँ हैं, बहुत ज़्यादा बैकू बच्चे कि वो कई को ड्रॉप आउट्स का तो उनको जाको पूछा तो बोलती, अयो स्कूल को जाती है कान तो क्या तो भी हुएंगी को, अयो इज्जत गई तो तुम्हें आती क्या, खाली ये मेंटालिटी है। एग्जाम्पल, एक लाइव एग्जाम्पल दे चूँ, सिरा में मैं जाको जब पोस्टिंग हुआ तब 10th के एग्ज़ाम स्टार्ट होने अब 1 महीना था, तब उर्दू स्कूल में मैं एक मीटिंग लेको थी। उर्दू स्कूल के मीटिंग में एक कौन सी की एक कहते कि बच्चे एब्सेंट थे, उनके घरों को गए काउंसलिंग करे, बहुत ही सब आगे। लेकिन एक बच्ची को उनके टीचर बोले, मैडम बहुत अच्छा पढ़ती लेकिन इसे स्कूल को भेज रहे हैं, शादी करना को ही कहते हैं को बोले। बच्ची को बातचीत करने नहीं दे रहे, नहीं मैडम अच्छा रिश्ता आया छोड़ो, अयो पढ़ को क्या करने का है उन्हें छोड़ो, वैसा बोल को शादी करे। हमें कितना की बोले एटलीस्ट 10th PU तो पढ़ो बा, उसके बाद क्या तो एक ज़िंदगी होती है, खाली अच्छा रिश्ता को उसके ऊपर डिपेंड कहीं को कर रही हैं, तुम्हारे छोकरी कुछ एक काबिल बनाओ, कहता उन्होंने नहीं सुने। वो हुआ, वो मैटर वहाँ क्लोज हुआ। अब रिसेंट मैं कोरटगेरे को आए के बाद क्या हुआ,
वो छोकरी को दोटसागेरे को कोरटगेरे में है, वो वहाँ को शादी कर को दी। वो छोकरा कोसे की इसमें ड्राइवर क्या की है सो काम। वो छोकरा क्या करे, छोकरी को हैरासमेंट, फिजिकल हैरासमेंट करना, पूरा हैरासमेंट कर को छोड़ को, घर को छोड़ को 2-2 दिन चले जाना, वैसा करे। उन्होंने जाकर पुलिस को कंप्लेंट करे तो तुम ना पॉक्सो केस होता। 18 साल से छोटी उम्र की बच्ची को करे तो उल्टा केस पड़ता। 18 साल के छोटी से बच्ची को करे तो शादी हुएस वाले, शादी करेस वाले, निकाह पढ़ाएस वाले, पकाती खाना खाएस वाले पूरे भी जेल के अंदर जाती। वो हो जाकर उन्होंने मेरे पास आए मैडम को उनको देखे सच मैं बोल सकती थी, बहुत कुछ बोलना मेरे दिल में आया। नहीं बाबा, उस दिन हमें तोते बोले जैसा बोले, तुम्हें समझा रहता था आज ये हालत आती थी क्या। लेकिन उनकी हालत ऐसी होगी है, हाथा पावा जोड़ रही, मैडम क्या तो भी कर को बच्ची को एक करो। एक लाइव एग्जाम्पल, एक ऐसा एग्जाम्पल, ऐसे कितने हज़ारों के एग्जाम्पल हैं। तो हमें एजुकेशन से दूर भाग रही नहा को, हमें एजुकेशन से क्या हो सकता आगे, वो कोई भी माइंड में हमारा आराश नहीं। हमें क्या करती है, हमेशा हुकूमत को उन्होंने क्या करें, हमारे खिलाफ है, गवर्नमेंट हमारे खिलाफ है, OBC 27% हमने रिजर्वेशन है, वो यूटिलाइज कर लियो। 100 आदमी में खाली 21 आदमी हमारा मीम है, सो कौन भी नहीं छे, 90 पर 9 सब नहीं है। वैसा कहीं को सोचते 90 पर 9 आदमी के बराबर हमारा एक आदमी है को कहीं को नहीं सोचते। ये बॉटल है, ये बॉटल में आधा पानी सरको है, हमें क्या सोच रही, अयो आधा पानी, आधा बॉटल खाली है सोच रही नहा को, आधा बॉटल भर को है को की नहीं सोच रहे। हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देख रहे, क्या नेगेटिव है देख रही। एक मैं यहाँ का चेक एग्जाम्पल दे चूँ, अकरम सर के बारे में हम बोलने की बात नहीं, उन्होंने कौन सा ख़ानदान को ही, उनके फादर क्या थे, उनके मदर क्या थे, वो किसे भी हमने मालूम नहीं, बहुत ही सबको नहीं मालूम। सिर्फ मालूम है सो क्या कहता, उन्होंने एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, ग्रेट सिविल सर्वेंट, बहुत ही अच्छे इंसान को बोले। क्यों कहते जहाँ उन्होंने काम कर को ही माइनॉरिटीज़ में डायरेक्टर हो को थे, कितने की आदमियों को माइनॉरिटीज़ का तो क्या मालूम नहीं था। हमें स्कूल में पढ़ते वक्त एक स्कॉलरशिप होना का तो पूरा महीना फिरना था। किसे तो एक किस्म ब्रोकर को लगाते थे, आया क्या, पूरे आदमी वैसा चे, आया क्या भैया स्कॉलर। ये बॉटल है, ये बॉटल में आधा पानी सरको है, हमें क्या सोच रही, अयो आधा पानी, आधा बॉटल खाली है सोच रही नहा को, आधा बॉटल भर को है को की नहीं सोच रहे। हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देख रहे, क्या नेगेटिव है देख रही। एक मैं यहाँ का चेक एग्जाम्पल दे चूँ, अकरम सर के बारे में हम बोलने की बात नहीं, उन्होंने कौन सा ख़ानदान को ही, उनके फादर क्या थे, उनके मदर क्या थे, वो किसे भी हमने मालूम नहीं, बहुत ही सबको नहीं मालूम। सिर्फ मालूम है सो क्या कहता, उन्होंने एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, ग्रेट सिविल सर्वेंट, बहुत ही अच्छे इंसान को बोले। क्यों कहते जहाँ उन्होंने काम कर को ही माइनॉरिटीज़ में डायरेक्टर हो को थे, कितने की आदमियों को माइनॉरिटीज़ का तो क्या मालूम नहीं था। हमें स्कूल में पढ़ते वक्त एक स्कॉलरशिप होना का तो पूरा महीना फिरना था। किसे तो एक किस्म ब्रोकर को लगाते थे, आया क्या, पूरे आदमी वैसा चे, आया क्या भैया स्कॉलरशिप आया क्या, ये महीना आया क्या, नहीं और महीना आता कहते खाली वैसा था। अकरम पाशा सर वो सिस्टम में आपको ऐसा एक सिस्टम बनाए कि कंप्लीट ऑनलाइन करे। बच्चा स्कूल जमे जब से 10th स्टैंडर्ड तक प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, 10th के बाद पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, फी रीएम्बर्समेंट, मेरिट कम मेंस, उसके बाद फॉरेन में पढ़ने वाले को ओवरसीज स्कॉलरशिप्स, हर स्कॉलरशिप तुम्हारे मोबाइल में मैसेज आता तुम्हारा स्कॉलरशिप आया। 13 to 14 लाख स्टूडेंट्स हमको स्कॉलरशिप को है माशाल्लाह। ये बहुत ही बड़ा एक लैंडमार्क उन्होंने क्रिएट करे। उसके बाद मुरारजी देसाई स्कूल्स हमारे एक सिस्टम में क्यों हो गया है तो गवर्नमेंट स्कूल्स का तो माइंड में आ जाता, गवर्नमेंट स्कूल का क्या भी होता नहीं। टीचर्स खाली धरने को आती हैं, आपको 2 घंटा बैठती हैं, घर को जाती हैं, स्टूडेंट्स का क्या भी ख्याल रखते नहीं। वैसा हमारे दिमाग में आ गया। जैसा अरविंद केजरीवाल दिल्ली में मॉडल स्कूल्स कैसा बनाए, वैसा अकरम सर हम यहाँ मुरारजी देसाई स्कूल्स बनाए। मैं मजाक नहीं कर रही, जब भी मैं सिरा में जाकर हूँ बहुत सारे रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं अलग अलग, लेकिन मुरारजी देसाई स्कूल एक ऐसा मॉडल बना को ही वो स्कूल में, वो हॉस्टल में जमने के वास्ते अब क्यों खोड़ते, सीटा उतना आसानी से नहीं मिलते। क्यों कहते एजुकेशन सिस्टम, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट वो कॉलेज, वो स्कूल्स में टीचर्स हम बनने कहते कि नसीब वाले को बोलते हैं। क्यों कहते उनको उतना हाई फाई वहाँ रेसिडेंशियल स्कूल वाले को वहाँ उनको घर कर को दी टीचर्स को
फुल हाई फाई उनको इंफ्रास्ट्रक्चर, बच्चों को पढ़ाई में ई क्लासेस, पूरा हर चीज़ एक सिस्टम ऐसा बना, कोई आगे वो कौन आको कुछ बना सकती नहीं, वो हमने तो मालूम नहीं। ऐसा इन्हों जहाँ जहाँ वर्क करी, सिर्फ वर्क कर को नहीं, हर तरफ इनका नाम का झंडा गाड़ को आको ही, वैसा माशाल्लाह काम कर को। आज का ये जो प्रोग्राम है बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम है, क्यों हमें जो भी प्रोग्राम्स देखती हैं वो प्रोग्राम्स में यूजुअली कौन पाथ फाइंडर्स रहती हैं, कौन ऑलरेडी अचीवर्स रहती हैं, उनको हमें बुला को ऑनररी करते हैं। लेकिन इस बार 10th स्टैंडर्ड और 2nd PUC के बच्चे कौन कौन 75% एंड अबव को ही उनको कर रही। ये बहुत ही मेन चीज़ क्या कहते हो, ये इनका टर्निंग पॉइंट। अब 10th स्टैंडर्ड 2nd PU के जो स्टूडेंट्स हैं, अब ये मोमेंट तुम्हारा कल डिसाइड करता, तुम्हें क्या बनती है आगे करने का, ये मोमेंट डिसाइड करता, ये तुम्हारा टर्निंग पॉइंट। बहुत ही सब बोलती हैं 10th टर्निंग पॉइंट बोलती हैं, PU टर्निंग पॉइंट बोलती हैं, कितने टर्निंग पॉइंट हैं इनको। क्यों कहते हो, ज़िंदगी छोटी नहीं है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, हर मोमेंट में तुम्हारा एक टर्निंग पॉइंट आते ही जाता। 10th स्टैंडर्ड में बहुत ही सबको पढ़ रही हमें, लेकिन आगे क्या बनना मालूम नहीं, क्या करना मालूम नहीं। 10th स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, 10th स्टैंडर्ड के बाद कितने के ऑप्शंस हैं, ITI है, PUC करने का है, बाद डिप्लोमा है, उसके बाद PU। 10th में क्यों टर्निंग पॉइंट बोलती हैं, तो 10th में तुम्हें मार्क्स अच्छा आए तो अच्छी कॉलेज को जाती, कॉलेज में ग्रेडिंग सिस्टम कर डालती, A1 सेक्शन, A2 सेक्शन, 95% एंड अबव A1 सेक्शन, 90s में हिंस वाले A2 सेक्शन, ऐसा सेक्शंस आती। वो सेक्शन में तुम वो माहौल तुम ना बने के बाद तुम्हें क्या बनना करने का वहाँ डिसाइड होता। उसके बाद 2nd PU में परसेंटेज अच्छा है तो फिर वहाँ इंजीनियर होती, तुम्हें डॉक्टर्स होती, नहीं तो फिर डिप्लोमा करती, नहीं तो फार्मेसी, नर्सिंग, वो कंप्लीट तुम्हारा लाइफ का टर्निंग पॉइंट। फिर उसके बाद मेडिकल करती, उसके बाद फिर टर्निंग पॉइंट जॉब को जमती, हर मोमेंट में टर्निंग पॉइंट आता। ये बहुत ही मेन टर्निंग पॉइंट PU का। मेन हमारे इंडियन में लिटरेसी रेट, ये कौन सी भी एक कम्युनिटी नहीं तो एक सोसाइटी का स्टैंडर्ड टूल कैसा है, उसका वो कम्युनिटी का डेवलपमेंट कैसा है, हमें डिसाइडिंग फैक्टर लिटरेसी रेट। लिटरेसी बोले तो और क्या भी नहीं, लेमन टर्म्स में लिटरेसी बोले तो कौन सा भी एक इंसान 7 साल के उम्र से बढ़को है सो इंसान कौन सी भी एक लैंग्वेज में लिखना पढ़ना आना, ये इंसान को हमें लिटरेट बोलते हैं। हमारे इंडिया का लिटरेसी रेट 74% है, उसका मतलब 100 आदमियों में 70 पर 4 इंसान लिटरेट का, तो कौन सी भी एक लैंग्वेज में पढ़ना लिखना आता। वो हमारे कर्नाटका का लिटरेसी रेट 75% है। वो माइनॉरिटीज़ को आए तो माइनॉरिटीज़ का तो सिर्फ मुस्लिम्स नहीं आते, जैन्स, क्रिश्चियंस, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी और मुस्लिम्स आते हैं, 6 कैस्ट आते हैं। उसमें जैन्स का परसेंटेज लिटरेसी रेट 95% है, मतलब 94.88, अराउंड 95% है। जिसम इलिटरेट्स ही 90 पर 5 जिसम लिटरेट हैं। वो मुस्लिम को आए तो 68%, मतलब 60 पर 8 इसम उतना लिटरेट ही, अभी 30 पर 2 इसम इलिटरेट ही। तो यहाँ जो डिस्पैरिटी कहती हुई देखो, एक तरफ एक कौम में सिर्फ 5 इसम इलिटरेट ही और एक कौम में 30 पर 2 इसम इलिटरेट ही। तो गवर्नमेंट भी क्या कर सकता, कितना हद तक को ऊपर ला सकती। और हमारे में क्या हो गया, एक माइंडसेट हो गया, मुस्लिम को बोले तो पंचर के दुकान कौन, मुस्लिम कर रही है, वेल्डिंग कौन कर रही है, मुस्लिम कर रही है, चाय के दुकान कौन ही, वो कर रही। वो फेस से ये 10 ईयर्स में बहुत ज़्यादा बदलावट आते गए, लिटरेसी रेट बढ़ता गया, सबके दिमाग में आए, ओ इनो पढ़ रही हमें भी पढ़ेंगे, इनो पढ़ रही हमें भी पढ़ेंगे, इनो कौन से की काम को गए हमारे बच्चे भी जानते, आता गया। ऑल ऑफ ए सडन क्या होगा, एक हुकूमत से ऑर्डर पास हुआ, हिजाब बैन होगा पूरे घर में, हिजाब सिरपों से नहीं दिमागों को पड़गा सबके हुआ। अब मुझे गुस्सा है, मैं गुस्सा होको मैं खाना छोड़ी तो किसका नुकसान होता, लॉ ऑफ द लैंड सबको इक्वल, वो बहुत डिसीजन होता। लेकिन हिजाब बैन को बोल कर नहीं, मैं स्कूल को भेजता नहीं, पढ़ाई कराते नहीं, हमें घर में रख लेती। इस वजह से एक बैकू बच्ची की ज़िंदगी कैसी होते जा रही है, तो एक बैकू बच्ची पैदा होते ही एक उम्र को आए तक भी बाप के ऊपर डिपेंड, हर चीज़ में बाप 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 रहना साथ में। उसके बाद शादी होती, शादी हुई सोच उनके शौहर के ऊपर डिपेंड। हर बैकू बच्ची 1 रुपया होना का तो भी शौहर के सामने हाथ जोड़ना, जो इसे होना उसे होना, उन्हें 100 हिसाब पूछता, इसे कई को कल दिया था ना, परसों दिया था ना, और वहाँ उनके सास का परमिशन लेना, ये लेना। उसके बाद उम्र होती है फिर बेटे के ऊपर डिपेंड का, तो फिनेंशियल इंडिपेंडेंसी नहीं है।
एक बई को बच्ची एम्पावर होना का तो उसे फिनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरत रहती है, वो इंडिपेंडेंस इसमें है। मैं कहाँ वर्क करता हूँ, चित्रदुर्गा, सिरा, कोरटगेरे, वो हर तरफ जब भी 10th एग्ज़ाम PUC एग्ज़ाम आता, टीचर्स हमको बुला को एक मीटिंग करते, मीटिंग करे जब मैं ऑब्जर्व करता हूँ सो मैक्सिमम ड्रॉप आउट्स हमारे आदमियाँ हैं, बहुत ज़्यादा बई को बच्चे कि वो कई को ड्रॉप आउट्स का तो उनको जाको पूछा तो बोलती अयो स्कूल को जाती है कान तो क्या तो भी हुएंगी को अयो इज्जत गई तो तुम्हें आती क्या, खाली ये मेंटालिटी है। एग्जाम्पल, एक लाइव एग्जाम्पल दे चूँ, सिरा में मैं जाको जब पोस्टिंग हुआ तब 10th के एग्ज़ाम स्टार्ट होने अब 1 महीना था, तब उर्दू स्कूल में मैं एक मीटिंग लेको थी। उर्दू स्कूल के मीटिंग में एक कौन सी की कहते कि बच्चे एब्सेंट थे, उनके घरों को गए काउंसलिंग करे, बहुत ही सब आगे, लेकिन एक बच्ची को उनके टीचर बोले मैडम बहुत अच्छा पढ़ती लेकिन इसे स्कूल में शादी करना को कहीं कहते हैं को बोले, बच्ची को बातचीत करने नहीं दे रहे, नहीं मैडम अच्छा रिश्ता आया छोड़ो, अयो पढ़ को क्या करने का है उन्हें छोड़ो, वैसा बोल को शादी करे। हमें कितना की बोले एटलीस्ट 10th PU तो पढ़ो बा, उसके बाद क्या तो एक ज़िंदगी होती है, खाली अच्छा रिश्ता को उसके ऊपर डिपेंड कहीं को कर रही हैं, तुम्हारे छोकरी कुछ एक काबिल बनाओ, कहता उन्होंने नहीं सुने, वो हुआ, वो मैटर वहाँ क्लोज हुआ। अब रिसेंट मैं कोरटगेरे को आए के बाद क्या हुआ, वो छोकरी को दोटसागेरे को कोरटगेरे में है, वो वहाँ को शादी कर को दी, वो छोकरा कोसे की इसमें ड्राइवर क्या की है सब काम, वो छोकरा क्या करे, छोकरी को हैरासमेंट, फिजिकल हैरासमेंट करना, पूरा हैरासमेंट कर को छोड़ को घर को छोड़ को 2-2 दिन चले जाना, वैसा करे। उन्होंने जाको पुलिस को कंप्लेंट करे तो तुम ना पॉक्सो केस होता, 18 साल से छोटी उम्र की बच्ची को करे तो उल्टा केस पड़ता, 18 साल के छोटी से बच्ची को करे तो शादी हुएस वाले, शादी करेस वाले, निकाह पढ़ाएस वाले, पकाती खाना खाएस वाले, पूरे भी जेल के अंदर जाती। वो हो जाकर उन्होंने मेरे पास आए मैडम को, उनको देखे सच मैं बोल सकती थी, बहुत कुछ बोलना मेरे दिल में आया, नहीं बाबा उस दिन हमें तो तक बोले जैसा बोले तुम्हें समझे हालत आती थी क्या, लेकिन उनकी हालत ऐसी हो गई है, हाथा पावा जोड़ रही, मैडम क्या तो भी कर को बच्ची को एक करो। एक लाइव एग्जाम्पल, एक ऐसा एग्जाम्पल, ऐसे कितने हज़ारों के एग्जाम्पल हैं। तो हमें एजुकेशन से दूर भाग रही ना को, हमें एजुकेशन से क्या हो सकता आगे, वो कोई भी माइंड में हमारा आराश नहीं। हमें क्या करती है, हमेशा हुकूमत को उन्होंने क्या करें, हमारे खिलाफ है, गवर्नमेंट हमारे खिलाफ है, OBC 27% हमना रिजर्वेशन है, वो यूटिलाइज कर लियो। 100 आदमियों में खाली 21 आदमी हमारा मीम है, 100 कौन भी नहीं छे, 90 पर 9 सब नहीं है, वैसा कहीं को सोचते 90 पर 9 आदमी के बराबर हमारा एक आदमी है को कहीं को नहीं सोचते। ये बॉटल है, ये बॉटल में आधा पानी सरको है, हमें क्या सोच रही, अयो आधा पानी आधा बॉटल खाली है सोच रही नहा को, आधा बॉटल भर को है को की नहीं सोच रहे। हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देख रहे, क्या नेगेटिव है देख रही। एक मैं यहाँ का एक एग्जाम्पल दे चूँ, अकरम सर के बारे में हम बोलने की बात नहीं, उन्होंने कौन सा ख़ानदान आको ही, उनके फादर क्या थे, उनके मदर क्या थे, वो किसे भी हमने मालूम नहीं, बहुत ही सबको नहीं मालूम, सिर्फ मालूम है सो क्या कहता, उन्होंने एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, ग्रेट सिविल सर्वेंट, बहुत ही अच्छा इंसान को बोले, क्यों कहता जहाँ उन्होंने काम कर को ही माइनॉरिटीज़ में डायरेक्टर हो को थे, कितने की आदमियों को माइनॉरिटीज़ का तो क्या मालूम नहीं था। हमें स्कूल में पढ़ते वक्त ये एक स्कॉलरशिप होना का तो पूरा महीना फिरना था, किसे तो एक किस्म ब्रोकर को लगाते थे, आया क्या पूरे आदमी वैसा चे, आया क्या भैया स्कॉलर। ये बॉटल है, ये बॉटल में आधा पानी सरको है, हमें क्या सोच रही, अयो आधा बॉटल खाली है सोच रही नहा को, आधा बॉटल भर को है को की नहीं सोच रहे। हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देख रहे, क्या नेगेटिव है देख रही। एक मैं यहाँ का एक एग्जाम्पल दे चूँ, अकरम सर के बारे में हम बोलने की बात नहीं, उन्होंने कौन सा ख़ानदान आको ही, उनके फादर क्या थे, उनके मदर क्या थे, वो किसे भी हमने मालूम नहीं, बहुत ही सबको नहीं मालूम, सिर्फ मालूम है सो क्या कहता, उन्होंने एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, ग्रेट सिविल सर्वेंट, बहुत ही अच्छा इंसान को बोले, क्यों कहता जहाँ उन्होंने काम कर को ही माइनॉरिटीज़ में डायरेक्टर हो को थे, कितने की आदमियों को माइनॉरिटी का तो क्या मालूम नहीं था। हमें स्कूल में पढ़ते वक्त ये एक स्कॉलरशिप होना का तो पूरा महीना फिरना था, किसे तो एक किस्म ब्रोकर को लगाते थे, आया क्या पूरे आदमी वैसा चे, आया क्या भैया स्कॉलरशिप आया क्या, ये महीना आया क्या, नहीं और महीना आता कहते खाली वैसा था। अकरम पाशा सर वो सिस्टम में आपको ऐसा एक सिस्टम बनाए कि कंप्लीट ऑनलाइन करे,
बच्चा स्कूल जमे जब से 10th स्टैंडर्ड तक प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, 10th के बाद पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, फी रीएम्बर्समेंट, मेरिट कम मेंस, उसके बाद फॉरेन में पढ़ने वाले को ओवरसीज स्कॉलरशिप्स, हर स्कॉलरशिप तुम्हारे मोबाइल में मैसेज आता तुम्हारा स्कॉलरशिप आया। 13 to 14 लाख स्टूडेंट्स हमको स्कॉलरशिप को है। ये बहुत ही बड़ा एक लैंडमार्क उन्होंने क्रिएट करे। उसके बाद मुरारजी देसाई स्कूल्स हमारे एक सिस्टम में क्यों हो गया का तो गवर्नमेंट स्कूल्स का तो माइंड में आ जाता, गवर्नमेंट स्कूल, ये गवर्नमेंट स्कूल का क्या भी होता नहीं, टीचर्स खाली धरने को आती हैं, आपको 2 घंटा बैठती हैं, घर को जाती हैं, स्टूडेंट्स का क्या भी ख्याल रखते नहीं, वैसा हमारे दिमाग में आ गया। जैसा अरविंद केजरीवाल दिल्ली में मॉडल स्कूल्स कैसा बनाए, वैसा अकरम सर हम यहाँ मुरारजी देसाई स्कूल्स बनाए। मैं मजाक नहीं कर रही, जब भी मैं सिरा में जाकर हूँ बहुत सारे रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं अलग अलग, लेकिन मुरारजी देसाई स्कूल एक ऐसा मॉडल बना को ही वो स्कूल में वो हॉस्टल में जमने के वास्ते अब क्यों खोड़ते, सीटा उतना आसानी से नहीं मिलते, क्यों कहते तो एजुकेशन सिस्टम, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट वो कॉलेज, वो स्कूल्स में टीचर्स बनने कहते कि नसीब वाले क्यों कहते उनको उतना हाई फाई वहाँ रेसिडेंशियल स्कूल वाले को वहाँ उनको घर कर को दी, टीचर्स को फुल हाई फाई उनको इंफ्रास्ट्रक्चर, बच्चों को पढ़ाई में ई क्लासेस, पूरा हर चीज़ एक सिस्टम ऐसा बना कोई आगे वो कौन आको कुछ बना सकती नहीं, वो हमने तो मालूम नहीं। ऐसा इन्हों जहाँ जहाँ वर्क करी, सिर्फ वर्क कर को नहीं, हर तरफ इनका नाम का झंडा गाड़ को आको ही, वैसा माशाल्लाह काम कर को। आज का ये जो प्रोग्राम है ये बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम है, क्यों हमें जो भी प्रोग्राम्स देखती वो प्रोग्राम्स में यूजुअली कौन पाथ फाइंडर्स रहती, कौन ऑलरेडी अचीवर्स रहती, उनको हमें बुला कर ऑनररी करती, लेकिन इस बार 10th स्टैंडर्ड और 2nd PUC के बच्चे कौन 75% एंड अबव को ही उनको कर रही। ये बहुत ही मेन चीज़ क्या का तो ये इनका टर्निंग पॉइंट। अब 10th स्टैंडर्ड 2nd PU के जो स्टूडेंट्स ही, अब ये मोमेंट तुम्हारा कल डिसाइड करता, तुम्हें क्या बनती है आगे करने का, ये मोमेंट डिसाइड करता, ये तुम्हारा टर्निंग पॉइंट। बहुत ही सब बोलती हैं 10th टर्निंग पॉइंट बोलती हैं, PU टर्निंग पॉइंट बोलती हैं, कितने टर्निंग पॉइंट हैं इनको को, क्यों कहते ज़िंदगी छोटी नहीं है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, हर मोमेंट में तुम्हारा एक टर्निंग पॉइंट आते ही जाता। 10th स्टैंडर्ड में बहुत ही सबको पढ़ रही हमें, लेकिन आगे क्या बनना मालूम नहीं, क्या करना मालूम नहीं। 10th स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, 10th स्टैंडर्ड के बाद कितने के ऑप्शंस ही, ITI है, PUC करने का है, पर डिप्लोमा है, उसके बाद PU। 10th में क्यों टर्निंग पॉइंट बोलती हैं तो 10th में तुम्हें मार्क्स अच्छा आए तो अच्छी कॉलेज को जाती, कॉलेज में ग्रेडिंग सिस्टम कर डालती, A1 सेक्शन, A2 सेक्शन, 95% एंड अबव 1 सेक्शन, 90s में हिंस वाले A2 सेक्शन, ऐसा सेक्शंस आती। वो सेक्शन में तुम वो माहौल तुम ना बने के बाद तुम्हें क्या बनना करने का वहाँ डिसाइड होता। उसके बाद 2nd PU में परसेंटेज अच्छा है तो फिर वहाँ इंजीनियर होती, तुम्हें डॉक्टर्स होती, नहीं तो फिर डिप्लोमा करती, नहीं तो फार्मेसी, नर्सिंग, वो कंप्लीट तुम्हारा लाइफ का टर्निंग पॉइंट। फिर उसके बाद मेडिकल करती, उसके बाद फिर टर्निंग पॉइंट जॉब को जमती, हर मोमेंट में टर्निंग पॉइंट आता। ये बहुत ही मेन टर्निंग पॉइंट PU का। मेन हमारे इंडियन में लिटरेसी रेट, ये कौन सी भी एक कम्युनिटी नहीं तो एक सोसाइटी का स्टैंडर्ड टूल कैसा है, उसका वो कम्युनिटी का डेवलपमेंट कैसा है, हमें डिसाइडिंग फैक्टर लिटरेसी रेट। लिटरेसी बोले तो और क्या भी नहीं, लेमन टर्म्स में लिटरेसी बोले तो कौन सा भी एक इंसान 7 साल के उम्र से बढ़को है सो इंसान कौन सी भी एक लैंग्वेज में लिखना पढ़ना आना, ये इंसान को हमें लिटरेट बोलते हैं। हमारे इंडिया का लिटरेसी रेट 74% है, उसका मतलब 100 आदमियों में 70 पर 4 इंसान लिटरेट का तो कौन सी भी एक लैंग्वेज में पढ़ना लिखना आता। वो हमारे कर्नाटका का लिटरेसी रेट 75% है। वो माइनॉरिटीज़ को आए तो माइनॉरिटीज़ का तो सिर्फ मुस्लिम्स नहीं आते, जैन्स, क्रिश्चियंस, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी और मुस्लिम्स आते हैं, 6 कैस्ट आते हैं। उसमें जैन्स का परसेंटेज लिटरेसी रेट 95% है, मतलब 94.88 अराउंड 95% है। जिसम इलिटरेट्स ही 90 पर 5 जिसम लिटरेट हैं। वो मुस्लिम को आए तो 68%, मतलब 60 पर 8 इसम उतना लिटरेट ही, अभी 30 पर 2 इसम इलिटरेट ही। तो यहाँ जो डिस्पैरिटी कहती हुई देखो, एक तरफ एक कौम में सिर्फ 5 इसम इलिटरेट ही और एक कौम में 30 पर 2 इसम इलिटरेट ही। तो गवर्नमेंट भी क्या कर सकता, कितना हद तक को ऊपर ला सकती।
और हमारे में क्या हो गया, एक माइंडसेट हो गया, मुस्लिम को बोले तो पंचर के दुकान कौन, मुस्लिम कर रही, वेल्डिंग कौन कर रही, मुस्लिम कर रही, चाय के दुकान कौन ही, वो कर रही। वो फेस से ये 10 ईयर्स में बहुत ज़्यादा बदलावट आते गए, लिटरेसी रेट बढ़ता गया, सबके दिमाग में आए, ओ इनो पढ़ रही हमें भी पढ़ेंगे, इनो पढ़ रही हमें भी पढ़ेंगे, इनो कौन से की काम को गए हमारे बच्चे भी जानते, आता गया। ऑल ऑफ ए सडन क्या होगा, एक हुकूमत से ऑर्डर पास हुआ, हिजाब बैन होगा पूरे घर में, हिजाब सिर्पों से नहीं दिमागों को पड़गा सबके हुआ। अब मुझे गुस्सा है, मैं गुस्सा होको मैं खाना छोड़ी तो किसका नुकसान होता, लॉ ऑफ द लैंड सबको इक्वल, वो बात डिसीजन होता। लेकिन हिजाब बैन को बोल को नहीं, मैं स्कूल को भेजता नहीं, पढ़ाई कराते नहीं, हमें घर में रख लेती। इस वजह से एक बैकू बच्ची की ज़िंदगी कैसी होते जा रही है, तो एक बैकू बच्ची पैदा होते ही एक उम्र को आए तक भी बाप के ऊपर डिपेंड, हर चीज़ में बाप 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 रहना साथ में। उसके बाद शादी होती, शादी हुई सोच उनके शौहर के ऊपर डिपेंड, हर बैकू बच्ची 1 रुपया होना का तो भी शौहर के सामने हाथ जोड़ना, जो इसे होना उसे होना, उन्हें सब हिसाब पूछता, इसे कई को कल दिया था ना, परसों दिया था ना, और हाँ उनके सास का परमिशन लेना, ये लेना। उसके बाद उम्र होती है फिर बेटे के ऊपर डिपेंड का, तो फिनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है। एक बैकू बच्ची एम्पावर होना का तो उसे फिनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरत रहती है, वो इंडिपेंडेंस नहीं है। मैं कहाँ वर्क कर कहूँ, चित्रदुर्गा, सिरा, कोरटगेरे, वो हर तरफ जब भी 10th एग्ज़ाम PUC एग्ज़ाम आता, टीचर्स हमको बुला को एक मीटिंग करती, मीटिंग करे जब मैं ऑब्जर्व कर कहूँ सो मैक्सिमम ड्रॉप आउट्स हमारे आदमियाँ ही बहुत ज़्यादा बैकू बच्चे कि वो कई को ड्रॉप आउट्स का, तो उनको जाको पूछा तो बोलती, अयो स्कूल को जाती है कान तो क्या तो भी हुएंगी को, अयो इज्जत गई तो तुम्हें आती क्या, खाली ये मेंटालिटी है। एग्जाम्पल, एक लाइव एग्जाम्पल दे चूँ, सिरा में मैं जाको जब पोस्टिंग हुआ तब 10th के एग्ज़ाम स्टार्ट होने अब 1 महीना था, तब उर्दू स्कूल में मैं एक मीटिंग लेको थी। उर्दू स्कूल के मीटिंग में एक कौन सी की कहते कि बच्चे एब्सेंट थे, उनके घरों को गए काउंसलिंग करे, बहुत ही सब आगे। लेकिन एक बच्ची को उनके टीचर बोले, मैडम बहुत अच्छा पढ़ती लेकिन इसे स्कूल को भेज रहे हैं, शादी करना को ही कहते हैं को बोले, बच्ची को बातें करने नहीं दे रहे, नहीं मैडम अच्छा रिश्ता आया छोड़ो, अयो पढ़ को क्या करने का है उन्हें छोड़ो, वैसा बोल को शादी करे। हमें कितना की बोले एटलीस्ट 10th PU तो पढ़ो बा, उसके बाद क्या तो एक ज़िंदगी होती है, खाली अच्छा रिश्ता को उसके ऊपर डिपेंड कहीं को कर रही, तुम्हारे छोकरी कुछ एक काबिल बनाओ, कहता उन्होंने नहीं सुने। वो हुआ, वो मैटर वहाँ क्लोज हुआ। अब रिसेंट मैं कोरटगेरे को आए के बाद क्या हुआ, वो छोकरी को दोटसागेरे को कोरटगेरे में है, वो वहाँ को शादी कर को दी। वो छोकरा कोसे की इसमें ड्राइवर क्या की है सब काम, वो छोकरा क्या करे, छोकरी को हैरेसमेंट, फिजिकल हैरेसमेंट करना, पूरा हैरेसमेंट कर को छोड़ को घर को छोड़ को 2-2 दिन चले जाना, वैसा करे। उन्होंने जाकर पुलिस को कंप्लेंट करे तो तुम ना पॉक्सो केस होता, 18 साल से छोटी उम्र की बच्ची को करे तो उल्टा केस पड़ता, 18 साल के छोटी से बच्ची को करे तो शादी हुएस वाले, शादी करेस वाले, निकाह पढ़ाएस वाले, पकाती खाना खाएस वाले, पूरे को भी पूरे भी जेल के अंदर जाती। वो हो जाकर उन्होंने मेरे पास आए मैडम का को, उनको देखे सच मैं बोल सकती थी, बहुत कुछ बोलना मेरे दिल में आया नहीं बा। उस दिन हमें तो तक बोले जैसा बोले तुम्हें समझ रहे थे ताज ये हालत आती थी क्या, लेकिन उनकी हालत ऐसी हो गई है, हाथा पावा जोड़ रही, मैडम क्या तो भी कर को बच्ची को एक करो। एक लाइव एग्जाम्पल, ये कैसा एग्जाम्पल, ऐसे कितने हज़ारों के एग्जाम्पल हैं। तो हमें एजुकेशन से दूर भाग रही ना को, हमें एजुकेशन से क्या हो सकता आगे, वो कोई भी माइंड में हमारा आराश नहीं। हमें क्या करती है, हमेशा हुकूमत को उन्होंने क्या करी, हमारे खिलाफ है, गवर्नमेंट हमारे खिलाफ है, खिलाफ OBC 27% हमने रिजर्वेशन है, वो यूटिलाइज कर लियो। 100 आदमियों में खाली एक ही आदमी हमारा मीम है, सो कौन भी नहीं छे, 90 पर 9 सब नहीं है, वैसा कई को सोचते 90 पर 9 आदमी के बराबर हमारा एक आदमी है को कई को नहीं सोचते। ये बॉटल है, ये बॉटल में आधा पानी सर को है, हमें क्या सोच रही, अयो आधा पानी आधा बॉटल खाली है सोच रही नहा को, आधा बॉटल भर को है को की नहीं सोच रहे। हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देख रहे, क्या नेगेटिव है देख रही। एक मैं यहाँ का एक एग्जाम्पल दे चूँ, अकरम सर के बारे में हम बोलने की बात नहीं, उन्होंने कौन सा ख़ानदान को ही, उनके फादर क्या थे, उनके मदर क्या थे, वो किसे भी हमने मालूम नहीं, बहुत ही सबको नहीं मालूम। सिर्फ मालूम है सो क्या कहता, उन्होंने एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, ग्रेट सिविल सर्वेंट, बहुत ही अच्छे इंसान को बोले, क्यों कहते जहाँ उन्होंने काम कर को ही माइनॉरिटीज़ में डायरेक्टर हो को थे,
कितने आदमियों को माइनॉरिटीज़ का तो क्या मालूम नहीं था। हमें स्कूल में पढ़ते वक्त ये एक स्कॉलरशिप होना का तो पूरा महीना फिरना था। किसे तो एक किस्म ब्रोकर को लगाते थे, आया क्या, पूरे आदमी वैसा च आया क्या भैया स्कॉलर। ये बॉटल है, ये बॉटल में आधा पानी सर को है। हमें क्या सोच रही, अयो आधा पानी, आधा बॉटल खाली है सोच रही नहा को, आधा बॉटल भर को है को की नहीं सोच रहे। हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देख रहे, क्या नेगेटिव है देख रही। एक मैं यहाँ का एक एग्जाम्पल दे चूँ, अकरम सर के बारे में हम बोलने की बात नहीं, उन्होंने कौन सा ख़ानदान को ही, उनके फादर क्या थे, उनके मदर क्या थे, वो किसे भी हमने मालूम नहीं, बहुत ही सबको नहीं मालूम। सिर्फ मालूम है सो क्या कहता, उन्होंने एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, ग्रेट सिविल सर्वेंट, बहुत ही अच्छे इंसान को बोले। क्यों कहते जहाँ उन्होंने काम कर को ही माइनॉरिटीज़ में डायरेक्टर हो को थे। कितने आदमियों को माइनॉरिटीज़ का तो क्या मालूम नहीं था। हमें स्कूल में पढ़ते वक्त ये एक स्कॉलरशिप होना का तो पूरा महीना फिरना था। किसे तो एक किस्म ब्रोकर को लगाते थे, आया क्या, पूरे आदमी वैसा च आया क्या भैया स्कॉलरशिप आया क्या, ये महीना आया क्या, नहीं और महीना आता कहते, और महीना आता कहते, खाली वैसा था। अकरम पाशा सर वो सिस्टम में आपको ऐसा एक सिस्टम बनाए कि कंप्लीट ऑनलाइन करे। बच्चा स्कूल जमे जब से 10th स्टैंडर्ड तक प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, 10th के बाद पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, फी रीएम्बर्समेंट, मेरिट कम मेंस, उसके बाद फॉरेन में पढ़ने वाले को ओवरसीज स्कॉलरशिप्स, हर स्कॉलरशिप तुम्हारे मोबाइल में मैसेज आता तुम्हारा स्कॉलरशिप आया। 13 to 14 लाख स्टूडेंट्स हमको स्कॉलरशिप को है माशाल्लाह। ये बहुत ही बड़ा एक लैंडमार्क उन्होंने क्रिएट करे। उसके बाद मुरारजी देसाई स्कूल्स हमारे एक सिस्टम में क्यों हो गया तो गवर्नमेंट स्कूल्स का तो माइंड में आ जाता, गवर्नमेंट स्कूल, ये गवर्नमेंट स्कूल का क्या भी होता नहीं। टीचर्स खाली दरमे को आती हैं, आपको 2 घंटा बैठती हैं, घर को जाती हैं, स्टूडेंट्स का क्या भी ख्याल रखते नहीं। वैसा हमारे दिमाग में आ गया। जैसा अरविंद केजरीवाल दिल्ली में मॉडल स्कूल्स कैसा बनाए, वैसा अकरम सर हम यहाँ मुरारजी देसाई स्कूल्स बनाए। मैं मजाक नहीं कर रही, जब भी मैं सिरा में जाकर हूँ बहुत सारे रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं अलग अलग, लेकिन मुरारजी देसाई स्कूल या एक ऐसा मॉडल बना को ही वो स्कूल में, वो हॉस्टल में जमने के वास्ते अब क्यों खोड़ते, सीटा उतना आसानी से नहीं मिलते। क्यों कहते एजुकेशन सिस्टम, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट वो कॉलेज, वो स्कूल्स में टीचर्स हम बनने कहते कि नसीब वाले को बोलती। क्यों कहते उनको उतना हाई फाई वांच रेसिडेंशियल स्कूल वाले को वांच उनको घर कर को दी, टीचर्स हमको फुल हाई फाई उनको इंफ्रास्ट्रक्चर, बच्चों को पढ़ाई में ई क्लासेस, पूरा हर चीज़ एक सिस्टम ऐसा बना कोई आगे वो कौन आको कुछ बना सकती नहीं, वो हमने तो मालूम नहीं। ऐसा इन्हों जहाँ वर्क करी, सिर्फ वर्क कर को नहीं, हर तरफ इनका नाम का झंडा गाड़ को आको ही, वैसा माशाल्लाह काम कर को। आज का ये जो प्रोग्राम है ये बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम है। क्यों हमें जो भी प्रोग्राम्स देखती हैं वो प्रोग्राम्स में यूजुअली कौन पाथ फाइंडर्स रहती हैं, कौन ऑलरेडी अचीवर्स रहती हैं, उनको हमें बुला कर ऑनररी करती हैं। लेकिन इस बार 10th स्टैंडर्ड और 2nd PUC के बच्चे कौन 75% एंड अबव को ही उनको कर रही। ये बहुत ही मेन चीज़ क्या कहते हो, ये इनका टर्निंग पॉइंट। अब 10th स्टैंडर्ड 2nd PU के जो स्टूडेंट्स हैं, अब ये मोमेंट तुम्हारा कल डिसाइड करता, तुम्हें क्या बनती है आगे करने का, ये मोमेंट डिसाइड करता है। ये तुम्हारा टर्निंग पॉइंट। बहुत ही सब बोलती हैं 10th टर्निंग पॉइंट बोलती हैं, PU टर्निंग पॉइंट बोलती हैं, कितने टर्निंग पॉइंट हैं इनको। क्यों कहते हैं ज़िंदगी छोटी नहीं है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है। हर मोमेंट में तुम्हारा एक टर्निंग पॉइंट आते ही जाता। 10th स्टैंडर्ड में बहुत ही सबको पढ़ रही हमें, लेकिन आगे क्या बनना मालूम नहीं, क्या करना मालूम नहीं। 10th स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, 10th स्टैंडर्ड के बाद कितने के ऑप्शंस हैं, ITI है, PUC करने का है, पर डिप्लोमा है, उसके बाद PU। 10th में क्यों टर्निंग पॉइंट बोलती हैं तो 10th में तुम्हें मार्क्स अच्छा आए तो अच्छी कॉलेज पहुँच जाती। कॉलेज में ग्रेडिंग सिस्टम कर डालती, A1 सेक्शन, A2 सेक्शन, 95% एंड अबव A1 सेक्शन, 90s में हिंस वाले A2 सेक्शन, ऐसा सेक्शंस आती। वो सेक्शन में तुम वो माहौल तुम ना बने के बाद तुम्हें क्या बनना करने का वहाँ डिसाइड होता। उसके बाद 2nd PU में परसेंटेज अच्छा है तो फिर वहाँ इंजीनियर होती, तुम्हें डॉक्टर्स होती, नहीं तो फिर डिप्लोमा करती, नहीं तो फार्मेसी, नर्सिंग, वो कंप्लीट तुम्हारा लाइफ का टर्निंग पॉइंट। फिर उसके बाद मेडिकल करती, उसके बाद फिर टर्निंग पॉइंट जॉब को जमती। हर मोमेंट में टर्निंग पॉइंट आता। ये बहुत ही मेन टर्निंग पॉइंट PU का।
मेन हमारे इंडियन में लिटरेसी रेट, ये कौन सी भी एक कम्युनिटी नहीं तो एक सोसाइटी का स्टैंडर्ड टूल कैसा है, उसका वो कम्युनिटी का डेवलपमेंट कैसा है, हमें डिसाइडिंग फैक्टर लिटरेसी रेट। लिटरेसी बोले तो और क्या भी नहीं, लेमन टर्म्स में लिटरेसी बोले तो कौन सा भी एक इंसान 7 साल के उम्र से बढ़को है सो इंसान कौन सी भी एक लैंग्वेज में लिखना पढ़ना आना, ये इंसान को हमें लिटरेट बोलते हैं। हमारे इंडिया का लिटरेसी रेट 74% है। उसका मतलब 100 आदमियों में 70 पर 4 इंसान लिटरेट का तो कौन सी भी एक लैंग्वेज में पढ़ना लिखना आता। वो हमारे कर्नाटका का लिटरेसी रेट 75% है। वो माइनॉरिटीज़ को आए तो माइनॉरिटीज़ को तो सिर्फ मुस्लिम्स नहीं आते, जैन्स, क्रिश्चियंस, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी और मुस्लिम्स आते हैं, 6 कैस्ट आते हैं। उसमें जैन्स का परसेंटेज लिटरेसी रेट 95% है, मतलब 94.88 अराउंड 95% है। हम इलिटरेट्स ही 90 पर 5 हम लिटरेट हैं। वो मुस्लिम को आए तो 68%, मतलब 60 पर 8 इसम उतना लिटरेट ही, अभी 30 पर 2 इसम इलिटरेट ही। तो यहाँ डिस्पैरिटी कहती हुई देखो, एक तरफ एक कौम में सिर्फ 5 इसम इलिटरेट ही और एक कौम में 30 पर 2 इसम इलिटरेट ही। तो गवर्नमेंट भी क्या कर सकता, कितना हद तक को ऊपर ला सकती। और हमारे में क्या हो गया, एक माइंडसेट हो गया, मुस्लिम को बोले तो पंचर के दुकाना कौन, मुस्लिम कर रही है, वेल्डिंग कौन कर रही है, मुस्लिम कर रही है, चाय के दुकाना कौन ही, वो कर रही है। वो फेज से ये 10 ईयर्स में बहुत ज़्यादा बदलावट आते गए, लिटरेसी रेट बढ़ता गया। सबके दिमाग में आए, ओ इनो पढ़ रही हमें भी पढ़ेंगे, इनो पढ़ रही हमें भी पढ़ेंगे, इनो कौन से की काम को गए हमारे बच्चे भी जानते, आता गया। ऑल ऑफ ए सडन क्या होगा, एक हुकूमत से ऑर्डर पास हुआ, हिजाब बैन होगा पूरे घर में। हिजाब सिरपों से नहीं दिमागों को पड़गा सबके हुआ। अब मुझे गुस्सा है, मैं गुस्सा होको मैं खाना छोड़ी तो किसका नुकसान होता, लॉ ऑफ द लैंड सबको इक्वल, वो बात डिसीजन होता। लेकिन हिजाब बैन को बोल कर नहीं, मैं स्कूल को भेजता नहीं, पढ़ाई कराते नहीं, हमें घर में रख लेती। इस वजह से एक बैकू बच्ची की ज़िंदगी कैसी होते जा रही है। तो एक बैकू बच्ची पैदा होते ही एक उम्र को आए तक भी बाप के ऊपर डिपेंड, हर चीज़ में बाप 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 रहना साथ में। उसके बाद शादी होती, शादी हुई है सोच उनके शौहर के ऊपर डिपेंड। हर बैकू बच्ची 1 रुपया होना का तो भी शौहर के सामने हाथ जोड़ना, जो इसे होना उसे होना, उन्हें 100 हिसाब पूछता, इसे कई को कल दिया था ना, परसों दिया था ना, और वहाँ उनके सास का परमिशन लेना, ये लेना। उसके बाद उम्र होती है फिर बेटे के ऊपर डिपेंड का, तो फिनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है। एक बैकू बच्ची एम्पावर होना का तो उसे फिनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरत रहती है, वो इंडिपेंडेंस नहीं है। मैं कहाँ वर्क करता हूँ, चित्रदुर्गा, सिरा, कोरटगेरे, वो हर तरफ जब भी 10th एग्ज़ाम PUC एग्ज़ाम आता, टीचर्स हमको बुला को एक मीटिंग करती, मीटिंग करे जब मैं ऑब्जर्व करता हूँ सो मैक्सिमम ड्रॉप आउट्स हमारे आदमियाँ हैं, बहुत ज़्यादा बैकू बच्चे कि वो कई को ड्रॉप आउट्स का तो उनको जाको पूछा तो बोलती, अयो स्कूल को जाती है कान तो क्या तो भी हुएंगी को, अयो इज्जत गई तो तुम्हें आती क्या, खाली ये मेंटालिटी है। एग्जाम्पल, एक लाइव एग्जाम्पल देती हूँ। सिरा में मैं जाको जब पोस्टिंग हुआ तब 10th के एग्ज़ाम स्टार्ट होने अब 1 महीना था, तब उर्दू स्कूल में मैं एक मीटिंग लेको थी। उर्दू स्कूल के मीटिंग में एक कौन सी की कहते कि बच्चे एब्सेंट थे, उनके घरों को गए काउंसलिंग करे, बहुत ही सब आगे। लेकिन एक बच्ची को उनके टीचर बोले, मैडम बहुत अच्छा पढ़ती लेकिन इसे स्कूल को भेज रहे हैं, शादी करना को ही कहते हैं को बोले। बच्ची को बातचीत करने नहीं दे रहे, नहीं मैडम अच्छा रिश्ता आया छोड़ो, अयो पढ़ को क्या करने का है उन्हें छोड़ो, वैसा बोल को शादी करे। हमें कितना की बोले एटलीस्ट 10th PU तो पढ़ो बा, उसके बाद क्या तो एक ज़िंदगी होती है। खाली अच्छा रिश्ता को उसके ऊपर डिपेंड कहीं को कर रही हैं, तुम्हारे छोकरी कुछ एक काबिल बनाओ कहता उन्होंने नहीं सुने। वो हुआ, वो मैटर वहाँ क्लोज हुआ। अब रिसेंट मैं कोरटगेरे को आए के बाद क्या हुआ, वो छोकरी को दोटसागेरे को कोरटगेरे में है, वो वहाँ को शादी कर को दी। वो छोकरा कोसे की इसमें ड्राइवर क्या की है सब काम, वो छोकरा क्या करे, छोकरी को हैरासमेंट, फिजिकल हैरासमेंट करना, पूरा हैरासमेंट कर को छोड़ को घर को छोड़ को 2-2 दिन चले जाना, वैसा करे। उन्होंने जाको पुलिस को कंप्लेंट करे तो तुम ना पोक्सो केस होता। 18 साल से छोटी उम्र की बच्ची को करे तो उल्टा केस पड़ता। 18 साल के छोटी से बच्ची को करे तो शादी हुएस वाले, शादी करेस वाले, निकाह पढ़ाएस वाले, पकाती खाना खाएस वाले, पूरे भी जेल के अंदर जाती। वो हो जाकर उन्होंने मेरे पास आए मैडम को, उनको देखे सच मैं बोल सकती थी, बहुत कुछ बोलना मेरे दिल में आया।
नहीं बाबा उस दिन हमें तोते बोले जैसा बोले तुम्हें समझा रहता था, आज ये हालत आती थी क्या। लेकिन उनकी हालत ऐसी होगी है, हाथा पावा जोड़ रही, मैडम क्या तो भी कर को बच्ची को एक करो। एक लाइव एग्जाम्पल, एक ऐसा एग्जाम्पल, ऐसे कितने हज़ारों के एग्जाम्पल हैं। तो हमें एजुकेशन से दूर भाग रही ना को, हमें एजुकेशन से क्या हो सकता आगे वो कोई भी माइंड में हमारा आराश नहीं। हमें क्या करती है, हमेशा हुकूमत को उन्होंने क्या करें, हमारे खिलाफ है, गवर्नमेंट हमारे खिलाफ है, OBC 27% हमने रिजर्वेशन है वो यूटिलाइज कर लियो। 100 आदमी में खाली एक ही आदमी हमारा मीम है, 100 कौन भी नहीं छे, 90 पर 9 सब नहीं है। वैसा कई को सोचते 90 पर 9 आदमी के बराबर हमारा एक आदमी है को कई को नहीं सोचते। ये बॉटल है, ये बॉटल में आधा पानी सरको है, हमें क्या सोच रही, अयो आधा पानी आधा बॉटल खाली है सोच रही नहा को, आधा बॉटल भर को है को की नहीं सोच रहे। हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देख रहे, क्या नेगेटिव है देख रही। एक मैं यहाँ का चेक एग्जाम्पल दे चूँ, अकरम सर के बारे में हम बोलने की बात नहीं, उन्होंने कौन सा ख़ानदान आको ही, उनके फादर क्या थे, उनके मदर क्या थे, वो किसे भी हमने मालूम नहीं, बहुत ही सबको नहीं मालूम। सिर्फ मालूम है सो क्या कहता, उन्होंने एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, ग्रेट सिविल सर्वेंट, बहुत ही अच्छे इंसान को बोले। क्यों कहते जहाँ उन्होंने काम कर को ही माइनॉरिटीज़ में डायरेक्टर हो को थे, कितने की आदमियों को माइनॉरिटीज़ का तो क्या मालूम नहीं था। हमें स्कूल में पढ़ते वक्त एक स्कॉलरशिप होना का तो पूरा महीना फिरना था, किसे तो एक किस्म ब्रोकर को लगाते थे, आया क्या पूरे आदमी वैसा चे, आया क्या भैया स्कॉलर। ये बॉटल है, ये बॉटल में आधा पानी सरको है, हमें क्या सोच रही, अयो आधा बॉटल खाली है सोच रही नहा को, आधा बॉटल भर को है को की नहीं सोच रहे। हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देख रहे, क्या नेगेटिव है देख रही। यहाँ का चेक एग्जाम्पल दे चूँ, अकरम सर के बारे में हम बोलने की बात नहीं, उन्होंने कौन सा ख़ानदान आको ही, उनके फादर क्या थे, उनके मदर क्या थे, वो किसे भी हमने मालूम नहीं, बहुत ही सबको नहीं मालूम। सिर्फ मालूम है सो क्या कहता, उन्होंने एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, ग्रेट सिविल सर्वेंट, बहुत ही अच्छे इंसान को बोले। क्यों कहते जहाँ उन्होंने काम कर को ही माइनॉरिटीज़ में डायरेक्टर हो को थे, कितने की आदमियों को माइनॉरिटीज़ का तो क्या मालूम नहीं था। हमें स्कूल में पढ़ते वक्त एक स्कॉलरशिप होना का तो पूरा महीना फिरना था, किसे तो एक किस्म ब्रोकर को लगाते थे, आया क्या पूरे आदमी वैसा चे, आया क्या भैया स्कॉलरशिप आया क्या, ये महीना आया क्या, नहीं और महीना आता कहते खाली वैसा था। अकरम पाशा सर वो सिस्टम में आपको ऐसा एक सिस्टम बनाए कि कंप्लीट ऑनलाइन करे। बच्चा स्कूल जमे जब से 10th स्टैंडर्ड तक प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, 10th के बाद पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, फी रीएम्बर्समेंट, मेरिट कम मेंस, उसके बाद फॉरेन में पढ़ने वाले को ओवरसीज स्कॉलरशिप्स, हर स्कॉलरशिप तुम्हारे मोबाइल में मैसेज आता तुम्हारा स्कॉलरशिप आया। 13 to 14 लाख स्टूडेंट्स हमको स्कॉलरशिप को है माशाल्लाह। ये बहुत ही बड़ा एक लैंडमार्क उन्होंने क्रिएट करे। उसके बाद मुरारजी देसाई स्कूल्स हमारे एक सिस्टम में क्यों हो गया तो गवर्नमेंट स्कूल्स का तो माइंड में आ जाता, गवर्नमेंट स्कूल का क्या भी होता नहीं, टीचर्स खाली धरने को आते हैं, आपको 2 घंटा बैठती हैं, घर को जाते हैं, स्टूडेंट्स का क्या भी ख्याल रखते नहीं। वैसा हमारे दिमाग में आ गया। जैसा अरविंद केजरीवाल दिल्ली में मॉडल स्कूल्स कैसा बनाए, वैसा अकरम सर हम यहाँ मुरारजी देसाई स्कूल्स बनाए। मैं मजाक नहीं कर रही, जब भी मैं सिरा में जाकर हूँ बहुत सारे रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं अलग अलग, लेकिन मुरारजी देसाई स्कूल एक ऐसा मॉडल बना को ही वो स्कूल में वो हॉस्टल में जमने के वास्ते अब क्यों पढ़ते, सीटा उतना आसानी से नहीं मिलते। क्यों कहते एजुकेशन सिस्टम, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट वो कॉलेज वो स्कूल्स में टीचर्स हम बनने कहते कि नसीब वाले को बोलती, क्यों कहते उनको उतना हाईफाई हांच रेसिडेंशियल स्कूल वाले को हांच उनको घर कर को दी, टीचर्स हमको फुल हाईफाई उनको इंफ्रास्ट्रक्चर, बच्चों को पढ़ाई में ई क्लासेस, पूरा हर चीज़ एक सिस्टम ऐसा बना कोई आगे वो कौन आको कुछ बना सकती नहीं, वो हमने तो मालूम नहीं। ऐसा इन्हों जहाँ वर्क करी, सिर्फ वर्क कर को नहीं, हर तरफ इनका नाम का झंडा गाड़ को आको ही, वैसा माशाल्लाह काम कर को। आज का ये जो प्रोग्राम है ये बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम है। क्यों हमें जो भी प्रोग्राम्स देखते हैं वो प्रोग्राम्स में यूजुअली कौन पाथ फाइंडर्स रहते हैं, कौन ऑलरेडी अचीवर्स रहते हैं, उनको हमें बुला कर ऑनररी करते हैं। लेकिन इस बार 10th स्टैंडर्ड और 2nd PUC के बच्चे कौन 75% एंड अबव को ही उनको कर रही, ये बहुत ही
मेन चीज़ क्या का तो ये इनका टर्निंग पॉइंट। अब 10th स्टैंडर्ड सेकेंड पीयू के जो स्टूडेंट्स ही, अब ये मोमेंट तुम्हारा कल डिसाइड करता, तुम्हें क्या बनती है आगे करने का, ये मोमेंट डिसाइड करता, ये तुम्हारा टर्निंग पॉइंट। बहुत ही सब बोलती हैं 10th टर्निंग पॉइंट बोलती हैं, पीयू टर्निंग पॉइंट बोलती हैं, कितने टर्निंग पॉइंट हैं इनको को। क्यों कहते हैं ज़िंदगी छोटी नहीं है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, हर मोमेंट में तुम्हारा एक टर्निंग पॉइंट आते ही जाता। 10th स्टैंडर्ड में बहुत ही सबको पढ़ रही हमें, लेकिन आगे क्या बनना मालूम नहीं, क्या करना मालूम नहीं। 10th स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, 10th स्टैंडर्ड के बाद कितने के ऑप्शंस ही, ITI है, PUC करने का है, बाद डिप्लोमा है, उसके बाद PU। 10th में क्यों टर्निंग पॉइंट बोलती हैं तो 10th में तुम्हें मार्क्स अच्छा आए तो अच्छी कॉलेज पहुँच जाती। कॉलेज में ग्रेडिंग सिस्टम कर डालती, A1 सेक्शन, A2 सेक्शन, 95% एंड अबव A1 सेक्शन, 90s में हिंस वाले A2 सेक्शन, ऐसा सेक्शंस आती। वो सेक्शन में तुम वो माहौल तुम ना बने के बाद तुम्हें क्या बनना करने का वहाँ डिसाइड होता। उसके बाद सेकेंड पीयू में परसेंटेज अच्छा है तो फिर वहाँ इंजीनियर होती, तुम्हें डॉक्टर्स होती, नहीं तो फिर डिप्लोमा करती, नहीं तो फार्मेसी, नर्सिंग, वो कंप्लीट तुम्हारा लाइफ का टर्निंग पॉइंट। फिर उसके बाद मेडिकल करती, उसके बाद फिर टर्निंग पॉइंट जॉब को जमती, हर मोमेंट में टर्निंग पॉइंट आता। ये बहुत ही मेन टर्निंग पॉइंट पीयू का। मेन हमारे इंडियन में लिटरेसी रेट, ये कौन से भी एक कम्युनिटी नहीं तो एक सोसाइटी का स्टैंडर्ड टूल कैसा है, उसका वो कम्युनिटी का डेवलपमेंट कैसा है, हमें डिसाइडिंग फैक्टर लिटरेसी रेट। लिटरेसी बोले तो और क्या भी नहीं, लेमन टर्म्स में लिटरेसी बोले तो कौन सा भी एक इंसान 7 साल के उम्र से बढ़को है सो इंसान कौन सी भी एक लैंग्वेज में लिखना पढ़ना आना, ये इंसान को हमें लिटरेट बोलते हैं। हमारे इंडिया का लिटरेसी रेट 74% है, उसका मतलब 100 आदमियों में 70 पर 4 इंसान लिटरेट का तो कौन सी भी एक लैंग्वेज में पढ़ना लिखना आता। वो हमारे कर्नाटका का लिटरेसी रेट 75% है। वो माइनॉरिटीज़ को आए तो माइनॉरिटीज़ का तो सिर्फ मुस्लिम्स नहीं आते, जैन्स, क्रिश्चियंस, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी और मुस्लिम्स आते हैं, 6 कैस्ट आते हैं। उसमें जैन्स का परसेंटेज लिटरेसी रेट 95% है, मतलब 94.88, अराउंड 95% है। 5 इसम इलिटरेट्स ही, 90 पर 5 इसम लिटरेट ही। वो मुस्लिम को आए तो 68%, मतलब 60 पर 8 इसम उतना लिटरेट ही, अभी 30 पर 2 इसम इलिटरेट ही। तो यहाँ डिस्पैरिटी कहती हुई देखो, एक तरफ एक कौम में सिर्फ 5 इसम इलिटरेट ही और एक कौम में 30 पर 2 इसम इलिटरेट ही। तो गवर्नमेंट भी क्या कर सकता, कितना हद तक को ऊपर ला सकती। और हमारे में क्या हो गया, एक माइंडसेट हो गया, मुस्लिम को बोले तो पंचर के दुकान कौन मुस्लिम कर रही है, वेल्डिंग कौन कर रही है मुस्लिम कर रही है, चाय के दुकान कौन ही वो कर रही। वो फेस से ये 10 ईयर्स में बहुत ज़्यादा बदलावट आते गए, लिटरेसी रेट बढ़ता गया, सबके दिमाग में आए, ओ इनो पढ़ रही हमें भी पढ़ेंगे, इनो पढ़ रही हमें भी पढ़ेंगे, इनो कौन से की काम को गए हमारे बच्चे भी जानते, आता गया। ऑल ऑफ ए सडन क्या होगा, एक हुकूमत से ऑर्डर पास हुआ, हिजाब बैन होगा पूरे घर में, हिजाब सिरपों से नहीं दिमागों को पड़गा सबके हुआ। अब मुझे गुस्सा है, मैं गुस्सा होगा, मैं खाना छोड़ी तो किसका नुकसान होता, लॉ ऑफ द लैंड सबको इक्वल, वो बहुत डिसीजन होता। लेकिन हिजाब बैन को बोल कर नहीं, मैं स्कूल को भेजता नहीं, पढ़ाई कराते नहीं, हमें घर में रख लेती। इस वजह से एक बैकू बच्ची की ज़िंदगी कैसी होते जा रही है, तो एक बैकू बच्ची पैदा होते ही एक उम्र को आए तक भी बाप के ऊपर डिपेंड, हर चीज़ में बाप रहना साथ में। उसके बाद शादी होती, शादी हुई है सोच उनके शौहर के ऊपर डिपेंड। हर बैकू बच्ची 1 रुपया होना का तो भी शौहर के सामने हाथ जोड़ना, जो इसे होना उसे होना, उन्हें 100 हिसाब पूछता, इसे कई को कल दिया था ना, परसों दिया था ना, और वहाँ उनके सास का परमिशन लेना, ये लेना। उसके बाद उम्र होती है फिर बेटे के ऊपर डिपेंड का, तो फिनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है। एक बैकू बच्ची एम्पावर होना का तो उसे फिनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरत रहती है, वो इंडिपेंडेंस नहीं है। मैं कहाँ वर्क करता हूँ, चित्रदुर्गा, सिरा, कोरटगेरे, वो हर तरफ जब भी 10th एग्ज़ाम PUC एग्ज़ाम आता, टीचर्स हमको बुला को एक मीटिंग करती, मीटिंग करे जब मैं ऑब्जर्व करता हूँ सो मैक्सिमम ड्रॉप आउट्स हमारे आदमियाँ हैं, बहुत ज़्यादा बैकू बच्चे कि वो कई को ड्रॉप आउट्स का, तो उनको जाको पूछा तो बोलती अयो स्कूल को जाती है कान तो क्या तो भी हुएंगी को, अयो इज्जत गई तो तुम्हें आती क्या, खाली ये मेंटालिटी है। एग्जाम्पल, एक लाइव एग्जाम्पल देती हूँ। सिरा में मैं जाको जब पोस्टिंग हुआ तब 10th के एग्ज़ाम स्टार्ट होने अब 1 महीना था।
तब उर्दू स्कूल में मैं एक मीटिंग लेको थी। उर्दू स्कूल के मीटिंग में एक कौन सी की कहते कि बच्चे एब्सेंट थे, उनके घरों को गए काउंसलिंग करे, बहुत ही सब आगे। लेकिन एक बच्ची को उनके टीचर बोले मैडम बहुत अच्छा पढ़ती, लेकिन इसे स्कूल को भेज रहे हैं, शादी करना को ही कहते हैं को बोले। बच्ची को बातचीत करने नहीं दे रहे, नहीं मैडम अच्छा रिश्ता आया छोड़ो, अयो पढ़ को क्या करने का है उन्हें छोड़ो, वैसा बोल को शादी करे। हमें कितना की बोले एटलीस्ट 10th PU तो पढ़ो बा, उसके बाद क्या तो एक ज़िंदगी होती है, खाली अच्छा रिश्ता को उसके ऊपर डिपेंड कहीं को कर रही हैं, तुम्हारे छोकरी कुछ एक काबिल बनाओ, कहता उन्होंने नहीं सुने। वो हुआ, वो मैटर वहाँ क्लोज हुआ। अब रिसेंट में कोर्टगेरे को आए के बाद क्या हुआ, वो छोकरी को दोटसागेरे को कोर्टगेरे में है, वो वहाँ को शादी कर को दी। वो छोकरा कोसे की इसमें ड्राइवर क्या की है सो काम, वो छोकरा क्या करे, छोकरी को हैरेसमेंट, फिजिकल हैरेसमेंट करना, पूरा हैरेसमेंट कर को छोड़ को घर को छोड़ को 2-2 दिन चले जाना, वैसा करे। उन्होंने जाकर पुलिस को कंप्लेंट करे तो तुम ना पॉक्सो केस होता, 18 साल से छोटी उम्र की बच्ची को करे तो उल्टा केस पड़ता। 18 साल के छोटी से बच्ची को करे तो शादी हुएस वाले, शादी करेस वाले, निकाह पढ़ाएस वाले, पकाती खाना खाएस वाले, पूरे भी जेल के अंदर जाती। वो हो जाकर उन्होंने मेरे पास आए मैडम को उनको देखे सोचे मैं बोल सकती थी, बहुत कुछ बोलना मेरे दिल में आया नहीं बा। उस दिन हमें तो तक बोले जैसा बोले तुम्हें समझ रहे थे तो आज ये हालत आती थी क्या, लेकिन उनकी हालत ऐसी हो गई है, हाथा पावा जोड़ रही मैडम क्या तो भी कर को बच्ची को एक करो। एक लाइव एग्जाम्पल, एक ऐसा एग्जाम्पल, ऐसे कितने हज़ारों के एग्जाम्पल हैं। तो हमें एजुकेशन से दूर भाग रही ना को, हमें एजुकेशन से क्या हो सकता आगे, वो कोई भी माइंड में हमारा आराश नहीं। हमें क्या करती है, हमेशा हुकूमत को उन्होंने क्या करें, हमारे खिलाफ है, गवर्नमेंट हमारे खिलाफ है, OBC 27% हमने रिजर्वेशन है, वो यूटिलाइज कर लियो। 100 आदमी में खाली 21 आदमी हमारा मीम है, 100 कौन भी नहीं छे, 90 पर 9 सब नहीं है, वैसा कहीं को सोचते 90 पर 9 आदमी के बराबर हमारा एक आदमी है को कहीं को नहीं सोचते। ये बॉटल है, ये बॉटल में आधा पानी सरको है, हमें क्या सोच रही, अयो आधा पानी आधा बॉटल खाली है सोच रही नहा को, आधा बॉटल भर को है को की नहीं सोच रहे। हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देख रहे, क्या नेगेटिव है देख रही। एक मैं यहाँ का एक एग्जांपल दे चूँ, अकरम सर के बारे में हम बोलने की बात नहीं, उन्होंने कौन सा ख़ानदान को ही, उनके फादर क्या थे, उनके मदर क्या थे, वो किसे भी हमने मालूम नहीं, बहुत ही सबको नहीं मालूम। सिर्फ मालूम है सो क्या कहता, उन्होंने एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, ग्रेट सिविल सर्वेंट, बहुत ही अच्छे इंसान को बोले। क्यों कहता जहाँ उन्होंने काम कर को ही माइनॉरिटीज़ में डायरेक्टर हो को थे, कितने की आदमियों को माइनॉरिटीज़ का तो क्या मालूम नहीं था। हमें स्कूल में पढ़ते वक्त ये एक स्कॉलरशिप होना का तो पूरा महीना फिरना था, किसे तो एक किस्म ब्रोकर को लगाते थे, आया क्या पूरे आदमी वैसा चे, आया क्या भैया स्कॉलर। ये बॉटल है, ये बॉटल में आधा पानी सरको है, हमें क्या सोच रही, अयो आधा पानी आधा बॉटल खाली है सोच रही नहा को, आधा बॉटल भर को है को की नहीं सोच रहे। हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देख रहे, क्या नेगेटिव है देख रही। एक मैं यहाँ का एक एग्जांपल दे चूँ, अकरम सर के हम बोलने की बात नहीं, उन्होंने कौन सा ख़ानदान को ही, उनके फादर क्या थे, उनके मदर क्या थे, वो किसे भी हमने मालूम नहीं, बहुत ही सबको नहीं मालूम। सिर्फ मालूम है सो क्या कहता, उन्होंने एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, ग्रेट सिविल सर्वेंट, बहुत ही अच्छे इंसान को बोले। क्यों कहता जहाँ उन्होंने काम कर को ही माइनॉरिटीज़ में डायरेक्टर हो को थे, कितने की आदमियों को माइनॉरिटीज़ का तो क्या मालूम नहीं था। हमें स्कूल में पढ़ते वक्त ये एक स्कॉलरशिप होना का तो पूरा महीना फिरना था, किसे तो एक किस्म ब्रोकर को लगाते थे, आया क्या पूरे आदमी वैसा चे, आया क्या भैया स्कॉलरशिप आया क्या, ये महीना आया क्या, नहीं और महीना आता कहते, और महीना आता कहते, खाली वैसा था। अकरम पाशा सर वो सिस्टम में आपको ऐसा एक सिस्टम बनाए कि कंप्लीट ऑनलाइन करे, बच्चा स्कूल जमे जब से 10th स्टैंडर्ड तक प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, 10th के बाद पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, फी रीएम्बर्समेंट, मेरिट कम मेंस, उसके बाद फॉरेन में पढ़ने वाले को ओवरसीज स्कॉलरशिप्स, हर स्कॉलरशिप तुम्हारे मोबाइल में मैसेज आता तुम्हारा स्कॉलरशिप आया। 13 to 14 लाख स्टूडेंट्स हमको स्कॉलरशिप को है, माशाल्लाह ये बहुत ही बड़ा एक लैंडमार्क उन्होंने क्रिएट करे। उसके बाद मुरारजी देसाई स्कूल्स हमारे एक सिस्टम में क्यों हो गया का तो गवर्नमेंट स्कूल्स का तो माइंड में आ जाता, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल का क्या भी होता नहीं, टीचर्स खाली धरने को आते हैं, आपको 2 घंटा बैठती हैं घर को जाती हैं, स्टूडेंट्स का क्या भी ख्याल रखते नहीं।
वैसा हमारे दिमाग में आ गया। जैसा अरविंद केजरीवाल दिल्ली में मॉडल स्कूल्स कैसा बनाए, वैसा अकरम सर हम यहाँ मोरारजी देसाई स्कूल्स बनाए। मैं मजाक नहीं कर रही, जब भी मैं सिरा में जाकर हूँ बहुत सारे रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं अलग अलग, लेकिन मोरारजी देसाई स्कूल एक ऐसा मॉडल बना को ही वो स्कूल में वो हॉस्टल में जमने के वास्ते अब क्यों खोड़ते, सीटा उतना आसानी से नहीं मिलते क्यों? तो एजुकेशन सिस्टम, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट वो कॉलेज वो स्कूल्स में टीचर्स हम बनने कहते कि नसीब वाले को बोलते हैं, क्यों तो उनको उतना हाईफाई हांच रेसिडेंशियल स्कूल वाले को हांच उनको घर कर को दी टीचर्स को फुल हाईफाई उनको इंफ्रास्ट्रक्चर, बच्चों को पढ़ाई में ई क्लासेस पूरा हर चीज़ एक सिस्टम ऐसा बना कोई आगे वो कौन आको कुछ बना सकती नहीं, वो हमने तो मालूम नहीं। ऐसा इन्हों जहाँ जहाँ वर्क करी सिर्फ वर्क कर को नहीं, हर तरफ इनका नाम का झंडा गाड़ को आको ही वैसा माशाल्लाह काम कर को। आज का ये जो प्रोग्राम है बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम है, क्यों हमें जो भी प्रोग्राम्स देखती वो प्रोग्राम्स में यूजुअली कौन पाथ फाइंडर्स रहती, कौन ऑलरेडी अचीवर्स रहती, उनको हमें बुला कर ऑनररी करती। लेकिन इस बार 10th स्टैंडर्ड और 2nd PUC के बच्चे कौन कौन 75% एंड अबव को ही उनको कर रही। ये बहुत ही मेन चीज़ क्या का तो ये इनका टर्निंग पॉइंट। अब 10th स्टैंडर्ड 2nd PU के जो स्टूडेंट्स हैं, अब ये मोमेंट तुम्हारा कल डिसाइड करता, तुम्हें क्या बनती है आगे करने का, ये मोमेंट डिसाइड करता, ये तुम्हारा टर्निंग पॉइंट। बहुत ही सब बोलते हैं 10th टर्निंग पॉइंट बोलती हैं, PU टर्निंग पॉइंट बोलती हैं, कितने टर्निंग पॉइंट हैं इनको, क्यों कहते ज़िंदगी छोटी नहीं है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, हर मोमेंट में तुम्हारा एक टर्निंग पॉइंट आते जाता। 10th स्टैंडर्ड में बहुत ही सबको पढ़ रही हमें, लेकिन आगे क्या बनना मालूम नहीं, क्या करना मालूम नहीं। 10th स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, 10th स्टैंडर्ड के बाद कितने के ऑप्शंस हैं, ITI है, PUC करने का है, बाद डिप्लोमा है, उसके बाद PU। 10th में क्यों टर्निंग पॉइंट बोलती हैं तो 10th में तुम्हें मार्क्स अच्छा आए तो अच्छी कॉलेज पहुँच जाती, कॉलेज में ग्रेडिंग सिस्टम कर डालती, A1 सेक्शन, A2 सेक्शन, 95% एंड अबव A1 सेक्शन, 90s में हिंस वाले A2 सेक्शन, ऐसा सेक्शंस आती। वो सेक्शन में तुम वो माहौल तुम ना बने के बाद तुम्हें क्या बनना करने का वहाँ डिसाइड होता। उसके बाद 2nd PU में परसेंटेज अच्छा है तो फिर वहाँ इंजीनियर होती, तुम्हें डॉक्टर्स होती, नहीं तो फिर डिप्लोमा करती, नहीं तो फार्मेसी, नर्सिंग, वो कंप्लीट तुम्हारा लाइफ का टर्निंग पॉइंट। फिर उसके बाद मेडिकल करती, उसके बाद फिर टर्निंग पॉइंट जॉब को जमती, हर मोमेंट में टर्निंग पॉइंट आता। ये बहुत ही मेन टर्निंग पॉइंट PU का। मेन हमारे इंडियन में लिटरेसी रेट, ये कौन से भी एक कम्युनिटी नहीं तो एक सोसाइटी का स्टैंडर्ड टूल कैसा है, उसका वो कम्युनिटी का डेवलपमेंट कैसा है, हमें डिसाइडिंग फैक्टर लिटरेसी रेट। लिटरेसी बोले तो और क्या भी नहीं, लेमन टर्म्स में लिटरेसी बोले तो कौन सा भी एक इंसान 7 साल के उम्र से बढ़ को है सो इंसान कौन सी भी एक लैंग्वेज में लिखना पढ़ना आना, ये इंसान को हमें लिटरेट बोलते हैं। हमारे इंडिया का लिटरेसी रेट 74% है, उसका मतलब 100 आदमियों में 70 पर 4 इंसान लिटरेट का तो कौन सी भी एक लैंग्वेज में पढ़ना लिखना आता। वो हमारे कर्नाटका का लिटरेसी रेट 75% है। वो माइनॉरिटीज़ को आए तो माइनॉरिटीज़ को तो सिर्फ मुस्लिम्स नहीं आते, जैन्स, क्रिश्चियंस, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी और मुस्लिम्स आते हैं, 6 कैस्ट आते हैं। उसमें जैन्स का परसेंटेज लिटरेसी रेट 95% है, मतलब 94.88 अराउंड 95% है। जिसम इलिटरेट्स ही 90 पर 5 जिसम लिटरेट हैं। वो मुस्लिम को आए तो 68%, मतलब 60 पर 8 इसम उतना लिटरेट ही, अभी 30 पर 2 इसम इलिटरेट ही। तो यहाँ जो डिस्पैरिटी कहती हुई देखो, एक तरफ एक कौम में सिर्फ 5 इसम इलिटरेट ही और एक कौम में 30 पर 2 इसम इलिटरेट ही। तो गवर्नमेंट भी क्या कर सकता, कितना हद तक को ऊपर ला सकती। और हमारे में क्या हो गया, एक माइंडसेट हो गया, मुस्लिम को बोले तो पंचर के दुकान कौन मुस्लिम कर रही है, वेल्डिंग कौन कर रही है मुस्लिम कर रही है, चाय के दुकान कौन ही वो कर रही। वो फेज से ये 10 ईयर्स में बहुत ज़्यादा बदलावट आते गए, लिटरेसी रेट बढ़ता गया, सबके दिमाग में आए हो इनो पढ़ रही हमें भी पढ़ेंगे, इनो पढ़ रही हमें भी पढ़ेंगे, इनो कौन से की काम को गए हमारे बच्चे भी जानते, आता गया। ऑल ऑफ ए सडन क्या होगा, एक हुकूमत से ऑर्डर पास हुआ, हिजाब बैन होगा पूरे घर में, हिजाब सिरपों से नहीं दिमागों को पड़गा सबके हुआ। अब मुझे गुस्सा है, मैं गुस्सा हो को मैं खाना छोड़ी तो किसका नुकसान होता,
लॉ ऑफ द लैंड सबको इक्वल, वो बात डिसीजन होता। लेकिन हिजाब बैन को बोल कर नहीं, मैं स्कूल को भेजता नहीं, पढ़ाई कराते नहीं, हमें घर में रख लेती। इस वजह से एक बैकू बच्ची की ज़िंदगी कैसी होते जा रही है तो एक बैकू बच्ची पैदा होते ही एक उम्र को आए तक भी बाप के ऊपर डिपेंड, हर चीज़ में बाप 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 रहना साथ में। उसके बाद शादी होती, शादी हुई सोच उनके शौहर के ऊपर डिपेंड। हर बैकू बच्ची एक रुपया होना का तो भी शौहर के सामने हाथ जोड़ना, जो इसे होना उसे होना, उन्हें सौ हिसाब पूछता, इसे कई को कल दिया था ना, परसों दिया था ना, और हाँ उनके सास का परमिशन लेना, ये लेना। उसके बाद उम्र होती है फिर बेटे के ऊपर डिपेंड का, तो फिनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है। एक बैकू बच्ची एम्पावर होना का तो उसे फिनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरत रहती है, वो इंडिपेंडेंस नहीं है। मैं कहाँ वर्क करता हूँ, चित्रदुर्गा, सिरा, कोरटगेरे, वो हर तरफ जब भी 10th एग्ज़ाम PUC एग्ज़ाम आता, टीचर्स हमको बुला को एक मीटिंग करती, मीटिंग करे जब मैं ऑब्जर्व करता हूँ सो मैक्सिमम ड्रॉप आउट्स हमारे आदमियाँ हैं, बहुत ज़्यादा बैकू बच्चे कि वो कई को ड्रॉप आउट्स का तो उनको जाको पूछा तो बोलती अयो स्कूल को जाती है कान तो क्या तो भी हुएंगी को अयो इज्जत गई तो तुम्हें आती क्या, खाली ये मेंटालिटी है। एग्जाम्पल, एक लाइव एग्जाम्पल देती हूँ। सिरा में मैं जाको जब वो पोस्टिंग हुआ तब 10th के एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने अब 1 महीना था, तब उर्दू स्कूल में मैं एक मीटिंग लेको थी। उर्दू स्कूल के मीटिंग में एक कौन सी की कहते कि बच्चे एब्सेंट थे, उनके घरों को गए काउंसलिंग करे, बहुत ही सब आगे। लेकिन एक बच्ची को उनके टीचर बोले मैडम बहुत अच्छा पढ़ती, लेकिन इसे स्कूल को भेज रहे हैं, शादी करना को ही कहते हैं को बोले। बच्ची को बात करने नहीं दे, नहीं मैडम अच्छा रिश्ता आया छोड़ो, अयो पढ़ को क्या करने का है उन्हें छोड़ो, वैसा बोल को शादी करे। हमें कितना की बोले एटलीस्ट 10th PU तो पढ़ाओ बा, उसके बाद क्या तो एक ज़िंदगी होती है। खाली अच्छा रिश्ता को उसके ऊपर डिपेंड कहीं को कर रही हैं, तुम्हारे छोकरी कुछ एक काबिल बनाओ कहता उन्होंने नहीं सुने। वो हुआ, वो मैटर वहाँ क्लोज हुआ। अब रिसेंट में कोरटगेरे को आए के बाद क्या हुआ, वो छोकरी को दोटसागेरे को कोरटगेरे में है, वो वहाँ को शादी कर को दी। वो छोकरा कोसे की इसमें ड्राइवर क्या की है सब काम, वो छोकरा क्या करे, छोकरी को हैरासमेंट, फिजिकल हैरासमेंट करना, पूरा हैरासमेंट कर को छोड़ को घर को छोड़ को 2-2 दिन चले जाना, वैसा करे। ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳು ಮಾತಾಡುವ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷರಿ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಂದೆ ನಾವು ಹಾಜರುಪಡಿಸ್ತೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ 1 ನಿಮಿಷ 2 ನಿಮಿಷ ವಿಡಿಯೋನ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ದೃಢೀಕರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಈ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಜನರಿಗೆ ಚೊಕ್ಕ ಸುಡುವಂತೆ ಕನಸಿನ ಗೋಪುರವನ್ನು ಸುತ್ತುವಂತಹ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲುವ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಈಡೇರಿಸಲಾಗದ ಭರವಸೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇದಲ್ಲ. डबल इंजन सरकार ने कर्नाटक के तेज विकास का जो भरोसा आपको दिया है, उस भरोसे के आज हम सभी एक बार फिर साक्षी बन रहे हैं. ಚುನಾವಣೆಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯು ನಾಡಿನ ರೈತರಿಗೆ ನೀಡಿದ
ಶ್ರೀ ರಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. नमस्कार साथियों, the PCC President, CLP Leader, Campaign Committee Chairperson, Working Presidents of PCC, AICC Secretaries in charge Karnataka, all of us are here today with an extremely important issue to be placed before the people of Karnataka. बीजेपी का असल में नाम है बहुत झूठी पार्टी। बीजेपी बहुत झूठी पार्टी। And if I was to translate it in English, then for people of Karnataka it means betrayal Janata Party. Many friends, I am not going to say it, but many friends also call BJP as Bevkoof Banao Janata Party. I think this small video that you saw of the campaign that we have initiated to put the truth before the people of the state summarizes the betrayal that BJP and its leadership has committed vis-a-vis the people of Karnataka. And that's why BJP Nimma Hatira Idya Uttara. That's the campaign. ಬಿಜೆಪಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ ಉತ್ತರ? I am learning Kannada, but I am getting close. They made over 600 promises. 5 years will be completed in next 7 to 8 months. They have not even started work on about 91% of the promises that Bharatiya Janata Party made to people of Karnataka. The power-hungry BJP formed an illegitimate government, as I always point out to you. All that it has given, 30% commission for mutts, 40% commission for contractors, and 60% commission for common people and BJP workers. This is a 40% commission sarkar. If I was to put it in Modi ji's words, this is a government of 4 C's. Crumbling infrastructure. Second C is complete policy paralysis. Third C is corruption. And fourth C is communal tension. That is what BJP has given in its misrule and corrupt regime. And Shri Bommai perhaps is the most incompetent chief minister in the history of Karnataka, lording over the most corrupt government in the country. The complicity of the chief minister, the failure of his leadership, his incompetence and incomprehension to govern the state, his incapacity are all writ large. On one side we had the Congress government between 2008 to 2013. Shri Siddaramaiah ji was chief minister. 2008 to 2013. 2013 to 2018. We completed 158 out of 165 promises.
And on the remaining 7 promises also we had initiated work. That was one model that the Congress party did. The Bhagya welfare schemes is something that the entire country knows the state for. This is the other model where out of 600 odd promises, 91% of promises remain unfulfilled, for BJP has not even started work. Before I pass on for a more detailed briefing to the PCC President and CLP leader, we want to ask the BJP, where is the farm loan waiver for Karnataka's farmers? Where is the double of MSP that you were supposed to give to the farmers and farm laborers of the state? Where are the skill development and job creation schemes that you promised? Where are the smartphones for women that you promised? Where is the scholarship for SC, ST, OBC minorities and the poor? Where are the housing schemes for the poor? The truth is, BJP only peddled lies, and we will continue to question the Bharatiya Janata Party, our PCC President, our CLP leader, our campaign committee chairperson, Congress workers, our district Congress committee presidents, every single Congress Karyakarta will from now put one question out every day out of BJP's manifesto and ask the Chief Minister and BJP leadership to answer, ask the Prime Minister to answer, who only came and boasted and went back. The double engine government has doubly failed Karnataka. That's the truth. I would now request the PCC President to make his opening remarks. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸಚಿವರ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು, ಸಲೀಂ ಅವರು, ಈಶ್ವರ್ ಅವರು, ಎಸಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದೊಂದು ಪವಿತ್ರವಾದಂತ ಗಳಿಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ. ಈ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಇದು ಬಸವಣ್ಣನ ನಾಡು. ಬಸವಣ್ಣನ ನಾಡು. ಬಸವಣ್ಣ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನುಡಿದಂತೆ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ. ಇದನ್ನ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಕೊಟ್ಟಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ, ನಾವು ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದಿದ್ದೇವೆ, ನೀವು ನುಡಿದಂತೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಅವ್ರು ಹಾಕಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಈ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಬಿಜೆಪಿಯ ವಚನ ವಂಚನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ವಚನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ವಚನ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತಿಂದ ಉತ್ತರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ, ನಾವೆಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರುಗಳು ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಲಿ, ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಏನು, ನೀವು ಜನರಿಗೆ ವಚನ ಕೊಟ್ರಿ, ಆ ವಚನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರ ಇಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ. ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ
ಪ್ರಶ್ನೆ. ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಕೂಡ ಆ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇರಬೇಕು. ನೀವೇನೋ ಬಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಅದು ಬಿಡಿ. ಸುಳ್ಳನ ಸರ್ದಾರರ ನೀವು 100 ಸತಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ನಿಜ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈಗಾಗಲೇ ಈಶ್ವರಪ್ಪ 1-2-3 ಕಡೆ ಭಾಷಣ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯ ಮುಖ್ಯಾಂಶವನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ನಾವು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು 90% ನಿಮ್ ಕೈಲಿ ನೀವು ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ವಚನ ಭ್ರಷ್ಟರಾಗಿದ್ದೀರಿ, ವಚನ ವಂಚನೆ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾವು ಕೂತಿದ್ದೇವೆ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪಟ್ಟಿಗಳಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಕೂತಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿಂದ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ರೈತರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಾತು, ನಿಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಅವರು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಆದಾಯಗಳನ್ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾನೆ ರೈತ. ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಗೊಬ್ಬರ ಖರೀದಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಹಾಲನ್ನ ಬರೀ 28 ರೂಪಾಯಿ ರೈತನಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನೀರನ್ನ 20 ರೂಪಾಯಿ, 22 ರೂಪಾಯಿ, 25 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ. ಆ ರೈತನ ಬದುಕಿಗೆ ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ರೈತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ, ಆ ರೈತನಿಗೆ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತ ರೈತ ಆ ಸಗಣಿ ಒತ್ತು, ಸಗಣಿ ತೆಗೆದು ಹುಲ್ಲಾಕಿ ಹಿಂಡಿ ಹಾಕಿ ಅವನ ಬದುಕು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು 5 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಆ ರೈತನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಸಿದ್ರಲ್ಲ. 400 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಗ್ಯಾಸ್ನ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಏಳಿಸಿದ್ರಿ, ಎಣ್ಣೆ ಬೆಲೆ ಏಳಿಸಿದ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಹೇಳಿಸ್ದಂಗೆ ಆ ರೈತನಿಗೋಸ್ಕರ ಏನಾದ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರ? ಆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಏನು ಮಾತು ಕೊಟ್ರಿ ನೀವು? ಸ್ತ್ರೀ ಉನ್ನತಿ ನಿಧಿ. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಉನ್ನತಿ? ಯಾವ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಅನುಕೂಲ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನ ಕೂಡ ಆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅವಳ ಜೋಬು ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಏನು ಮಾತು ಕೊಟ್ರಿ ನೀವು? ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಯಾವ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಹೊಸ PUC ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ತೆಗೆದಿನಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ. ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬೆಳಗಾಂ ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, ನೀವು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಅವರ ಜಾತಿ, ಅವರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಚನ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪಂಗಡದವರಿಗೆ ನಾವು 4,500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದೇನಾರು ಆಗಿದೆಯಾ? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ನುಡಿಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಭೂತಾಯಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ನಾಡು ಕನ್ನಡ ನಾಡು. ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಬೇರೆಯವರು ಬಂದು ಅವರವರ ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ನಾವ್ಯಾರು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ, ನಮ್ಮ ನೋಟ್ ತೆಗೆದ್ರೆ
ನಮ್ಮ ನೋಟನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದ್ರೆ ಈ ನೋಟ್ನಲ್ಲೂ ಗಾಂಧೀಜಿ ಇದೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತಿದೆ, 500 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತಿದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ 500 ರೂಪಾಯಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವು ವಂಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಗಾಂಧೀಜಿಯ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಆದೇಶಗಳು, ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಆದೇಶ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ದೋಖಾಗಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ನಾವೆಲ್ಲ ನಾಯಕರುಗಳು ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ ಉತ್ತರ? ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಬಿಜೆಪಿಯವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ ಉತ್ತರ? ನೀವು ನುಡಿದಂತೆ ನಡಿಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ವಚನವನ್ನ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಬರೀ ಇದು ವಂಚನೆಗಳ ಸರಮಾಲೆ. ನೀವು ಮತವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 104 ಸೀಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀವು ಭ್ರಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕರಪ್ಷನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರದಾನಿಯಾಗಿದೆ. It has become a corruption capital of this country. Karnataka was a state with good governance. Now the governance has gone. So you have to answer this. BJP ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಇದೆಯಾ ಉತ್ತರ? ಇಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಿಕ್ಕಿದು ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾದಂತಹ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿಯ ಹತ್ತಿರ ಈ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಳ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ.
ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರಿ. ಎಐಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ ರಣಜಿತ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರೇ, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ, ಎಐಸಿಸಿ ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳೇ, ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಾದಂಥ ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್ ಅವರೇ, ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರೇ, ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರೇ, ಶ್ರೀ ಧ್ರುವನಾರಾಯಣ ಅವರೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಎಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರೇ, ಇತರ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಈಗಾಗಲೇ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರು ಮತ್ತು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಇದೆಯ ಉತ್ತರ ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡ್ 2013ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು. ಜನ ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾವು 122 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. 2018ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿಯವರು 2018ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋನ ಹೊರಡಿಸಿದ್ರು. ಆಗ ಮೊನ್ನೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ನಾವು 2013ರಲ್ಲಿ ನೂರ 65 ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದು. ಸರಿ ಇಲ್ವಾ? 165 ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆ 165 ಭರವಸೆಗಳಲ್ಲಿ 158 ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ 158 ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿದರು. ಬಿಜೆಪಿಯವರು 2018ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಜನರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಚನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿರುದ್ಧದ ಇದನ್ನ ತಲೆಯ ಬರದ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಚನಗಳು ಸುಮಾರು 600 ವಚನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ನಿಮಗೆ ಅವರ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಇಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಜನರಿಗೆ ಬರೆದು ತಿಳಿಸಬೇಕಾದಂತ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. 600 ವಚನಗಳು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ, ಅವರ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ. ಈ 600 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಚನಗಳನ್ನ ಈಗ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು 3 ವರ್ಷಗಳಾಯಿತು, ಎಷ್ಟು ವಚನಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀವೇ ನೋಡಿ.
ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಭರವಸೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೆ. Not even 10% of the promises which are made in their manifesto so far they are not fulfilled. ನುಡಿದಂತೆ ನಡಿಬೇಕು. ಜನಗಳಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆ ಮಾತಿನಂತೆ ನಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇವರು 90% ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Is it not a breach of trust? Just think over it. Is it not a breach of trust? ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. According to me, it is a clear case of breach of trust. ಜನಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದ್ರೋಹ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ? ವಂಚನೆ, ವಚನಗಳ ವಂಚನೆ, ವಚನಗಳ ವಂಚನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಜನಗಳಿಗೆ. ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿ ಅವರು. ಇಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಹೇಳೋದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ. ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ವಚನಗಳು ಇವು. How can they deny? So 90% of the promises they have failed to fulfill. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀರಾವರಿಗೆ ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಲ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ $1,50,150 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ 150 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ನೀರಾವರಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು, ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇವೆ. That is the one of the major promises they have made to the people of Karnataka. In 3 years, they have spent only 48,000 crores. $48,000 ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ 100 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ 150 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ? ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10,000 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವು 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 50,000 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು 50,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಬಿಜೆಪಿ 48,000 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ, 1.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ರೈತರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು, ಸೊಸೈಟಿಗಳ ಸಾಲ ಇರ್ಬೋದು, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, 1 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣನೇ 1 ಲಕ್ಷ ರೈತರ ಸಾಲವನ್ನ, ಅದು ಸೊಸೈಟಿ ಸಾಲ ಆಗಿರಲಿ, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಆಗಿರಲಿ, ಅದನ್ನ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಮಾಡಿದ್ರ? ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ.
ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ. ಉಗ್ರಪ್ಪ MLC ಆಗಿದ್ರು, ಆಗ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರೇ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಮಾಡ್ರಿ ಸಾಲನ ಅಂತ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಏನ್ ನಾವೇನು ನೋಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋ ಮಿಷಿನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವ್ರಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ನೋಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋ ಮಿಷಿನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೇನ್ರಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಕ್ಕೆ? ಆಯ್ತಮ್ಮ, ಮಿಷಿನ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ನೀವು ಯಾಕೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ನೀವು 1 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ? ಜನರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಟೋಪಿ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ? ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ರೈತರ ಆದಾಯ ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್, ಅದರದ್ದು ಬೆಲೆ, ಅದರ ಖರ್ಚು ಈಗ 2 ಪಟ್ಟು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ ರೈತರಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಿದಿರ್ರಿ ನೀವು? ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಇರ್ಬೋದು, ಕೃಷಿ ಇರ್ಬೋದು, ಯುವಕರು ಇರ್ಬೋದು, ಮಹಿಳೆಯರು ಇರ್ಬೋದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದು ಮಾಡಿದ್ದೀರಪ್ಪ? ಇವ್ರ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿಯವರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ಅವರಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನವರಿಗೆ. SCP TSP ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಹಣನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾನೂನು ರೀತ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು ಅವ್ರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ. ಇವತ್ತು SCP TSP ಹಣ ಅವ್ರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 40,000 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. $40,000ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಈಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? 28,234 ಕೋಟಿ ಈ ವರ್ಷ. 28,234 ಕೋಟಿ. 30,000 ಕೋಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಬಜೆಟ್ ಗಾತ್ರ 2,02,000 ಕೋಟಿ. 28,234 ಕೋಟಿ ಇರುವಾಗ ಬಜೆಟ್ ಗಾತ್ರ 2,65,720 ಕೋಟಿ. ಬಜೆಟ್ ಗಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂತೆ SCP TSP ಹಣಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 21% ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಟೋಪಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಟೋಪಿ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ, ಅವ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಟೋಪಿ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ. ಐ ಆಮ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಇವತ್ತಿನವರಿಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಕಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸೋಪು, ಬ್ರಷು, ಬೆಡ್ಡು ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೊಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ, ಈ ನಿಗಮಗಳಿಗೆ ದುಡ್ಡೇ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ. ನಾವಿದ್ದಾಗ 70-80 ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳನ್ನ ಒಂದೊಂದು ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ತೋಡಿಸ್ತಿದ್ದವು. 70 to 80. ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದೊಂದು ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು. ನಾವು 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 15 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದವು. 15 lakh houses were constructed, literally. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೌಸಿಂಗ್ ಎಂತದು
ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಹೌಸಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇವ್ರು ಬಂದ ಮೇಲೆ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಮನೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದ್ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಮನೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದ್ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಸೂರ್ಯೋದಯದವರಿಗೆ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಹಣವೂ ಒದಗಿಸಿ 1,072 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟು ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಗಳು ಕೂಡ ಕರೆದು 50,000 ಅಲಾಟು ಕೂಡ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟು 1 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಕರೆದಿತ್ತಲ್ಲ, 50,000 ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿತ್ತಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಆರ್ಡರ್ಸ್ನೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದು. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಕರೀತೀವಿ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸಿನ್ಸ್ 3 years not a single house is allotted to houseless beneficiary. On the other hand, ಈ ಬಡವರಿಗೆ, ರೈತರಿಗೆ, ಯುವಕರಿಗೆ, ಇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತ ಭರವಸೆಗಳಿಗೆ ಈಡೇರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹರಾಜಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಲೂಟಿ ಹೊಡೆಯೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಲೂಟಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್. ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ತಂದ್ಬಿಟ್ರು. 40% ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಯಾವನಾದ್ರು ಕರೆದಿದ್ರ? ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎದುರ್ಕತ್ತಾರೆ, ಈಚೆಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅವರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಟೆಂಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಾಗ ಏನಾದ್ರು ನೆಪ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ವಜಾ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಬಿಲ್ ಕೊಡದೇ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಎದುರುಕೊಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಸೇರಿದವರು ಹಿಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ 40% ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಕರೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಾರಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು 2ನೇ ಪತ್ರ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ. ಮೊದಲು ಭೇಟಿ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ರು. ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಪತ್ರ ಬರುವ 1 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಇವರು ಏಪ್ರಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ರು ಇವರಿಗೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ವಂತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ಸರ್ ಇದನ್ನ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕಳಂಕ ತರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆವರ್ ಇನ್ ದಿ ಹಿಸ್ಟರಿ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 40% ಅಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ, 50 ಕಟ್ಟದೆ. ಬಿಬಿಎಂಪಿನಲ್ಲಿ 40% ಅಲ್ಲ, ಅದು 50% ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಪ್ರಾಮಿಸ್ಗಳು ಮಾಡೋದು ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆನಾ ಜನಗಳಿಗೆ? ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದೇನು ರುಚಿಯಲ್ಲ ಅದು. ನಾವು 165 158 ಈಡೇರಿಸಿರೋದ್ರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 30 ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ 30 other projects other than
ಪ್ರಾಮಿಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಐ ಮೀನ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಇವರು ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಈ ತರ ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ, ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿ ಜನರನ್ನ ಇವತ್ತು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಜನ, ಉತ್ತರ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇವ್ರ ಕೈನಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಬರೋದು, ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳು, ಜಾತಿ ವಿಚಾರಗಳು, ಜನರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ತಗೊಬರೋದು. ಈಗ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ರವಿ, ಸಿ.ಟಿ. ರವಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಸಿ.ಟಿ. ರವಿ ಹೇಳೋರು. ಅದಕ್ಕೇನು ಆಧಾರ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ನಾನು ಕೊನೆ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದಾಗ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತ ಸಾಲ 2,42,000 ಕೋಟಿ. ನಾನು ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ 1,20,000 ಕೋಟಿ ಇತ್ತು ಸಾಲ. 1,20,000 ಕೋಟಿ, ಅದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂತವಿಂದ. ನಾನು 1,20,000 ಕೋಟಿ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಸಾಲ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಾಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಸಂಬಳ ಕೊಡಕ್ಕಲ್ಲ ಸಾಲ ಮಾಡೋದು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಅದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಸಾಲ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಿಲ್ವಾ, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಾಲ ಸಿಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಲ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಾಲ ಮಾಡೋದು. ಆ ಥರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದವರು ಪಕ್ಷ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಲ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? 5,40,000 ಕೋಟಿ. By the end of this March, the outstanding liability of the Karnataka state is 5,40,000 crores. ಅಂದ್ರೆ 3 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಇವರು ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ರು. Can you call it as a fiscal discipline? ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಪ್ಪ ಸಿ.ಟಿ. ರವಿ, ಈ ಉತ್ತರ ಹೇಳು ನೋಡೋಣ. 3 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಇವರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 21-22 ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ they have taken 80,000 crores as loan. They have taken 80,000 crores as loan. ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ನಾವು ಆಗ 20,000 ಕೋಟಿ, 22,000 ಕೋಟಿ, 23,000 ಕೋಟಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ GDPಯ ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಂತರಿಕ ಉತ್ಪನ್ನ, ರಾಜ್ಯದ ಆಂತರಿಕ ಉತ್ಪನ್ನ. ಆ ರಾಜ್ಯದ ಉತ್ಪನ್ನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆಂತರಿಕ ಉತ್ಪನ್ನ, ಅದನ್ನು 25% ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಫಿಸ್ಕಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಕ್ಟ್ 2002 ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡಿಫಿಸಿಟ್ ಶಲ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ 3% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ರೆವಿನ್ಯೂ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಇವರು ಬಂಧನದಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರಿಗೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಫಿಸಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ 19,000 ಕೋಟಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಫಿಸಿಟ್.
2022-23 19,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೋಟಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಫಿಸಿಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ ತಗೊಬಂದು 20,000 ಕೋಟಿ 19,000 ಕೋಟಿ ತೀರಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು. ಸಾಲ ದುಡ್ಡು ತಗೊಬಂದು ಸಾಲ ತಗೊಬರೋದು ಇದು ಕೊಡಬೇಕು. ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಅಸಲು ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡೋದು? 29,000 ಕೋಟಿ ಬಡ್ಡಿ, 14,000 ಕೋಟಿ ಅಸಲು, ಒಟ್ಟು 43,000 crores towards principal and interest. This is unproductive expenditure. This is unproductive expenditure. ಸಾಲ ತಗೊಂಡು ಸಂಬಳ ಕೊಡಕ್ಕೆ, ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ, ಬಡ್ಡಿ ತೀರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆನೂ 40% ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದೆಯಾ? ಈ ಸಾಲ ತಗೊಂಡ್ರು 40% ಹೊಡಿತಾರಲ್ಲ. ಸಾಲ ದುಡ್ಡು ಅದರ 40%. ಆಮೇಲೆ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ, ಅದರ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡೋದು, ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದ್ಬಿಡೋದು, ಅಲೋಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನ್. ನಾನು ಈಗ ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ. 40 ವರ್ಷ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, 12 ವರ್ಷ ಹಣಕಾಸು ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ನಾ ಯಾವಾಗ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತೂ ಕೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಮಾನಗೆಟ್ಟ, ಲಜ್ಜಿಗೆಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಿಜೆಪಿಯವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ ಉತ್ತರ? ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಇದೆಯೇನಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಜನಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಆನ್ಸರ್ಬಲ್ ಟು ದಿ ಪೀಪಲ್. They are our masters. In democracy, they are our masters. You are answerable to the people. You are answerable to the legislature. ಮಾತೆತ್ತಿದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ವೇನ್ರಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಡೋದು. ಏನೋ ನೀವು ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಅಂತಂದ್ಬಿಡೋದು. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ನಾವು ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೂ ಸೇರ್ಸ್ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸ್ರಿ. ನಮ್ದು 5 ವರ್ಷ ಸೇರ್ಸಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ. ಅದು ಮಾಡಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿ. ಅವ್ರು ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ದಾಖಲಾತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯಿಂದ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗದಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಸಿ. ವೈ ಯು ಆರ್ ಅಫ್ರೈಡ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸೋ ಹಾನೆಸ್ಟ್? ಲಜ್ಜಿಗೆಟ್ಟು ಬಂಡತನ, ಇದಕ್ಕೆ ಬಂಡತನ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು 5 ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಐ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅವ್ರದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು, ಆಗಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರದೇ ಸಿಬಿಐ. ಇವ್ರು ಯಾವತ್ತಾರು ಒಂದು ಕೇಸು 2008ರಿಂದ 2013ವರೆಗೆ ನಾವು ಅನೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಐ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಕೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ? ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ನಾವು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ, ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ತಪ್ಪೇ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊಡಿಯಪ್ಪ. ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂಡತನದಿಂದ, ಲಜ್ಜಿಗೆಟ್ಟು, ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದ್ದೇನೆ, ಅವ್ರ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಹಾಳು ಬಿದ್ದವಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲ, ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಇವತ್ತು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಇವರು ಲಜ್ಜಿಗೆಟ್ಟವರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ,
ಇದೇ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ, ಕೌನ್ಸಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಈ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಗರಣನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರವಿಂದ್ ಎಂತವನವ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ, ಜ್ಞಾನ ಪ್ಲಸ್ ಇಂದ್ರ, ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಏನಮ್ಮ ನಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನಿನಗೂ ನಗು ಬರ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ. ಅರಗ ಜ್ಞಾನ ಪ್ಲಸ್ ಇಂದ್ರ, ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಗುಣಸಂಧಿ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾವುದೇ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಎಡಿಜಿಪಿನೇ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗವನೆ. 2,39,000 ಅಲ್ಲ, 1,29,000 ಜನ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ 300-500 ಜಿಲ್ಲೆ ಜನ ಅಲ್ಲ, 55,000 ಜನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಗಳೆಲ್ಲ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರದ ಕುಮ್ಮಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನೀವು, ಮರ್ಯಾದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದೆಯಾ? ಆಮೇಲೆ 3.5 ಲಕ್ಷ KPTCL ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ದೊಡ್ಡ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ. 3.5 ಲಕ್ಷ ಜನ ಪಾಪ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದವರು, ಅಲ್ಲೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಗರಣ. ಮಾತೆತ್ತಿದ್ರೆ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಇನೆಫಿಷಿಯಂಟ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಕರಪ್ಟ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಅವ ಪಾಪ ಅವರ ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ ಒಪ್ಕೋತಾರೆ. ಒಬ್ಬರೇ ನೋಡಿ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿರೋರು. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್, ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಪಾಪ ಹೇಳಿ. ಅದೇನು ದಿನೇ ಮಾಡಿದಾರ? ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದು ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಸರ್ಕಾರ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಜನಗಳಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಿಜೆಪಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಇದೆಯಾ ಉತ್ತರ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ ಉತ್ತರ? ನಿಮ್ಮದೇ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ 90% ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ದಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಆರ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಡ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು? ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಏನ್ ಮಾತೆತ್ತಿದ್ರೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಅವನ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅಂತ ಮಂತ್ರಿ, ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅವ್ರ ST ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ 7% ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು 24 ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಪಾಪ 6 ತಿಂಗಳು 7 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಸತೀಶ, 7 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು. ಅವ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಧರಣ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ, ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಹೊರಗೆ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಇವ್ರ ಕೈಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಡ್ತಾರಂತ. ಅದೇನು ರಕ್ತ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವ್ರ ಹತ್ರ. ರಕ್ತ ಇದೆಯಾ, ಇದೇನಾದ್ರು ವಿಷ ಇದೆಯಾ, ಏನಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನೂ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಡವ್ರೆ, ರಾಮುಲೂ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಡವ್ರೆ.
ಸೊ ನಾನು ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಮಾರ್ಗೆಟ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಇಂಥ ಭ್ರಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಇಂಥ ಕೋಮುವಾದಿ ವಿಷ ಬಿತ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಜನರನ್ನ ಅವರ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೋಮುವಾದಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಅದನ್ನೇ ಪದೇ 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 ಹೇಳೋದು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಾಂಸ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ, ಇದನ್ನೇ ಏನ್ ಹೇಳದ್ದು. Do you know, in the country, 89% of the people, 79% of the people are non-vegetarian. ನಾನು ಮಾಂಸ ತಿನ್ನೋ, ತರಕಾರಿ ತಿನ್ನೋ, ಅದು ಜನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ. ಅನಗತ್ಯವಾದಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ, ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಜನರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಜನರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿ ಜನರ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಉಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಉಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸಂವಿಧಾನದ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಸರ್ಕಾರಗಳ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಅಭಿಯಾನನ ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಾವು ಸುಳ್ಳನ್ನ ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸತ್ಯ ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಅಭಿಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರನೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. We'll have to get up once.
ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ತಮಗೆ. ಮನೆ ನೀರು ಬಂದಿದೆ ನೋಡಮ್ಮ, ನಿಮ್ ಕಣ್ಣು, ನಿಮ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಸಾಕ್ಷಿ. ಯುವರ್ ಐಸ್ ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ಆರ್ ದಿ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ. ಒಳ್ಳೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ, ಪ್ಲಾನ್ ಇದ್ರೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿತ್ತು? ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇಲಿ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. We have given proper reply. In the next future there are a lot of issues. ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದೀವಿ. We don't want to deviate. So we will sum up this. Thank you. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. After we'll have, don't worry. We have plenty of time. I'm here. We will not run out of you. You can't leave. You will not leave us. We will not leave you. We will both have to work for the betterment of the state and the country. Thank you. ಮೌರ್ಯರು, ವಿಷ್ಣು ಅವರು, ರೋಜಿ ಜಾನ್ ಅವರು, ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಡ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳು ಮಾತಾಡುವ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷರಿ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಂದೆ ನಾವು ಹಾಜರುಪಡಿಸ್ತೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ 1 ನಿಮಿಷ 2 ನಿಮಿಷ ವಿಡಿಯೋನ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಈ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಚೊಕ್ಕ ಸುರುವಂತೆ ಕನಸಿನ ಗೋಪುರವನ್ನು ಸುತ್ತುವಂತಹ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲುವು ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಈಡೇರಿಸಲಾಗದ ಭರವಸೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇದಲ್ಲ. डबल इंजन सरकार ने कर्नाटक के तेज विकास का जो भरोसा आपको दिया है, उस भरोसे के आज हम सभी एक बार फिर साक्षी बन रहे हैं. ಚುನಾವಣೆಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯು ನಾಡಿನ ರೈತರಿಗೆ ನೀಡಿದ
ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ ರಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. नमस्कार साथियों, the PCC president, CLP leader, campaign committee chairperson, working presidents of PCC, AICC secretaries in charge Karnataka, all of us are here today with an extremely important issue to be placed before the people of Karnataka. बीजेपी का असल में नाम है बहुत झूठी पार्टी। बीजेपी, बहुत झूठी पार्टी। And if I was to translate it in English, then for people of Karnataka it means betrayal Janata Party. Many friends, I am not going to say it, but many friends also call BJP as Bewkoof Banao Janata Party. I think this small video that you saw of the campaign that we have initiated to put the truth before the people of the state summarizes the betrayal that BJP and its leadership has committed vis-a-vis the people of Karnataka. And that's why BJP Nimma Hatira Idiya Uttara. That's the campaign. ಬಿಜೆಪಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ ಉತ್ತರ? I am learning Kannada, but I am getting close. They made over 600 promises. 5 years will be completed in next 7 to 8 months. They have not even started work on about 91% of the promises that Bharatiya Janata Party made to people of Karnataka. The power-hungry BJP formed an illegitimate government, as I always point out to you. All that it has given, 30% commission for mutts, 40% commission for contractors, and 60% commission for common people and BJP workers. This is a 40% commission sarkar. If I was to put it in Modi ji's words, this is a government of 4 C's. Crumbling infrastructure. Second C is complete policy paralysis. Third C is corruption. And fourth C is communal tension. That is what BJP has given in its misrule and corrupt regime. And Shri Bommai perhaps is the most incompetent chief minister in the history of Karnataka, lording over the most corrupt government in the country. The complicity of the chief minister, the failure of his leadership, his incompetence and incomprehension to govern the state, his incapacity are all writ large. On one side we had the Congress government between 2008 to 2013. Shri Siddaramaiah ji was chief minister. 2008 to 2013. 2013 to 2018.
we completed 158 out of 165 promises. And on the remaining 7 promises also we had initiated work. That was one model that the Congress party did. The Bhagya welfare schemes is something that the entire country knows the state for. This is the other model where out of 600 odd promises, 91% of promises remain unfulfilled, for BJP has not even started work. Before I pass on for a more detailed briefing to the PCC President and CLP leader, we want to ask the BJP, where is the farm loan waiver for Karnataka's farmers? Where is the double of MSP that you were supposed to give to the farmers and farm laborers of the state? Where are the skill development and job creation schemes that you promised? Where are the smartphones for women that you promised? Where is the scholarship for SC, ST, OBC, minorities and the poor? Where are the housing schemes for the poor? The truth is, BJP only peddled lies. And we will continue to question the Bharatiya Janata Party, our PCC President, our CLP leader, our campaign committee chairperson, Congress workers, our district Congress committee presidents, every single Congress Karyakarta will from now put one question out every day out of BJP's manifesto and ask the Chief Minister and BJP leadership to answer, ask the Prime Minister to answer, who only came and boasted and went back. The double engine government has doubly failed Karnataka. That's the truth. I would now request the PCC President to make his opening remarks. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಚಿವರ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, MB ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು, ಸಲೀಂ ಅವರು, ಈಶ್ವರ್ ಅವರು, AC ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ, ಇದೊಂದು ಪವಿತ್ರವಾದಂತ ಗಳಿಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ. ಈ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಇದು ಬಸವಣ್ಣನ ನಾಡು. ಬಸವಣ್ಣನ ನಾಡು. ಬಸವಣ್ಣ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನುಡಿದಂತೆ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ. ಇದನ್ನ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಕೊಟ್ಟಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ, ನಾವು ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದಿದ್ದೇವೆ, ನೀವು ನುಡಿದಂತೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಅವ್ರು ಹಾಕಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಈ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಬಿಜೆಪಿಯ ವಚನ ವಂಚನೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ವಚನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ವಚನ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತಿಂದ ಉತ್ತರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ, ನಾವೆಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರುಗಳು ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಲಿ, ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಏನು, ನೀವು ಜನರಿಗೆ ವಚನ ಕೊಟ್ರಿ, ಆ ವಚನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರ ಇಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ
ಇದೆಯಾ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ? ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಕೂಡ ಆ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇರಬೇಕು. ನೀವೇನೋ ಬಂಡ್ರಿದ್ದೀರಿ, ಅದು ಬಿಡಿ. ಸುಳ್ಳನ ಸರ್ದಾರರ ನೀವು 100 ಸತಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ನಿಜ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈಗಾಗಲೇ ಈಶ್ವರಪ್ಪ 1-2-3 ಕಡೆ ಭಾಷಣ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯ ಮುಖ್ಯಾಂಶವನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ನಾವು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು 90% ನಿಮ್ ಕೈಲಿ ನೀವು ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ವಚನ ಭ್ರಷ್ಟರಾಗಿದ್ದೀರಿ, ವಚನ ವಂಚನೆ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾವು ಕೂತಿದ್ದೇವೆ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪಟ್ಟಿಗಳಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಕೂತಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿಂದ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ರೈತರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಾತು, ನಿಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಅವರು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಆದಾಯಗಳನ್ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾನೆ ರೈತ. ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಗೊಬ್ಬರ ಖರೀದಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಹಾಲನ್ನ ಬರೀ 28 ರೂಪಾಯಿ ರೈತನಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನೀರನ್ನ 20 ರೂಪಾಯಿ, 22 ರೂಪಾಯಿ, 25 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ. ಆ ರೈತನ ಬದುಕಿಗೆ ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ರೈತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಆ ರೈತನಿಗೆ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತ ರೈತ ಆ ಸಗಣಿ ಒತ್ತು, ಸಗಣಿ ತೆಗೆದು ಹುಲ್ಲಾಕಿ ಹಿಂಡಿ ಹಾಕಿ ಅವನ ಬದುಕು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು 5 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಆ ರೈತನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಸಿದ್ರಲ್ಲ. 400 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಗ್ಯಾಸ್ನ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಹೇಳಿಸಿದ್ರಿ, ಎಣ್ಣೆ ಬೆಲೆ ಹೇಳಿಸಿದ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಹೇಳಿಸ್ದಂಗೆ ಆ ರೈತನಿಗೋಸ್ಕರ ಏನಾದ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರ? ಆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಏನು ಮಾತು ಕೊಟ್ರಿ ನೀವು? ಸ್ತ್ರೀ ಉನ್ನತಿ ನಿಧಿ. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಉನ್ನತಿ? ಯಾವ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಅನುಕೂಲ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನ ಕೂಡ ಆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅವಳ ಜೋಬು ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಏನು ಮಾತು ಕೊಟ್ರಿ ನೀವು? ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಯಾವ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಹೊಸ PUC ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ತೆಗೆದಿನಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ. ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋನೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬೆಳಗಾಂ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, ನೀವು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಅವರ ಜಾತಿ, ಅವರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಚನ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪಂಗಡದವರಿಗೆ ನಾವು 4,500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದೇನಾರು ಆಗಿದೆಯಾ? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ನುಡಿಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಭೂತಾಯಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ನಾಡು ಕನ್ನಡ ನಾಡು. ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಬೇರೆಯವರು ಬಂದು ಅವರವರ ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ನಾವ್ಯಾರು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ
ದುರ್ಭಾಷೆ. ನಮ್ಮ ನೋಟ್ ತೆಗೆದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ನೋಟನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದ್ರೆ, ಈ ನೋಟ್ನಲ್ಲೂ ಗಾಂಧೀಜಿ ಇದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತಿದೆ, 500 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತಿದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ 500 ರೂಪಾಯಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವು ವಂಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಗಾಂಧೀಜಿಯ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಆದೇಶಗಳು, ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಆದೇಶ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ದೋಖಾಗಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ, ನಾವೆಲ್ಲ ನಾಯಕರುಗಳು ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಇದೆಯಾ ಉತ್ತರ? ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಬಿಜೆಪಿಯವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಇದೆಯಾ ಉತ್ತರ? ನೀವು ನುಡಿದಂತೆ ನಡಿಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ವಚನವನ್ನ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಬರೀ ಇದು ವಂಚನೆಗಳ ಸರಮಾಲೆ. ನೀವು ಮತವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 104 ಸೀಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀವು ಭ್ರಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕರಪ್ಷನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರದಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಕರಪ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ. Karnataka was a state with good governance. Now the governance has gone. So you have to answer this. BJP ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಇದೆಯಾ ಉತ್ತರ? ಇಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಿಕ್ಕಿದು ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾದಂತಹ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಒಂದು ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳೋಣ ಈ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ. ದಯವಿಟ್ಟು
ಕೂತ್ಕೊಳ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರ್ರಿ. ಎಐಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ ರಣಜಿತ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರೇ, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ, ಎಐಸಿಸಿ ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳೇ, ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಾದಂಥ ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್ ಅವರೇ, ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರೇ, ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರೇ, ಶ್ರೀ ಧ್ರುವನಾರಾಯಣ ಅವರೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಎಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರೇ, ಇತರ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಈಗಾಗಲೇ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರು ಮತ್ತು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಇದೆಯಾ ಉತ್ತರ ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡ್ 2013ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು. ಜನ ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾವು 122 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. 2018ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿಯವರು 2018ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋನ ಹೊರಡಿಸಿದ್ರು. ಆಗ ಮೊನ್ನೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ನಾವು 2013ರಲ್ಲಿ ನೂರ 65 ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದು. ಸರಿ ಇಲ್ವಾ? 165 ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆ 165 ಭರವಸೆಗಳಲ್ಲಿ 158 ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 158 ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಬಿಜೆಪಿಯವರು 2018ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಜನರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಚನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿರುದ್ಧದ ಇದನ್ನ ತಲೆಯ ಬರದ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಚನಗಳು ಸುಮಾರು 600 ವಚನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ನಿಮಗೆ ಅವರ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಇಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಜನರಿಗೆ ಬರೆದು ತಿಳಿಸಬೇಕಾದಂತ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. 600 ವಚನಗಳು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ, ಅವರ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ. ಈ 600 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಚನಗಳನ್ನ ಈಗ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು 3 ವರ್ಷಗಳಾಯಿತು, ಎಷ್ಟು ವಚನಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀವೇ ನೋಡಿ.
ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಭರವಸೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೆ. Not even 10% of the promises which are made in their manifesto so far they are not fulfilled. ನುಡಿದಂತೆ ನಡಿಬೇಕು. ಜನಗಳಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆ ಮಾತಿನಂತೆ ನಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇವರು 90% ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Is it not a breach of trust? Just think over it. Is it not a breach of trust? ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. According to me, it's a clear case of breach of trust. ಜನಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದ್ರೋಹ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ವಂಚನೆ, ವಚನಗಳ ವಂಚನೆ, ವಚನಗಳ ವಂಚನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಜನಗಳಿಗೆ. ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿ ಅವರು. ಇಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಹೇಳೋದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ. ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ವಚನಗಳು ಇವು. How can they deny? So 90% of the promises they have failed to fulfill. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀರಾವರಿಗೆ ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಲ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ $1,50,150 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ 150 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ನೀರಾವರಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು, ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇವೆ. That is the one of the major promises they have made to the people of Karnataka. In 3 years, they have spent only 48,000 crores. $48,000 ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ 100 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ 150 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ? ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10,000 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವು 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 50,000 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು 50,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಬಿಜೆಪಿ 48,000 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ, 1.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ರೈತರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು, ಸೊಸೈಟಿಗಳ ಸಾಲ ಇರ್ಬೋದು, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, 1 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣನೇ 1 ಲಕ್ಷ ರೈತರ ಸಾಲವನ್ನ, ಅದು ಸೊಸೈಟಿ ಸಾಲ ಆಗಿರಲಿ, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಆಗಿರಲಿ, ಅದನ್ನ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮಾಡಿದ್ರ? ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ.
ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ. ನಮ್ಮ ಉಗ್ರಪ್ಪ MLC ಆಗಿದ್ರು, ಆಗ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರೇ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಮಾಡ್ರಿ ಸಾಲನ ಅಂತ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಏನ್ ನಾವೇನು ನೋಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋ ಮಿಷಿನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವ್ರೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ನೋಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋ ಮಿಷಿನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೇನ್ರಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಕ್ಕೆ? ಆಯ್ತಮ್ಮ, ಮಿಷಿನ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ನೀವು ಯಾಕೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ನೀವು 1 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ? ಜನರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಟೋಪಿ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ? ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ರೈತರ ಆದಾಯ ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್, ಅದರದ್ದು ಬೆಲೆ, ಅದರ ಖರ್ಚು ಈಗ 2 ಪಟ್ಟು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ ರೈತರಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಿದಿರ್ರಿ ನೀವು? ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಇರ್ಬೋದು, ಕೃಷಿ ಇರ್ಬೋದು, ಯುವಕರು ಇರ್ಬೋದು, ಮಹಿಳೆಯರು ಇರ್ಬೋದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದು ಮಾಡಿದ್ದೀರಪ್ಪ? ಇವ್ರ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿಯವರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ಅವರಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇವತ್ತವರಿಗೆ. SCP TSP ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಹಣನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಕೊಡಬೇಕು ಅವ್ರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ. ಇವತ್ತು SCP TSP ಹಣ ಅವ್ರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 40,000 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 40,000ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಈಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? 28,234 ಕೋಟಿ ಈ ವರ್ಷ. 28,234 ಕೋಟಿ. 30,000 ಕೋಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಬಜೆಟ್ ಗಾತ್ರ 2,02,000 ಕೋಟಿ. 28,234 ಕೋಟಿ ಇರುವಾಗ ಬಜೆಟ್ ಗಾತ್ರ 2,65,720 ಕೋಟಿ. ಬಜೆಟ್ ಗಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂತೆ SCP TSP ಹಣಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 21% ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಟೋಪಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಟೋಪಿ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ, ಅವ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಟೋಪಿ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ. ಐ ಆಮ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಇವತ್ತಿನವರಿಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಕಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸೋಪು, ಬ್ರಷು, ಬೆಡ್ಡು ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೊಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ, ಈ ನಿಗಮಗಳಿಗೆ ದುಡ್ಡೇ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ. ನಾವಿದ್ದಾಗ 70-80 ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳನ್ನ ಒಂದೊಂದು ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ತೋಡಿಸ್ತಿದ್ದವು. 70 to 80. ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದೊಂದು ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು. ನಾವು 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 15 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದವು. 15 lakh houses were constructed, literally. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೌಸಿಂಗ್
ಎಂಥದ್ದು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಹೌಸಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇವ್ರು ಬಂದ ಮೇಲೆ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಮನೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದ್ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಮನೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದ್ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಸೂರ್ಯೋದಯದವರಿಗೆ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಹಣನೂ ಒದಗಿಸಿ 1,072 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟು ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಗಳು ಕೂಡ ಕರೆದು 50,000 ಅಲಾಟು ಕೂಡ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಇವ್ರು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಅಷ್ಟು 1 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಕರೆದಿತ್ತಲ್ಲ, 50,000 ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿತ್ತಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಆರ್ಡರ್ಸ್ನೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದು. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಕರೀತೀವಿ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. Since 3 years, not a single house is allotted to houseless beneficiary. On the other hand, ಈ ಬಡವರಿಗೆ, ರೈತರಿಗೆ, ಯುವಕರಿಗೆ, ಇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತ ಭರವಸೆಗಳಿಗೆ ಈಡೇರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹರಾಜಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಲೂಟಿ ಹೊಡೆಯೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಲೂಟಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್. ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ತಂದ್ಬಿಟ್ರು. 40% ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಯಾವಲ್ಲಾರು ಕರೆದಿದ್ರ? ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎದುರ್ಕತ್ತಾರೆ, ಈಚೆಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅವರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಟೆಂಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಾಗ ಏನಾದ್ರು ನೆಪ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ವಜಾ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಬಿಲ್ ಕೊಡದೇ ಇರಬಹುದು, ನಮ್ಮನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಎದುರುಕೊಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಸೇನವರು ಹಿಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ 40% ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಕರೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಾರಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು 2ನೇ ಪತ್ರ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ. ಮೊದಲು ಭೇಟಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ರು. ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಪತ್ರ ಬರುವ 1 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಇವರು ಏಪ್ರಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ರು ಇವರಿಗೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ವಂತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ಸರ್ ಇದನ್ನ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕಳಂಕ ತರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆವರ್ ಇನ್ ದಿ ಹಿಸ್ಟರಿ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 40% ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, 50 ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಬಿಬಿಎಂಪಿನಲ್ಲಿ 40% ಅಲ್ಲ, ಅದು 50% ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರಾಮಿಸ್ಗಳು ಮಾಡೋದು ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆನಾ ಜನಗಳಿಗೆ? ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದೇನು ರುಚಿಯಲ್ಲ ಅದು. ನಾವು 165ರಲ್ಲಿ 158 ಈಡೇರಿಸಿರೋದ್ರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 30 ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ 30 other projects other than
ಪ್ರಾಮಿಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಐ ಮೀನ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಇವರು ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಈ ತರ ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ, ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿ ಜನರನ್ನ ಇವತ್ತು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಜನ, ಉತ್ತರ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇವ್ರ ಕೈನಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಬರೋದು, ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳು, ಜಾತಿ ವಿಚಾರಗಳು, ಜನರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ತಗೊಬರೋದು. ಸರ್, ಈಗ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯನ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ರವಿ, CT ರವಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅಂತ CT ರವಿ ಹೇಳೋರು. ಅದಕ್ಕೇನು ಆಧಾರ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ನಾನು ಕೊನೆ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದಾಗ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತ ಸಾಲ 2,42,000 ಕೋಟಿ. ನಾನು ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ 1,20,000 ಕೋಟಿ ಇತ್ತು ಸಾಲ. 1,20,000 ಕೋಟಿ, ಅದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂತವಿಂದ. ನಾನು 1,20,000 ಕೋಟಿ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಸಾಲ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಾಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಸಂಬಳ ಕೊಡಕ್ಕಲ್ಲ ಸಾಲ ಮಾಡೋದು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಅದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಸಾಲ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಿಲ್ವಾ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಾಲ ಸಿಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಲ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಾಲ ಮಾಡೋದು. ಆ ಥರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದವರು ಪಕ್ಷ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಲ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? 5,40,000 ಕೋಟಿ. By the end of this March, the outstanding liability of the Karnataka state is 5,40,000 crores. ಅಂದ್ರೆ 3 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಇವರು ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ರು. Can you call it as a fiscal discipline? ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಪ್ಪ CT ರವಿ, ಈ ಉತ್ತರ ಹೇಳು ನೋಡೋಣ. 3 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಇವರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 21-22ರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ they have taken 80,000 crores as loan. They have taken 80,000 crores as loan. ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ನಾವು ಆಗ 20,000 ಕೋಟಿ, 22,000 ಕೋಟಿ, 23,000 ಕೋಟಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ GDPಯ ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಂತರಿಕ ಉತ್ಪನ್ನ, ರಾಜ್ಯದ ಆಂತರಿಕ ಉತ್ಪನ್ನ. ಆ ರಾಜ್ಯದ ಉತ್ಪನ್ನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆಂತರಿಕ ಉತ್ಪನ್ನ, ಅದನ್ನು 25% ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಫಿಸಿಕಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಕ್ಟ್ 2002 ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಿಫಿಸಿಟ್ ಶಲ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ 3% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ರೆವಿನ್ಯೂ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಇವರು ಬಂಧನದಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರಿಗೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಫಿಸಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ 19,000 ಕೋಟಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಫಿಸಿಟ್.
2022-23 19,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೋಟಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಫಿಸಿಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ ತಗೊಬಂದು 20,000 ಕೋಟಿ 19,000 ಕೋಟಿ ತೀರಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು. ಸಾಲ ದುಡ್ಡು ತಗೊಬಂದು ಸಾಲ ತಗೊಬರೋದು ಇದು ಕೊಡಬೇಕು. ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡೋದು? 29,000 ಕೋಟಿ ಬಡ್ಡಿ, 14,000 ಕೋಟಿ ಹಸಿರು, ಒಟ್ಟು 43,000 crores towards principal and interest. This is unproductive expenditure. This is unproductive expenditure. ಸಾಲ ತಗೊಂಡು ಸಂಬಳ ಕೊಡಕ್ಕೆ, ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ, ಬಡ್ಡಿ ತೀರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆನೂ 40% ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದೆಯಾ? ಈ ಸಾಲ ತಗೊಂಡ್ರು 40% ಹೊಡಿತಾರಲ್ಲ. ಸಾಲ ದುಡ್ಡು ಅದರ 40%. ಆಮೇಲೆ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ, ಅದರ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು, ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದ್ಬಿಡೋದು, ಅಲೋಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನ್. ನಾನು ಈಗ ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. 40 ವರ್ಷ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, 12 ವರ್ಷ ಹಣಕಾಸು ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ನಾ ಯಾವಾಗ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ? ಯಾವತ್ತೂ ಕೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಮಾನಗೆಟ್ಟ ಲಜ್ಜಿಗೆಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಿಜೆಪಿಯವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ ಉತ್ತರ? ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಇದೆಯೇನಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಜನಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಆನ್ಸರ್ಬಲ್ ಟು ದಿ ಪೀಪಲ್. They are our masters. In democracy, they are our masters. You are answerable to the people. You are answerable to the legislature. ಮಾತೆತ್ತಿದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ವೇನ್ರಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಡೋದು. ನೀವು ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಅಂತಂದ್ಬಿಡೋದು. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ನಾವು ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೂ ಸೇರ್ಸ್ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸ್ರಿ. ನಮ್ದು 5 ವರ್ಷ ಸೇರ್ಸಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ. ಅದು ಮಾಡಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿ. ಅವ್ರು ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ದಾಖಲಾತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯಿಂದ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗದಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಸಿ. ವೈ ಯು ಆರ್ ಅಫ್ರೈಡ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸೋ ಹಾನೆಸ್ಟ್? ಲಜ್ಜಿಗೆಟ್ಟು ಬಂಡತನ, ಇದಕ್ಕೆ ಬಂಡತನ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು 5 ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಐ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅವ್ರದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು, ಆಗಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರದೇ ಸಿಬಿಐ. ಇವ್ರು ಯಾವತ್ತಾರು ಒಂದು ಕೇಸು 2008ರಿಂದ 2013ವರೆಗೆ ನಾವು ಅನೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಐ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಕೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ? ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ನಾವು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ, ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ತಪ್ಪೇ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊಡಿಯಪ್ಪ. ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂಡತನದಿಂದ, ಲಜ್ಜಿಗೆಟ್ಟು, ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದ್ದೇನೆ, ಅವ್ರ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಹಾಳು ಬಿದ್ದವಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲ, ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಇವತ್ತು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಇವರು ಲಜ್ಜಿಗೆಟ್ಟವರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ
ಇದೇ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ, ಕೌನ್ಸಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಈ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಗರಣನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ,